जे एडवांस 2025 मैथमेटिक्स पेपर्स की हम बात करेंगे 1 एंड 2 दोनों की। ठीक है, ये एक ऐसा पेपर था जो अच्छा पेपर था मैथमेटिक्स का। मॉडरेट से लेंदी कैलकुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो इसको स्टूडेंट ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया था। इस वीडियो के अंदर आईआईटी कानपुर का जो ये पेपर है जिसको आईआईटी कानपुर वालों ने बनाया था, डिटेल में हर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है और क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बताया गया है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टूडेंट्स ने कैसा रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर दिया था। ठीक है, यानी कितने स्टूडेंट्स का वो सही हुआ था, कितना नहीं हुआ था, और ये बहुत डिपेंडेंट रहता है कि उसके साथ उसके मार्किंग स्कीम क्या है। जहाँ पेपर 1 में सबसे आसान मार्किंग स्कीम जिसको कहते हैं वो होता है मैच द कॉलम। अगर एससीक्यू में पूछ लिया जाए, एससीक्यू फॉर्मेट में अगर मैच द कॉलम पूछा जाए तो ये जल्दी सॉल्व होता है। तो इसको मैंने 2-3 तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाया। कई बार चारों PQRS जो कॉलम 1 वाले होते हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ABCD के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर 1 या 2 ऑप्शन वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। तो टाइम बचाना सीखेंगे, बट हमारा पेपर नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए डिटेल में PQRS को भी अलग अलग समझाया गया है। इस सेक्शन के बाद सबसे पहले एडवाइस यही है कि ये वाला सेक्शन सबको करना चाहिए जब आपका पेपर आए, जो भी मैंने जस्ट डिस्कस किया कि अगर मैच द कॉलम एससीक्यू फॉर्मेट में पूछा गया है तो आप अपने पेपर कोड में सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करें। एक तो इनके अंदर थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो जल्दी जल्दी नहीं सॉल्व होगी, जब आपके पास टाइम होगा तभी ये सॉल्व होगा। सेकंड में कहूँगा कि जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। वरना जो हम +4 के लिए गए हैं या पार्शियल मार्किंग के लिए गए हैं, अल्टीमेटली कहीं हमें -2 ना मिल जाए उसके अंदर। ठीक है, पेपर का ओवरऑल बैलेंसिंग अच्छा है, जैसा हर साल रहता है कि कैलकुलस और अलजेब्रा ऑलमोस्ट इक्वल, और वहीं पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D और ट्रिग्नोमेट्री का जो अच्छा मिक्सचर यहाँ पर दिखता है। कुछ क्वेश्चंस डुएबल हैं जो आपको परसेंटेज से दिख जाएगा कि इंडिया लेवल पे कितने % स्टूडेंट ने उसको सही किया है, और कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी हैं। जैसे हर पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन कट ऑफ क्लियर करने के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन जस्ट IITian बनने के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1000 के अंदर रैंक लाने के लिए करने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन 5000 तक रैंक लाओगे तब तक हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे उम्दा क्वालिटी के होते हैं जो अंडर 50 रैंक के लिए होते हैं। ठीक है, एडवाइस मेरी तरफ से आपको यही है कि पहले आप इन सभी सवालों के एक बार अच्छे से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आप इनको सॉल्यूशंस देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से लर्निंग आपकी मैक्सिमम होगी। डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने बैठ जाओगे तो जो एक लर्निंग होनी चाहिए वो उतनी हो नहीं पाएगी। तो फिर पहले आप ट्राई कीजिए, फिर आपका सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, जो गैप्स आपको लगेंगे कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हुआ है तो फिर आप वहाँ सीखिएगा कि किस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है। दूसरा केस हो सकता है कि आपने आधा सॉल्व किया हो और फिर जहाँ पे आप फंसे हैं उस मेथड को मैच कीजिएगा कि हाँ इसके आगे वाला क्वेश्चन कैसे सोचा गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही सीखनी है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है, एड्रेस कैसे किया जाता है। कुछ क्वेश्चन मल्टीपल मेथड से भी सॉल्व किए गए, उन पर भी आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो लर्निंग ओवरऑल हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको अगर और MCQ सेक्शन में अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ानी है तो जो अपनी चाहे अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, सबके अंदर चैप्टर वाइज MCQ के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जहां एक से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि वहां पर -2 से +4 की जो जर्नी है, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। दूसरा, जब हम न्यूमेरिक रेस्पॉन्स की बात करते हैं उसमें कैसे एक्सपर्टीज लाया जाए, वो भी कॉन्सेप्चुअल ही है। हमें हमारी कैलकुलेशन पर पूरा भरोसा होना चाहिए क्योंकि एक भी ऑप्शन नहीं दिखता है और आंसर्स का कोई आइडिया नहीं होता। -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी नंबर्स वहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन दोनों स्ट्रांग होगी और विद इन टाइम फ्रेम हम कर पाएंगे, तब सिचुएशन हमारे फेवर में रहने वाली है। किसी क्वेश्चन को घर पर आकर सॉल्व करना बहुत अलग बात है, उसी क्वेश्चन को रियल एग्जाम में फेस करके सॉल्व करके आना, रियल टाइम में सॉल्व करना, जब पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे हो उस दिन का वो प्रेशर अलग रहता है। बस प्रैक्टिस इज़ द ओनली की जिससे कि हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 जब JEE एडवांस में होता है तो पेपर 1 में तो मेंटल स्टेट सेम ही रहती है जैसी पेपर JEE मेन के किसी शिफ्ट में होती है, लेकिन क्या सेम डे 2 पेपर होते हैं। तो सेम डे 2 पेपर होने से होता ये है कि जो पेपर 2 होता है ना तब तक थोड़ा थक जाते हैं या होता है कि यार अब ख़त्म हो, या फिर एफर्ट्स थोड़े कम डालते हैं, इससे बचना चाहिए। सेकंड पेपर के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखिए और बाकी इन सब वीडियो से मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कीजिए। और अगर आपको कुछ लर्निंग हुआ है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा इसको सभी स्टूडेंट्स के साथ।
ठीक है, जिनको मैथमेटिक्स सॉल्व करना पसंद आता है। स्टे लर्निंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड एंड कीप प्रोग्रेसिव। जे एडवांस 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जो एससीक्यू कैटेगरी के अंदर पूछा गया था। तो हम यहाँ पर उस टाइम के जितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था उनका रियल एक्चुअल एनालिसिस की बात करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो, आपके लिए आसान लगे, या उल्टा हो कि मुझे आसान लगे, आपके लिए डिफ़िकल्ट है। पर ये बात हमें याद रखनी कि ये एग्ज़ाम आप लोगों का है, तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये +3 और -1 की मार्किंग के साथ पूछा गया था, जहाँ पर रॉन्ग करने वाले रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे तो 14.75% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको गलत किया था। जो नंबर आपके पास निकल के आता है रॉन्ग रिस्पॉन्स वाले, दिस इज द नंबर। 26,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत किया। तो इनको कितने मार्क्स मिले होंगे? -1 मार्क्स मिला होगा। वहीं पर फुल मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं 23.15 है, जो 41,763 इनको मिला +3, और नॉन अटेम्प्टेड वाले जो हैं उनको मिलेगा 0 मार्क्स। कितना मार्क्स मिलेगा? 0 मार्क्स। तो अगर हम ये देखें देश भर में, देखो ABCD ऑप्शन अगर करेक्ट हो ना, तो ये भी हम जानते हैं कि उसको गैस लगाना, तुक्का लगाने के भी चांसेस या सही होने के चांसेस 25% होता है। तो सही करने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 23% है, जो कि ये 41,763। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन रहा है ये, क्योंकि ये परसेंटेज इस बात को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो इट्स अ डूएबल क्वेश्चन। अब कैसे इसको सॉल्व किया है उसके लिए आप इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है R denotes the set of real numbers, AI and BI are belongs to real numbers, coefficients are real numbers, R belongs to 1 2 3। देन इसके बाद दो फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, R टू R के अंदर, GB R से R के अंदर, HB रियल नंबर से रियल नंबर्स में डिफाइन किया गया है। जितना अच्छे से हमें सवाल समझ में आता है उतना जल्दी हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक लाइन का मीनिंग पढ़ते हुए चलें और उसको समझते हुए भी चलें। fx, gx एंड hx, दे आर 3 फंक्शंस डिफाइंड है। ये पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, gx भी पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, और hx अपने पास f ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x प्लस 2 का डिफरेंस लेके लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये है, यहाँ पे ये लिखा गया है fx इज नॉट इक्वल टू gx फॉर एवरी, ये बात की जा रही है एवरी x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये है कि fx माइनस gx शुड नॉट बी 0 फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x। ये बात है, ठीक है, कभी भी दे विल नॉट बी इक्वल। अगर हम यहां पर इनका डिफरेंस लेने चलते हैं तो आप देखिएगा x पावर 4 से x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, और जो डेटा हमारे पास आने वाला है वो है a3 माइनस b3 टाइम्स x पावर क्यूब प्लस a2 माइनस b2 x का स्क्वायर, देन वी आर हैविंग दिस एज 7x प्लस a1 माइनस b1 नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कभी भी 0 के इक्वल ये नहीं होना चाहिए। पर एक बात सोचिए कि अगर ये क्यूबिक है, इफ इट इज अ क्यूबिक कभी ना कभी हमेशा एक्स एक्सिस को कट करता है, क्योंकि अगर प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा, अगर ये आगे वाला कोफिशिएंट अगर अपना पॉजिटिव है तो, और वही अगर माइनस इन्फिनिटी रखा तो फिर ये माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। तो ये आर्स के बीच में रहेगा और कंटिन्यूस फंक्शन तो हमेशा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कभी भी इक्वल ना आए, 0 के बराबर ना आए, देन इसको क्यूबिक होने से हमें रोकना होगा। सो दिस टर्म हैज टू बी 0, मतलब क्यूबिक बनने ही नहीं चाहिए। जैसे डिफरेंस लेने पर डिग्री 4 कैंसिल हो गया, अगर हम चाहते हैं कि fx और gx कभी इक्वल ना आए, देन द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब शुड बी इक्वल। इसके बाद ये नलीफाई हो जाएंगे, तो ये वाला डेटा आपके पास बचेगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के बारे में अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक के रूट्स हो सकते हैं कभी रियल आए कभी रियल ना आए, दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ के बारे में कोई कंस्ट्रेंट हमारे पास नहीं है, पर यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a3 इक्वल टू b3 होना चाहिए,
वरना जब हम एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स करेंगे तो इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा। वी डोंट वांट कि इसका कोई सोल्यूशन आए। अब आगे पूछा जा रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स। आइए, तो यहां से हम एच एक्स लिखेंगे और एच एक्स से अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू। पूरा कंप्यूट नहीं करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर क्यूब। एक्स पावर क्यूब के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो क्यूब ही निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन के हिसाब से आप देखिए लीडिंग टर्म एक्स प्लस वन पावर फोर ए थ्री, एक्स प्लस वन पावर क्यूब ए टू, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते आपके पास से 10 टाइम्स एक्स प्लस वन भी है और ए वन भी लिखा हुआ है। फिर माइनस है, वो लिखा है अपने पास एक्स प्लस टू पावर फोर, क्योंकि यहां पर एक्स प्लस टू है, माइनस बी थ्री क्यूब हमें इसके अंदर भी मिलेगा। बाकी जो टर्म्स आने वाली है वो क्यूब वाली टर्म्स नहीं है, तो उनको हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द सॉल्यूशन मैं उनको बस लिख रहा हूं, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस हम लेने लगे और हमें बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। एक्स पावर क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है, तो इन सब का कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है, यहां है जो है। तो यहां अगर हम देखें तो हमारे पास डेटा आता है एक्स प्लस वन पावर फोर, एक्स प्लस टू पावर फोर, ए थ्री और बी थ्री तो हमें मालूम है इक्वल है, तो ए थ्री हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन पावर क्यूब एंड एक्स प्लस टू पावर क्यूब। और भी टर्म्स आएंगे स्क्वायर वाली, एक्स वाली, कांस्टेंट वाली, नॉट नीडेड। क्यूब का टर्म कोफिशिएंट है, यहीं से हम कंप्यूट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब हमें चाहिए। यहां अगर हम देखें, अगर हम एक्स क्यूब चाहिए तो बाइनोमियल से इनके एक्सपेंशन हो जाएंगे, या फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के थोड़ी और मल्टीप्लाई करके भी डेटा को निकाल सकते हैं। तो बेटर है जब जेईई एडवांस का पेपर आ रहा है तो हम बाइनोमियल को ही यूटिलाइज करें। और अगर आपको एक्स प्लस वन से इशू है और आपको इजी लगता है कि वन प्लस एक्स के बारे में सोचना ज्यादा ठीक लगता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहां से टू प्लस एक्स पावर फोर, यहां पर ए थ्री अपने पास कॉमन है, यहां है वन प्लस एक्स पावर क्यूब माइनस टू प्लस एक्स पावर क्यूब, एंड ये पूरा आगे वाला टर्म। लुकिंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर क्यूब। जी बताइएगा कौन सी टर्म बनेगी? सारी पावर्स यहां बन जाएंगी एक्स पावर फोर के अंदर। सो वी आर गोइंग टू हैव 4c3 एक्स पावर क्यूब बनेगा, 4c3 फ्रॉम हियर। और यहां से भी आपके पास से 4c3 होगा, लेकिन यहां से डेटा बनेगा आपके पास से 2 पावर एक बार बनेगा, यहां से ये एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है। फिर इसके कोफिशिएंट्स को हम पिक कर लेंगे, यहां से भी एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है। इसकी पावर होगी 1। बाइनोमियल से कोफिशिएंट्स निकालें, ए थ्री अपने पास है, क्योंकि ए थ्री और बी थ्री बोथ आर इक्वल। यहां से अगर आप क्यूब निकालोगे तो एक बार एक्स क्यूब यहां बनेगा, और देखेंगे तो एक बार एक्स क्यूब यहां भी बनेगा। बाकी और भी टर्म्स आएंगी पर ये कैंसिल हो जाएंगी, इसके अंदर से एक्स क्यूब, उसके अंदर से एक्स क्यूब, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो यही कोफिशिएंट आने वाला है 4c3 माइनस 4c3 इंटू टू। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू 4, ये डेटा आपके पास है। द फाइनल आंसर इज कमिंग एज -4। विल मार्क सी एज एन आंसर। सो गुड क्वेश्चन। इसके अंदर जो बात सोचने की थी वो यही है कि जो डिफरेंस लेने पर क्यूबिक आती है, क्यूबिक का हमेशा कोई भी क्यूबिक आप बना लीजिए दुनिया की, एक्स एक्सिस को कभी ना कभी वो कट करता ही करता है। मैक्सिमम 3 टाइम्स कट कर सकता है और मिनिमम 1 टाइम, 2 टाइम्स कभी कट नहीं करेगा, ठीक है। सॉल्यूशंस की बात करें, वी डोंट वांट देम टू बी इक्वल, इसका मतलब दिस शुड नॉट बी ए क्यूबिक। तो ये कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। बाकी क्वाड्रेटिक है, इसके हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन एक्स पावर क्यूब। तो इसी के बारे में एनालिसिस करेंगे। आगे पहुंचे, एक एक्सप्रेशन निकाला, जो चाहते थे वो डिफरेंस मॉडिफिकेशन किया है एफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस वन से और जी ऑफ एक्स प्लस टू से, डिफरेंस लिया, ये दो टर्म आ रही है, क्यूब यहीं आएगा, आगे वाले टर्म्स को फिर से नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन एक्स पावर क्यूब। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे आप लिख लीजिए 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस वन, बाइनोमियल का थोड़ा एक्सपेंशन लगा देंगे, या फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से भी आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि एक्स पावर क्यूब का क्या कोफिशिएंट बनेगा। वी आर गेटिंग -4 एज एन आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
ये एडवांस 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन जो एससीक्यू के अंदर पूछा गया था। सही करने पर +3, गलत करने पर -1 की मार्किंग है। देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूछा गया है, स्टूडेंट का एक्चुअल रिस्पॉन्स इसको लेकर क्या रहा था। एक ऐसा चैप्टर जिसको हम ये कंसीडर करते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट कवर करके भी नहीं जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी का सवाल आएगा तो छोड़कर जाना है या कम अटेम्प्ट करना है। तो एक बार चेक करते हैं क्या सच में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था 2025 के अंदर। तो आप देखेंगे ओनली 6.78% स्टूडेंट ऐसे हैं। तो लेस देन 7% स्टूडेंट की बात हो रही है अक्रॉस इंडिया जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। 12,000 जिनको +3 मार्क्स मिलेंगे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ आपकी बात। जब 4 ऑप्शंस होते हैं तो थोड़े बहुत स्टूडेंट इसके अंदर तुक्के लगाने वाले भी होते हैं, क्योंकि इसी के अंदर सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका आंसर मैच हो जाए। ABCD में से गैस करना। तो इस 6.78 एंड 12,225 स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऐसा भी होगा जिन्होंने इसको तुक्का लगाया होगा। नहीं करने वाले आप देख सकते हैं क्लोज टू 1 लाख। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के साथ ये रहता है कि इतने स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। वहीं गलत करने वाला भी एक अच्छा नंबर है, 40% के आसपास है जो घर पर -1 मार्क लेकर गए होंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए अगर हम देखें, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी रैंक आपकी आए कॉलेज के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी को आपको ट्राई करके जाना चाहिए, एक एवरेज लेवल तक इसको अप्रोच करना चाहिए। और जैसा परसेंटेज से दिख रहा है, दिस वुड बी कंसीडर्ड एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन अब आप देखिए। 3 students S1, S2, S3 are given a problem to solve. Consider the following events. तो 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और एक प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। U stands for at least one of S1, S2, S3 can solve the problem. At least का मतलब क्या हो गया? Either one of them solve the problem. इसका मतलब क्या है? यूनियन दिया हुआ है। So what is P of U? P of U is P of S1 union S2 union S3. ये फर्स्ट वाले का मीनिंग है। S1 solves the problem given that neither S2 nor S3. स्टूडेंट नाइदर नॉर के अंदर कंफ्यूज होते हैं। जब कभी नाइदर नॉर आपको पीएनसी में पूछा जाए तो आप उसको लिखा कीजिए टोटल माइनस आइदर और अगर प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है नाइदर नॉर तो फिर उसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर और, इसके हिसाब से आप उसको बनाया कीजिए। तो V की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। V लिखा है S1 solves the problem, S1 solves the problem given that, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, नाइदर S2 नॉर S3। तो S2 और S3 आइदर और ये होता है, इसका नाइदर नॉर करना है तो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे दिस डेटा। दिस इज P ऑफ V, ठीक है। P ऑफ V का डेटा हमें मालूम है, इट इज 1/10, ठीक है। आगे चलते हैं। S2 solves the problem but S3 एंड और नाइदर नॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के अंदर या सेट्स में हम बात करें। S2 solves the problem but S3 cannot solve the problem। ये क्या कहानी पूछा गया है? दिस इज W। तो देखिएगा S2 solves the problem एंड है यानी कॉमन वाला साइन, बट S3 does not, and this probability PW is known to us as 1/12। यूनियन भी हमको मालूम है, इट इज 1/2, ठीक है। पीटी हमें निकालना है। पीटी क्या है? S3 सॉल्व्स द प्रॉब्लम। जब 3 स्टूडेंट्स इस किसी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक का सॉल्व होना किसी दूसरे के सॉल्व होने के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता है। तो दे विल कंसिडर देम ऑल ऑफ देम एज इंडिपेंडेंट। तो अज्यूम करते हैं कि S1 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, S2 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बीटा है और S3 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी गामा है। निकालना क्या है वो देख लेते हैं। पीटी निकालना है। पीटी क्या है? S3 सॉल्व्स द प्रॉब्लम। S3 सॉल्व्स द प्रॉब्लम, सो वी आर लुकिंग फॉर के गामा लेकर आना है। क्या लेकर आना है? गामा लेकर आना है। आइए इसका मीनिंग बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये इंडिपेंडेंट होंगे, तो जब भी ये कॉमन का साइन आता है ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो S2 के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी S2 इज बीटा और S3 के सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस गामा। एक रिजल्ट हमारे पास ये आया, ठीक है। एक ये लिखा हुआ, इसको समझते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे।
इट इज 1/10। ठीक है, ये डेटा लिखा हुआ अपने पास। अब आप इसको देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सब पे बार है तो क्या चेंज हो जाएगा, दिस कैन बी रिटर्न एज S2 बार यूनियन का कॉमन और यहां पर है S3 का बार डिवाइडेड बाय S2 बार कॉमन S3 बार। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो कॉमन का मतलब सबके सब प्रोडक्ट में चले जाएंगे, S1 आएगा, S2 बार आएगा, S3 बार आएगा, S2 बार आएगा, S3 बार आएगा, एंड दिस इज गिवन एज 1/10। तो आप देखेंगे कि काफी सारा डेटा तो कैंसिल हो गया है। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये भी लग जाएगा प्रोडक्ट वाले के हिसाब से। तो आपके पास डायरेक्टली यहां से डेटा आता है P of S1 दैट इज अल्फा इज 1/10। तो हमारे पास अल्फा पता है, निकालना गामा है, और बीटा इंटू 1 माइनस गामा। तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन कौन से डेटा यूटिलाइज हो चुके हैं, पहला वाला बचा है अभी एटलीस्ट वाला, यूनियन वाला। S1 गिवन दैट दिस इज सॉल्व, S2 पर S3 नॉट, ये भी सॉल्व हो गया है। P ऑफ T तो हमें कैलकुलेट करना है। अब एक बचा है यूनियन वाला, उसको हम सॉल्व करते हैं, ये डेटा हमें निकालना है। तो आइए, हमें बताना है P ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3, ये 1/2 है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, वी आर लुकिंग फॉर एटलीस्ट वन ऑफ देम कैन बी सॉल्व। हाँ, तो इसको आप ऐसे कीजिए, वन ऑफ देम कैन बी सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस नोबडी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, मतलब उनमें से कोई एक स्टूडेंट सॉल्व कर ले एटलीस्ट। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस कोई भी सॉल्व ना करे। जब हमने सारे केसेस ले लिए, कोई भी सॉल्व ना करे, 1 में से हटा दिया, तो किसी ना किसी एक ने सॉल्व कर लिया हो, 2 ने सॉल्व कर लिया हो, तीनों ने सॉल्व कर लिया हो। ये सारे केसेस हमारे फेवरेबल में है, वो सारे केसेस हमको चाहिए। तो 1 में से वो सारा केस हमने हटा दिया जब उनमें से कोई भी सॉल्व ना करे, और ये कॉमन वाला जो है ये आपके पास से प्रोडक्ट में आ जाएगा, यही हमको चाहिए। तो S1 बार मतलब S1 तो अल्फा है, तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फा, ये 1 माइनस बीटा, ये है 1 माइनस गामा इज हाफ। आपको डेटा पता है कि अल्फा आपको मालूम है 1 माइनस 1/10 है, और यहां आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां सब कौन कौन से डेटा हमें मालूम है, पूरी अटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि गामा निकालना है। हमें पता है बीटा इंटू 1 माइनस गामा, ये रहा डेटा, कितना है, ये 1/12 है। इट इज 9/10, 1 माइनस गामा 1/12, एंड इट इज हाफ। सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस हाफ इज हाफ, इट इज 9/10, 11/12 माइनस गामा, 11/12 माइनस गामा इक्वल टू, यहां से आप देखिएगा तो 5/9 ये निकल के आ रहा है यहां से। सो द गामा वैल्यू इज 11/12 माइनस 5/9। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा एलसीएम लेते हैं, 36। सो 3 टाइम्स करेंगे तो 33, 4 टाइम्स करेंगे 20, वी आर गेटिंग 13/36। 13/36 से हमारा इसका आंसर निकल के आना चाहिए, दैट इज ए इज द आंसर। ठीक है, आप इसको वेन डायग्राम से बनाकर भी इसको बना के कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको सिंपल जो प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनसे अगर आप करेंगे तो भी बात बन जाएगी। ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, या रेस हो रही होती है जिसके अंदर कंपटीशन के अंदर रनिंग की हो या स्विमिंग की हो, ये सब इंडिपेंडेंट कंसिडर की जाती है। तो जैसे ही कॉमन वाला फंडा वहाँ आता है तो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। याद रखिए, एक अच्छा सवाल है, जेई में इसको सॉल्व करना थोड़ा सा
रहेगा। एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट जिसने प्रोबेबिलिटी चैप्टर तैयार किया होगा वही इस क्वेश्चन को बना पाया होगा। ठीक है, सो वी आर गेटिंग 11/36। पूरा अगर एकदम से आपको 30 सेकेंड में फिर से बताऊं क्या हमने किया है, तो जो जो यहाँ समझाते जा रहे हैं उसको पहले नोट डाउन करते हुए चलना में एग्जाम के अंदर भी, है ना। तो पहले एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट मतलब आइदर ऑफ देम, तो यूनियन वाला डेटा दे रखा था। S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर नॉर। नाइदर नॉर को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। नाइदर नॉर मतलब टोटल माइनस आइदर और, या 1 माइनस आइदर और की प्रोबेबिलिटी, यानी आइदर और होता है यूनियन, उसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, कॉमन है तो आप बताइए A/B की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, A कॉमन B अपॉन P ऑफ B। बस वही हमने यहाँ लगाया है। अब ये बार था तो ये यूनियन कॉमन में और S2 बार इसमें चेंज हो गया, और फिर ये प्रोडक्ट में सब कैंसिल हो गए, P ऑफ S1 डेटा निकल के आ गया। यहाँ सिंपल सा था, S2 होना चाहिए, S3 नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट से प्रोडक्ट आ जाएगा, ये डेटा भी मालूम है। यूनियन वाले के अंदर हमने था, यूनियन वाले में आप वो लंबे वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, वो इसी को मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो ना सब, मेरे पास एक लेंदी फॉर्मूला याद है मुझे, P ऑफ S1 प्लस P ऑफ S2 प्लस P ऑफ S3 माइनस P ऑफ S1 कॉमन S2, ऐसे कर, उससे भी आता है, वो यही बातें हैं सब। ठीक है, चलिए, सो वी आर गेटिंग द आंसर इज 13/36। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व इन द एग्जामिनेशन। जे एडवांस 2025 पेपर 1 का सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला सवाल है ये, जिसके बारे में स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है आइए देखते हैं। SCQ कैटेगरी के अंदर पूछा गया, सही करने पर +3, गलत करने पर -1। नहीं अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट भी काफ़ी सारे हैं। 86,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर 0 मार्क्स लिया है। वहीं पर फुल मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट सिर्फ 13,000 हैं जिन्होंने +3 मार्क्स इसके अंदर लिया होगा। वहीं पर गलत करने वाले भी आपके पास से 81,000 है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट का, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट्स का रिएक्शन है, और स्टूडेंट का रिएक्शन कहीं ना कहीं हमें ये बताता है, और ये एक्चुअल रिएक्शन है। ठीक है, ये ओपिनियन बेस्ड नहीं है, एक्चुअल डेटा जो हर साल जेई वाले आफ्टर द एग्जाम के बाद रिलीज करते हैं, ये उसका डेटा है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि 7% के आसपास ही सही हुआ है, जिसमें तुक्के लगाने वाले बच्चे भी होंगे। ठीक है, तो दिस विल कंसिडर एज वन ऑफ द ट्रिकीस्ट, या थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको कंसिडर किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन 15%, 10% से कम है, डेफिनेटली वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है। और जो ऐसे क्वेश्चन से जो 20%, 30%, 50% हो रहे हैं, दे विल कंसिडर एज सिंपल एवरेज क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन की तरफ डेटा जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन मैंने बनाया है, आप उसको देखिए। क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड, फंक्शन को आर से आर में डिफाइन किया गया है। फंक्शन आपके पास से व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 तब एक एक्सप्रेशन है, और इक्वल टू 0 है तब इसकी वैल्यू 2 गिवन है। तो f ऑफ 0 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज गिवन एज 2। यहीं पर अब हम इस पर लिमिट लगा कर देख लेते हैं, ताकि हमें आगे जाके इसमें जो पूछा है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करेंगे। When x is moving towards 0, तो इक्वल टू 0 पर तो 2 है। When x is not equal to 0, तो आपके पास ऊपर वाली डेफिनेशन है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 2 है आपके पास से, ये है 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर है x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। तो ये 2 आ गया है, ये 0 बन गया है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ बनेगा साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का ऑसिलेटरी वैल्यू है जो -1 से 1 के बीच में रहेगी। जब 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों फाइनाइट हैं, इंटर -1 से 1, 0 से मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास 0 ही आ जाएगा। 0 पर वैल्यू 2 है और लिमिट भी 2 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर ये डिसकंटिन्यूस आ जाता तो फिर हम इनडायरेक्टली बोल देते कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट ये कंटिन्यूस आया है तो फिर हमें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD और RHD दोनों एक्सप्रेशंस निकालने होंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, LHD का एक्सप्रेशन होता है f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। वहीं पर अगर हम RHD की बात करते हैं तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 0 माइनस h की बात करते हैं, एग्जैक्टली 0 पर तो वैल्यू हमें पता है 2 है, तो आपको 0 माइनस h रखना है, तो x की जगह पर माइनस h रखने वाले हैं।
तो क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग है तो आपके पास है 2 माइनस 2h² माइनस h², साइन यहाँ x है तो यहाँ -1/h बनेगा, -2 डिवाइडेड बाय -h। ठीक है, ये -h है यहाँ पर। तो अब देखिए इसको क्या सिंप्लीफाई करते हैं, डेटा देखेंगे, वहीं पर RSD वाला भी एक्सप्रेशन में कंटिन्यू करके लिख लेता हूं कि क्या डेटा यहां से भी बनेगा। और अगर LSD RSD दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम मार्क कर देंगे कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। 0 + h यहां रखेंगे तो डेटा आता है 2 माइनस 2h का स्क्वायर माइनस h² साइन ऑफ 1/h -2 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये डेटा हमने यहां पर रखा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, इसके आगे क्या बात है। 2 से 2 कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो -h है, तो इससे हम थोड़ा डिवाइड करते हैं और फिर लिमिट की तरफ इसको लेकर चलते हैं। माइनस माइनस आपके पास से प्लस बन जाएगा, इट इज 2h। ये भी प्लस बनेगा लेकिन एक माइनस बाहर से भी आएगा, -h साइन ऑफ 1/h। सिमिलरली RSD जो है उसकी बात करते हैं। यहाँ से आपके पास है -2h -h साइन ऑफ 1/h। ठीक है, एक्सप्रेशन एक बार थोड़ा चेक कर लें, ये नेगेटिव नेगेटिव सेटल हो गए, इसीलिए सेकंड वाली टर्म दोनों जगह से सेम आ रही है। जो साइन 1/h है इसकी वैल्यू किसके बीच में रहेगी, -1 to 1 के बीच में। तो अगर हम लिमिट लगाने की कोशिश करें तो यहाँ तो 0 बन चुका है, ये 0 है, और यहाँ है -1 to 1 से एक डेटा जो ऑसिलेट करेगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर डेटा बन जाएगा 0, और ओवरऑल आ गया आपके पास 0। सिमिलरली हियर एज वेल ये 0 बन गया, और यहाँ भी एक वैल्यूज आएंगे -1 to 1, दिस डेटा इज ऑल्सो 0। LSD RSD दोनों आ रहे हैं सेम, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, दैट द फंक्शन इज एट x = 0 पर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो हमारा ए वाला जो आंसर है वो इसका आंसर नहीं बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट f इज डिक्रीजिंग, और आगे वाले में बात की जा रही है पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा फंक्शन इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल -डेल्टा से 0 के बीच। तो फंक्शन के बढ़ने घटने की बात कर रहे हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो फिर हमें बेटर है कि हम इसके डेरिवेटिव की तरफ जाएं और वहां से इसका एनालिसिस करें। f' की बात जब होगी तो आप देखिएगा 2 है, 2 का डेरिवेटिव हुआ 0, -2x² है, डिफरेंशिएशन होगा 4x, और यहां पर आप देखिएगा x² लिखा हुआ है जो बन जाएगा 2x साइन 1/x, और यहां पर x² है आपके पास से साइन 1/x से आप डेटा लिख सकते हैं cos ऑफ 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। ठीक, ये डेटा हमने लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, f' यहां से हमें क्या एनालिसिस करके बताने वाले हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ 2x है, यहाँ पर है साइन है 1/x है, यहाँ से माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस cos ऑफ 1/x। ठीक, यहाँ डेटास को थोड़ा देखिए, और हम जहां बात कर रहे हैं वो सब 0 के आसपास का इंटरवल है, 0 माइनस डेल्टा 0। तो इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी डेल्टा जिसके आसपास पूछा जा रहा है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसकी एनालिसिस हमें करना है। ये दोनों टर्म्स को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के अंदर ही -2x कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस साइन ऑफ 1/x अपने पास लिखा हुआ है। ये जो क्वांटिटी है ये 0 से मल्टीप्लाइड है, यहां पर चाहे डेटा साइन 1/x का -1 से 1 के बीच में हो, जब आप उसके अंदर 2 ऐड कर देंगे तो आपके पास डेटा 1 से लेके 3 के बीच में ऑसिलेट करेगा। जैसे ये वाला डेटा आपका है -1 to 1, जब आपने 2 इसमें ऐड कर दिया तो फिर डेटा आपके पास जाने वाला 1 से 3, लेकिन जब आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये आपके 0 के आसपास डेटा बन गया। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस टर्म cos 1/x, ये 0 के आसपास वाला डेटा है। फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना f' के साइन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव आ रहा तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ रहा तो डिक्रीजिंग है। ये क्वांटिटी जो आपको दिख रही है -1 से 1 है, 2 ऐड कर दिया तो आपके पास से ये 1 से 3 बन जाएगा, लेकिन दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x, और x अगर हम 0 के आसपास देखेंगे तो टेंड्स टू 0, ये वाली टर्म नेग्लिजिबल रहेगी, 0 के आसपास डेटा रहेगा। दिस इज द हीरो।
और ये चेंज करेगा आपके पास -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 अगर ये वाली क्वांटिटी 10 होती, 10 होती, तो ये नंबर उसके कंपैरिजन में कोई इम्पैक्ट नहीं ला पाता। -10 के अंदर -1 ऐड करते 9 बनता, और अगर 10 के अंदर 1 ऐड करते 11 बनता। लेकिन ये वाली जो टर्म यहाँ भी लिखी हुई है, दिस इज ऑलमोस्ट 0 के आसपास ये डेटा है। अगर हम 0 के आसपास इंटरवल में इसकी बातचीत कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में इसका जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा है। -1 से 1 है, 1 अगर हो गया तो पॉजिटिव आ जाएगा, -1 हो गया तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो हम इसका साइन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? क्योंकि ये वाली टर्म जो है 0 के आसपास रहने वाली है। When x tends to 0, this term tends to 0. And this is the term which is deciding the sign of f dash x. क्योंकि 0 के आसपास अगर हम देखें 1 और -1 जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ये बड़ी वैल्यूज है इन कंपैरिजन टू द 0, तो इसका साइन हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो f dash x का साइन अगर हम बात करें वहां पर पता नहीं चलता है कि इसका पॉजिटिव बात करेंगे या नेगेटिव बात करें। दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन मोनोटोनिक। कंफ्यूजन क्वेश्चन में किस वजह से शुरू होता है उसकी हम बात करते हैं, जो है लास्ट वाला पॉइंट। 0 पर ये फंक्शन की बात की गई है, लोकल मिनिमा ऑफ f है या नहीं। जैसे हमने अभी अभी देखा f ऑफ 0 की वैल्यू तो 2 है, ठीक है, f ऑफ 0 की वैल्यू 2 है। वहीं पर अगर हम 0 के आसपास थोड़ा इसको देखें तो यहां पर आता है 2 माइनस हमने लिखा x², जो दोनों जगह से कॉमन है, और आपके पास डेटा बनता है 2 प्लस साइन ऑफ 1/x। अब आप देखिएगा 0 का नेबरहुड के अंदर हम फंक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं, क्या ये मैक्सिमा है या नहीं है। When x tends to 0, यहां पर जब हम बात करने जा रहे हैं, ये क्वांटिटी आपकी जो भी रहने वाली है, ये देखिए साइन की वैल्यू -1 से 1 है, अगर उसमें 2 ऐड हो गया है, सो दिस होल क्वांटिटी इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव में फिर x², दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्वांटिटी, टोटल टर्म इज नॉन नेगेटिव। 0 आप रख नहीं रहे, 0 के आसपास आप बात करने वाले हैं, तो यहां से पता चलेगा कि ये जो डेटा है ये 2 से कम आएगा। कैसा आएगा ये? 2 से कम। तो 0 माइनस h की बात करें, इट इज लेसर देन 2, और 0 प्लस h की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी कैसा? लेस देन 2 है, और f ऑफ 0 आपके पास से 2 आ जाता है। तो ये फंक्शन का कैसा हो गया? 0 पर वैल्यू 2 है, लेफ्ट और राइट दोनों जगह इसकी वैल्यू 2 से कम है, तो इस पॉइंट पर इसका मैक्सिमा डिसाइड हो गया। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब बात यहां पे शुरू होती है कि अगर ये 0 पर ऐसा है कि 2 डेटा आता है, तो फिर थोड़ा सा इधर कम भी तो होगा, थोड़ा सा इधर ज्यादा भी तो होगा, तभी तो मैक्सिमा आ रहा होगा। मतलब ये बात ऐसा सोचने में आती है कि भाई 0 पर मैक्सिमा है तो थोड़ा सा तो कम होगा, थोड़ा सा तो ज्यादा होगा। ये जो थोड़ा सा है, यहां हमें क्वांटिफाई करके डेल्टा पे पहुंचाना है। देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। ये थोड़ा सा नंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते, 0 के जस्ट आगे थोड़ा सा कितना है, समझ में आई बात? तो ये थोड़े से के लिए, क्योंकि यहाँ इंटरवल्स बना रखे हैं 0 से लेके डेल्टा और माइनस डेल्टा से लेके 0 तक, तो डेल्टा यहाँ पर हमें स्पेसिफाइड फिक्स्ड कोई नंबर बताना पड़ेगा। और बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न की, जिसकी वजह से एफ डैश एक्स का साइन डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये वहां पर डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो हम वो फिक्स डेल्टा वहां पर हम नहीं बता पाएंगे। तो ये बोलना बिकॉज ऑफ दिस के यहाँ पर ये डिक्रीज करेगा, दिस इज नॉट करेक्ट। ऐसा डेल्टा हम वहां पर नहीं बता पाएंगे। बी इज रॉन्ग। डी पहले ही गलत हो गया है, यहाँ पर लोकल मिनिमा नहीं, क्या आया है? लोकल मैक्सिमा। सी की बात करते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव डेल्टा द फंक्शन इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। जैसा हमारे पास रिजल्ट कैसा आ रहा है, हम साइन डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? इट इज ए नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो जब ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है तो यस डेफिनेटली इट इज नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन। यही हमारा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इसके अंदर है, जिसको हम इसके अंदर मार्क करेंगे। पूरे क्वेश्चन की समरी को वापस से मैं समराइज करता हूँ, क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समराइज करता हूँ। फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 0 पर वैल्यू 2 थी, नॉट इक्वल टू पर है। पूरी कैलकुलस के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर पूछ लिए गए हैं। मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पूछ लिया है, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी फर्स्ट ऑप्शन में पूछ लिया है, और बी और सी के अंदर यहाँ पर एयूडी यानी मोनोटोनिसिटी को भी डिस्कशन यहाँ पर हो गया है। 0 पर हमने डेटा निकाला, लिमिट निकाल के देखी, तो लिमिट निकालने के बाद ये जो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेशन है, x² मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है, इसको 0 कर देता है। 0 पर कंटिन्यूस आया,
फिर हमें डिफरेंशियबिलिटी पता करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए एलएसडी और आरएसडी वाले एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको हम निकाल लेंगे। सिंपल सी लिमिट्स आ रही थी, इसको देखा, फिर वही साइन 1/h एच से मल्टीप्लाइड है, -1 से 1 के ऑसिलेशन जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई होगा, फाइनाइट ऑसिलेशंस अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 बन जाते हैं। तो ये डेटा आ रहा था 0, एलएसडी आरएसडी दोनों आए अपने पास 0, तो फंक्शन हुआ डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है मतलब कर्व स्मूथ है, कंटिन्यूअस है। फिर आगे हमसे पूछा गया कि भाई अब बताइए इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पैटर्न क्या है। तो सीधा हमने डिफरेंशिएट किया मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो जो इसका डिफरेंशिएशन है वो हमने लिखा। यहाँ हम पहुंचे। अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, साइन एक्स वही 1/x, -1 से 1 2 ऐड हो गया, तो आपके पास डेटा आया 1 से 3। 1 से 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 के आसपास के इंटरवल में बात कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम 0 इज अ स्मॉलर क्वांटिटी। बट ये जो डेटा है cos 1/x, ये ऑसिलेशंस करेगा -1 से 1। सपोज करो अगर यहाँ वाला डेटा 5 आ गया होता तो फिर ये डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी रेंज किसके बीच में रहती है, -1 से 1, और हम देख रहे हैं 0 के आसपास, दिस क्वांटिटी इज लीडिंग टू 0। तो इसका साइन फिर इसको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अगर 0 से 1 रहा तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, और -1 से 0 रहा तो ये नेगेटिव चला जाएगा। सो 0 के नेबरहुड में दिस फंक्शन इज अ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, फिर अगला कंफ्यूजन क्रिएट होता है, चलो भाई ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा पर गए, 0 पर डेटा देखा तो 2 आता है। फंक्शन के बारे में ऐसा है, एक्सप्रेशन ऐसा बना हुआ है, देखिए साइन 1/x -1 से 1 2 ऐड किया तो कितना बनेगा, फिर ये 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 जो है 0 के आसपास x² लिखा हुआ है, विच इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, एग्जैक्टली 0 तो रखना नहीं है, 0 के आसपास की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। 2 से अगर माइनस कर रहे हैं तो डेफिनेटली डेटा इसका 2 से कम आएगा। तो हम 0 माइनस पर 0 के आसपास बात करें, 0 से आगे और 0 से पहले दोनों ही केसेस में इसकी क्वांटिटी 2 से कम आती है। फिर ये थॉट आता है यहाँ पर कि सही 0 आ रहा है, तो अगर यहाँ पर इसके आसपास की वैल्यूज कम है तो फिर तो ये इस तरीके से मिनिमा बनना चाहिए। अब यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कितना, जब हम उसको फाइनेटली क्वांटिफाई करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। तो अब जब डेल्टा हमने स्पेसिफाई किया तो हम किसी एक फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं। अब 0 के जस्ट आगे वो नंबर, हम ये जस्ट आगे जो मैं बोल रहा हूं उस नंबर को ढूंढना, उसको बताना वो पॉसिबल नहीं कि वो कौन सा नंबर है। ठीक है, और रही बात इनके मोनोटोनिसिटी के बारे में कि डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, एक्सप्रेशन f' यहाँ पर बात कर रहा है कि ये -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है एंड दिस टर्म इज क्लोज टू 0, तो इसका f' का साइन डिसाइड नहीं हो रहा है। तो बी ऑप्शन में ये बात करना है कि पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग तो तभी बोल पाते जब हमारे पास यहाँ पर f' का साइन नेगेटिव आता। नेगेटिव आ नहीं सकता, अगर 0 से 1 ये ऑसिलेट कर दिया तो ये वाली क्लोज टू 0, तो ये पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन जो था वो इस बात का था कि 0 पर अगर मैक्सिमा है तो ये कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा। ये वाला जो बिहेवियर है थोड़ा सा डिक्रीज जो किया, लेकिन उस डेल्टा को ढूंढ कर लेकर आना वहां पर, वो नहीं, हम नहीं कर पाएंगे इसके अंदर कि उस डेल्टा को स्पेसिफाई करके बताना। ठीक है, तो वी विल रिलाई ऑन फॉर मोनोटोनिसिटी फॉर साइन ऑफ f'(x). ठीक है, सी ऑप्शन में लिखा है कि देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, फंक्शन इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि जैसा अभी ने देखा कि नॉन मोनोटोनिक आ रहा है, तो यस वी कैन से इट इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉट एन डिक्रीजिंग फंक्शन। सो बेस्ट ऑप्शन इज सी, जिसको हम इसके अंदर मार्क करेंगे, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्वेश्चन। बाकी इस पेपर के अंदर और भी ढेर सारे सवाल थे जो डुएबल थे। जे एडवांस 2025 पेपर 1 SCQ कैटेगरी, जहां पर मार्किंग स्कीम +3 और नेगेटिव मार्किंग -1 की है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स के ऊपर ये पूछा गया क्वेश्चन है, ABCD में से एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फुल मार्क्स हमारे पास इसमें आए हैं कितने, सिर्फ 8.19% स्टूडेंट के, जो कि है 14,000, इनको मिला है +3 मार्क्स, और नहीं करने वाले, गलत करने वाले स्टूडेंट भी 19 के आसपास हैं, जिन्होंने लिए हैं -1 मार्क्स, 35,000 स्टूडेंट्स हैं। वहीं पर 1,30,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सोचा क्या ट्राई नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो मैट्रिक्स जैसे क्वेश्चन के ऊपर इतना सोचना, ये डुएबल कैटेगरी आता है, कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नहीं है। मैट्रिक्स पे जनरली अटेम्प्ट ज़्यादा रहता है
और क्योंकि -1 की नेगेटिव मार्किंग भी थी, पर ABCD में से एक ऑप्शन को टिक करना, मार्क करने का रिस्क जनरली स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि यही रिस्क डबल हो जाता है अगर वो क्वेश्चन MCQ हो, क्योंकि वहाँ -2 की मार्किंग होती है। तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर देखें, लेस देन 10% है, तो यस इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो किसी क्वेश्चन का डिफिकल्ट और ईजी होना स्टूडेंट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिसाइड होता है कि स्टूडेंट्स को वो कैसा लगा, ना कि टीचर्स के हिसाब से। और ये है एक्चुअल डेटा जो JEE ने निकाल रखा है, उसके हिसाब से देखा जाए पूरे देश भर में सिर्फ 14,774 स्टूडेंट से ही ये क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है ओनली 1 ऑफ द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। -1 की नेगेटिव मार्किंग थी और +3 सही होने पर मार्क्स मिलने वाले थे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। P एक मैट्रिक्स गिवन है जो है 2 0 0 0 2 0 and 0 0 3. Let the transpose of the matrix X denoted by X power T. ट्रांसपोज है, रोज को कॉलम में चेंज करना। नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस Q विद इंटीजर एंट्रीज। इंटीजर एंट्रीज होनी चाहिए, ऐसी कितनी बन पाएंगी? दैट इज द क्वेश्चन। सच दैट दे आर फॉलोइंग दीज टू रिलेशन। PQ इक्वल टू QP हो, कम्यूटेटिव हो विद मैट्रिक्स विद P, और Q इनवर्स आपके पास से Q ट्रांसपोज के इक्वल आता हो, ये पूछा जाना। P मैट्रिक्स हमें डायगोनल मैट्रिक्स जैसा दिया हुआ है। स्टार्टिंग वहीं से करते हैं कि PQ इक्वल टू QP है। हमें ऐसी कितनी इंटीजर मैट्रिसेस वाली Q बन पाएंगे? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, यानी इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होना चाहिए। इन्वर्टिबल इसलिए बोला, देखो यहाँ पे इनवर्स डिफाइन किया गया है। इनवर्स डिफाइन किया है तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्वर्टिबल वर्ड यूज में लिया है। यहां पर हमारे पास P मैट्रिक्स है जो है 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3 लिखा हुआ है। Q वाला जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, और भी A B C I J K ये लिख सकते हैं। और ये आपके पास लिखना होगा आपको अल्फा बीटा गामा A B C I J K, एंड प्रोडक्ट हो रहा है इसका P के साथ 0 0 0 2 0 0 0 3। चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। रो बाय कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास से पहला डेटा 2 अल्फा बनेगा, दूसरा वाला डेटा आपके पास से 2 बीटा बनेगा, अगला वाला 2 गामा बनेगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आपके पास से 2A आएगा, 2B बनेगा, 2C बनेगा, और यहां से आप जाएंगे तो ये बनेगा 3I 3J एंड 3K। अब इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे रो बाय कॉलम से, आपके पास 2 अल्फा 2 बीटा, रो बाय कॉलम 3 गामा, रो बाय कॉलम 2A 2B, और लास्ट वाला आपके पास है 3C। फर्स्ट वाली रो यहां से मल्टीप्लाई 2I 2J, और लास्ट वाला आपके पास है 3K। मल्टीप्लाई कर लिया है। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि आप करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनको कंपेयर कर सकते हो। अब आप देखिएगा कौन कौन से सेम है। 2 अल्फा सेम, 2 बीटा सेम, 2 गामा यहां पर मिला, हमें पहला मिल गया। ये देखिए आप 2 गामा और 3 गामा बराबर आने चाहिए। 2A 2B ये मिला। अगला 2C 3C इक्वल होने चाहिए। 3I 2I 3J 2J 3K बराबर है। तो यहां से अगर हम डेटा देखें, क्योंकि ये इक्वल होने चाहिए, तो आप बताइए 2 गामा अगर 3 गामा के बराबर है तो एक ही मतलब आता है कि गामा की वैल्यू 0 है। 2C की वैल्यू अगर 3C के बराबर है, इसका मतलब ये पता चला कि C की वैल्यू 0 है। 3I की वैल्यू अगर 2I के बराबर है, इसका मतलब ये पता चला कि I भी 0 है। और 3J की वैल्यू अगर 2J के बराबर है, तो यहां से ये भी पता चलता है कि J भी 0 है। इस प्रोडक्ट से जहां हमारे पास मैट्रिक्स में 9 वेरिएबल्स थे, उसमें से हमारे पास 4 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो पता चल चुके हैं कि 0 है। कौन कौन से? गामा C जो कि यहां पर पोजीशनड है, गामा C,
और आई और जे, यानी ये दोनों और ये दोनों हमें पता चल गए क्या है, 0 है। तो जो मैट्रिक्स हमारी क्यू आने वाली है उसमें हमें ये पता चल गया कि अल्फा बीटा 0 आएगा, ए बी 0 आएगा और 0 0 के। ये मैट्रिक्स क्यू अगर कम्यूटेटिव है तो फिर वो इस मैट्रिक्स के साथ, खास तौर से इस मैट्रिक्स के साथ, तो फिर वो इस नेचर की होगी कि गामा और सी वाली दोनों पोजीशन 0 होंगी और आपके पास से आई और जे वाली दोनों पोजीशंस भी 0 होंगी। तो अल्फा बीटा 0, ए बी 0, 0 0 के। ये हुआ अभी हमारा फर्स्ट कंडीशन यूटिलाइजेशन। आगे चलते हैं, क्यू इनवर्स की वैल्यू क्यू टी के बराबर है। क्यू इनवर्स क्यू टी के बराबर है, तो अगर हम दोनों साइड क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मुझे बताइए, इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ जाएगा, ये क्यू क्यू टी आता है। आई को तो आप पहचानते ही हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। क्यू अभी हम लिखे थे थोड़ी देर पहले, क्या था देखिए, अल्फा बीटा 0, ए बी 0, 0 0 के आपके पास है। हमें इसका ट्रांसपोज लेना है जो है अल्फा बीटा 0, इधर वाला इधर आ जाएगा, आपके पास से ए बी 0 और 0 0 के आपके पास से आता है। अल्फा बीटा 0, ए बी 0, 0 0 के। दोनों साइड कंपैरिजन है, मल्टीप्लाई होगा, रो बाय कॉलम से मल्टीप्लिकेशन चलेगा। तो हमारे पास पहला डेटा आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये यहां आएंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा, अब ये वाले इधर जाएंगे, दिस इज 0। आराम से रो बाय कॉलम से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले यहां आएंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये यहां बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां वाला भी हम डेटा बनाते हैं, दिस इज 0। ये डेटा आप बनाइए, दिस इज 0। ये वाला भी डेटा आप बनाइएगा, दिस इज ऑल्सो 0। और लास्ट वाला आपके पास से डेटा आता है के स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, ये डेटा हमारे पास बन गया। अब दोनों साइड कंपैरिजन हमें चाहिए, और याद रखिए कि इंपॉर्टेंट बात वहां पे लिखी हुई थी कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्यू 3x3 के मैट्रिसेस जो इंटीजर एंट्रीज के साथ आए। ये एडवांस है क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, लेंदी है, आसानी से नहीं होने वाला है। कुछ क्वेश्चन थे इस पेपर के अंदर जो जल्दी भी हो रहे थे, पर ये तो टाइम टेकिंग है। अब आप देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑन कंपैरिजन 1 आना चाहिए। अगला देखिए आप, और क्या मिडिल वाला, ये वाला भी देख सकते हैं। एक और डेटा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आनी चाहिए और के स्क्वायर की वैल्यू भी 1 है। ये तो डायगोनल के एलिमेंट्स कंपेयर हो गए। नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 आने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट में एक ही एलिमेंट है हमारे पास, ए अल्फा बी बीटा 0 आता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा 0 आता है। अगर ये सब इंटीजर्स हैं तो आप खुद सोचिए, इंटीजर्स का स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, तो ये नंबर 2 3 4 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करो नेगेटिव तो आता नहीं है, और सम करने पर ही अगर 1 आ रहा है तो इनकी मैक्सिमम वैल्यूज ये 1 -1 और 0 के आसपास ही घूमने वाले हैं। क्योंकि अगर कहीं 2 आ जाता तो 4 बन जाता। स्क्वायर का एडिशन कभी नेगेटिव आता नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसके बारे में हमें यहाँ बात करनी है। पहली बात तो के स्क्वायर अपना फिक्स है, के अकेला है जो ±1 हमें बताने वाला है। के की वैल्यूज हमेशा हर मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, ये मैट्रिक्स बनने वाली है। पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स कितनी बनने वाली है, यही क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को जाके फिर से पढ़ लो। द नंबर ऑफ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्यू विद इंटीजर एंट्रीज कितनी है। जितनी वैल्यूज हमारे पास अल्फा बीटा ए बी और के की होंगी, उतनी नई नई मैट्रिसेस हमारे पास आती चली जाएगी। ठीक है, के की वैल्यूज ±1 है। अल्फा बीटा ए और बी के कॉम्बिनेशंस को हमको यहाँ पर बनाकर देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं। सोच के देखिएगा, एक रिजल्ट हमारे पास लिखा गया है कि इसके कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए जाए। ए बी अल्फा बीटा, तो थोड़ा देखिए, जो इन तीनों रिजल्ट्स को फॉलो करता हो
ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हमारे पास आने वाले हैं। मेजर कॉम्बिनेशन ये है, तो देखिएगा ए अगर 1 लेते हैं, ए को अगर हमने 0 ले लिया तो अल्फा को आप 1 ले लीजिए, क्योंकि ए के साथ अल्फा आप अल्फा को 0 भी ले सकते हैं। ये 3 रिजल्ट आपको फुलफिल करवाने हैं। जितने कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे उतना आपका आंसर आ जाएगा। ये रिकॉम्बिनेशन है ना। मैंने अभी ए को 1 ले लिया है, ए अल्फा जैसे ही 1 लिया बीटा हमारा 0 हो गया। देखो आप ध्यान से, अल्फा जैसे ही 1 लिया बीटा 0 हो चुका है, क्योंकि 1 माइनस 1 और 1 है, बीटा 0 होना पड़ेगा। और अगर बीटा 0 है, क्योंकि ए अल्फा का प्रोडक्ट 0 आया है, तो बी अल्फा में आप बी को 0 भी ले सकते हैं। क्या मैं बी को 0 ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि ए 0 है तो बी स्क्वायर 1 है, तो आप यहाँ पर 1 ले सकते हैं और आप यहीं पर एक बार -1 भी ले सकते हैं। सेम कहानी ये है कि जब आपने ये कॉम्बिनेशंस बनाए हैं तो 0 1 आप सारी कहानी -1 के हिसाब से भी बना सकते हैं। ये हमारे पास से कितना कॉम्बिनेशंस आ गए? 4। और इन सब के लिए आप याद रखिएगा के की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, +-1। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज आपने बनाई और के की वैल्यूज +-1 है। तो ये 4 आपके पास आए हैं और इनटू आपके पास 2 बन जाएंगे, एक बार +1 के लिए, किसके लिए? तो आपके पास कॉम्बिनेशंस आ गए 8। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस से कोई दूसरा कॉम्बिनेशन, ए बी अल्फा एंड बीटा। अभी हमने ए को 0 लिया था और अल्फा को 1 ले, बीटा ए के साथ किसको कंबाइन किया है? अल्फा को। तो एक काम करते हैं, अब इसको 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको 0 ले, इसको 1 ले लेते हैं। 1 1 -1 -1। ठीक है, और बाकी क्या बात बन रही है वो भी नोटिस कर लेते हैं। अगर इसको 1 ले लिया है, ए को 1 या -1, तो बी 0 हो चुका है। दे ऑल आर 0 नाउ, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है। और अगर अल्फा 0 हो चुका है तो फिर बीटा के वैल्यूज के आपके पास सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो अब आप बीटा के सारे कॉम्बिनेशंस बना दीजिए। 1 1 1 -1 -1 एंड 1, और आपके पास से क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? -1 -1। ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। आप इसको चेक कीजिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा 0 आ रहा है नहीं आ रहा? ए अल्फा 0 बी बीटा 0, ए अल्फा 0 बी बीटा 0, ए अल्फा 0 बी बीटा 0। ठीक है, और वही आपके पास फिर से बात आ जाएगी, के की वैल्यू +-1, तो 4 × 2 आपके पास फिर से 8 मैट्रिसेस यहां बन जाएंगी, क्योंकि के को तो फर्क ही नहीं पड़ता। ABCD की 3 कंडीशंस हैं, अल्फा बीटा ए एंड बी की। तो 8 और 8 हमारे पास से कितने मैट्रिसेस बननी पॉसिबल है? वी आर हैविंग 16 मैट्रिसेस पॉसिबल। तो विल मार्क 16 एज एन आंसर। तो इसके अंदर ये बहुत बढ़िया टॉप क्लास क्वेश्चन है। एग्जाम में इसको सोचना, क्रैक करना, बनाना कोई तरीका नहीं, कोई वैल्यू रखने का तरीका नहीं, आपको बनाने ही पड़ेंगे केसेस। एक 3x3 के अंदर 9 वेरिएबल आ जाते हैं। जब हम पहला PQ = QP करते हैं, और देखो ये कंडीशन भी स्मार्टली बाद में दी है, पहले तो हम तो यहीं भिड़ जाते हैं कि ये क्या बन गया है, अपने पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनती है, QQT की वैल्यू I आती है, और ये बाद में लिखा है। और इससे पहले रिजल्ट बेटर आता है, PQ QP करते हैं तो हमारे 4 वेरिएबल 0 आते हैं। तो आउट ऑफ 9 वेरिएबल्स 4 आर 0, 5 बचे। उन 5 में फिर हम ये वाले मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, QQTI, इसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयरिंग हमको देखनी पड़ेगी। ब्रिलियंट क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। आप में मेरी अलजेब्रा वाली जो पियर्सन की बुक है उसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपको इसके ऐसे आपको PNC के मिक्स करने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, MCQ कीजिए, वहाँ पे आपकी जो नॉलेज है उसकी पूरी टेस्टिंग भी होगी, कॉन्सेप्ट भी आपके वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। ठीक है गाइस, जे एडवांस 2025 के बारे में बात कर रहे हैं पेपर 1 के अंदर, जहां पर हमारे पास MCQ सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जहां से एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। अगर एक भी ऑप्शन गलत मार्क हुआ तो -2 की मार्किंग है।
और पार्शियली मार्क्स भी मिलेंगे। तो आप देखिए कितने स्टूडेंट्स थे जिनको -2 मार्क्स मिला था। अगर आप देखें 24,671 स्टूडेंट ऐसे जिन्हों को -2 मार्किंग्स के अंदर मिला था, 13% के आसपास। नहीं करने वाले स्टूडेंट आप देख सकते हैं 62,000 है, यानी 1 लाख इन्होंने कोशिश क्या किया, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो फालतू में -2 मार्क्स लेने से कोई मतलब नहीं है। वहीं पर फुल मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट आपके पास 18,000 है जिन्हें मिला होगा +4, और पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट्स हैं 24,000 जिन्होंने पार्शियली मार्क्स लिया होगा, उनके अभी ये डेटा अपने पास लिखा हुआ है। तो करेक्टली एब्सोल्युटली +4 लेने वाले 18,000 है। वहीं पर 24,000 जो मार्क्स लेना चाहते थे उनको मार्क्स कितना मिला, -2। तो इस -2 को +4 में कन्वर्ट करना, यही आपकी एक कंसेप्चुअल जर्नी है हर क्वेश्चन के ऊपर। जिस क्वेश्चन जिस कैटेगरी में पूछा जाएगा, हर ऑप्शन पे यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास आंसर इसके ऊपर बनने वाले हैं। तो ये है स्टूडेंट्स का एक्चुअल डेटा। अब चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। L will be the line of intersection of planes given by the equation। दो प्लेन्स की इक्वेशन हमें गिवन है, इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से L1 लाइन बनती है। तो देखिए ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, दोनों जो हमारी पाम जहां पर मिलेगी वो लाइन बन जाएगी। या आपके कॉपी के जो पेजेस होते हैं जहां बाइंडिंग होती है वो जो है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। सो अगर ये दो प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी हो तो इस लाइन के डीआरएस, क्योंकि जो लाइन L1 है ये P1 और P2 दोनों के अंदर लाई करती है तो ये दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। L1 के फर्स्ट वाले प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगी और सेकंड वाले के भी। इसका मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इनके नॉर्मल्स के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल आ जाएगा। तो नॉर्मल क्या है इनके, देखिए आप थोड़ा सा, नॉर्मल होते हैं प्लेन के इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वो आ जाते हैं 2 3 1 एंड 1 2 1। सॉल्व करते हैं। 3 - 2 आपके पास से आएगा आई कैप, 2 - 1 -j कैप एंड इट इज कमिंग एज k कैप। सो लाइन L1 के डीआरएस हमारे पास आ चुके हैं 1 - 1 एंड 1। पहले दो लाइन का काम खत्म हो गया, क्वेश्चन को ऐसे सेगमेंट्स में ही समझना है। L2 बोला है लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू L1। अगर सेकंड लाइन पहली वाली लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब यह है कि उनके डीआरएस कैसे होंगे, सेम होंगे। सो लाइन L2 की इक्वेशन अब हम लिखते हैं, जो एक पॉइंट है P जिससे पास करता है, तो इसकी इक्वेशन आपके पास से आएगी x - 2/1 y + 1 डीआरएस ये रहे, और z - 3/1 taking this as lambda। ठीक है, m is the equation of this plane। अब suppose that m2 meets the plane m at point q। तो क्या हुआ होगा कि एक प्लेन आपके पास है, यहां पर कहीं पर L2 है, तो L2 यहां पर प्लेन को किसी लाइन जो किसी पॉइंट P से पास होता है, तो प्लेन को कहां पे आके कट करता है, Q पर। तो यहां पर हम एक पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं Q, which is lambda + 2 - lambda - 1 and lambda + 3। लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं, क्या स्टेटमेंट लिखा है। सपोज दैट L2 मीट्स द प्लेन M। जो प्लेन M है इसको L2 मीट करता है, और L2 जो है वो L1 के पैरेलल है, और पैरेलल है तो डीआरएस वहां से मिल जाएंगे। जो इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों के प्लेन्स के नॉर्मल के जो है वेक्टर्स 2 3 1 एंड 1 2 1 के क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये डीआरएस आए, यही L2 के डीआरएस बन जाएंगे क्योंकि दोनों कैसी हैं, पैरेलल। इस पर एक पॉइंट अज्यूम किया। अब ये पॉइंट Q प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Q लाइज ऑन प्लेन M, तो हम इसको M के इक्वेशन से सेटिस्फाई कर देते हैं। M की इक्वेशन अगर हम देखें तो हमारे पास है वो 2x + y - 2z = 6 है। MCQ क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं, और एक भी गलत मार्क किया तो -2 की पेनल्टी है। तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गलती ना हो जाए। 2 लैम्डा + 4 - लैम्डा - 1 -2 लैम्डा - 6 = दिस। लैम्डा से लैम्डा चला गया है, लैम्डा हमारे पास यहां से इधर आ जाएगा, तो 3 आता है, -3 -9 मेरे पास आ रहा है। सो लेट्स कंप्यूट द पॉइंट Q अपने पास आ गया। -9 आप रखेंगे तो इस कमिंग एस -7 8 और आपके पास से -6 भी आता है। दिस इज द पॉइंट Q।
स्टेटमेंट पढ़ा, पी क्यू हमको निकालना है तो पी क्यू डिस्टेंस निकाल दीजिए। पी पॉइंट नोन है हमें 2 -1 एंड 3 और ये -7 है, सो 2 -7 विल बिकम 9, तो ये 9 का स्क्वायर आएगा। अगला कोऑर्डिनेट है -1, यहाँ कोऑर्डिनेट है 8, दोनों का डिफरेंस फिर से 9 का स्क्वायर। अगला 3 है और यहाँ -6 है, फिर से 9 का स्क्वायर। सो 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अपने पास से हो गया, 9 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √3 बनेगा अपने पास ये। सो वी आर गेटिंग दिस इज 9√3। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्यू आर लेकर आना है। आर क्या है? आर बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द प्लेन एम। ये परपेंडिकुलर हमें यहां पर ड्रॉ करना है इसका, तो ये जो परपेंडिकुलर है दिस इज आर। इसका तो फॉर्मूला होता है ऑन द प्लेन, अगर एक पॉइंट है वहां से अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं। पी पॉइंट लिख लेते हैं एक बार। पी पॉइंट इज नोन टू, इट इज 2, -1, 3 and the plane equation is 2x plus y minus 2z equal to 6। ये प्लेन का इक्वेशन है, लिख लिया। एंड जो हमें आर पॉइंट लेकर आना है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो लेकर आते हैं x minus x1। आई एम राइटिंग द होल फॉर्मूला फॉर यू गाइस, ताकि आपकी लर्निंग जो हो वो मैक्सिमम हो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला है, याद रखिए। स्ट्रेट लाइन में भी काम आता है और 3D में भी काम आता है। इमेज होता तो यहाँ डबल आता है और यहाँ पर अंडर रूट नहीं आता है इस जगह पर। सो x -2/2, y + 1/1, z -3 -2 नेगेटिव, इससे सेटिस्फाई करेंगे। वी आर गेटिंग 4 -1 -6 अपॉन a² + b² + 1। तो थोड़ा डेटा यहाँ से देखिए कितना बचता है। 12 आ रहा है, तो 12 से अगर हम 13 है, 4 चला गया तो आपके पास से 9 आएगा, नीचे भी 9 है, वी आर गेटिंग 1। तो आप x का वैल्यू अगर देखेंगे तो 4 आता है, y का वैल्यू 0 है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं -2, दिस इज गेटिंग 1। पॉइंट r अपने पास आ गया 401। पॉइंट r इज नोन टू अस 401। क्यू आर हमसे पूछा है डिस्टेंस, q कितना है? अभी निकाला हमने q, ये रहा। q पॉइंट इज -7 8, -6। सो क्यू आर डिस्टेंस निकाल देते हैं। 7 and 4 11 बन जाएगा, 121। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ डिफरेंस आएगा 7 यानी 49। ये डेटा अपने पास आता है। 49 1 ऐड करते हैं 50 बनता है। 50 अगर 120 में ऐड करेंगे तो फिर 170, और 170 में अगर हम 64 ऐड करते हैं तो ये 234 बनता है। क्यू आर की वैल्यू √234 रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। आगे पूछा एक्यूट एंगल बिटवीन द सेगमेंट पी क्यू एंड पी आर। पी हमें पता है, Q और PR, ये Q है और ये PR है। अगर हमें इनके बीच का एंगल लेकर आना है, तो एंगल के लिए अगर हमें PQ और PR चाहिए तो फिर तो आसान सी बात है कि हम पहले PQ वेक्टर निकाल लें और PR वेक्टर निकाल दें और फिर चेक कर लें क्या बात बनता है। क्योंकि यहाँ तो लाइन सेगमेंट्स हैं, डायरेक्शन की बात नहीं की, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे। PQ एंड PR, तो आप डेटा देखिए यहाँ से। PQ वेक्टर बनाना चाहता हूँ, P से Q अगर आप जाएंगे तो ये आपके पास से बनेगा, बाद वाले में से पहले वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इट इज OQ - OP। अब देखिए ये Q है, ये P है, सब्सट्रैक्ट कीजिए, -9 i कैप, 8 आपके पास से है 9 j कैप, और मैं PQ बना रहा हूँ ना, हाँ, और देखिएगा -9 k कैप। वहीं पर PR वेक्टर बनाएंगे, PR 4 - 2, इट इज OR - OP। वी आर हैविंग 2 i कैप, और यहां से आपके पास डिफरेंस लेंगे तो इट इज कमिंग एज j कैप -2 k कैप। 2 आता है, 1 आता है, -2 आता है। cos थीटा PQ डॉट PR, PQ डॉट PR
डॉट प्रोडक्ट दोनों का -18 9 18 अपॉन स्क्वायर रूट लेंगे, 9 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, √3, और यहां से भी आप देखिएगा विल कम एज 4 + 1 + 4, 18 से 18 चला गया, 9 से 9 चला गया है। कोस थीटा आपके पास से 1/√3, और यहां से भी आपके पास से 3 आता है। सो कॉस थीटा इज कमिंग एज 1/3√3। ये क्या दिया है 1/2√3, रॉन्ग, डी ऑप्शन इज रॉन्ग। पूछा है एरिया निकाल के बताइए ट्राइंगल PQR का। ठीक है भाई, एरिया निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, जो है PQR, अभी अभी हमने एंगल निकाला PQ और PR के बीच में, दिस एंगल इज नोन टू अस, PQ एंड PR के बीच का एंगल निकाला। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर हमें ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड्स का लेंथ भी पता हो और उनके बीच का एंगल भी पता हो तो एरिया आ जाता है निकल के फिर। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज हाफ ऑफ एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट PQ इंटू PR और उनके बीच के एंगल का साइन थीटा, ये एरिया बन जाता है। PQ हमने कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए अभी निकाला था, PQ was 9√3, एंड PR कैलकुलेट किया है, PR कैलकुलेट नहीं किया, यहां कर लेते हैं। So let's calculate PR from here. So 7 and 4 आपके पास से 11 आएगा, है ना, तो 121 प्लस यहां से 64 प्लस 49, ये डेटा थोड़ा निकाल लेते हैं। PR निकालना है हमें, तो दिस इज QR तो निकाल चुके हैं, ये तो QR कंप्यूट करने लग गए। आइए भाई PR निकालते हैं। P is this point and R is this point. So let's compute PR. 2 - 2 is 2 आएगा, स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -1 and 0 है 1 आएगा, 1 and 3 है आपके पास से 2 बनेगा 4, दिस इज कमिंग एज 3, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा हम निकाल चुके हैं, तो ये कितना बनता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, 3 से 3 आपके पास लिखा हुआ, इट इज 27√3/2, कॉस थीटा के हिसाब से लेकर आइए 1 - साइन थीटा निकाल दीजिए इसका, √1 - 27 आपके पास से बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, सो वी आर हैविंग दिस एज 26/3√3। ये डेटा है, कॉस थीटा का डेटा निकल गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, विल बैक सब्स्टिट्यूट हियर, वो चेक कर लेंगे क्या डेटा बनता है। √26/3√3, √3 से √3 कैंसिल है, यहां से आपके पास से डेटा आता है 9/2 √26, ठीक है, 9/2 √26 अपने पास डेटा आया, इसको यहां देख लेते हैं क्या कहानी है। 3/2 है, √234 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 3/2 √234, तो यहां पर अगर मैं 3 रखता हूं यहां पर एक बाहर, तो एक 3 अंदर जाएगा तो वो 9 बन जाएगा, विच इज 26, ठीक है। तो यहां पर 3/2 दिख रहा है, तो हमने एक 3/2 को बाहर रखा, एक 3 अंदर जाएगा 9 बनेगा, और इनका एक बार प्रोडक्ट करके देख लेते हैं कि आखिर ये आता कितना है। 9 6 54, 5 आया, और 9 का डबल करते हैं 18, 5 ऐड कीजिए, 18 में 5 ऐड करेंगे तो फिर 23 आएगा, तो वही डेटा आ रहा है जो लिखा हुआ है, इट इज 3/2 √234, यस, यू आर गेटिंग A एंड C। क्वेश्चन की बात करें तो कई सारे छोटे छोटे मिक्स टॉपिक्स को करके बनाया गया है, टाइम लगेगा एग्जाम के अंदर, यही वो चाहते हैं, मार्क्स अगर देंगे तो टाइम ले लेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करें तो ये बहुत रूटीन क्वेश्चन है, डिस्टेंसेस निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कई सारी बातें इसके अंदर पूछी गई, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं,
प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकलवाया, फिर डिस्टेंस फार्मूला, फिर एरिया की तरफ लेकर गए और दो लाइंस के बीच का एंगल भी हमें जाते जाते यहाँ पर कैलकुलेट करवाया। ठीक है, तो इससे डुएबल क्वेश्चन, थोड़ा अगर स्टूडेंट स्पीड बना कर रखें तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है गाइस। जे एडवांस 2025 पेपर 1 MCQ सेक्शन, जहां पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो -2 की मार्किंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो 42,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए -2 मार्क्स लिए होंगे। वहीं पार्शियल मार्क्स वाले अपने पास 25,000 हैं और जिन्होंने एग्जैक्टली +4 लिया होगा वो 13,000 स्टूडेंट्स हैं। नहीं अटेम्प्ट करने वाले आपके पास 1 लाख स्टूडेंट है, 0 मार्क्स लेकर आए हैं। तो इन सभी सवालों पर अगर हम डिस्कस करें तो डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर डिसाइड की जा सकती है। और MCQ में सिक्योर करने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, वरना +4 की टेंशन में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे -2 मार्क्स आ जाए। ठीक है, बीच में पार्शियल मार्किंग भी है, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि कौन सा ऑप्शन आएगा। जिस पर 100% श्योर है उसी को ट्राई करें। ये भी ऑप्शन गलत है तो फिर -2 का मार्किंग मिल जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया है और वहां पर हर कॉन्सेप्ट से बात को आप डिटेल में सीखिएगा। क्वेश्चन को आते हैं, स्ट्रेट अवे पढ़ते हैं। एंड डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, z डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कंसीडर द फंक्शन f ऑफ नेचुरल नंबर से z मतलब इंटीजर्स पर डिफाइंड है और g डिफाइंड है अपने पास इंटीजर से नेचुरल नंबर के अंदर। दोनों की डेफिनेशन इस रूल को फॉलो करती हैं। चलिए, यहाँ कुछ पूछा जा रहा है कि फॉग, गॉफ, इनके बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर यह भी कि फॉग इज़ 1-1, नॉट ऑन टू, नॉट 1-1, ऑन टू, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है। इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करना है। चारों फंक्शंस अलग अलग हैं। एक ऑप्शन में जी के बारे में पूछा, एक में एफ के बारे में पूछा, एक में फॉग पूछा, एक में गॉफ पूछा। मतलब थरली वो जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट सच में इस कॉन्सेप्ट को जानता है या नहीं जानता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम फंक्शन एफ के बारे में बात करते हैं। फंक्शन एफ की बात करें, देखिए नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा, तो मैं मैपिंग यहाँ पर सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि कैसे ये कनेक्ट करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि एफ के अंदर इस बात पे डिपेंडेंसी है कि एन ऑड है या इवन है, तो नेचुरल नंबर इसकी डोमेन है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑड नंबर्स को इधर लिख लेता हूँ और इवन नंबर्स को मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ ताकि मुझे डेफिनेशन लिखते टाइम कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और ये z में आएंगे तो आप मुझे बताइए 1 किससे कनेक्ट होगा। 1 इज एन ऑड नंबर, 1 + 1 विल बिकम 2/2, तो 1 इज गोइंग टू कनेक्ट विद 1। 3 की बात करते हैं, 3 + 1 विल बिकम 4, 4/2 विल कनेक्ट विद 2। 5 की बात करेंगे, 5 + 1 विल बिकम 6, 6/2 अगर हम करेंगे तो आपके पास से डेटा आता है 3। 7 करते हैं तो 7 + 1 8 आ जाएगा, 8/2 करते हैं तो आता है 4। से 1 2 3 4 है आपके पास यहाँ नेचुरल नंबर से, यहाँ z आना चाहिए। और आगे बात करते हैं जब नंबर्स इवन है तब क्या कहानी है। when we are taking number 2 तो आई एम राइटिंग 4 - 2, 4 - 2 is 2, 2 divided by 2 will become 1। तो आपके पास ये डेटा जो आपके पास यहाँ से बनेगा, तो ये डेटा यहाँ से आता हुआ 1 को जाके कनेक्ट होगा, तो 1 भी 1 पर आएगा, 2 भी 1 पर आएगा। दोनों तरफ से डेटा कैसे आते हैं, 1 और 1 पर आते हैं। 4 की हम बात करते हैं यहाँ पर, 4 देखिएगा, 4 - 4 विल बिकम कनेक्ट विद 0, सो 4 आएगा, 4 से कनेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 दोनों का आउटपुट सेम आया है। तो फंक्शन f के लिए हमें पता चल गया कि ये एक मेनी वन फंक्शन है, इट्स अ मेनी वन फंक्शन, क्लासीफाई हो गया। देख सकते हैं 1 पर भी 1 है, 2 पर भी 1 है। 6 की बात करते हैं तो 6 रखेंगे, 4 - 6 की वैल्यू -2 आती है, -2 2 से डिवाइड होगा तो आपके पास से -1 बनेगा। 8 रखेंगे, 4 - 8 रखते हैं, -4 आता है, 2 से डिवाइड होता है, -2 बनता है। तो क्या ये ऑन टू है, क्या ये सभी इंटीजर्स को काउंट कर रहा है? देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो आप देखेंगे ये सिस्टमैटिकली पॉजिटिव नंबर्स लेता जा रहा है, 1 2 3 4, इट विल गोज ऑन। और वहीं अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ, इसने 0 भी पिक कर लिया है, -1 -2 -3 ये भी सारे आने वाले हैं, तो सभी नंबर्स को पिक करने वाला है। इट इज़ अ मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। एफ फंक्शन कैसा हुआ है, अपने पास मेनी वन आया है और ऑन टू है, तो लिखा है कि इट इज़ नॉट 1 1 बट इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। करेक्ट।
डी ऑप्शन इज ट्रू, डी ऑप्शन इज ट्रू। अब बात करते हैं इसके बारे में कि जी फंक्शन जो है क्या ये 1 1 फंक्शन है। माय क्वेश्चन इज जी फंक्शन इज 1 1 और नॉट। जी को कैसे डिसाइड किया, देखिए अगर आपने यहाँ जी डिसाइड हुआ है कैसे, इंटीजर से, और डिफाइन हुआ है अपने पास नेचुरल नंबर्स में। डेफिनेशन को थोड़ा मैं लिख लेता हूँ ताकि हमें स्लाइड ना बदलनी पड़े बार बार। यहाँ पर है 3 + 2n और यहाँ पर है n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और यहाँ पर है -2n और हम चाहते हैं n इज़ नेगेटिव, ये हम चाहते हैं। तो आइए यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं, कुछ डेटास लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लिखने हैं तो पॉजिटिव इंटीजर से ही शुरुआत कर देते हैं, 1 2 3 4। और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास 0 भी आएगा और नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे, -1 -2 -3 -4। और मैपिंग के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा n नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगा। सो लेट्स डू अ मैपिंग। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? जैसे उन्होंने बोला वैसा वैसा करते चलिए। चलिए पॉजिटिव में अगर हम देखें 0 को कनेक्ट करते हैं, 0 अगर हम कनेक्ट करके देखें इक्वल टू 0 तो 0 जाके कनेक्ट होगा आपके पास 3 से, ठीक। 1 की बात करते हैं, 1 भी पॉजिटिव है, 3 + 2 आपके पास से 5 आ जाएगा। 1 वाला डेटा आपका 5 पे जाके कनेक्ट होगा, 1 वाला डेटा 5 पे कनेक्ट होगा। 2 की बात करते हैं, 2 भी पॉजिटिव है, 3 + 4 आप 2 रखेंगे, 4 + 3 विल बिकम 7 तो 2 आपका आके 7 से कनेक्ट हो जाएगा। ये आया यहाँ से, 2 इज गेटिंग कनेक्टेड विद 7। 3 की बात करते हैं, 3 को आप देखिएगा, 3 रखेंगे आप तो 6 + 3 विल बिकम 9, या के 9 से कनेक्ट होगा। यहाँ पर कहीं पर 9 नंबर आ सकते हैं। -1 की बात करते हैं, नेगेटिव है, -1 आप यहाँ रखोगे, -2 -1 विल बिकम 2, ये ऊपर आएगा 2 से कनेक्ट होगा। -2 रखिए, -2 रखेंगे तो ये वाला नंबर आके 4 से कनेक्ट हो जाएगा। -3 इसका डबल होता है, ये 6 से आके कनेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब 6 पे चला गया है, 9 चला गया है। 1 का क्या हुआ? 1 किसी से कनेक्टेड नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि gx कभी 1 नहीं हो सकता। क्या gn कभी 1 हो पाएगा? आओ केस बनाते हैं। 3 + 2n की वैल्यू 1 लेते हैं तो आपके पास से n की वैल्यू -1 आती है। लेकिन आप जानते हैं जब ये होता है, बट इसके लिए तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। सेकेंड डेफिनेशन अगर मैं लेने चलूँगा तो n की वैल्यू मेरे पास से -1/2 आई, ये भी रिजेक्टेड है। n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो हम इस फंक्शन की वैल्यूज़ कभी भी gn की फंक्शन की वैल्यू डेटा जो है वो 1 नहीं आएगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि इसकी रेंज के अंदर, रेंज ऑफ gn कैनॉट बी 1, तो फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कैसा होगा? इनटू फंक्शन होगा। इसलिए फंक्शन कैसा होगा? इनटू फंक्शन होगा। ऑन टू नहीं बन पाएगा क्योंकि 1 कभी भी इसकी रेंज में नहीं आएगा। क्या ये मैनी 1 बन पाएगा या हमेशा 1 1 रहेगा? आप देख सकते हैं नंबर्स सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं और अलग अलग डेटा लेते चले जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ 1 1 फंक्शन। कभी भी ये 2 वैल्यूज़ के लिए सेम आउटपुट नहीं देगा। आपने देखा 1 पर 5 था, 2 पर 7 था, 3 पर 9 था, बढ़ता चला जा रहा है नंबर, अलग अलग वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। इधर भी बिहेवियर ऐसा ही है, 2 आया, फिर आपके पास 2 पर 4 आया, -3 पर 6 आया, बस ये बढ़ता ही चला जा रहा है। आप जाएंगे -4 पर नेगेटिव तो ये आपके पास से 8 आ जाएगा। तो सारे नंबर्स लेता है 1 को छोड़कर, तो बस उस 1 की वजह से ये इनटू बन गया, वरना ये पूरा वैल्यूज़ ले रहा था, इनटू ही रहता। और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। तो इससे 1 1 एंड इनटू फंक्शन। किसके लिए बात पता चली? g के लिए। तो ढूंढिए, g इज़ अ 1 1, यस, बट इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। नो, इट इज़ नॉट एन ऑन टू फंक्शन। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ ट्रू। अब बारी आती है फॉग और गॉफ के बारे में बातचीत हो रहा है। फॉग और गॉफ के बारे में क्या लगता है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि आप फॉग बनाइए, और यह भी पूछा है कि गॉफ बनाइए, कि वो ऑन टू बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या कहानी है। जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हमने किसका बिहेवियर देखा है? f का बिहेवियर देखा है। तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर f ऑफ g ऑफ f ऑफ x बना लेता हूँ। g ऑफ f ऑफ x कैसे बनेगा?
जी के अंदर एफ एक्स रहेगा। जी की डेफिनेशन वो रही, तो आप यहां पहुंचते हैं तो ये बनता है 3 टाइम्स 2 टाइम्स एफ एक्स, और यहां -2 टाइम्स एफ एक्स भी आपने रखा। ये तब होना चाहिए जब एफ एक्स पॉजिटिव आए, ये तब होना चाहिए जब एफ एक्स नेगेटिव आता हो। ठीक है, जी के अंदर एफ एक्स रखना है, ये जी की डेफिनेशन है, एन की जगह हमने एफ एक्स रख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स पॉजिटिव है तो क्या हमारे डेटास पॉजिटिव आ रहे हैं? हाँ, पॉजिटिव आए थे, कभी ना कभी तो आए थे, देख पा रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि 1-1 होगा नहीं होगा, ये डिस्कशन हमें यहाँ पर करना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या कुछ बिहेवियर ऐसा है जिसकी वजह से हम यहाँ पर देखो, एक तो 1 पर इसका डेटा 1 आता है और 2 पर भी डेटा इसका 1 आता है। तो जब हम गॉफ की बात कर रहे हैं तो पहले तो यही चेक कर लेते हैं। ठीक, सो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और x की वैल्यू 2 लेते हैं तो g ऑफ f ऑफ 1 एंड g ऑफ f ऑफ 2, हमें पता है कि f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आती है, तो ये g1 बन गया है, और g1 1 में आप निकाल के देखेंगे तो डेटा आपके पास से 5 आता है। वहीं अगर हम f2 का डेटा निकालेंगे तो f2 में भी 2 की वैल्यू 1 ही आती है। आप 2 रखिए, 2 even होता है तो वैल्यू 1 ही आता है, तो g1 से इसका डेटा भी सेम आ रहा है। तो क्या पता चला, अलग अलग आउटपुट रखे थे पर मेरा फाइनल आउटपुट सेम आ गया। तो जब गॉफ बनाया गया 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं आते, पर आप देखिए गॉफ की वैल्यूज दोनों जगह सेम आ रही है, यानी ये फंक्शन मेनी वन बन चुका है। ये फंक्शन मेनी वन बन चुका है। यहाँ लिखा है कि इट इज नॉट 1-1, सो दिस पार्ट इज ट्रू। गॉफ के लिए पता चल गया कि ये मेनी वन है। अब बारी आ रही है क्या ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये हमें देखना है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, सारी वैल्यूज ये नहीं ले पाए तब बात बनेगा। सारी वैल्यूज ये नहीं ले पाए, तो सारी वैल्यूज की बात करते हैं। क्या ये सारी वैल्यूज ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? कोई वैल्यूज अगर रुक जाएंगी तो उसके बारे में बात करते हैं जी। अब आप देखिए जी के बारे में। जी को एक प्रॉब्लम थी कि जी का जो आउटपुट आता था वो 1 नहीं आता था कभी भी। जी के अंदर आप जितना भी डेटा रखना चाहो पूरा का पूरा z से, ये कभी भी 1 नहीं आ पाता है। तो अब आप सोचिए f की जो f कैसा था, f एक ऑन टू फंक्शन था। f कैसा था? ऑन टू फंक्शन था। मैं आपको समझाना चाहूं इस बात को, क्या बना देता हूं। गॉफ फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। पहले क्या रहा होगा, x रहा होगा, किस में एंट्री किया होगा, f में। आउटपुट क्या आया होगा, fx, फिर एंट्री करेगा g में, और फाइनली आपके पास से गॉफ x निकल के आएगा। f फंक्शन की बात करते हैं तो f फंक्शन नेचुरल नंबर से इंटीजर्स में आता है, तो इसकी जो डोमेन है ये है नेचुरल नंबर, और यहां से ये इंटीजर्स में आता है। और f के लिए हम पहले प्रूव कर चुके हैं ऑन टू है। कैसा है? ऑन टू है। फर्स्ट पार्ट में हम मिनिमम वाली बात प्रूव कर चुके हैं। अब बारी सिर्फ किसकी है, ऑन टू है या इनटू, ये पता करना है ना। तो ये ऑन टू फंक्शन है, मतलब कि क्या हुआ, जब फंक्शन ऑन टू होता है, सर्जेक्टिव होता है, तो जो रेंज होती है वो कोडोमेन के बराबर आती है। और इसकी कोडोमेन क्या है, जो यहां लिखा होता है उसको कोडोमेन कहते हैं, z। क्योंकि ऑन टू फंक्शन था f, इसका मतलब ये निकल के आया रेंज कोडोमेन के बराबर है, यानी कोडोमेन कितनी है इसकी, z। तो हुआ क्या होगा, इसका आउटपुट z आएगा। अब z जब g में जाता है, वो देखिए आप, z का इनपुट जब g होता है तो नेचुरल नंबर्स बाहर आते हैं। z के अंदर जब हम इनपुट रखते हैं तो नेचुरल नंबर्स बाहर आते हैं। आपको पता है कि उसमें से 1 कभी नहीं आता है, तो मतलब ये होगा कि इसकी भी रेंज में 1 कभी नहीं आएगा। इट कैनॉट हैव 1 इन रेंज। तो डिसाइड हो गया, अभी अभी हमने देखा गॉफ फंक्शन की वैल्यू सेम आती है एट x इक्वल टू 1 and 2। इसका मतलब ये बना था मेनी वन, और इसकी रेंज में 1 नहीं है, तो फिर ये बन चुका है इन टू। तो मेनी वन एंड इन टू डिसाइड हो गया किसका, गॉफ के बारे में। तो ये आ गया मेनी वन एंड इन टू, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।
डी ऑप्शन करेक्ट है, सी गलत है। बी की बारी है। बी में हमें डिसाइड करना है क्या, फॉग। बी में हमें डिसाइड करना है कि फॉग कैसे बनेगा। अब आप मुझे बताइए फॉग की मैपिंग कैसे की जाती है, फॉग बनता कैसे है। फॉग फॉग के लिए पहले एक्स आता है, फिर ये जी में एंट्री करता है तो जी एक्स आता है, और फिर यहां पे जब ये एफ में एंट्री करता है तब हमारे पास से फॉग एक्स निकल कर आता है, तब हमारे पास से फॉग एक्स निकल के आता है। तो चलिए ये रहा अपना डेफिनेशन। तो हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेटा क्या बनेगा। तो ढूंढिए, ये रहा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ के अंदर जी रखना या जी रखिए, तो डेटा आपके पास से बनेगा जी एक्स प्लस 1/2, जी एक्स प्लस 1/2 when gx is odd, और 4 minus gx by 2 when gx is even। gx का एनालिसिस तो हम ये कर चुके हैं इधर पहले, ठीक है। तो आइए बताइए gx के डेटास कैसे आ रहे हैं। आप अगर नोटिस करते हैं इवन भी आते हैं, ऑड भी आते हैं, हर तरह का डेटा यहां से आता है। 6, 8 ये कैसे नंबर हैं, ये सारे नंबर इवन नंबर है ना। तो आइए भाई बनाइए। तो gx का आउटपुट की बात करते हैं, कब कब ये क्या क्या नंबर्स बनने वाले हैं ये हमको सोचना है। ये देखिए n अगर नेगेटिव है तो 2n नंबर हमेशा कैसा होगा, इट इज ऑलवेज एन इवन नंबर। और जब n पॉजिटिव है तो ये इवन नंबर के अंदर एक आपने 3 ऐड किया हुआ है, ये बन गया है ऑड। तो जब n पॉजिटिव होता है तब gn अपने पास कैसा आता है, ऑड नंबर आता है। और जब n नेगेटिव होता है तब अपने पास से इवन नंबर आता है। तो ये डेफिनेशन आपके पास एक्सटेंड हो जाएगी कि ये ऑड तब बनता है जब आपके पास n पॉजिटिव होता है, तब आपके पास से gn का वैल्यू बनता है 2n + 3। और ये इवन तब बनता है, कब बनता है इवन, जब n नेगेटिव होता है। When n is a negative number, then we have gn as -2n। तो चलिए फिर हम f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू यहां पर निकाल लेते हैं। n की जगह सब जगह हम x रख लेंगे, तो बनाएगा 2n प्लस यहां से कितना डेटा बनेगा, 2n + 3 + 1/2 where n is greater than or equal to 0। and when it is negative तो आप लिखेंगे 4 - 2n/2। आइए डेफिनेशन बनाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 2n + 4 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास n + 2 बनता है, n पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो भी आपके पास से n + 2 ही आता है, नेगेटिव है। तो क्या देख पा रहे हैं, चाहे n पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फंक्शन की डेफिनेशन सेम आई, n + 2 n + 2 n + 2 n + 2 सेम आ रहा है। तो ये बन गया हमारे पास g ऑफ fx का डेटा हमारे पास आ गया कि वी आर लुकिंग फॉर g ऑफ fx, इट इज ऑलवेज n + 2 irrespective of n is an integer। कुछ भी रखिए हमेशा ये n + 2 ही आएगा। कुछ भी आप n रखोगे उसके अंदर 2 ऐड होके आ जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया आप बताइए, जो भी आप नंबर रखेंगे उसमें 2 ऐड होके आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर फंक्शन को डिसाइड करने लगे, g की डोमेन क्या थी, g की डोमेन z है। तो आप अगर नंबर्स बनाने चले हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, तो आप मैपिंग कीजिए इसकी। फिर कैसे, 2 ऐड हो जाएगा, -3 जाके कनेक्ट होगा -1 से, ये जाके कनेक्ट होगा 0 से, 2 ऐड हो जाएगा, ये जाके कनेक्ट होगा 1 से, 0 2 से कनेक्ट होगा, 1 3 से कनेक्ट होगा, 2 4 से कनेक्ट होगा, 3 5 से कनेक्ट होगा, सबसे कनेक्ट हो जाएंगे ये सबके सब नंबर्स। तो कैसे नंबर्स हैं आपके पास, ऑल विल बी कनेक्टेड, सो इट इज अ 1 1 फंक्शन। और यहाँ लिखा हुआ नॉट 1 1 फंक्शन, हैंस इट इज रॉन्ग। और इट इज एन ऑन टू फंक्शन, यस ये सबको कवर कर देगा, ये सबको कवर कर देगा। इट इज एन 1 1 एंड इट इज एन ऑन टू फंक्शन बोथ। तो हमारे पास इतना बढ़िया सवाल पूछा गया था जे एडवांस के अंदर। मुझे मालूम है आप में से आधों के बाउंसर गया होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने फंक्शन चैप्टर के अंदर कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मेरी जो कैलकुलस वाले बुक है उसके अंदर आपको इसके ढेर सारे सवाल करने को मिलेंगे, करिएगा। और कंपोजिट सिर्फ यही नहीं रुक जाता है,
आप देखोगे कि जो आगे आने वाले कैलकुलस की जो चैप्टर्स होते हैं, लिमिट्स की हम बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में भी एक कंपोजिट फंक्शन के ऊपर बढ़िया सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने कैसे किया, मैपिंग के थ्रू इसको समझने का प्रयास किया। पहले 4 ऑप्शंस के अंदर चारों बातें इन्होंने पूछ ली थी, 1-1 और मैनी 1 के लिए क्लासिफाई करना, उसको सोचना, क्योंकि एक एक्सेप्शन बहुत होता है उसको मैनी 1 की कैटेगरी में डालने के लिए। तो हमने इसको कैसे ट्रू किया है, कैसे देखा है, मैपिंग से देखा था पहले वाले में, तो 1 और 2 के दोनों 1 पे जाके कनेक्ट हो रहे थे, तो मैनी 1 हो गया, कनेक्शन सारे बन रहे हैं इसलिए ऑन टू बन गया था। बारी जब जी की आई तो जी के लिए भी हमने ऐसे ही मैपिंग बना के देखा, 1 कनेक्ट नहीं हुआ तो रेंज में 1 नहीं आएगा, तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं बना, डेटा सारे अलग अलग थे तो ऑन टू नहीं था, बट 1-1 तो ये था। ठीक है, बारी आई फॉग और गॉफ के बारे में। फॉग और गॉफ के बारे में बारी आई तो हमने सबसे पहले इधर गॉफ बनाया। गॉफ के बारे में ये इनपुट थे, जब हमने देखा कि 1 और 2 पर सेम डेटा आता है तो सेम चीज हमने गॉफ के लिए 1 और 2 पे देखा तो सेम डेटा आ रहा है। बस 2 डेटा बहुत हैं, अगर सेम आउटपुट आ गया तो वो मैनी 1 बन चुका है। रेंज की बारी थी, तो रेंज के लिए हमने इसको यहाँ पर क्लासिफाई किया था कि नेचुरल नंबर रखते हैं तो z आता है, क्योंकि हमने देखा था कि f ऑन टू था, और फिर जब वो z हम g के अंदर रखेंगे, अभी अभी हमने देखा था कि यहाँ पर 1 कभी नहीं आता, तो इसकी रेंज में भी 1 कभी नहीं आएगा। तो मेन इवन तो देख ही चुके थे कि 1 और 2 पर डेटा सेम आते थे और ये आउटपुट सेम नहीं आया, तो हमारे पास गॉफ फंक्शन बन के आया मेन इवन एंड इनटू। फिर बारी आई फॉक के बारे में। फॉक के बारे में जी के अंदर एफ को रखा, क्लासिफाई किया, कब ऑड आता है कब इवन आता है, डेफिनेशंस को देखा, पॉजिटिव है तो इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होता है, नेगेटिव पर एक नंबर का मल्टीपल लिखा हुआ है, ये एक इवन नंबर है, दिस इज ऑलवेज इवन, तो जब इवन है तो ये डेफिनेशन, ऑड है तो ये डेफिनेशन, पता सॉल्व करके देखा, चाहे एन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सेम डेटा आ रहा है, n+2 दोनों जगह से सेम डेटा निकल के आता है, तो यानी ये फंक्शन ही सेम है। n+2 आप कोई सा भी इंटीजर रखिए तो जो भी नंबर हम रखेंगे उसके अंदर 2 ऐड हो रहा है, -1 है, -3 था तो -1 बन गया, और ऊपर वाले नेगेटिव जाओगे तो और नेगेटिव यहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये बन गया हमारे पास 1-1 एंड ऑन टू। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉपर्स डिसाइड करने वाला ही क्वेश्चन है, और सोच समझ के हम करेंगे तब सवाल बन जाएंगे, और इसके बहुत रैंडम तरीके से आलतू फालतू सॉल्यूशन भी दे दिए जाते हैं। हमने टू द पॉइंट सटीक बात करोगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे बनेंगे, और कई बार आंसर्स पता हो उसके हिसाब से हम देखें तो हमारे कॉन्सेप्ट सारे गड़बड़ा जाते हैं। एग्जाम में हमें कभी भी आंसर्स पता नहीं होते हैं। अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहिए तो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे बनेंगे, चाहे हो सकता है उस टेस्ट में आपके मार्क्स थोड़े कट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, उसी से एक्चुअल एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स आने वाले। जैसे मैंने बोला कि मेरे कैलकुलस की बुक के अंदर वो बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, मन लगा के पढ़िए। JEE Advanced 2025 पेपर 1 MCQ सेक्शन, जहाँ पर -2 की मार्किंग भी है, पार्शियल मार्किंग भी है, फुल मार्क्स भी है। फुल मार्क्स अगर हम देखें तो ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, 37% हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर आपके पास ये नंबर बनेगा +3 +4 मिला होगा इसके अंदर। मार्किंग स्कीम की बात करें तो आप देखिए +4 हमें इसके अंदर मिलेगा मार्क्स में। नहीं अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट अपने पास 73,000 हैं जिनको मिला है 0 मार्क, और पार्शियल मार्क मिलने वाले हैं हमारे पास 16,000। जिन्होंने रॉन्ग रेस्पॉन्स दिया है उनके पास पेनल्टी है -2 मार्क्स की। 22,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो -2 मार्क्स लेके गए होंगे, और देखिए 67 ऐसे हैं जिन्होंने पूरे मार्क्स लिए होंगे। सो दिस क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज रिलेटिवली एन ईजी प्रॉब्लम, क्योंकि आप देखिए बहुत बड़ा चंक है जो +4 लेकर चले गए, ट्रैप में नहीं फंसे। यानी 67 + 16 अगर हम देखें थोड़ा सा, तो 83,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ मार्क्स मिला है इसके अंदर। सिर्फ 22 है जो -2 लेके गए हैं, और ये नंबर भी यहाँ पर देखें 73 ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। रीजन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉप करके जाते हैं, क्योंकि JEE एडवांस का इतिहास रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस चैप्टर के ऊपर पूछे जाते हैं। पर यहीं पर एक लर्निंग ये भी है, इसी के आसपास के नंबर या इनसे ज़्यादा नंबर ऐसा है जिन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स लेकर आए हैं। तो लर्निंग ये है, किसी भी चैप्टर को बिल्कुल छोड़कर मत जाइए। कंपेयर करें इसका बाकी MCQ से जिस पेपर में पूछे गए थे, ये उन सबसे आसान है, क्योंकि ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर 10%, 9%, 6% ऐसे भी परसेंटेज रही है।
चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जे एडवांस 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन जो पूछा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के ऊपर। ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट जनरली थोड़ा सा एक सिंसियर स्टूडेंट तो तैयार करके जाता है, पर एक एवरेज बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर डरता बहुत है। और हमेशा ये एडवाइस दिया जाता है कि दी जाती है टीचर्स के द्वारा कि भाई हमेशा चैप्टर को इतना जरूर पढ़ के जाइए कि पता नहीं कि कब आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक से इजी क्वेश्चन उठ के आ जाए। टफ भी बनाया जा सकता है, आसान भी बनाया जा सकता है, और यही हुआ इसके अंदर। अगर आप देखें पूछा तो एमसीक्यू के अंदर है, जहां पर कि -2 की मार्किंग हमको दिख रहा है, +4 भी है, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है, पार्शियल मार्किंग भी है। लेकिन जो एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो +4 इसके अंदर स्टूडेंट्स सिक्योर कर सकता है। बट थोड़ा सा बात यह है कि स्टूडेंट्स कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के चले जाते हैं। तो लर्निंग यही है कि जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ उनको यही है, किसी भी चैप्टर को कंप्लीटली छोड़कर मत जाइए, कि एवरेज लेवल तक उसकी प्रिपरेशन जरूर करके देखिए। देखिए एडवांस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने को बोला गया है। आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, Z1 लिखा है 1 + 2 आयोटा, Z2 लिखा है 3 आयोटा। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके पास से, x, y है जो r क्रॉस r में है, और यहां से एक मॉडुलस लिखा हुआ है, दो मॉड इक्वल किए गए हैं। आइए पहला वाला है x + आयोटा y, और Z1 लिखा है तो Z1 का डेटा हम रख देंगे -1 - 2 आयोटा। फिर 2 लिखा है x + आयोटा y, फिर अपने पास Z2 लिखा हुआ है, Z2 मतलब 3 आयोटा। तो कुछ नहीं करना, इनके मॉड निकालना है। और उसी से जो इक्वेशन आएगी, ओपोलिनियर सर्कल की इक्वेशन है। अगर आप देखें तो ये x - 1 का होल स्क्वायर है और y - 2 का होल स्क्वायर है। यहां से 4 आ जाएगा आपके पास से, x² है, y - 3 का होल स्क्वायर है। सबसे आसान तरीका यही है इसको करने का, सबसे आसान तरीका। यहां से 4x का स्क्वायर आता है, 4y का स्क्वायर आता है, या 9 है 36, और आपके पास से 6 बनेगा विच इज 24y। So on further simplification we are having 3x का स्क्वायर, 3y स्क्वायर, x वाला डेटा इधर जाएगा विच इज 2x, यहां से आपके पास है 20y। कांस्टेंट हमको भी देख लेते हैं, वी आर हैविंग 5 फ्रॉम हियर, और 36 यहां पर है, सो 31। सर्कल की इक्वेशन है x² + y² + 2/3 टाइम्स x आता है आपके पास से, 20/3 टाइम्स y, एंड इट इज 31/3 इज इक्वल टू 0। ज्योमेट्री इन कैलकुलस, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला, मॉडुलस का फार्मूला। यहां से अगर हम देखें तो सेंटर आता है क्या, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है, x के कोफिशिएंट का हाफ देन नेगेटिव, तो इसको हाफ करेंगे तो 1/3 आएगा, देन विल पुट अ माइनस साइन। y के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे तो 20/3 विल बिकम 10/3, देन नेगेटिव साइन, तो प्लस बन जाएगा। तो दिस इज द सेंटर। -1/3 ये वाला गलत हो गया है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट। और रेडियस हमें यहां से निकालना है, द फॉर्मूला इज g² + f² - c। तो एक तरीके से दो क्वेश्चन भी पूछ लिए, दो चैप्टर भी पूछ लिए यहाँ पर। सर्कल का बेसिक यूटिलाइजेशन, डिस्टेंस और रेडियस, डिस्टेंस सेंटर और रेडियस को कैलकुलेट करना। 31/3, 101 माइनस 3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज कमिंग एज 93/9। 3 को बाहर ले लेते हैं, 1/3 आ जाएगा। यहां से 8 जैसा ये दिख रहा है, √8 आता है आपके पास, विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज 2√2/3, विच इज द डी ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर विल मार्क AD। पार्शियल मार्किंग को भी समझिए, अगर AD मार्क किया होगा तो आपको मिलेगा +4, लेकिन जिन स्टूडेंट ने सिर्फ A मार्क किया होगा उनको मिलेगा +1 ओनली, जिसने D मार्क किया होगा ओनली D मार्क +1, और जिन्होंने एक भी अगर गलत मार्क कर दिया उनको सीधा मिलेगा -2। ये पूरा एक्सप्लेन करते हो पूरा कि क्या क्या ऑप्शंस कैसे कैसे आपको मार्क करने होते हैं। ओके गाइस, फेयरली सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड इन JEE Advanced 2025 पेपर 1। JEE Advanced 2025 पेपर 1 में हमारे पास न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के ऊपर क्वेश्चन है, जहां पर गैस करना बहुत नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट हमें इनके आंसर्स देने होते हैं। जिस मार्किंग के साथ पूछा गया है वो सही करने पर +4 है, गलत करने पर या अटेम्प्ट नहीं करने पर 0 ही मार्क है। तो आप देखिए सिर्फ 4% स्टूडेंट ऐसे हैं,
7,400 स्टूडेंट जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिया होगा। तो यस, स्टूडेंट के हिसाब से ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, ये परसेंटेज काफ़ी लो है। इसमें इसी पेपर में ऐसे भी सवाल थे जो कई बार मोर देन 50%, 30%, 35% सही भी हुए हैं। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें सिर्फ 4% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया, वहीं पर 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको गलत अटैम्प्ट किया, इनके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नहीं करने वाले स्टूडेंट भी अपने पास अच्छा खासा नंबर है 26%। तो परसेंटेज सही करने वालों की कम है, बहुत कम है, 4% तो कम ही होता है। अगर यही क्वेश्चन एससीक्यू में ऑप्शन बना के पूछा जाता, हम बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहे, तो भी स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज हो जाता, क्योंकि ABCD में गैस करना ईजी रहता है, वही न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में गैस करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा नंबर लिखें। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन विल कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व कि क्या इनका सही स्टूडेंट्स है, उनका डेटा में ये बात बता रहा है। तो चलिए फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। Let the set of all relation R on the set of A, B, C, D, E, F such that R is reflexive and symmetric and R contains exactly 10 elements। ठीक है, इसके अंदर exactly 10 एलिमेंट हो इस रिलेशन के अंदर, और वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना जरूरी है, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन S के अंदर क्या होगा। तो ऐसे कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। ये जो सिंबल बनाया गया है जो S जैसा दिख रहा है, ये इसके अंदर 10 एलिमेंट रखे जाएंगे रिलेशंस के। एक रिलेशन जिसके अंदर 10 एलिमेंट है, और वो कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। आइए बात करते हैं। किसी रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए ईच एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड, ईच एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ। ये तो होने ही चाहिए कि ईच एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ। तो यहां से हमारे पास 6 एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो ये एलिमेंट्स तो श्योरिटी के साथ रहेंगे। अब 10 एलिमेंट्स की जगह है, तो आपके पास बचते हैं 4। तो हमें अगर सिमेट्रिक बनाना है, तो सिमेट्रिक के लिए अगर अल्फा इज कनेक्टेड टू बीटा, देन बीटा मस्ट बी कनेक्टेड विद अल्फा। तो हम अगर दो के पेयरिंग करने की सोचे, वी आर हैविंग 6 एलिमेंट्स, 6C2 से यहाँ पर अपने पास 6 एलिमेंट है। अगर मैं 6 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट चूज करता हूं, 6C2 वेज हमारे पास बनेंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 6 × 5/2, 15 पेयर्स आप बना सकते हो। अगर दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, तो फिर हम उससे रिलेशन लिखते टाइम 2 कैसे बनेंगे, जैसे आपने अल्फा और बीटा चूज किया, 2 आपने चूज किए, तो एक हो गया अल्फा बीटा, और दूसरा क्या लिखा जाएगा, क्योंकि हमें उसको सिमेट्रिक बनाना है, दूसरा में लिखना होगा बीटा, अल्फा। अगर ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली अब वो रिलेशन कैसा बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। पूछा यह है कि 10 एलिमेंट होने चाहिए, 10 एलिमेंट होने चाहिए। हमारे पास यहां कितने हैं, 6 एलिमेंट तो किसकी वजह से आ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव। तो आपके पास से सिमेट्रिक बनाने के लिए आपके पास 4 पेयर्स की जगह 4 एलिमेंट्स और आ सकते हैं इसके अंदर, ऑर्डर्ड पेयर। बेसिकली बात ये ऑर्डर्ड पेयर। हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कितने, हमने 2 एलिमेंट चूज किए हैं, ऐसे हम 15 पेयर्स बना सकते हैं। इन 15 पेयर्स के अंदर से हमें सिर्फ 2 पेयर्स उठा लेने हैं, कॉम्बिनेशन दोनों ले लिए जाएंगे। 2 पेयर उठाएंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे 4, अल्फा कॉमा बीटा, और ये एक ये ले सकते हैं गामा और डेल्टा, तो डेल्टा एंड गामा। तो जैसे हो जाएंगे 4 एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट हो जाएंगे, तो फिर ये इतने की रिक्वायरमेंट है हमें, 10 एलिमेंट के बन जाएंगे। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, दे विल ऑलवेज प्रेजेंट फॉर द रिफ्लेक्सिव। 15 है, वी कैन हैव 15C2। इन पेयर्स में से कोई से भी हम 2 उठा लेते हैं, वी आर हैविंग 15 × 14/2, इट इज 105। तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है। जितने नंबर ऑफ रिलेशंस उस पर्टिकुलर सेट के अंदर कंटेन करेंगे, क्योंकि 10 इसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए उस रिलेशन के अंदर, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें 6 तो ऑर्डर्ड पेयर किसके आ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव के, जगह बचती है 4,
जो है सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक में हमारे पास 6 एलिमेंट से हम 2 के कॉम्बिनेशन से 15 पेयर्स बना सकते हैं। जब हम एलिमेंट रखने की बात करेंगे तो अगर अल्फा बीटा है तो बीटा अल्फा भी रखना पड़ेगा। 6 आ चुके हैं, 4 ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो इन पेयर्स में से 2 पेयर्स पिक कर लो, उनके ये कॉम्बिनेशन हो जाएंगे तो 4 एलिमेंट बन जाएंगे, तो 15C2। सो द करेक्ट आंसर इज 105। ये प्रोफाइल की क्वेश्चन रिसेंटली जेई मेन के अंदर भी काफी सारे पूछे गए थे इसके ऊपर। ये जेई एडवांस के अंदर भी ये वाले सवाल पूछा गया है। जेई एडवांस 2025 पेपर 1 न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, जहाँ पर डेसिमल के 2 डिजिट तक हमें आंसर देना है। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो आंसर उसी का आता है जिसने सच में सॉल्व किया हो, क्योंकि गेस वर्क यहाँ पर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो आपको मिलेगा 5.5%। पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, यानी 9,929 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +4 लिया होगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना और गलत करने पर सेम मार्क्स है, यानी 34% को भी 0 मार्क्स मिला होगा और वहीं पर 60% के आसपास को भी 0 मार्क्स मिला होगा। दोनों ही केसेस में 0 मार्क्स है। यहाँ आपके पास +4 मार्क्स आते हैं। ओनली 5.5% के आसपास ये डेटा हमारे पास से बन रहा है, 10,000 के आसपास। ठीक है, सो इस नंबर को बनाते हुए चलिए, 10,000 के आसपास इस नंबर को मानकर चलिए कि हमें हमारी तैयारी को थोड़ा और बेटर करना होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर SCQ में पूछा जाता तो डेफिनेटली ये नंबर बढ़ जाता। क्योंकि क्या होता है ना, ABCD जब दिखते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि हमारा जो तुक्का है वो भी लग जाए, या जो हम कैलकुलेशन करके आंसर लेकर आ रहे हैं तो हम वेरीफाई करने का चांस हमारे पास होता है। लेकिन न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में ऐसा नहीं होता, जो आ गया हमारे पास कुछ आइडिया नहीं क्या उसका आंसर बनेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई द नंबर यहाँ पर जो रहता है उसमें से तुक्के वाले स्टूडेंट्स हट जाते हैं। तो दिस इज द नंबर विच सेज दैट इतने स्टूडेंट्स ने इसको करेक्टली सॉल्व किया। तो रिलेटिवली देखा जाए तो इसी पेपर में 3-4% वाले भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे। 5.5 है, इस बिटन एवरेज लेवल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सिंसियर स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में बना के आएंगे तो बन जाएगा सवाल। एग्जाम में क्या है, कॉन्स्टेंटली पैरेलली टाइम भी चल रहा होता है। घर पर आके कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, पर वही सवाल अगर हमसे एग्जाम में बनेगा तब उसकी का बात ही अलग होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और चलिए इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये वन ऑफ द क्वेश्चन वो है जिसको स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा सही किया होगा, अगर उन्होंने वेक्टर 3D की ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है और रिवीजन कर रखा है। तो आइए पढ़ते हैं क्या पूछा। दे आर 2 पॉइंट्स M and N in XY plane. Mn denotes a vector from M to N and 0 denotes the 0 vector. ये एक जनरल डेफिनेशन बता रखी है कि क्या हो रहा है। 2 पॉइंट अगर Mn है XY प्लेन के अंदर तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और 0 के ऊपर साइन 0 वेक्टर है। ठीक है, जनरल नोटेशन जो होता है। लेट PQR be the 3 distinct point in XY plane. Let S be the inside the triangle of PQR. PQR इसके अंदर एक S पॉइंट है, कहीं पर बोला गया है लेट S be the point inside the triangle PQR। फिर एक डेटा हमें गिवन है ये। तो देखिए हमें काम करते हैं, ये जो ऑर्बिट पॉइंट है इसी को हम ओरिजिन ले लेते हैं एज ओरिजिन, और S के रेस्पेक्ट में जो SP वेक्टर है इसको हम मान लेते हैं कि इट इज अ P वेक्टर। जो S से Q वेक्टर है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज अ Q वेक्टर। जो S से R की तरफ जा रहा है, लेट्स से इट इज अ स्मॉल r वेक्टर। सो लेट्स अज्यूम फ्यू वेक्टर्स। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस उसको देख लेते हैं। गिवन टू अस इज SP वेक्टर 5 टाइम्स, SQ वेक्टर 6 टाइम्स, SR वेक्टर इज 0 अकॉर्डिंग टू द डेटा। ये हमारे पास से एक डेटा बन के आता है, इस रिलेशन को यूटिलाइज करेंगे। पूछा क्या है, E and F be the midpoints of side PR and QR। PR यहां पर है, it is some point E and F is the midpoint of QR। तो एक बात बताइए, अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमने इसको बनाया कि ये P वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ये Q वेक्टर है, ये R वेक्टर है, तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख पाएंगे, ये दोनों का मिड पॉइंट है तो P प्लस R बाई 2 और F बन जाएगा आपके पास से Q प्लस R बाई 2। ठीक है, ये फायदा हुआ, S को ओरिजिन लिया उसके रेस्पेक्ट में बनाने से। पूछा क्या है,
लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट EF, लेंथ की बात हो रही है यानी मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है। EF वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और हमें ES वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। EF क्या है, बाद वाले में से पहले वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, SF माइनस SE, आपके पास यहां से SE क्या बनेगा उसके बारे में बात करेंगे हम। तो SE वेक्टर के बारे में भी यहां बात करते हैं कि क्या बात बनेगा। जी, SF क्या है, S के रेस्पेक्ट में F का कोऑर्डिनेट, इट इज रिटन एज Q प्लस R बाई 2 एंड S के रेस्पेक्ट में E का वो भी बना लेते हैं, इट इज P प्लस R बाई 2। डिवीजन में लिखा हुआ है ES यानी E पॉइंट के कोऑर्डिनेट की हम बात करें, E पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये रहा P प्लस R। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो सब जगह से ये जो हाफ का फैक्टर है ये सब जगह से कैंसिल हो रहा है, जस्ट रिमूव इट और आप देखिए क्या डेटा बनता है। यहां पर अगर हम देखें R से R चला जाएगा, वी आर हैविंग Q माइनस P एंड इट इज P प्लस R। हमारे पास PQR में एक रिलेशन है, किसी भी एक को एलिमिनेट कर दीजिए, P यहां लिखा हुआ है, Q को हटा देते हैं। तो अगर हम Q लिखना चाहें तो आपके पास से -6R माइनस P डिवाइडेड बाय 5 इसको लिखा जा सकता है। टू यूज दिस रिजल्ट, Q वेक्टर किसी एक को इससे कॉम्बिनेशन में लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। -6R माइनस P बाय 5 माइनस P वेक्टर डिवाइडेड बाय P प्लस R वेक्टर। थोड़ा एलसीएम ले लें, देखते हैं क्या बनता है। 5 यहां बनेगा तो 1 एंड 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा फिर से। तो जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हमारे पास से -6/5 का मॉड आता है, ऊपर लिखा हुआ है मॉड ऑफ R प्लस P, नीचे भी लिखा हुआ है मॉड ऑफ R प्लस P, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। वी आर हैविंग 6/5, हमें डेसिमल तक लेकर जाना है, डिवाइड कर देंगे तो आपके पास से आ जाएगा 1.2। अब बताओ बच्चों, कौन कहता है जेईई एडवांस का पेपर टफ आता है? अरे कुछ सवाल तो उसके अंदर जरूर ऐसे होते हैं जो अब डुएबल होते हैं। तो आपका आंसर इसके पास से आने वाला है 1.2। 1.20 भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फेयरली एक क्या कह सकते हैं कि मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन है, बनाने वाला है, मार्क्स आने चाहिए। मार्क्स कितने मिलते हैं इसके अंदर? +4 मार्क्स इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। जिस एग्जामिनेशन में 30-40% अगर हमारे पास मार्क्स आ जाए तो IITian बन जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेटर करने की बात करें तो जरूर इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर हम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 का एक वो सवाल जो पूरे देश में 1.5% स्टूडेंट से भी सॉल्व नहीं हुआ। देखिए परसेंटेज, 1.44% स्टूडेंट ऐसे यानी 2607, सिर्फ इतने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन सही हुआ था जो इसके अंदर +4 मार्क्स लेकर आए थे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना या गलत करना सेम बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 32% को भी 0 मार्क्स मिला और जो अटेम्प्ट करके आए थे 65% उनको भी 0 मार्क्स मिला। सही करने वाले स्टूडेंट 1.44, वेरी लेस नंबर, 2500 के आसपास स्टूडेंट है जिन्होंने इसको सही किया है। तो ये मान के चलिए जिसमें तुक्के लगाने वाले स्टूडेंट होंगे ही नहीं, जिनका एक्चुअल में डेटा या आंसर निकल के आया होगा उन्हीं को इसके अंदर मार्क्स मिले होंगे, एंड दैट नंबर इज़ क्वाइट लो। और यही अगर SCQ में होता तो ये परसेंटेज बढ़ जाता। न्यूमेरिक रिस्पॉन्स में गैस करना, उसमें तुक्के नहीं चलते हैं। जिसको जेन्युइनली कॉन्सेप्ट आता होगा प्लस कैलकुलेशन बनानी आती होगी, जिसने कैलकुलेशन भी सही की होगी, तभी उसका आंसर बनेगा। कई स्टूडेंट जिन्होंने गलत किया उसमें ऐसे भी होंगे तो बाय मिस्टेक कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ केसेस नहीं काउंट किए या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो फिर गलत आंसर आया। तो ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन लर्न करना ही करना है, तभी हम आंसर तक पहुंचेंगे। आंसर आएगा तभी मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो कीप फोकस्ड। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट S बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1 एंड 2। 7 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं सारे, जिसको किस पे रखा गया है? सेट S के अंदर। और कैसे बनाने हैं वो आप देखिएगा, यूजिंग द डिजिट्स
0, 1 एंड 2, इसके अलावा कोई और डिजिट को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। इट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन और ये लिखा है फॉर एग्जाम्पल 2210 7 डिजिट हो गई है, ये अलाउड है और कोई डिजिट यूज में हुई नहीं है। बट 0210222 ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पर 0 आ गया है। जब फर्स्ट प्लेस पे हम 0 रख देंगे तो फिर वो 7 डिजिट में काउंट नहीं होगा, वो 6 डिजिट में काउंट होगा। तो यूनिट प्लेस पर जो फर्स्ट प्लेस है उस पर 0 नहीं रखना है। Let S be the elements X in the S such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in the X। ये जो लाइन लिखी है ये अगर आप समझ गए तो सवाल बन जाएगा। बोला ये है कि ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर जिनके अंदर एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स 0 and 1 appears twice। 0 एग्जैक्टली 2 बार आए या 1 एग्जैक्टली 2 बार आए, एटलीस्ट ये वाली बात पूछी जा रही है, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी की बात यहां पर हो रहा है। तो अगर मैं ए को ये समझता हूं कि हमारे पास 00 है और बी की अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास 11 है, 2 बार 1 आता है, तो आप समझ के चलिए हमसे एटलीस्ट पूछा है यानी ये पूछा है। तो इसके लिए फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है पता है आपको, एन ऑफ ए एन ऑफ बी अलग अलग काउंट करेंगे और फिर इनमें वो वाला केस भी हटाएंगे जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, क्योंकि डबल काउंट हो जाती है। यानी ऐसे नंबर्स भी हटाने होंगे जब 00 एंड 11 दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। वर्ड यूज दिस एटलीस्ट, तो दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। चलिए पहले वाले की बात करते हैं जब डबल जीरोस की हम बात करने वाले हैं। सो एन ऑफ ए की हम बात करेंगे, डबल जीरोस एक साथ हैं, एक साथ नहीं है, 2 जीरोस को यूटिलाइज कर रहे हैं। 7 डिजिट नंबर जब आप बनाने जाएंगे तो आप जानते हैं कि फर्स्ट प्लेस पर तो 0 नहीं आ सकता, आपके पास 6 जगह बचती हैं 6 या 2, इनमें से कहीं पर भी आप 2 जगह सेलेक्ट कर लीजिए और दोनों जगह आप जाके क्या फिल कर सकते हैं, 0 फिल कर सकते हैं। तो 2 जीरोस अगर चाहिए एग्जैक्टली 2 जीरोस तो वो तरीके हो गए, एंड चूज एनी 2 बॉक्स एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, क्योंकि अगर फर्स्ट पर रख दिया तो फिर 7 डिजिट नहीं बनेगा। तो बचे हुए 6 बॉक्सेस में से कोई से 2 जगह हमने चूज कर ली। अब सोचिए जगह कितनी बची हैं, 7 बॉक्सेस में से 2 फिल किए हैं, 5 बॉक्सेस बचे हैं इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन। सो वी आर हैविंग फॉर एवरी बॉक्सेस वी आर हैविंग 2 चॉइसेस, आइदर आई कैन पुट 2 और 1। सो ये मेरे पास डेटा है 6 × 5/2 × 2 to the power 5 अपने पास लिखा है, ये 30 है, आपके पास ये 16 आ जाएगा। तो फर्स्ट डेटा वी आर गेटिंग दिस एज 480। फर्स्ट वाला डेटा एन ऑफ ए अपने पास आया है 480। अब हम एन ऑफ बी की बात करते हैं। एन ऑफ बी क्या है, जब हमारे पास 1 1 की क्वांटिटी 2 हो, ये रहा डिजिट 1 1 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार आता हो। अभी अगर ये 2 बार आता है तो फिर यहां पर क्या है ना, ये थोड़ा सा केस ऐसा है जिसको थोड़ा आपको समझना होगा। 0 के साथ ये प्रॉब्लम ये था कि 0 फर्स्ट जगह पर नहीं आ सकता है, वरना 6 डिजिट रह जाएगा। पहला केस ये है कि जब ये स्टार्ट ही 1 से होता है, और दूसरा केस ये है कि जब ये स्टार्ट 1 से नहीं होता है। तो देखिए आप 3 है, 3 6 से एक और डब्बा आएगा, बॉक्स आएगा, ठीक है। हाँ, तो आप देखिए जब ये स्टार्ट 1 यहां से शुरू होता है तो अब 0 और 2 कहीं पर भी आ सकते हैं। हमारे पास 1 और 1 2 बार था, तो आपके पास 6 प्लेसेस हैं, 6 में से कोई सी भी एक जगह अगर आपने चूज की, वहां आप क्या रखोगे, वहां जाके आप सीधा 1 रख दोगे। बाकी आपके पास कितने बॉक्सेस बचे हैं, 5। उन 5 बॉक्सेस में मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो 0 रखूंगा या 2 रखूंगा। क्योंकि अब फर्स्ट प्लेस फिल्ड है तो 0 कहीं पर भी आ सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सो 2 × 2 to the power 5 आपके पास है, 6 × 32। सो आई एम गेटिंग दिस एज 192 एज द फर्स्ट नंबर। सेकेंड केस, फर्स्ट प्लेस पर हमने 1 नहीं रखा है, मत रखिए पहले वाली जगह पर 1, तो फिर कहां रख सकते हो आप, कोई सी भी 2 जगह चूज कर लीजिए, 6 में से 2 जगह चूज कर लीजिए, वहां पर जाकर आप क्या कर दीजिए, 1 रख दीजिए। रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट वाले प्लेस पर अब हमारे पास एक समस्या है कि पहले वाले पर 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा,
तो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो गया है, 1 भी नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, यानी यहां पर हम फिल करने वाले हैं 2, यहां फिक्स हो गया, फिर 2 आएगा। ठीक है, 2 पहले फिल हो चुके हैं, यहां 2 आ चुका है, बॉक्सेस है 7, 3 फिल हो चुके हैं, बचे हैं 4, और उन चारों बॉक्सेस पे हमारे पास दो ऑप्शंस है। क्या क्या? 1 को तो रख नहीं सकते, या तो 0 रखेंगे या फिर हम वहां पर 2 रखेंगे। तो आपके पास है 6 इंटू 5/2 इंटू 2⁴, ये 30 है, यहां से 8 आता है, यू आर हैविंग 240। सो मैं अगर आपसे पूछूं एन ऑफ बी की क्वांटिटी आप मुझे बताइए, तो ये आता है 192 प्लस 240, 432 हमारे पास डेटा आता है। एन ऑफ ए इज कमिंग एज 480, और एन ऑफ, ये थोड़ा डेटा हम देख लें एक बार, कोई गड़बड़ ना हुआ हो, ये 432 हमारे पास है, सेकंड वाला केस यहां से निकल के आता है। अब क्या हुआ है, अब इसमें एक केस वो भी होगा जब ये दोनों चीजें एक साथ हो रही होंगी, तो वो कॉमन वाला इसमें भी आ चुका है, इसमें भी आ चुका है। जब 111 साथ में है तो इसके अंदर 00 वाले भी होंगे, और जब 00 वाले इसमें 11 वाले भी होंगे, पर काउंट कितने बार होने चाहिए? एक ही बार होना चाहिए। यूनियन पूछा, एटलीस्ट 1 वाली बात पूछी है, तो दोनों को एक साथ बनाने वाली बात हम बनाते हैं। हम सीखते हैं अब ए कॉमन बी, यानी कि 0 2 बार है और 1 भी एक एक बार है, तो फिर डिसाइड हो चुका है, क्योंकि तीसरी डिजिट हमारे पास फिर 2 ही है। अगर हम देखें यहां पर तो लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली इतने बार ही आने चाहिए, तो 0 2 बार है, 1 2 बार है, तो फिर हमारे पास बाकी जो 7 बॉक्सेस में 2 2 2 वाली क्वांटिटी है, वही एक ही डिजिट बची है, जिसको फिर 3 बार आना होगा। जब हम बॉक्सेस को अरेंजमेंट करने जाएंगे, 7 डिजिट अगर हमें बनाना है, 7 डिजिट अगर हमें बनाना है, तो पहले वाली जगह पर 0 नहीं आ सकता, तो बचे हुए 6 बॉक्सेस में आप सब जगह 0 रख दीजिए। ये लीजिए, 0 का अरेंजमेंट हो गया। पहले प्लेस को छोड़कर बाकी जो बचे हुए 6 बॉक्सेस हैं, कहीं पर भी 2 बॉक्स चूज कीजिए और 0 रख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो बॉक्सेस बचे हैं, आपने 7 में से 2 बॉक्सेस चूज किए हैं, बचे हैं 5। 5 में से कोई से भी आप 2 बॉक्सेस चूज कर लीजिए, उस जगह जाके आप 1 रख दीजिए, और बचे हुए जो बॉक्सेस हैं आपके पास सभी जगह एक ही तरीका है कि आप बाकी सब बॉक्सेस में क्या रखें, 2 2 2 ही है, एक ही ऑप्शन है आपके पास है जो आप जाके रख सकते हैं। तो कॉमन वाला डेटा हमारे पास से आता है 6 इंटू 5/2 इंटू आपके पास से 10 आता है, सो वी आर हैविंग दिस एज 150। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या चाहते थे, एटलीस्ट या आइदर और की बात हो रहा है, तो वी आर लुकिंग फॉर ए यूनियन बी। क्या डेटा बनेगा बताइएगा? पहले वाले का 480 है, प्लस 432 है, और माइनस भी हमें करना है 150। कितना बन जाएगा अगर आप इसमें से 150 हटाएंगे? ऊपर वाले में से हटा दो, एक काम कर दो, सो 330 एंड 432, वी आर हैविंग 762 इज द करेक्ट आंसर। तो 762 हमारा इसके पास से करेक्ट आंसर निकल के आएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर जे एडवांस 2025 पेपर 1। बहुत बढ़िया सवाल है। एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दमखम लगेगा, एक आध नंबर भी आगे पीछे, तुक्का तो लगा ही नहीं सकते हैं इसके अंदर। सवाल बहुत प्यारा है, सोच सोच के बनाना, एग्जामिनेशन के अंदर बनाना, बिल्कुल एक समझदार बालक ही इस बात को बना पाएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। जे एडवांस 2025 पेपर 1 न्यूमेरिक रेस्पॉन्स का क्वेश्चन है। रिलेटिवली इजी कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इसको 6% के आसपास स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है। जो मार्क्स लेके जाएंगे +4, जो कि 10,000 के आसपास है। इसी पेपर के अंदर ऐसे भी सवाल थे जो 1.5% से भी कम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उस रिलेटिवली देखा जाए तो उसके हिसाब से तो ये 4 गुना मार्क्स है, तो उसके हिसाब से आसान सवाल माना जाएगा। लेकिन देखा जाए कि पूरे देश में सिर्फ 6% बच्चों का सही हुआ था, तो फिर देखने को लगता भी क्या डिफिकल्ट भी होगा। प्रॉब्लम क्या है कि जिस कैटेगरी में पूछा गया है वो है न्यूमेरिक रिस्पॉन्स, वहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास नहीं होते हैं। वैसे क्वेश्चन एक एवरेज लेवल क्वेश्चन है, डूएबल क्वेश्चन से आप बना सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए जिनका गलत आंसर आया है जो कि 1,25,000 है, उनके भी 0 मार्क्स हैं,
और जिनके आंसर नहीं आए हैं, जिन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किया है, उनके भी 0 मार्क्स आएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अंडरस्टूड? बात बनी, आपको समझ में आया? सो वी आर हियर फॉर +4 मार्क्स, जो कि देख रहे हैं सिर्फ 10,000 के आसपास है। हमें भी उन स्टूडेंट्स में जाना है, तो चलिए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट लगी हुई है और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी यहाँ पर दिख रहा है। तो मतलब क्वेश्चन के अंदर लिमिट को सॉल्व करने के लिए लगता है कि एलोपिटल का यूटिलाइजेशन होगा और इन डेफिनेट इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के हमें लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अल्फा बीटा आर द रियल नंबर्स और लास्ट में जाते जाते हमें अल्फा प्लस बीटा ही लेकर आना है। जो डेटा गिवन है उसको शुरुआत करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर है x पावर क्यूब और ये लिखा हुआ है अल्फा बाय 2 0 to x dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस बीटा x cos x इज इक्वल टू 2। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इंटीग्रेशन कब खत्म हो रहा है और दूसरी टर्म कहाँ है। dt यानी इंटीग्रेशन तो यहीं तक है, बीटा x cos x अलग है, x क्यूब यहां पर अलग है और 2 लिखा हुआ। आइए फॉर्म चेक करते हैं। लिमिट में कभी भी आगे बढ़ने के पहले हमेशा फॉर्म चेक कर लेनी चाहिए। x 0 की तरफ जा रहा है, नीचे 0 है, 0 से 0 इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा और यहां भी 0 है, तो फॉर्म इज 0 बाय 0 फॉर्म। बुला लीजिए, LH रूल लगाते हैं। तो यहां पर अगर हम डिफरेंशिएट करने पहुंचेंगे तो आपके पास यहां से डेटा बनेगा 3x स्क्वायर। अल्फा बाय 2 कॉन्स्टेंट है, सेम रहेगा। x आएगा आपके पास है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 0 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। फिर ये क्लोज हुआ, यहां पे इसका डेरिवेटिव बनाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगेगा x cos x के अंदर, पहले x का डेरिवेटिव कर दिया 1 तो cos x आया, फिर cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास से माइनस साइन x आता है। ये डेटा हमारे पास से सामने लिखा हुआ है 2। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं और फर्दर आगे बढ़ते हैं कि और हमसे आगे इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है। x और साइन x को देख के लगता है कि ये तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले चलते हैं। अल्फा बाय 2 है, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर है प्लस बीटा है, cos x है, डिवाइडेड 3x का स्क्वायर है। यहां पर अगर हम देखें तो आपके पास से बीटा बनेगा और बाई 3 भी रहेगा। एक x से यहाँ स्क्वायर है तो एक x बचेगा और यहां पर हम क्योंकि फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तो सेपरेट कर सकते हैं और लिमिट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा ये भी और यहाँ वाले भी, तो हम सेपरेट करके लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। सामने वाला डेटा अपने पास अभी भी आने वाला है 2। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ cos x है, cos x को तो हम एक्सपैंड कर देंगे, बात बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल वाले डेटा से। और इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, ये जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है। ठीक है, तो इसका बाइनोमियल या नेगेटिव पावर्स के लिए जो एक्सपेंशन होता है वैसे हम इसको देख लें। x 0 के आसपास है तो आप अगर आप ऐसे नहीं देख पाते हैं तो थोड़ा ये देख लीजिए कि ये इनफाइनाइट जीपी का सम लिखा हुआ है, तो क्या होता है a/1 माइनस आर। तो आप ऐसे देख सकते हैं, या तो नेगेटिव पावर्स के लिए आप एक्सपेंशन करके, या फिर यहां पर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे सोच लें कि ये a/1 माइनस आर वाले फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो ये इनफाइनाइट जीपी बनाई जा सकती है एक्स स्क्वायर जिसका कॉमन रेशियो होगा। तो अगर आप यहां से यहां जाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, भाई यहां से यहां पे एक लाइन में आ जाओगे, इनफाइनाइट जीपी x 0 के आसपास है a/1 माइनस आर, यानी इसको ये लिखा जा सकता है, तो फिर हम चलते हैं लिमिट के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा बाय 2, इसको हम लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। आगे लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि इतना आपने पढ़ा होगा, अगर नीचे एक्स स्क्वायर है फाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो एक्स स्क्वायर से हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बीटा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और भी टर्म्स आएंगी, डिवाइडेड बाय अपने पास है 3x का स्क्वायर। यह स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं साइन x अपॉन x की वैल्यू आपके पास से, दिस इज कमिंग एज बीटा बाई 3 और सामने आने वाला है 2। इसकी लिमिट हमने लगा दी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर टर्म्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। वी आर हैविंग अल्फा बाय 2 प्लस बीटा, और एक्स स्क्वायर को देखते हैं तो देखिएगा अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 फैक्टोरियल।
ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना, यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये है, ये लिखा जा रहा है यहां पर, डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर है, इट इज बीटा बाई 3 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसके आगे कहानी। तो ये डेटा अगर जीरो नहीं हुआ, सपोज कीजिए अगर ये जीरो नहीं हुआ तो नॉन जीरो ये अलग होते अपॉन में जीरो आएगा, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो कर दे, दिस विल लीड टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। इफ इट इज पॉजिटिव देन प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव तो फिर माइनस इन्फिनिटी। पर हमें फाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो फिर ये जीरो होना चाहिए। सो दिस हैज टू बी जीरो फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा हैज टू बी जीरो। सो वी कैन हैव अल्फा की वैल्यू -2 बीटा आनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ जीरो तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं आ पाएगी, और हमें गिवन है लिमिट की वैल्यू कितनी आई है 2 जो कि फाइनाइट है, तो फिर ये जीरो होगा। और यहां से लिमिट निकालेंगे तो देखिएगा जो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट है या हायर टर्म्स और आएंगी, कैंसिल हो जाएगा, आगे वाली सारी टर्म जीरो, आपके पास डेटा बनेगा अल्फा बाय 2, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1/3 लिखा हुआ है, एंड इट इज बीटा बाई 3, सामने आपके पास से 2 है। तो एक अल्फा बीटा का रिलेशन ये है, एक यहाँ पर है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे और आपके पास से अल्फा बीटा का डेटा निकल के आ जाएगा। यहीं पे हमें कंप्यूट करना है अल्फा प्लस बीटा क्या बनने वाला है। तो इस रिलेशन को मैं लिखता हूं कि अल्फा की वैल्यू एक तो -2 बीटा है, और एक यहां से जो लिखा हुआ है वो है अल्फा माइनस बीटा बाई 6, ठीक है, एंड माइनस बीटा बाई 3 का वैल्यू है 2। यहां से अगर हम देखें इसको तो ये 12 बन जाएगा। अल्फा की डेटा रख देते हैं -2 बीटा, -3 बीटा की वैल्यू 12 है। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज -12/5, द वैल्यू ऑफ बीटा, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बिकम 24/5, क्योंकि ये नेगेटिव एंड ट्वाइस है। आई गेस वी आर लुकिंग फॉर अल्फा प्लस बीटा, यस, सो इट इज 24/5 minus 12/5. The correct answer is coming as 12/5. 12/5 डिवाइड करते हैं, सो इट इज 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा तो इस 0.4, सो 2.4 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अप टू 2 डेसिमल है, 2.40 भी इसका आंसर बन जाएगा। सो गुड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना, थोड़ा सोचना, इस वाले को हैंडल करना, बाकी बनाई जा सकती है, क्वेश्चन डुएबल है। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर करते हैं, पर एग्जाम का माहौल ही अलग होता है, उस टाइम पे इसको सोचना, क्लिक करना, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। रिवीजन अगर कम हुआ तो भी नहीं सोच पाएंगे, ठीक है, थोड़ा लय में होना जरूरी है एग्जामिनेशन के आसपास। सो गुड क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 का सबसे आसान सवाल न्यूमेरिक रिस्पांस का अगर हम डिस्कस करें, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन पेपर 1 का ये है। देखिए परसेंटेज इस बात को समझाती है। इसी पेपर में ऐसे भी सवाल थे जो लेस देन 2% से भी सॉल्व हुए हैं, ये उन सब में थोड़ा ज़्यादा नंबर रखता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, तो गेस वर्क नहीं करता है। तो ये वही जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे जिनका कि एक्चुअल में आंसर आया होगा, एंड दैट नंबर इज 15,438 प्लस 4 मार्क्स। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो नहीं अटेम्प्ट करने को भी 0 मिला होगा, और जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया होगा उनके लिए भी मार्क्स 0 ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है। क्वेश्चन का रियल एनालिसिस स्टूडेंट के डेटा के साथ करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम हमारी प्रिपरेशन को चेक कर सकें कि मैं कहाँ पर फंसा, देश में कितने स्टूडेंट्स ने इसे सही किया होगा, जिनसे बिल्कुल सवाल नहीं हुआ तो आप इस कैटेगरी में हैं। जनरली जिन लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं उसके 2 रीजंस होते हैं, एक तो टाइम ही नहीं मिला, चाहे सवाल आता था पर टाइम नहीं मिला, एग्जाम में टाइम से भी लड़ाई चल रही होती है, दूसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था इसलिए भी अटेम्प्ट नहीं किया, समझ गए। सो 2 बातें हैं, और जिनका गलत हुआ है उसके भी 2 रीजंस हैं। हो सकता है कॉन्सेप्ट सही जानते थे, कैलकुलेशन मिस हो गई, आंसर तक नहीं पहुँचे तो गलत आंसर मार्क किया। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कॉन्सेप्ट आता था, मैनिपुलेशन में फंस गए तो आधा सॉल्व हुआ, फिर आंसर तक नहीं पहुँचे तो फिर मार्क नहीं करके आए, तो रैंडम नंबर लिख कर आए थे। अंडरस्टूड। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं डिटेल में कैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होगा। R डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एफ आर से आर में डिफाइन किया गया है। एफ एक्स जो है वो एक पॉजिटिव नंबर, वो एक हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस फंक्शन इज अ पॉजिटिव फंक्शन फॉर ऑल एक्स। फिर ये रिजल्ट
फंक्शनल इक्वेशन का भी इन्वॉल्वमेंट है, और आगे जाके इसी को प्रोग्रेशन के साथ भी मिक्स कर दिया। जिस चीज़ के लिए जेई एडवांस जाना चाहता है, जेई वाले जाने जाते हैं कि दो टॉपिक्स को मिक्स करना, दो चैप्टर्स को मिक्स करना। एक चैप्टर उठाया कैलकुलस से और एक चैप्टर को उठाया है एलजेब्रा से, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और फिर कुछ रिजल्ट्स हमें गिवन है और कुछ डेटा समेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो रिजल्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी जो फंक्शन है वो तो एक्सपोनेंशियल है। जो फंक्शन है वो तो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल के अंदर ही एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आता है। आप चाहे तो इसको रीचेक कर सकते हैं, ये बन जाएगा पी टू दी पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी टू दी पावर एक्स इंटू पी टू दी पावर वाई। बेस सेम होगा, पावर्स ऊपर जाकर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कुछ और डेटा हमें गिवन है A1 A2 A50 ऑल आर इन AP। हमें एक और डेटा गिवन है यहाँ पर एफ ऑफ A31 इज इक्वल टू 64 एफ ऑफ A25। ये डेटा अपने पास लिखा हुआ है, तो ये बनाइए इसको। तो यहां पर x की जगह रखेंगे तो a टू दी पावर p टू दी पावर 31 64 p टू दी पावर a25, क्योंकि बेस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर 31 माइनस a टू दी पावर 25 इज इक्वल टू 64। आप मुझे बताइए ये है कितना। अगर हम यहां से देखें इस AP के हिसाब से इसका फॉर्मूला लगाएं तो आप तो फॉर्मूला लगा दो, ज्यादा कुछ अगर दिमाग में नहीं आ रही बातें तो 31 आपको ढूंढना है। तो क्या करना होगा हमें, सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, तो यहां पे आपके पास है a प्लस 30d आ जाएगा, माइनस ये आपके पास है a प्लस 24d बन जाएगा। 64 सब जानते हैं 2 टू दी पावर 6 होता है, a से a कैंसिल है। आप देखिए p टू दी पावर 30 माइनस 24 इज 6 टाइम्स d, 2 टू दी पावर 6 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं p पावर d को हम यहां से 2 ला सकते हैं। एक रिजल्ट हमारे पास आ गया, वी आर हैविंग वन रिजल्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। एक रिजल्ट आ गया है कि p टू दी पावर d करते हैं तो फिर 2 आता है। इस समेशन की बारी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। समेशन निकाला जाएगा तो आप समझिएगा क्या बनेगा, p टू दी पावर a1, क्योंकि सिग्मा है 1 से स्टार्ट होगा। जैसा बोलते जा रहे हैं आराम से उसको लिखते जाएंगे। p टू दी पावर a2, p टू दी पावर a3, ठीक है। और यहां से आ जाएगा p टू दी पावर 50। ये डेटा आपके पास बनेगा, ठीक है। A1 A2 A3 अगर हम इसको थोड़ा सा AP के फॉर्मेट में लिख लें तो क्या है वो A प्लस ये बन जाएगा A प्लस डी, A3 बन जाएगा A प्लस 2D और A प्लस 49 प्लस D, ठीक है। तो डेटास बना, फिर एक GP का फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये डेटा हमको गिवन है, ये डेटा हमें गिवन है। तो हमारे पास एक रिलेशन यहां से आया हुआ है और एक यहां से बना सकते हैं हम, p टू दी पावर a प्लस 49 टाइम्स d एंड इट इज गिवन विद सम डेटा। तो आप देख सकते हैं कि यहां सब जगह से p टू दी पावर a में कॉमन ले रहा हूं, p पावर d, p पावर 2d एंड p टू दी पावर 49 टाइम्स d लिखा हुआ है। हमारे पास डेटा है p पावर d की वैल्यू 2 है, so it is 2, then it is 2 square and it is 2 to the power 49। ये एक जीपी का समेशन है जो हम अप्लाई कर सकते हैं कि फाइनली ये बनेगा कितना। फर्स्ट टर्म इज 1, 2 टू द पावर कितने टर्म से 1 से लेके 49 है, एक यहां पर है 50 हो गई, या सीधा सिग्मा देख लो 1 से 50 है तो 2 टू द पावर 50 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 एंड दिस समेशन इज गिवन एज 3 टाइम्स 2 टू द पावर 25 प्लस 1। ये डेटा अपने पास लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। p पावर 2 पावर 50 माइनस 1 है, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर देते हैं तो काफी हद तक हम इसके क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वी आर हैविंग नाउ p टू दी पावर a टाइम्स इसके फैक्टर करेंगे 2 पावर 25 माइनस 1, 2 पावर 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आपके पास है 2 टू दी पावर 25 प्लस 1। डेटा चेक कर ले एक बार, क्वेश्चन में क्या गिवन है, यही गिवन है, तो दीज टू आर गेटिंग कैंसिल्ड आउट। हमारे पास p टू दी पावर a का डेटा आ चुका है,
3/2 to the power 25 minus 1। एक रिजल्ट और था हमारे पास p पावर d, कॉमन डिफरेंस है ये फर्स्ट टर्म है, इट इज 2। पूछा गया है समेशन, लेकिन कहां से, 6 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वी आर लुकिंग फॉर नाउ f ऑफ p ऑफ ai स्टार्टिंग फ्रॉम i इक्वल टू 6 से लेके 30 तक। यहां पर सबसे पहले बात फंसती है कितने टर्म्स हैं। स्टूडेंट एक बार यहां काउंट कर रहे हैं, फंस जाते हैं कि सर 6 से लेके 30 है तो 24 होंगे, नहीं 25 टर्म्स है। देखिए 30 तक टर्म है, 6 से काउंटिंग कर रहे हैं तो मतलब 1 to 5 हटाया है, मतलब 25 टर्म्स यहां पर लिखी हुई है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास है p पावर ai, जो बनेगा आपके पास से p पावर a1 प्लस p पावर a2, और चलते चलते आपके पास है p पावर a30। क्योंकि ये AP में लिखा हुआ है तो आप समझ गए ये p पावर a बनेगा, ये p पावर a प्लस d एंड दिस इज p पावर a प्लस। लेकिन ध्यान रखिए इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 से है, समेशन पे ध्यान दीजिएगा, 6 से है स्टार्टिंग, हम 1 2 से नहीं है। तो समेशन जो है वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे। सो p6 है, p a टू द पावर 6, p a टू द पावर 7, ऐसे चलता जाएगा। इसको हम ओपन करते हैं, इट इज a प्लस 5d, इट इज a प्लस 6d एंड इट इज p पावर तो आपके पास है p टू दी पावर a प्लस 29 टाइम्स d। ठीक है, सब जगह से अगर आप देखें तो हमारे पास p टू दी पावर a प्लस 5d कॉमन है, तो आपके पास है 1 प्लस p पावर d, p पावर 2d, ऐसे चलता चला जाएगा। p टू दी पावर 5 भी आप इसमें से हटाएंगे ना तो आपके पास है 24 टाइम्स d बचेगा। ठीक है, फिर एक जीपी का समेशन है। वैसे भी जब नंबर्स एपी में होते हैं तो एक्सपोनेंशियल अगर उन नंबर्स का ले लिया जाए तो फिर वो जीपी में आ जाते हैं। तो यहां से डेटा बनाते हैं, वी आर हैविंग p टू द पावर a प्लस 5d, फर्स्ट टर्म इज 1, p टू द पावर d, दे आर 25 टर्म्स माइनस 1 अपॉन p टू द पावर d माइनस 1। जो डेटा अपने पास है उसका डेटा रख देंगे। ये लिखा हुआ है p पावर a, p पावर d होल पावर 5, p पावर d माइनस 1। बस ये डेटा रखते ही आंसर अपना इंतजार कर रहा है। p पावर a कितना है वो लिखा हुआ 3/2 टू द पावर 25 माइनस 1। p पावर d कितना है, दिस इज 2, इज 2 टू द पावर 5, यहां भी 2 माइनस 1, 2 टू द पावर 25 माइनस 1। बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कैंसिलेशन की तरफ लेकर जाते हैं और आंसर लेकर आते हैं इससे कि क्या फाइनली आंसर हमारा बनता है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, ये तो 1 है, कुछ है ही नहीं। तो आपके पास यहां से 3 आता है और 2 पावर 5 की वैल्यू 32 होती है। सो द करेक्ट आंसर गाइस वी आर हैविंग एज 96। कितना आंसर आने वाला है, 96। एग्जाम में इसको थोड़ा बनाना, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। उसके लिए आप मेरी जो कैलकुलस की बुक्स हैं, अलजेब्रा की बुक्स हैं, उनको यूटिलाइज कीजिए। पीएसएन की जो आती है, आपकी जो इंटरमिक्स चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, जब आपका एग्जाम होगा उस पर भी फोकस कीजिएगा कि बहुत टाइम तक कोई चैप्टर आपका छूटा ना रहे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर 2-3 महीने जब हो जाए तो उसको आप रिवाइज जरूर करते रहे। ठीक है, तो 11th के चैप्टर के साथ 12th पे फंक्शन को रिलेट किया, एक्सपोनेंशियल, अगर हमें यही क्लिक नहीं होता तो फिर ये क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व इन एग्जाम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज कमिंग एज 96। जे एडवांस 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में इसका परसेंटेज बता रहा है कि ये वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम कंसिडर हुआ।
19.1% स्टूडेंट ऐसे हैं जहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया और इस क्वेश्चन को सही कर लिया। इसी सेक्शन में क्वेश्चन ऐसे भी थे जो 4% से हुए हैं, 5% से हुए हैं, 6% से हुआ है, 2% से भी कम वाले भी क्वेश्चन थे और ये उन सब से कहीं ज़्यादा है। तो दिस क्वेश्चन विल कंसिडर्ड एज रिलेटिवली एन ईजियर प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर गैस करने वक्त नहीं चलता है, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में है कि सब जेन्युइन स्टूडेंट ही होंगे जिनका कि ये आंसर आया होगा। +4 नहीं अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट को भी 0 ही मिलेगा और जिनका गलत आंसर आया है वो भी 0 ही रहेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा गया, जिस फॉर्मेट में पूछा गया है, वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो +4 सही करने पर जैसे ह्यूज नंबर 19.1% न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर लेकर आना, मतलब वो क्वेश्चन ईजी लेवल का है, एक बिलो एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। तो किसी क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट और आसान हमें स्टूडेंट के नज़रिए से देखना होता है और जेई की जो रिपोर्ट हर साल आती है उस एग्ज़ाम के बाद, दैट इज़ द ट्रू रिफ्लेक्शन कि एक्चुअल वो क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट्स का एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या था। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इसको देखा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको सॉल्व कर करके निकाल के लेकर आए। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, मैंने टीचर्स को भी उसको वैसे ही सॉल्व करते हुए देखा है। पर अगर हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं, जिसका हिंट हमें यहाँ से मिलता है, y1 y2 y3 तीनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो अगर हम इन तीनों को यहाँ से देखें और इसको ऐसा लिख लिया जाए कि dy1 बाय dx 1 बाय y1 लिखा हुआ है एंड इट इज साइन स्क्वायर x, ऐसा हमने इसको लिखा। सेकंड वाले को लिखा dy2 अपॉन dx, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल से भी डायरेक्टली हो जाएगा, अननेसेसरली वहां पर जबरदस्ती लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह से बनाने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा एक और सब्जेक्ट होता है और वो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर y3 हमने बनाया, ये है dy3 अपॉन dx। अब मैं आपसे यहाँ पर कहूंगा कि आप इन सब को ऐड कर दीजिए, जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम। जैसे आप इन सब को ऐड करने जाएंगे तो आपके पास से बन जाएगा d1 बाय y1, dy2 बाय y2, dy3 बाय y3, और इधर वाले देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, और ये है आपके पास 2 पावर एक्स क्यूब माइनस 1, और dx को भी हम इधर रख लेते हैं। अब इसके बाद हम दोनों साइड इंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। 1 से 1 चला गया है, इसको आप थोड़ा देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी आ रहा है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यही बात बनेगी 2 बाई एक्स क्यूब। अब ये जो हम चाहते थे ये हमें मिल गया, लॉग है तो ये सबके सब प्रोडक्ट में आ जाएंगे, y1 y2 y3 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। इससे हमारा टाइम काफी सारा बच गया है, रादर देन हम अलग अलग सॉल्व कर रहे होते उसको, ठीक है। चलिए आप देखिएगा, यहां पर अभी हमें सबका डेटा पता है 1 पर, 1 पर डेटा पता है तो 1 पर डेटा रख दीजिए। y1 का 5 इंटू 1/3 इंटू 3/5e, अब 1 रख रहे हैं, -1 प्लस सी, 3 से 3 चला गया, 5 से 5 चला गया, ln e -1। सो आई एम हैविंग सी का वैल्यू 0 है। तो आप देख सकते हैं यहां से आप y1 y2 y3 को आप इधर लिख पाएंगे e टू दी पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लीजिए, ये हमारे पास से डेटा निकल के आ गया कि y1 y2 y3 का जो है प्रोडक्ट तीनों का जो आ रहा है वो e टू दी पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आने वाला है। अब हमें एक लिमिट यहाँ पर सॉल्व करनी है, मतलब 3 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, थोड़ा स्मार्टली देखते हैं, वेरिएबल सेपरेबल से ऐड करते हैं तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ हमें सोचना है एक लिमिट को सॉल्व करना है। लिमिट के अंदर तीनों का प्रोडक्ट है, जो कि इसका आउटपुट एक एक्सपोनेंशियल की तरह आ रहा है, 2x अपॉन ई पावर 3x साइन एक्स भी लिखा हुआ है। चलिए इस डेटा को लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस y1 y2 y3 प्लस 2x। बस क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ जाए। e पावर 3x एंड साइन एक्स भी आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं आगे, जिसका डेटा है e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर है 2x अपॉन e टू दी पावर 3x साइन एक्स।
क्वेश्चन करते हुए लिमिट्स के अंदर स्पेशली ये पहचानिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो देखिएगा, 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 आती है, तो इसका कोई बेचारे का निर्दोष प्राणी है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 1 प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, यहाँ साइन एक्स अपने पास है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसको x और x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो पार्शियल लिमिट प्रोडक्ट में आप लगा सकते हो, फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके पास सीधा सीधा यहाँ पर कुछ नहीं बचा, x बचा है, ये डेटा आपके पास है। बस फिर क्या था, यहां से हम गए आगे, यहाँ पहुंचाया, सेपरेट कर लिया, तो ये 1/x अपॉन e टू द पावर 1/x² प्लस 2 लिखा हुआ है, प्रोडक्ट है 1 into 2। तो फॉर्म पहचानिए, 2 अलग निकल चुका है, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है हमारे पास से, 0 प्लस लिखा हुआ है। इसको अगर आप देखें तो ये इन्फिनिटी है, और यहां भी ई पावर में इन्फिनिटी आएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल का इन्फिनिटी काफी बड़ा होता है। अगर हम इन्फिनिटी पर डिस्कशन करें पॉलिनोमियल वर्सेस एक्सपोनेंशियल का, तो पॉलिनोमियल देखिए, एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से इन्फिनिटी चला जाता है, पॉलिनोमियल धीरे धीरे चलता है, लॉग और धीरे चलता है, ठीक है। या फिर अगर आपको और डाउट लगता है तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आप एलोपिटल लगा लीजिए, यहाँ पे भी लगा सकते हो, 0/0 फॉर्म पे, इस पे भी लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ से आप ये बड़ा बड़ा इन्फिनिटी है, सो यू आर गेटिंग 0 देन 2, द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 2, ठीक है। तो टाइम बचता है इन्फिनिटी पे कंपैरिजन करने से, सो वी आर मार्किंग दिस एज 2। स्मार्ट क्वेश्चन, अगर आपने ये सोचा कि आप मेरे को सही सवाल मिल गया है और आपने इसको 10 मिनट लगा दिए एग्जाम के अंदर, 15 मिनट लगा दिए हैं, ये तो आपको समझाते हुए मैं सोल्यूशन बता रहा था इसलिए, है ना, क्योंकि एक्सप्लेन भी तो करना है। अगर आप खुद सॉल्व कर रहे हैं, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, अपनी कॉपी में करना है, तो आप काफी तरीके से टाइम बचा सकते हैं। इंडिविजुअली सॉल्व करने से बेटर है कि हम ऐड करके इसको इस तरीके से सॉल्व कर लें। दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम के अंदर, और लास्ट में आते आते लिमिट्स को सॉल्व करना अच्छा सवाल है। जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 मैच द कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चंस, वो अगर एससीक्यू में अगर पूछे जाएं तो ये स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आपको बताएगा कि बाकी जो भी सेक्शंस होते हैं पूरे पेपर के अंदर, दीज आर वन ऑफ द ईजीएस्ट वन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, स्टूडेंट का डेटा आपको ये बताएगा। इसी पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे थे जो 5%, 2%, 3% स्टूडेंट से हुआ था। आप इसका डेटा देखिए, 27% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्योंकि क्या होता है कि जब हम मैचिंग बनाते हैं ना, तो कई बार हमें इन चारों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ ऑप्शन से ही बात बन जाती है, तो ये थोड़े से डूएबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं तो हमेशा स्टूडेंट को यही एडवाइस करता हूँ कि अगर मैचिंग का क्वेश्चन एससीक्यू फॉर्मेट में पूछा है, उसको सबसे पहले जाकर ट्राई करिए। एक तो चारों में से एक ऑप्शन होगा, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉन्ग रिस्पॉन्स -1 मार्क्स वाले स्टूडेंट है 20%। वहीं पर 49,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर प्लस कितना मार्किंग स्कीम है, एक बार देखिए हम, +4 है, तो +4 मार्क्स लिया है जब इनको सही मार्क्स मिला है। नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके अंदर 0 मार्क लिया होगा। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइमली कैसे सॉल्व करना। फुल सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। जेईई एडवांस 2025 के हम पेपर 1 के डिस्कशन कर रहे हैं, मैच द कॉलम की बारी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है। नेगेटिव मार्किंग है, +4 सही करने पर है, 0 अटेम्प्ट नहीं किया उस केस में है, ठीक है। मैच द कॉलम कैटेगरी के अंदर पूछे गए, जहां पर आपको 2 सेक्शंस हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इस पर्टिकुलर पेपर की अगर मैं बात करूं तो जो भी जेईई मेंस में, जेईई एडवांस के अंदर रिसेंटली एडेड टॉपिक्स हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, सेट रिलेशन है, इनके ऊपर डेफिनेटली इस पेपर के अंदर क्वेश्चंस डाले गए हैं, पूछे गए इंटेंशनली। हालांकि उसकी वजह से काफी सारे अच्छे जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस इस पेपर में नहीं पूछे गए हैं। चलिए आते हैं मीडियन फ्रीक्वेंसीज, ये यहाँ बातचीत की जा रही है, वैल्यूज गिवन है, मीन की भी बात है, वेरिएंस की भी बात हो रहा है, कुछ लास्ट में जाते जाते इसको मैचिंग के ऊपर छोड़ा गया है। आइए पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा है 4, 5, 8, 9, 6, 12 और 11 है, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। सपोज दैट सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 19, तो आप सारी समेशन निकाल दीजिए, सारी फ्रीक्वेंसीज का 19 आना चाहिए। तो देखिएगा 3, 4, 5, 6, 7 और यहां से आपके पास है 12, तो समेशन अगर हम निकालें तो वी आर हैविंग 12 प्लस f1 प्लस f2 की वैल्यू 19 आती है। यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है कि f1 प्लस f2 की वैल्यू 7 आने वाली है, ठीक है। मीडियन हमें गिवन है, मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। मीडियन कैसे निकाला जाता है,
numbers are arranged in ascending or descending order, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डेटा कौन से हैं? ऊपर वाले। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि वो नंबर इतनी बार रिपीट हुआ है। तो 4 कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 टाइम्स रिपीट हुआ। अभी हमें F1 और F2 नहीं पता है, पर अभी हम डेटा के अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे छोटा डेटा कौन सा है? देखिए 4 है, फिर 5 है, देन वी विल मूव टू 6, देन 8, देन 9, देन 11, देन 12। तो सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए शुरुआत करते हैं कि डेटास को लिखा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर, ताकि हम मीडियन का आइडेंटिफाई कर सके। मीडियन क्या होंगे? ये xi है, यहाँ fi है। सो द डेटा इज 4 की फ्रीक्वेंसी 7 के साथ लिखते चलते हैं। देन देयर इज अ 5, इट इज f1, एंड 5 के बाद अगला नंबर जो है वो 6 है, इसके साथ आता है 1, एंड 6 के बाद थोड़ा ग्रेटर नंबर इज 8, देन देयर इज अ 9, देन 11 एंड 12। एक भी डेटा अगर लिखने से रह गया, सवाल गलत हो जाएगा फिर। और फ्री के मार्क्स होते हैं पेपर ये एडवांस के अंदर, एससीक्यू के बाद सबसे बाद में, उसके जस्ट बाद हमें ये वाले क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने चाहिए। एमसीक्यूज में तो -2 का मार्किंग का रिस्क रहता है, इन क्वेश्चंस को पहले पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, PQRS में से अगर 2-3 भी हमने मैच कर लिए और पेपर सेटर ने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि हमें चारों सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस बात का फायदा यहाँ पर होता है। ये चीज हम इस क्वेश्चन के थ्रू भी सीखेंगे। मीडियन जो है डिस्ट्रीब्यूशन का 6 लिखा हुआ है। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा डिनोट द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, बीटा वगैरह ये सब पूछे जा रहे हैं। पहले हम मीडियन पर आते हैं जी। 8 कोई डेटा रह तो नहीं गया, 8 पर लिखेंगे F2। 9 के लिए है फ्रीक्वेंसी 2, 11 के लिए है 3 और ये है 1। सो डेटा 7 है, 7 लिखे हुए हैं, ठीक है। मीडियन कहां पर है? मीडियन बताइए। मीडियन बोला है, मीडियन है अपने पास 6 है मीडियन, यहां पर है मीडियन, दिस इज द मीडियन। और आपको पता है कि पूरी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 19 है। और ये जो 6 वाला डेटा है ये सिर्फ एक ही बार आया है, तो मिडिल में, मीडियन का मतलब मिडिल में पहुंचना होता है। अगर ये एक ही बार आया है, 19 टोटल सम है, तो इधर वालों का सम 9 आना चाहिए और इधर वालों का सम भी 9 आना चाहिए, ताकि 9 इधर 9 इधर, बीच में एक ही डेटा है, तो 19 टोटल फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा। और मिडिल वाला जो डेटा होता है वो मीडियन बोला जाएगा, क्योंकि एक ही डेटा है। 2 होते तो एवरेज लेते, पर एक ही बचा है तो यहाँ पर एक ही रहेगा। और यहां से आपको पता चल गया कि अगर F1 प्लस F5 की वैल्यू 9 आती तो F1 की वैल्यू आपके पास से 4 आ जाएगी। यहां से भी सम निकाल सकते हैं, वैसे हमें दोनों का सम पता है, तो हम यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि अगर ये 4 है तो F2 की वैल्यू 5 आ चुका है। ठीक है, ये 5 आ गया है। अब बताइए, हमें डेटा पूछा है P वाला डेटा। P वाला डेटा कहता है कि 7 टाइम्स F1 प्लस 9 टाइम्स F2 की हम बात करने वाले हैं, तो ये आपके पास से आता है 28 प्लस 45। so data should come as 3, 73 should be the data। मैच हुआ या गड़बड़ हो गया? लेट मी रीचेक। F1 की वैल्यू 4, 28, यहां पर 45 है, 55। लेट मी रीचेक इट, क्या गड़बड़ हो रहा है जी। F2 की वैल्यू 5 आया, हाँ ये गलत है। यहां से डेटा आया आपके पास से, सम ये है, तो आपके पास से F2 का डेटा आएगा 3। ठीक है, तो ये वी आर गेटिंग 27, यहां से करेक्ट आंसर इज 55। लकीली सोचिए सामने मैच द कॉलम है तो गलती का पता चल गया, जैसे एग्जाम में भी होता है। ये देखिए आपके पास से 55 जाके कनेक्ट होगा। 55 जाके कनेक्ट होगा तो कौन कौन से ऑप्शन आपके चले गए देख लीजिए। तीनों ऑप्शन के अंदर लास्ट वाला चला गया है, डी ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर। अब आप देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमें कैसे करना चाहिए। अगर मेरे के तीनों मैच कर रहे हैं तो क्यू में देखिएगा 3 2 3 लिखा हुआ है, 2 3 2 लिखा हुआ है, 4 1 1 लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको अल्फा बीटा और सिग्मा स्क्वायर सबके बारे में बातचीत हो रही है। तो चलिए, क्यू की अगर हम बात करते हैं तो क्यू के लिए आपको अल्फा निकालना है। अल्फा डिनोट्स द मीन डेविएशन। अल्फा किसको डिनोट करता है? मीन डेविएशन को। और मीन डेविएशन लेकिन किसके अबाउट? अबाउट द मीन। मीन के अबाउट अगर हम डेविएशन निकालें तो उसकी हम बात करेंगे। चलिए, डेटा को सबसे पहले वापस से लिख लेते हैं, जो डेटा अपने पास आया है, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसीज हमें पता है और हमें मीन वगैरह सब निकालना होगा। XI, FI,
एग्जाम में क्या होता है कि टाइम रनिंग होता है, बिल्कुल चल रहा होता है, दौड़ रहा होता है। उस प्रेशर को हैंडल करते हुए सॉल्व करना। और अच्छी बात यह है कि आपका कंपटीशन आपस में ही है, जितने स्टूडेंट एग्जाम देंगे तो सबका मेंटल स्टेट सेम होता है। 4 5 6 8 9 11 12, ठीक है। और डेटा रख लेते हैं। F1 was 4, so 5 4 1, F2 is 3 3 3 के बाद 2 3 1, ये डेटा आपके पास लिखा हुआ है F5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम मार्क कर चुके हैं कि ये इससे जा कनेक्ट हुआ है। अब हमें मीन निकालना है। सबसे पहले था ये मीन निकालते हैं। इसका मीन का फॉर्मूला आता है सिग्मा FI XI, सिग्मा FI सबका प्रोडक्ट कीजिए आप। 20 20 6 24 18 33 12। फ्रीक्वेंसीज का सम तो पहले दे रखा है, 19 है। बना दीजिए, क्या डेटा बनता है। 40 46, ये कितना था, 24 है। यस 24 है। तो 24 है, ये कितना बन गया 30, और ये 70 आपके पास से आ गया है। यहाँ डेटा और देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो 30, तो ये 100 हो गया है। 133 by 19, so data is 133 by 19. I think we are getting 7 as an answer. Median, मीन कितना आ रहा है 7। मीन 7 आने के बाद अभी हमें मीन डिविएशन निकालना है। मीन डिविएशन का फॉर्मूला बताइए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन डिविएशन। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए, हर डेटा का डिफरेंस लीजिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस लीजिए, किसके साथ, मीन के साथ। मीन कितना आया है 7। फ्रीक्वेंसी के साथ जो हम यहाँ सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, अब इस डेटा को इससे सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, मॉड भी लगेगा, फिर हमारे पास से मीन डिविएशन अबाउट द मीन निकल के आ जाएगा। मीन डिविएशन किसी के भी अबाउट निकाला जा सकता है, क्वेश्चन में अगली ही लाइन में लिखा है कि मीन डिविएशन अबाउट द मीन एंड बीटा डिनोट्स द मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है। तो मीन डिविएशन जिसके अबाउट वो बोले उसको सब्सट्रैक्ट हमें यहां पर करना होगा, ठीक है। इस डेटा को अप्लाई कीजिएगा और क्या आंसर आता है बताइए मुझे। तो 7 अपने पास आ गया है, और यहां से अब हम डेटा को फिर बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। बार बार डेटा लिखने से बेटर है। F1 की वैल्यू 4 है एंड F2 की वैल्यू 3 है, यही था। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं हम यहां से। F1 का डेटा है 4 और इसका डेटा है 3। सो मीन डिविएशन अबाउट मीन सिग्मा FI XI माइनस मीन अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI सबको पता है 1/19 है। एक एक फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई होगा 5। याद रखिए मीन यहां पर 7 है, मॉड लेना है तो 4 से डिफरेंस लेंगे तो आपके पास से 3 बनेगा। फिर अगला वाला फ्रीक्वेंसी 4 है, ऊपर 5 लिखा है, 7 से डिफरेंस लेंगे 2 आएगा। फिर अगला वाला 3 लिखा हुआ है, यहाँ 8 है, 7 से डिफरेंस 1 आता है, वहां 9 भी लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी 2। 9 माइनस 7 करते हैं अगर हम, तो वहां से 2 बनेगा, फिर 1। 6 है यहाँ पे, 7 है, 1 बनेगा। मॉड लगा होता है तो नेगेटिव का ध्यान रखिएगा। 7 और 12 है, 5 आएगा, 3 है, 7 और 11 है, डिफरेंस आता है 4। इतनी सारी कैलकुलेशन मैनिपुलेशन एग्जाम में पैरेलली चल रही होती है। और हमारे एग्जाम में एक और माइंडसेट चल रहा था, जल्दी से एग्जाम खत्म हो, जल्दी से एग्जाम खत्म हो। सबके एग्जाम के बाद के प्लान बन चुके होते हैं। बस जब तक पेपर चल रहा है, जंग चल रही है, हथियार डालने नहीं है, ढीले पड़ना नहीं है। चलिए बनाइए, क्या डेटा बनता है। 1/19 वी आर हैविंग 15, 8 प्लस 3 एंड 4, ये कितना बन चुका है 7 एंड 1 इज 8, और ये 12 एंड 5 17। देखो भाई कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो अच्छी बात है। 16 आपके पास है, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है। ये 48/19 आ रहा है। दिस वाज द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो 19 अल्फा की वैल्यू आपके पास है 48 आती है। मार्क कीजिए दिस एंड दिस वाज मार्क्ड विद दिस। कितने ऑप्शंस चले गए आइए देखते हैं। बी चला गया, डी चला गया। पी की वैल्यू 5 से और क्यू की वैल्यू 3 से कनेक्ट करनी है।
P की वैल्यू 5 से और Q की वैल्यू 3 से कनेक्ट करनी है। अब देखिएगा एग्जाम के अंदर अगर हम हैं तो हमें R को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में टाइम ही खराब होगा, क्योंकि दोनों अगर मैच हो भी गए तो फिर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि A मार्क करना है या C मार्क करना है। ऑल्दो जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं तो वी आर हियर फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, तो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, पर एग्जाम के अंदर अगर आप ऐसे फंस जाते हो तो आर को सॉल्व मत कीजिएगा अनटिल अनलेस आर की डिपेंडेंसी एस के ऊपर भी हो। आर में बीटा पूछा है, वही पूछा है मीन डेविएशन निकालना है, किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट, और लास्ट में पूछा है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली वेरिएंस के बारे में भी बातचीत यहां पर कर सकते हैं। वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा उसकी बात करते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई आपके पास से आता है, और आप यहां पर सिग्मा हर डेटा का स्क्वायर कीजिएगा और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हम उसको करेंगे, और यहां पर लास्ट में आते आते मीन का स्क्वायर उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर का। तो ये डेटा यहीं पर कंप्यूट कर लेते हैं। वन बाउंड ये तो अपने पास पता ही है 19 है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर को क्या कर दिया जाएगा, स्क्वायर कर दिया जाएगा। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी है 5, नंबर हो गया है 16, फ्रीक्वेंसी है 4, नंबर बन चुका है 25, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 3, उल्टा मत कर देना कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कर दो, 64, फिर आपके पास आगे वाला नंबर लिखा हुआ है यहां से 2 आता है, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 81, स्क्वायर करेंगे, इट इज 1 इंटू आपके पास 36 भी आएगा, प्लस फिर आपके पास 1 भी है और आपके पास 144 भी आएगा, एंड इट इज 3 इंटू 121, ये भी डेटा बनेगा। फिर आपके पास है मीन का स्क्वायर, मीन अभी हमने निकाला था, शायद 7 आया था, ये रहा, दिस इज 7, तो 7 का स्क्वायर आपके पास से 49 आ जाता है, ठीक है। ये सब कैलकुलेट करना है। यहां पर कोई भी आपके सामने कैलकुलेटर से बोल दे या लिख दे कि ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस, एग्जाम में टाइम लगाना पड़ता है, छोटी छोटी कैलकुलेशन से ही सवाल गलत हो जाते हैं। तो यहां बनाइए, ये सब टाइम टेकिंग चीजें हैं, और दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये है सिग्मा स्क्वायर। सो कितना सिग्मा स्क्वायर आ रहा है ये बात करते हैं उसके बारे में। 1/19 अपने पास लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 16, 5 80 आ गया, और यहां से कितना है 100 है, 180, यहां पे आप जाइए, सो यहां से आएगा 12 और 18 192। यहां पर यदि कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, हालांकि मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, 144 और यहां से हम बनाइए, पर हमारा तो क्या, हम तो जेई दे चुके, सनम टाइप है ना, हम तो दे चुके हैं एग्जाम, आपको देना बाकी है ना, ठीक है। 144 और 36 कितना बन चुका है, 150, 150 और 30 कितना हो गया, 180, 180 आ चुका है, और कितना बनेगा ये भी देखिएगा, 180 और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और यहां पर आपके पास है 36, 363, और यहाँ है 49 आपके पास से। चलिए अभी बनाइए, सिग्मा स्क्वायर आपका इंतजार कर रहा है, और डेटा को हम इसके यहाँ पे बना के देखते हैं क्या क्या डेटा बनते हैं। ये दोनों 360 हो चुके हैं, ठीक है, या ऐड कर लेते हैं 360, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से आपके पास से 5 आएगा, 1 आगे आएगा, 354, 363, अच्छा आंसर आने वाला है जी। 6 और 6 आपके पास 12 आ गया है, 12 और 5 7 आता है, 17 आता है, 1 आता है 10, 1077 माइनस 49 आपके पास है। हम इसके पास घूम रहे हैं भाई, तो इसको आप बना दीजिए, 19 टाइम्स दिस इज 1077 माइनस 19 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 49 टाइम्स 19, बताइए, ये भी एक मल्टीप्लाई करने वाली बात है कि ये कितना बनेगा, 9 से कीजिएगा तो 8 आता है। मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा, चिंता मत कीजिए। 9 4 जा 36 है ना, 36 के अंदर अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 44 आता है, ठीक है, और फिर 1 भी है आपके पास से 49, सो इट इज 1, एक यहाँ पे आएगा 9 आता है, 931, सो 931 इसमें से जाएगा तो आपके पास से 6 आता है, 4 आता है,
और 1 भी आता है। 146 आ रहा है गाइस, 146। सो गाइस वी गॉट इट। ये यहां कनेक्ट होगा, ये यहां कनेक्ट हुआ था, और इसको हम भूल गए। ये कितना आया था? 48 आया था, ये 48 आया था। क्या हमारा आंसर मैच हो गया बिना आर निकाले हुए? तो अब आप देखिएगा, पहला वाला 5 5, दूसरा वाला 3, दूसरा वाला 3, और लास्ट वाला आपका 1 पे जाके कनेक्ट होगा लास्ट। यस, वी गॉट सी एज द आंसर। तो हमारा आंसर पता चल गया है सी के अंदर। अब किसी ने अगर यहां पर आर भी कैलकुलेट कर लिया होगा तो उसने सिर्फ टाइम खोटी ही किया है, मार्क्स सेम ही मिलने वाले हैं दोनों को, ठीक है। पर हम यहाँ पर, हमारा एग्जाम नहीं हुआ, जो स्टूडेंट जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो सीखने आए हैं, तो उनको जरूरी नहीं कि ऐसे ही कॉम्बिनेशंस बनाए जाए। वी आर हियर फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो उसकी हम बात करते हैं क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन की, और हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट पार्ट की भी बात यहाँ पर निकाल दी जाए। चलिए अब मैं आज डिस्कस करता हूं, पर क्वेश्चन हो गया है, तो दोनों तरीके से आपको पेपर को समझाना ही मेरा काम है। पेपर में आया है तो क्या करना है, और सीखने की बारी है तो सिखाएंगे आपको सारी बातें। यहां लिखा है बीटा डिनोट्स द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अब मीडियन के अबाउट अगर आपको बनाना है तो मीडियन हमें पता होना चाहिए, मीडियन है कितना। मीन तो 7 था, मीडियन हमें गिवन है, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, ठीक है। तो फॉर्मूला बताइए मीन डेविएशन इसके अबाउट अगर हम निकालना चाहेंगे, अबाउट द मीडियन, तो फॉर्मूला इज गोइंग टू बी द सेम, फ्रीक्वेंसी xi माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। एक एक करके डेटा बना दीजिए। ये सबका सम तो 19 है, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई होगा। डेटा से एक बार फिर से चेंज कर देते हैं, क्या थे यहां पर 4 और 3 था, तो फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लाई 5, एब्सोल्यूट मोड लिया जाएगा। तो फिर आप ध्यान रखिए मीडियन 6 है, 4 से आप हटाएंगे तो आपके पास 2 बचेगा, प्लस अगली फ्रीक्वेंसी 4 है, ऊपर डेटा 5 है, 1 आएगा। फ्रीक्वेंसी 3 है, 6 है, तो 2 बचेगा आपके पास से, 2 है, यहां 9 है, आपको मीडियन 6 है तो बचेगा कितना, 3, प्लस 1 0 1 6 3 5, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। ये डेटा हम निकालेंगे, अपना जैसे डेटा निकालेंगे आंसर आ जाएगा। सो 10 एंड 4 14, 14 एंड 12, 14 एंड 12 आएगा ना, 14 एंड 12, 26 आ गया है, 26 ये 0 है, 26 एंड 6 32, 32 एंड 15, 32 एंड 15 47, 19 टाइम्स बीटा की वैल्यू 47 आ रही है गाइस, 47। सो वी कैन मार्क दिस एज 47। तो देखिए आर को 2 से ही कनेक्ट किया हुआ था दोनों जगह ही, इसीलिए हम चेक नहीं कर रहे थे, ठीक है। बट वी आर हियर फॉर द कंप्लीटनेस, हम सारा डिस्कशन करेंगे, सारी बातें सीखेंगे। प्रैक्टिस इज द की। टाइमर लगा के पढ़ने बैठ जाइए। क्वेश्चंस करने के लिए रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। आप मेरी मैथमेटिक्स की बुक सॉल्व कीजिए पियर्सन की, आपको ऐसे ढेर सारे सवाल करने को मिलेंगे। टाइम के साथ कीजिए जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं, और जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उस टाइम पे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के और इलस्ट्रेशन सॉल्व कीजिए। फिर आप देखिए, अगर आपको कोई रोक सकता है तो सिर्फ आप हैं। अगर आप सोच लें कि हाँ मुझे तो सोचना है, मैं तो पढ़ के ही रहूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सवाल मुझे समझ में ना आए, तो ज़रूर समझ में आएगा। आजकल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ना पढ़ाने वालों की कमी है, पढ़ने वालों की कमी है। चलिए गाइस, जे एडवांस 2025 का पेपर 1 का एक क्वेश्चन है, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि अगर ये क्वेश्चन मैच द कॉलम फॉर्मेट में पूछा जाता है और यहाँ पर अगर एससी की फॉर्मेट भी है, तो ये पेपर में सबसे डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। जो मैंने बोला उसकी टेस्टिमनी आप देखिए, स्टूडेंट्स ने क्या रिस्पॉन्स दिया। 37.69% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया था, +4 मार्क्स लेकर गए थे। 68,000 स्टूडेंट ऐसे हैं। वहीं पर माइनस मार्किंग भी इसके अंदर थी। 37,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो -1 मार्क लेके गए, अराउंड 20%। नहीं अटेम्प्ट करने वाला भी अच्छा नंबर है अपने पास, यहाँ पर 75,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि इस सेक्शन को हम पहले अटेम्प्ट करें। जैसा अगर आप इस पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे थे जो
बिकॉज ऑफ वो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में पूछे गए हैं या एमसीक्यू में पूछे गए हैं, तो उनका सही करने का परसेंटेज 4%, 3%, 2%। आई अंडरस्टैंड कि वो डिफ़िकल्ट भी रहे होंगे, लेकिन अगर वो इस फॉर्मेट में पूछा है तो हमें आंसर सामने दिख रहा होता है। और फिर इस तरीके से जो मैपिंग होती है, इससे और रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। कई बार तो हमें इन चारों को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसके पहले ही हमारे पास ABCD में से आंसर क्रैक हो जाता है। तो इसके आगे के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं और उसको आप देखिए और सीखिए कि पहली बात तो ये कि कैसे इसको कम टाइम में सॉल्व करना है कि पूरा सॉल्व ना करना पड़े। और सेकंड, अब क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हम हर एक ऑप्शन का सॉल्यूशन भी सीखेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है, नंबर 1 वो देखना, और दूसरा कॉन्सेप्ट सारे सीखने हैं। तो लेट्स प्रोसीड टू द सॉल्यूशन पार्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉलम 1 के अंदर लिखा है, पहले शुरुआत ही पढ़ लेते हैं। R denotes the roll natural numbers, real numbers is, let box of x denotes the greatest integer less than or equal to x, let n denotes the natural number। फिर काफी सारी बातें यहाँ पर दी जा रही है, एक एक करके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी P सॉल्व करते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 1 से 2। ये बॉक्स जो है यहां पे समझा रखा है, ऊपर के ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो अंदर क्या लिखा हुआ है, उस px के पहले हम जाने के पहले अंदर वाले फंक्शन को x मान लेते हैं, ये gx मान लेते हैं, और फिर हम पहले इस gx फंक्शन का एनालिसिस करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर और हम चाहते हैं कंटिन्यूअस हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लिखा है तो उसको जब भी वो इंटीजर बनेगा तो उसके ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। चलिए डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमने gx माना और x की वैल्यूज हमें पता है 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। डेरिवेटिव निकालने पहुंचे इसका, क्योंकि हमें इसका एनालिसिस ये करना होगा कि कब ये इंक्रीजिंग होता है, कब ये डिक्रीजिंग होता है। 30 हमने कॉमन ले लिया, आपके पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और डेटा बनाया तो डेटा बनता है x माइनस 1 x माइनस 2, ये है g डैश x। हमें 1 से 2 के बीच में पता करना है, तो प्रिसाइजली यही बात हम करें तो ये प्लस माइनस और प्लस आता है। तो आपको देखकर ये पता चलेगा कि इस इंटरवल में इसका बिहेवियर कैसा है। ये डिक्रीजिंग बिहेवियर है, डिक्रीज कर रहा है। हमें सिर्फ इसी इंटरवल में फोकस करना है, तो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम g1 बनाते हैं और g2 की वैल्यू बनाते हैं तो देखते हैं क्या डेटा बनते हैं। 1 रखेंगे, g डैश x में मत रख देना, gx में रखिएगा। तो आपके पास डेटा बनेगा 30, 10, 45, 60 एंड 35। जी बनाइएगा, क्या बात बनती है ना। तो ये 35 आएगा, 35 यहां चला गया, 60 बचा आपके पास से। 2 रखिएगा यहां पर, तो 2 रखते ही आपके पास से आएगा 80, यहां 4 आएगा, 2 रखते ही 90 बन जाता है, तो ये 180 आ जाता है। यहां 2 आप रखेंगे, दिस इज अगेन 120, देन 35। आइए चेक करते हैं क्या बनता है। 120 इसमें से चला जाएगा तो माइनस 60 बचेगा, माइनस 60 इसमें ऐड होगा, 20 बचेगा, 20 यहां ऐड होगा, 55 आएगा। पता चलिए पैटर्न भी वही था, 1 से आते हुए डिक्रीज करता हुआ जाएगा। देखिए 1 पर 60 था, डिक्रीज करता हुआ 55 चला गया। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अब शुरू हुआ है कि हमने अंदर वाले का एनालिसिस यहाँ पे कर लिया। डिवाइड किया जा रहा है n के साथ, और डिवाइड करने के बाद बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। हम चाहते हैं कि फंक्शन रहे कंटिन्यूअस फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कोशिश ये करनी है कि 1 से लेके 2 के बीच में जो कि आपके पास डेटा है, तो ये डेटा क्या बनेगा अपने पास, उसका एनालिसिस हम यहां पर करते हैं। तो fx जो है, देखिए एक बार 60 है तो दिस इज कमिंग एज 60 बाय n, ये इसका f(1) का डेटा बनेगा। और जो f(2) है वो अपने पास आ रहा है 55 बाय n। पूछा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू n की क्या रखी जाए। आइए चेक करते हैं। 1 रख लें, अगर हमने 1 रखा तो ये 60 है, ये 55 है, तो 60 से 55 में काफी सारे इंटीजर्स आएंगे, सब जगह ब्रेक हो जाएगा, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो ये 30 बनेगा, 2 रखोगे यहां पर तो ये बनेगा आपके पास 27.5। 27.5 से 30 बीच में और इंटीजर्स आने वाले हैं, कोई फायदा नहीं है। 3 रख के देखिए, 3 रखोगे तो 20 आता है, 3 आप यहां रख के देखिएगा
तो आपके पास से 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 पॉइंट समथिंग से 20 जाएंगे तो 19 भी आएगा, बीच में फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। 4 रख के देखिए तो 15 है, तो हमें सारे रखने की जरूरत नहीं है। सामने कौन से ऑप्शन है उसके आसपास हम बात करते हैं। 5 लिखा हुआ है, चलिए 5 रख के देखते हैं। अगर हमने 5 रख के देखा तो ये 12 आ रहा है, और यहाँ 5 रख रहे हो तो 11 आने वाला है। दोनों अलग अलग इंटीजर्स हैं। 12 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर पे 12 आएगा, 11 पे 11 आएगा, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक हो जाएगा। 6 रख के देखते हैं, 6 रखोगे तो यहाँ से 10 आता है, 6 रखोगे तो ये 9 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ब्रेक हो चुका है। 7 रखिए, 7 रखोगे तो 7 है अपने ऑप्शन में, 7 नहीं है, 8 है, 8 रखिए। 8 रखोगे तो आपके पास 60/8 आता है, यहाँ 55/8 आता है। थोड़ा देखो इसको, ये कितना बन पाता है, 4 से हटाएंगे ना, 7.5 आ रहा है। और ये कितना है, इंटीजर क्रॉस नहीं होना चाहिए, बात इतनी सी, वरना ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे तो यहां से बनेगा ये 6 पॉइंट समथिंग ही है, तो भी क्रॉस ही नहीं हुआ। 648 होता है, फिर 7 बनेगा आपके पास है, तो 6 पॉइंट समथिंग चलने वाला है। 6.8 से 7.5, तो बीच में 7 आएगा, 6.999 के बाद 7, वहां ब्रेक हो जाएगा, यूटिलाइज नहीं कर सकते। 9 रखिए, 9 आप यहाँ पर रखने जाएंगे तो दिस इज कमिंग एज 60/9, ये रखने चला 55/9। अब बताइए क्या बात बन रही है? यस, बात बन रही है। 54 होता तो 6 पॉइंट समथिंग है, और यहां देखिए 7 अगर होता तो 63 आता, 63 पर 7 ये बनता, तो ये अभी भी 6 पॉइंट समथिंग ही चलने वाला है। तो यहां से अगर आप जाएंगे 54 है, फिर 6.6 से लेके, और ये आपके पास 6.1 से लेके 6.6, दोनों ही केसेस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये वो नंबर है, हम काउंटिंग करते हुए आगे हैं, मिनिमम नंबर हमें मिल गया जब दोनों बार कोई नया इंटीजर इनके बीच में नहीं आ रहा है। यहाँ इंटीजर आ रहा था, ये अकेला खुद इंटीजर है, ये भी दोनों इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो निकल के आ रही है 9। ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में, स्मार्ट क्वेश्चन। तो यहां से हमारे पास डेटा निकल के आया कि इसकी मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए 9। आइए चेक करते हैं फिर क्या कहानी है। सो P को कनेक्ट करेंगे 2 के साथ। पहला ऑप्शन गलत हो चुका है, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो चुका है। आपके पास लड़ाई में अब 2 उम्मीदवार हैं, एक है B, एक है D। सॉल्व 4 में से सिर्फ एक सॉल्व किया है ना, ये फायदा है इस सेक्शन का। अब आगे चलते हैं, वो पढ़िए Q में क्या पूछा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ n बताइए जिसके लिए gx जो है हमेशा पूरे R में इंक्रीजिंग रहे। तो आ जाइए Q वाले को यही खत्म करते हैं। तो g' हम बनाने पहुंचे, यह है 2n² माइनस 13n माइनस 15, और ये डेटा बनेगा आपके पास है 3x² प्लस 3। ये जो डेटा आपके पास है इसका और फैक्टराइजेशन कर दीजिए। इसके फैक्टर अगर आप देखेंगे तो हो जाएंगे आपके पास से 3 कॉमन है, यहां से आपके पास है x² प्लस 1। जी, थोड़ा इसके फैक्टर्स को हम देखें। ये लिख ले। सो माइनस 15n प्लस 2n 13 माइनस 15 2n², ये डेटा है। अब ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी ये दिस हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। तब आप बताइए, हमेशा आर के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। 3x² प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, यहां पर है समस्या। 2n माइनस 15 और n प्लस 1 है। n की जो वैल्यू सामने लिखी हुई है सबके सब पॉजिटिव है, सबके सब पॉजिटिव है, तो ये वाला डेटा भी आपका पॉजिटिव आ चुका फिर जिसका सामने लिखे हुए हैं। तो यहां से डेटा आपका आएगा n की वैल्यू 7.5 से ज्यादा आनी चाहिए। 7.5 से ज्यादा आनी चाहिए, मतलब कि जस्ट अगला नंबर कौन सा हो गया, 8 हो गया है, तो ये जाके कनेक्ट होगा आपका 1 से, ये जाके कनेक्ट होगा आपके 1 से। तो 7.5 से ज्यादा हो, इंक्रीजिंग हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, 7.5 से ज्यादा 8 है, यानी Q हमारा कनेक्ट होगा 1 के साथ। तो Q अगर कनेक्ट होगा 1 के साथ, तो आप देखिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, Q 1 के साथ सिर्फ यही सॉल्व हो रहा है। सो हमारा आंसर आ गया है B। ये फायदा होता है आपके सामने लेटेस्ट एग्जाम 2025 के अंदर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, और बच्चों ने स्मार्टली सॉल्व कर लिया। समझ गए, पहला सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया, आंसर मार्क आ गया है।
आर और एस को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर, फिर भी आपके पास टाइम बचा है, क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं कि सर मैं चेक करना चाहूंगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर तो सॉल्यूशन के कंप्लीटनेस के लिए है। आपका एग्जाम, जिन स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हुआ उनको तो सिखाने की बात है, क्योंकि उनका पेपर नहीं है, तो हम आर और एस दोनों ऑप्शंस को भी सीखेंगे। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस इन दोनों से भी बराबर, इक्विवेलेंट और अच्छे सवाल हैं, कहीं से भी कम नहीं है ये दोनों क्वेश्चन पी और क्यू के मुकाबले। आइए आर को पढ़ते हैं, आर में क्या लिखा है। तो वी आर हियर टू सॉल्व इट कंप्लीटली। चलिए आर की बात करते हैं। आर पढ़ो क्या दिया है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एन विच इज ग्रेटर देन 5, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है एंड x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आ जाइए h डैश x निकाल लेते हैं इसका। n टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 पावर n माइनस 1, 2x आता है आपके पास से, और ये डेटा आपके पास से बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 9 पावर n आता है एंड इट इज 2x प्लस 2। 3 के बारे में बात हो रहा है, कौन सी बात हो रहा है, x इक्वल टू 3 के बारे में। x इक्वल टू 3 इन दोनों में आता है, तो यहां से आप देखेंगे तो ये 2nx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 2x प्लस 2। अगर हम 3 पर मिनिमा की बात करना चाहते हैं तो जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट होते हैं उस पॉइंट के अक्रॉस एफ डैश एक्स का साइन चेंज होना जरूरी है। इट इज मस्ट दैट एफ डैश एक्स चेंजेस इट साइन अक्रॉस दैट पॉइंट। और यहां पर आप देखेंगे कि जब हम 3 की बात कर रहे हैं, यहां है 3, इस जगह से 3 सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये वाला डेटा 0 चला जाएगा और ये 3 सेटिस्फाई इसको नहीं करने वाला। तो अगर एफ डैश एक्स का कोई साइन चेंज करेगा तो आगे वाली टर्म है। आगे वाले टर्म में लिखा हुआ है x माइनस 3 पावर n माइनस 1, x प्लस 3 पावर n माइनस 1। ये डेटा पूरा आपके पास है, यहां मैंने लिखा 3, ये पूरा आपके पास प्लस चला जाएगा। साइन चेंज होने के लिए करना क्या होगा कि ये जो पावर लिखी गई है n माइनस 1, इसका ओड होना जरूरी है। अगर n माइनस 1 इवन हो गया फिर तो साइन चेंज 3 के अबाउट होगा ही नहीं, और जिस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं होता है वो मैक्सिमा या मिनिमा या एक्सट्रीमा में काउंट नहीं होता है। तो आपके पास से n आना चाहिए ऑड प्लस 1, दैट इज इवन नंबर, वो एक इवन नंबर आना चाहिए। तो आपसे पूछा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर जो इवन हो और सबसे छोटा हो तो वो नंबर आपके पास से बनेगा 6। आंसर हम मार्क कर चुके हैं पहले ही कि बी मार्क आया था, तो आप देखिए आर में इन्होंने 4 मार्क किया होगा, 4 मार्क किया यानी 6 इसका आंसर आ गया है। एग्जामिनर की एक और खास बात है, इधर भी डिजिट्स लिखी हुई हैं और ये इधर भी 1 2 3 4 लिखते हैं, ताकि कहीं ना कहीं एक 17-18 साल का बच्चा उलझ जाए, फंस जाए कि 4 ऑप्शन नंबर है या फिर आंसर आया है, आंसर 6 आया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बारी आती है एस की, ये सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन है पूरे उसका, पढ़िएगा। नंबर ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट, ये बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए बनाते हैं इसको भी। यहां पर अब हम एस की बात करते हैं तो देखिएगा ये है फंक्शन अपने पास से, सिग्मा है, के का वैल्यू 0 से लेके 4 है, साइन अपने पास लिखा हुआ है x माइनस के है, आपके पास यहां पर कॉस है, x माइनस के प्लस 1/2 आपके पास लिखा हुआ है। नॉट डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं। एक बात, मुद्दे की बात यहां छेड़ लेते हैं। मॉडुलस करता क्या है, माइनस को प्लस करता है, करेक्ट बात है, और प्लस को सेम रखता है, करेक्ट बात है। और कॉस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, कॉस को फर्क ही नहीं पड़ता कि अंदर प्लस है या माइनस है, इसका बिहेवियर सेम होता है। कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो यहां पर तो मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके साथ तो मॉड लगाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका बिहेवियर ओरिजिन के अबाउट सेम रहने वाला है, वो जो पॉइंट है उसके अबाउट सेम रहेगा। तो यहां तो आप एक काम कीजिए, इसका मॉड हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जब मॉड नहीं है तो ये तो सारे फंक्शन आपके पास से आसानी से आ जाएगा। यहां बनेगा साइन ऑफ मॉड एक्स
अगला बनेगा साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3, साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4, एंड ये जितने भी आपके पास कॉस वाले फंडे हैं ये सब सेम, ये सब डिफरेंशिएबल। कोसाइन वाली जितनी भी सीरीज आपके पास से आने वाली है ये सब आपके पास डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मॉड का यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन साइन में इस बात का फर्क पड़ जाएगा। तो यहां से एक पॉइंट आएगा, यहां से एक पॉइंट आएगा, यहां से एक पॉइंट आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास से नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। एक थ्योरम भी होती है, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा पर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उनके एडिशन और सब्सट्रैक्शन से जो नया फंक्शन बनता है वी कैन डायरेक्टली से कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन कब? जब एक डिफरेंशिएबल हो दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल हो एट द सेम पॉइंट, और वी आर एडिंग देम और सब्सट्रैक्टिंग देम। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं कह सकते, पर अगर ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम ऐड करके डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल। इसी के ऊपर एक बहुत बढ़िया सवाल इसी पेपर के अंदर आप देखोगे मिलेगा, पेपर 2 के अंदर आपको सॉल्व करने को। तो ये कॉस वाली जितनी भी सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, आपने यहां पर भी कितना लिखा है? 1 रखा है, आप 2 रखिए यहां पर, ये 3/2 3 रखिएगा आप यहां से, 5/2 4 रखिएगा यहां से, 7/2, ये सब डिफरेंशिएबल है। All these are differentiable functions. All these are differentiable functions. So ये 5 points जो नॉट डिफरेंशिएबल वाले हैं। सेकंड हमारा आंसर हम पहले मार्क कर चुके हैं, बट मैं आपको यहाँ सिखाने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ, तो यहाँ से हम 5 वाले ऑप्शन, 5 तो ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, ये रहा बन गई कहानी, है ना? मिल गया ना? तो 10 वी आर गेटिंग दिस। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया था 9, इसका आंसर हमारे पास आया था 8, इस वाले का आंसर हमारे पास आया था 6। सो पहला वाला आएगा 9 यानी 2, दूसरा वाला आपका मैच हुआ 8 पर, ये रहा, तीसरा वाला आपका मैच हुआ 4 नंबर यानी 6 पर, 5 वाला आपके बात हुआ 5 पर। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो टाइम उनके पास बचा होता है, तो वो लास्ट में जाके क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ मेरे सही है और इतने मार्क्स तो मेरे इसके अंदर आने वाले ही हैं। चारों ऑप्शंस इसके अंदर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कैलकुलस का पूरा डेप्थ तक उन्होंने एनालिसिस कर लिया कि स्टूडेंट को आता है कि नहीं आता है, उससे प्रैक्टिस की हुई है कि नहीं की हुई है, कितना डिटेल में वो इन चीज़ों को जानता है कि f'(x) का साइन चेंज नेसेसरी है या नहीं, मॉडुलस का इम्पैक्ट क्या होगा कॉस और साइन के ऊपर, उस थ्योरम को जानता है या नहीं, जो थ्योरम्स ऑन हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, और मॉडुलस का इम्पैक्ट कितना कॉस के ऊपर आता है। यहाँ पर एक फंक्शन क्यूबिक का एनालिसिस वहां पर करवा लिया, डिवाइड बाय अ नंबर, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब क्या कुछ नहीं पूछ लिया। एक स्टूडेंट जो कैलकुलस इतना अच्छे से जानता होगा वही इस सवाल को कर पाएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। प्रैक्टिस के लिए यू कैन यूज माय कैलकुलस बुक, और मन लगा के उसके अंदर से पढ़िए, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। जे एडवांस 2025 पेपर 1, जहाँ पर मैच द कॉलम पूछा गया SCQ कैटेगरी के अंदर, उस वाले सवाल की हम बात करते हैं। वेक्टर्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है, जो हमारे पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस के साथ भी मिक्स दिख रहा है हमें, और यहाँ पर कुछ डेटाज हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच हुए हैं, और फिर यहाँ पर मार्किंग है +4 एंड -1 की। क्योंकि इन लिस्ट 1 के मैचिंग सामने ही है, तो कहीं ना कहीं हमें पास आंसर सामने होता है, इसलिए स्टूडेंट का रेस्पॉन्स इसके ऊपर बेटर आता है। उस टाइम पे अगर हम स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स देखें, 20% के स्टूडेंट आसपास ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिए हैं, 36,000 स्टूडेंट ऐसे हैं। वहीं पर गलत करने वाला स्टूडेंट अगर आप देखें तो 29,000 है, 53 स्टूडेंट ऐसे हैं जो -53,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो -1 लेकर गए होंगे, और बिल्कुल सही 90,000 ने तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो लर्निंग क्या है? पेपर को जब आप पूरे को एक साथ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस परसेंटेज के हिसाब से जो हर साल जेईई वाले डेटा रिलीज करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का डिफिकल्ट और इजी होना स्टूडेंट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिसाइड करना चाहिए। टीचर्स के हिसाब से तो कई चीज़ें आपको अलग लेवल पर दिखेंगी, क्योंकि कंपटीशन स्टूडेंट्स के बीच में है। ठीक है, तो SCQ फॉर्मेट में अगर मैच द कॉलम हो,
हमें सबसे पहले पेपर में वही सेक्शन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एक तो एससीक्यू है, क्योंकि इनमें से हो सकता है हमें सारे ही सॉल्व ना करना पड़े, कुछ डेटा से ही बात बन जाए, क्योंकि यहाँ मैचिंग बना रखी है। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन जब आप देखेंगे तब आप इस बात को सीखेंगे। दूसरा, जो हम सॉल्व कर कर आएंगे वो सामने है। तीसरा, इस पे -2 की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जो एमसीक्यू के अंदर होती है। तो ये डूएबल क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी आपका पेपर नहीं हुआ है, एडवाइस इससे यही है, परसेंटेज ये दिखाता है 20% जो हमें दिखा रहा है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा है, अगर मैं एक ही क्वेश्चन को -2 की मार्किंग से पूछूं, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में पूछूं, इस सेक्शन में पूछूं, एससीक्यू में पूछूं, स्टूडेंट्स का बिहेवियर सेम नहीं रहने वाला है। तो क्वेश्चन किस कैटेगरी में पूछा, ये बहुत इसेंशियल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो पहले तो हम ऑप्शन को मार्क करना सिखाएंगे, और जब वो हो जाएगा तब फिर मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट के डिटेल में सोल्यूशंस भी बताऊंगा, ताकि हमारी ओवरऑल लर्निंग बनी रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे अपने पास वेक्टर्स। W वेक्टर है आपके पास, U वेक्टर, V वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं। U क्रॉस V की वैल्यू W वेक्टर आती है, और V क्रॉस W की वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट U वेक्टर आता है। अल्फा बीटा गामा एंड टी कुछ रियल नंबर्स दिए हुए हैं, और कुछ नोटेशन है अपने पास। U वेक्टर है अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप, गामा के कैप, और अल्फा बीटा एंड गामा के अंदर 3 रिलेशन ये भी दिए हुए हैं। आगे जाने के बाद इनके मॉडुलस का स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा की डी वैल्यूज यहां पर पूछी गई है। अच्छी बात यह है कि ये पूछा गया है मैच द कॉलम सेक्शन के अंदर, जहां पर कॉम्बिनेशन दोनों कॉलम्स के मैचिंग के बनाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमें W वेक्टर गिवन है, और आप देखिएगा U क्रॉस V, ये हमें मालूम है कि W वेक्टर है। और एक और देखिए आप, ये भी अपने पास लिखा हुआ है। ठीक है, उन दोनों रिजल्ट्स को मैंने बस यहां पर आकर रख दिया है। यहां पर जो W वेक्टर है, हम इसको एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू को यहां पर उठाकर रख लेते हैं जी। ये काम कर सकते हैं। अब यहां पर ये बन गया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये बनेगा V डॉट V टाइम्स U माइनस V डॉट U टाइम्स V इज इक्वल टू V U वेक्टर। A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला हमने यहां पे अप्लाई कर दिया। सो V डॉट V U टाइम्स माइनस V डॉट U टाइम्स V वेक्टर U लिखा हुआ है। हमारे पास यहां पर W वेक्टर गिवन है। कौन सा वेक्टर गिवन है? W वेक्टर गिवन है। तो अगर ये W वेक्टर हमें नोन है, मालूम है इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आने वाला है, वो आएगा 1 + 1 + 4, यानी ये आ रहा है √6। कितना आ रहा है? √6 आ रहा है, मतलब 0 तो नहीं आ रहा है। तो यहां से ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ये जो डेटा है, अगर ये U और V पैरेलल होते तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता। अगर U और V पैरेलल होते तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता, पर W जो है उसका तो मॉडुलस 0 नहीं है। इससे ये पता चला कि U वेक्टर और V वेक्टर ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। और यहां पर हमारे सामने कंपैरिजन चल रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा देखें यहां पर, तो ये लिखा हमने इस तरीके से -1 U वेक्टर। तो देखिए ये नंबर है, ये भी स्केलर है, और यहां पर वी नो दैट कि U वेक्टर और V वेक्टर पैरेलल नहीं है, तो फिर हम इनको A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर में नहीं लिख सकते। जो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, पैरेलल होते हैं, अगर A वेक्टर B वेक्टर पैरेलल है तो फिर हम A वेक्टर को लैम्डा टाइम्स B वेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि अब इसका जब W का जो मॉडुलस है वो √6 आता है, तो मॉड लेने पर ये 0 नहीं आ रहा है, और पैरेलल होते तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता, यानी ये पैरेलल नहीं है। तो U वेक्टर V वेक्टर के लैम्डा टाइम से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि इनके कोफिशिएंट जो है वो 0 होंगे, कि वेक्टर्स तो एक दूसरे को लीनियरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कोलिनियर नहीं है, तो फिर इनके कोफिशिएंट 0 होंगे। कोफिशिएंट 0 होंगे तो पहले वाले से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। V वेक्टर का मॉड का स्क्वायर 1 आता है। सो P इज गोइंग टू कनेक्ट विद सेकंड ऑप्शन। और देखिए V डॉट U का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, V डॉट U
जीरो आता है अगर ये, इसका मतलब ये है हम पैरेलल की बात कर रहे थे, ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, तो P का कॉम्बिनेशन 2 के साथ कनेक्ट होगा। मजे की बात यह है P 3 ऑप्शंस में 2 के साथ कनेक्टेड है, डी वाला ऑप्शन तो गलत हो चुका है। अब तक की मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें ये पता चल चुका है U और V परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल का तो चांस नहीं है, हम देख चुके हैं, इसकी वजह से दो रिलेशंस आए और V का जो मॉडुलस है वो 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया है यहां से, और ये हम देख चुके हैं कि U परपेंडिकुलर है V के, W का जो मॉड है वो √6 आया था, V क्रॉस U क्रॉस V वो लिखा हुआ वो W के बराबर है। हम यहां पर मॉड लेते हैं क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहां साइन थीटा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वह साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो इट इज √6, और ये वाली वैल्यू जो है अपने पास V का मॉडुलस अभी अभी हमने निकाला है, दिस डेटा इज 1। तो हमें ये पता चल गया कि U का मॉड √6 आएगा, और U कौन है? U है ये वेक्टर। तो यानी हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू 6 आएगी। ये भी एक रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक। और देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक रिजल्ट और था, ये U और V दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में क्या कुछ और रिजल्ट यहाँ से निकाल पाएंगे, ये हम सोच रहे हैं कि क्या कुछ और रिजल्ट निकाला जाए। तो देखिए U क्रॉस W की वैल्यू यहाँ पर ऐसा है, और अगर मैं दोनों साइड W के साथ क्रॉस कर देता हूं, डॉट कर देता हूं, तो आप देखिएगा दो वेक्टर सेम हो जाएंगे। तो जो अपना बॉक्स प्रोडक्ट है उसमें अगर दो वेक्टर्स एक जैसे आ जाएं तो वो 0 आ जाता है, और W और U का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इससे ये पता चला कि W वेक्टर भी U वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, और अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 है और ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से आपके पास एक रिजल्ट और आएगा। ये रहा U वेक्टर, ये रहा W वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो यहां से आप डॉट प्रोडक्ट करके देखिए, आपके पास रिजल्ट आया अल्फा प्लस बीटा और -2 गामा की वैल्यू 0 है। ये रिजल्ट हमारे पास से आता है कि अल्फा प्लस बीटा -2 गामा की वैल्यू 0 है, और यही रिजल्ट यहां पे भी लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा -t टाइम्स गामा 0 है, और हमारे पास ये रिजल्ट है अल्फा प्लस बीटा -t गामा 0 है। तो हमें पता चल गया कि t का वैल्यू 2 है, t का वैल्यू 2 है। तो 2 + 3 दिस डेटा इज 5, तो ये मार्क होगा 5 के साथ, s की वैल्यू 5 के साथ मार्क होगी। तो d कौन सा ऑप्शन गलत किया था? d वाला ऑप्शन गलत था, s की वैल्यू 5 से मार्क होगी। तो ये दो आपके जा चुके हैं, पहले वाले दोनों में आंसर है, और बाकी हमें इस रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 गामा, और ये जो दोनों का स्क्वायर्स का सम है तीनों का, इन दोनों से हम बाकी बचे हुए दोनों ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट है अभी अपने पास कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू है 6, और एक डेटा यहां से है आपके पास कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 गामा। ठीक है, इन दोनों से अगर हम इनको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करें, क्योंकि अल्फा की स्पेसिफिक वैल्यूज पर हमें गामा और इन दोनों का डेटा निकालना है। ये दो रिजल्ट आ चुके हैं 1 और 5 के साथ जी। तो थोड़ा आप बना दीजिए, क्या बात बनेगा? गामा की रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करते हैं, बीटा को ही रिप्लेस कर देते हैं। ये डेटा है, आप ओपन करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर 2 गामा अल्फा 4 गामा स्क्वायर 6 आता है। यहां पर दोनों ऑप्शंस के अंदर आप ध्यान दीजिए, अल्फा की वैल्यू √3 है, तो √3 रख लेते हैं। सो 2 × 3 -2 अल्फा गामा 5 गामा स्क्वायर 6 आता है, ये चला गया आपके पास से।
आपके पास ये वाला डेटा भी गिवन है, √3 है, 2√3 गामा प्लस 5 गामा स्क्वायर 0 है, 1 गामा 0 आता है और 1 गामा की वैल्यू 2√355 आती है। हमें गामा स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर करने से तो कोई डेटा मैच होने वाला है नहीं, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है ये डेटा बनेगा आपके पास से 4/5, 12/5 बनेगा, ऑप्शन में नहीं है। पर गामा का एक डेटा है, गामा स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये वाला डेटा आपके पास से 0 आता है। ठीक है, और अगले में पूछा है बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बताइए। सो बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर अगर हम बनाएं, गामा तो 0 है, यानी हम इंटरेस्टेड हैं बीटा स्क्वायर के अंदर। गामा 0 है तो आपके पास से यहां से क्या रिजल्ट आएगा है? बीटा को हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए? इसको लिख सकते हैं 2 गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। गामा 0 है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू √3 है, स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 3, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास से 3। बना दिए सारे कॉम्बिनेशंस, ढूंढ लीजिए कहाँ कहाँ पर मैच होगा। इसका वैल्यू P का वैल्यू 2 पर कनेक्ट होगा, Q का वैल्यू 1 पे कनेक्ट होगा, R का वैल्यू 4 पे कनेक्ट होगा और S का वैल्यू 5 पे कनेक्ट होगा। सो वी आर मार्किंग A एज एन आंसर। यहां पर हम A ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं। तो जो डेटा जिसके गिवन थे उन सब के हिसाब से इसका थरोली स्टडी किया कि क्या बातें यहां पर बन रही हैं। U क्रॉस V W था तो यहीं से बात किया कि W का तो मॉडुलस √6 आता है, तो यानी यहां पर ये पैरेलल नहीं हो सकते। पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है, बस यहीं पर पूरा नब्ज है इसका। तो पैरेलल नहीं हो सकते हैं, तो फिर हमने यहाँ पर एक और डेटा गिवन था, W का डेटा यहाँ से रखा। तो ये दो डेटा हमको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया, A क्रॉस B क्रॉस C। तो U और V जब हमें पता है कि पैरेलल नहीं है तो फिर हम A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर नहीं लिख सकते, उनके कोफिशिएंट्स को 0 होना जरूरी है। तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो पता चला परपेंडिकुलर है और यहां से आ गया कि मॉड की वैल्यू 1 है। सो मॉड 1 आ गया और परपेंडिकुलर है, U डॉट V परपेंडिकुलर है, तो U डॉट V के यहां से हमने फिर मॉड लिया दोनों साइड, तो यहां से मॉड ऑफ U की वैल्यू √6 आती, ये बनी हमारी कंडीशन नंबर 1। दूसरी बात, V क्रॉस W की वैल्यू U है, दोनों साइड हमने W से डॉट कर दिया, ये बॉक्स आ गया आपके पास है, दिस इज 0, और W डॉट U जो है ये परपेंडिकुलर आ जाएंगे, परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से ये रिजल्ट आया। यहां से T दिख रहा था, T का वैल्यू आ गया 2, बस सारे डेटास बन गए। एक रिलेशन यहां है, एक रिलेशन यहां है, मैनिपुलेट करना है, अल्फा की वैल्यूज गिवन है, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो हमारे आंसर की तरफ आ जाएगी। एग्जाम के अंदर इतनी सारी इक्वेशंस को हैंडल करना इज नॉट एन इजी टास्क, पर अगर आप लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप भी इस लेवल तक आ सकते हैं। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन आज इन जेईई एडवांस 2025 पेपर 1, सो गुड क्वेश्चन। ठीक है, जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की पांचों ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है, आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। और जो फिर जेईई एडवांस क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है, एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है।
जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9th-10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप। मेरे दो पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई। यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको जाईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू। ये एडवांस 2025 पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फुल मार्क्स हमें मिलते हैं 23.81 को फुल मार्क्स मिल गए, क्योंकि ये पूछा गया है SCQ सेक्शन के अंदर, यहाँ पर +4 और -1 की पेनल्टी है। तो यहाँ पर देखिए 42,900 को मिला है +4 मार्क्स, वहीं पर गलत रिस्पॉन्स वाले स्टूडेंट आपके पास से -1 है, रॉन्ग रिस्पॉन्स -1 का है। SCQ कैटेगरी में नहीं अटेम्प्ट करने वाले 0 स्टूडेंट भी अपने पास हैं जी। यहाँ पर मार्किंग स्कीम +4 नहीं +3 मार्क्स की है। कितनी है? +3। ठीक है, तो +3 इनको मिला है, -1 वहाँ पर मिला है। ये इस क्वेश्चन का है। अगर इस डेटा को हम देखें, SCQ के अंदर गैस वर्क बहुत आसानी से होता है, तुक्के भी लगते हैं, तो ये नंबर बोलना कि 42,900 सभी स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया होगा, ये बात सही नहीं है। तुक्के वाले भी होंगे इसके अंदर, तो फिर भी ये परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। 23.81 इस बात को समझाता है कि ये क्वेश्चन रिलेटिवली एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है। पेपर पूरा बैलेंस रहता है, तो कुछ क्वेश्चन डुएबल होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन टॉपर्स डिसाइड करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो बनाना चाहिए इस क्वेश्चन को। देखिए इसका सोल्यूशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीखिएगा और लर्न कीजिए, और ताकि आपके एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आता है तो आप भी इन सेलेक्टेड जो कि सही करने वाले स्टूडेंट हैं, जब आपका पेपर होगा तो आप भी उसके अंदर काउंट हो। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। GX है जो हमें एक्सपोनेंशियल और लीनियर टर्म के साथ प्रोडक्ट और सब्सट्रैक्शन के साथ एक डिवीजन में एक बनाया गया है। स्टार्टिंग में दिया है x0 इज द रियल नंबर सच दैट e⁻x0 + x0 की वैल्यू 0 आती है। फॉर अ गिवन रियल नंबर अल्फा एक फंक्शन gx डिफाइन किया गया है फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑफ x। फिर हमें अल्फा की कुछ वैल्यूज के लिए लिमिट निकालनी है, और वो जो पॉइंट है वो है x मूविंग टुवर्ड्स x0। x0 ये सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा देखें, ये कहानी है e⁻x0 यानी ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, जिसको एक ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है जिसका कि स्लोप नेगेटिव है, तो ऐसे आकर ये दोनों यहाँ मिले होंगे, दिस पॉइंट इज x0। ठीक है, सो ये तो हम देख सकते हैं कि x0 जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें gx के बारे में कुछ बता रखा, तो चलिए पहले gx को सिंप्लीफाई करते हैं। आप थोड़ा देखिएगा, इन दोनों जगह 3x हमको दिख रहा है, तो यहां से अगर हम x कॉमन लेते हैं, 3x ही कॉमन लिया जा सकता है। e⁻x + 1 है, अल्फा e⁻x + x आपके पास है, अल्फा भी कॉमन लिया जा सकता है, 3 टाइम्स e⁻x + 1। तो क्या देख पा रहे हैं हम यहां से कि e⁻x + 1 यहां भी है, यहां भी है, 3 भी है, यहां भी है, तो हमारे पास से जो ये फंक्शन है gx ये निकल के आने वाला है आपके पास। जस्ट सिंपली इट इज x and it is alpha times e⁻x plus this upon 3 times e⁻x plus 1. Now we will straight away move to लिमिट पर चलते हैं। लिमिट का क्या डेटा है वहां चलते हैं। यहां पर gx लिखा हुआ है, तो gx की जगह हम ये रख देंगे, जो gx का डेटा है उसको रखेंगे। और आप अगर देखें तो लिमिट का एक्सप्रेशन सभी जगह सेम ही है, एक ही एक्सप्रेशन की लिमिट है, अल्फा की दो वैल्यूज के लिए कंपेयर करने को बोला गया है। सो इट इज प्लस e⁻x0 डिवाइडेड बाय x - x0। ठीक है, इसकी हमें लिमिट कंप्यूट करनी है। मॉड लगा हुआ है, मॉड के बाहर जो है लिमिट है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लिमिट की वैल्यूज तो एग्जिस्ट कर रही है हर जगह ही। लिमिट को अगर हम अंदर लेकर आते हैं तो लिमिट को अंदर लाया जा सकता है। सबसे पहले तो फॉर्म चेक कर लेते हैं।
x टेंस टू x नॉट अगर लिखा है तो डिनोमिनेटर विल बिकम 0। यहाँ x नॉट प्लस ई पावर x नॉट ये दोनों एक साथ क्लब हो जाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो अगर x नॉट मैंने रखा तो x नॉट प्लस ई पावर x नॉट आपको पता है कि डेटा 0 आता है, सो दिस विल कन्वर्ट टू 0। और यहां पर भी e पावर x नॉट प्लस x नॉट दिस इज ऑल्सो 0। सो इट इज अल्टीमेटली 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर एल ऑर्बिटल यूटिलाइज करते हैं। पर याद रखिएगा एल ऑर्बिटल में डिफरेंशिएशन उस टर्म के हिसाब से करते हैं जिस पर लिमिट लगी होती है। लिमिट x पर लगी हुई है तो डिफरेंशिएशन के हिसाब से डिनोमिनेटर में 1 आएगा और x नॉट तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये फिक्स्ड है इसकी वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन 0। x का डेरिवेटिव 1, यहाँ है आपके पास α/3 और यहाँ पर सभी जगह x लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर e पावर x प्लस 1 आएगा और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि सेम आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये वाला टर्म आएगा प्लस जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसका डिफरेंशिएशन दैट इज e पावर x, ये बन गया। आगे e पावर x नॉट एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपके पास से 0 आता है। लिमिट हुई क्लोज, आगे चलते हैं। x को जब हम x नॉट लेकर जाएंगे तब आप देखिएगा कि यही लिमिट क्या बन जाती है, e पावर x नॉट प्लस 1। ये दोनों डेटा सभी दोनों जगह सेम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो डिवाइड होके 1 बन जाएगा। सो 1 माइनस α/3 इट इज 1। और यहां देखिए जब हम e पावर x नॉट प्लस x नॉट रखेंगे दिस डेटा इज 0। तो इस सेकंड वाली जो टर्म है ये 0 है, फिर किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो नो प्रॉब्लम दिस विल बिकम 0। आगे वाला डेटा पहले 0 है, लिमिट लगने के पास हमारे पास डेटा आता है मॉड ऑफ, लिमिट लग चुका है, लिमिट को हटा देंगे यहां से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ये हमारे पास डेटा निकल के आता है ये वाला। अब यहां पर दो डेटा पूछे हुए हैं, इफ अल्फा की वैल्यू अगर 2 आती है तो लिमिट की वैल्यू 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3 एंड इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 देन लिमिट विल कम एज 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो देख लीजिए अल्फा इज 3 देन लिमिट इज 0, ये वाला गलत हो गया। और 2 आता है तो 1/3 आएगा, 1/3 कहीं पर भी नहीं है। वैसे भी ये सिंगल करेक्ट है तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक डेटा x नॉट e पावर x इसके बारे में कुछ बताया, ठीक है। जब कभी e पावर x नॉट प्लस x नॉट बन रहा है तो वाला डेटा 0 है, इससे हमारी हेल्प की जब हम इसका फॉर्म पहचान रहे थे। दूसरा, टर्म्स को क्लब करके लिखा हुआ था, थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया और जैसा डेटा एक ही एक्सप्रेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है सेग्रीगेट किया और एक बार एल ऑर्बिटल लगा दिया। एल ऑर्बिटल में ध्यान रखिएगा जिस वेरिएबल पर लिमिट होती है डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, बाकी सभी को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए तो एक्स नॉट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। बस एक एल ऑर्बिटल लगाते ही आंसर हमें यहां पर मिल गया। जे एडवांस 2025 पेपर 2 SCQ सेक्शन जहां पर मार्किंग +3 और -1 की है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो एरिया पर पूछा गया है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, 24% के आसपास स्टूडेंट ने इसको सही किया है। 44,000 के आसपास इनको मिला +3 मार्क्स। जहाँ पर नहीं करने वाले भी आप देखेंगे क्लोज टू 1 लाख है, 93,000 है और गलत करने वाले 42 है जिनको मिलेगा मार्क्स आपके पास से -1, ठीक है। दिस इज द बिहेवियर, पूरे अक्रॉस इंडिया में स्टूडेंट्स का बिहेवियर ये डिपेक्ट करता है, ये दिखा रहा। दिस इज एक्चुअल एनालिसिस। दिस क्वेश्चन की परसेंटेज इतनी ज़्यादा है, इसके दो रीज़न है। एक तो इसमें कुछ स्टूडेंट तुक्के वाले भी होंगे और ABCD में से मार्क करके आए होंगे, ठीक है। वहीं पर जिन्होंने एक्चुअली सॉल्व किया होगा वो स्टूडेंट भी यहाँ पर होंगे 44,000 के अंदर। आप जानते हैं जेई में अपने पास IITs की सीट्स कितनी हैं, पुराने IITs की कितनी हैं, उस हिसाब से अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन डुएबल है और एक बिलो एवरेज लेवल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में सवाल रहने वाला है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं और सीखते हैं क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। R denotes the set of all real numbers then the area of the region
एक्स वाई आर क्रॉस आर है, यानी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, पूरे आर क्रॉस आर में फैलेंगे, यानी कि एक्स वाई प्लेन पूरा कवर हो रहा है। अब कुछ बातें बताई जा रही हैं कि एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज ग्रेटर देन 1/x, एक स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है। इनके रीजंस बनाने के लिए पहले हमें इनको आपस में सॉल्व करना होगा। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, फर्स्ट कंडीशन। 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, ये दूसरी कंडीशन। दोनों को हमने ऐड कर दिया, 9x की वैल्यू 18 आती है, x की वैल्यू 2 आ गई। सो इट इज 10 माइनस 4y इज इक्वल टू 1, यहां पर 2 रखा तो 10 बन गया। वी आर गेटिंग दिस एज 9/4। तो ये दोनों लाइंस आपस में कट करेंगी एट द पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज a, 2, 9/4। ठीक है। अब एक कर्व है जो है y इक्वल टू y/x और एक लाइन है, इनको भी हम प्लॉट बनाने के पहले आपस में पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया रहे कि दोनों कहां पर जाकर कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। 5x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 20 आपके पास आने वाला है। थोड़ा देखते हैं क्या डेटा यहां से बनेगा। यहां पर हमें इसको लिखना चाहिए फैक्टराइजेशन के लिए, ये प्लस आएगा, चेक करें। 5x² 4x माइनस 5x माइनस 4। यस, सो वी आर हैविंग टू डेटास, एक x का वैल्यू -5/4 आता है और एक x का वैल्यू 1 आता है। लेकिन हमें कहाँ इंटरेस्ट है, वी आर लुकिंग फॉर कि जब x कैसा है, पॉजिटिव है, तो वी विल लुक ओनली पॉजिटिव साइड पर देखेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट 1 आएगा, और x अगर 1 है तो आप यहां से y निकाल के देखिए। x अगर 1 हम यहां पर रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी 1 ही आने वाली है। वी आर कॉलिंग दिस एज पॉइंट बी। ठीक, तो अभी हमने y इक्वल टू एक्स को फर्स्ट वाली लाइन के साथ सॉल्व कर लिया। अभी हमारे पास y इक्वल टू एक्स है और सेकेंड वाली लाइन भी है। 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। 4x प्लस 4/x इज इक्वल टू 17। वी आर हैविंग 4x² माइनस 17x प्लस 4। फैक्टराइजेशन करेंगे, 16x माइनस x प्लस 4, ये इनके फैक्टर हैं। 4x माइनस 1 एंड x माइनस 4। थोड़ा आराम से चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ ना हुई हो। -x और यहां से -16x, ठीक है। 16 एंड 1 विल बिकम 17। आपके पास दो डेटा आते हैं, एक आता है x का वैल्यू 1/4, दूसरा आता है x इज इक्वल टू 4। x अगर 4 है तो y आपको पता चल गया 1/4 है, और यहाँ y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो दो पॉइंट आने वाले हैं, 4, 1/4, ये पॉइंट भी है। ठीक है, चलिए इनका प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, जो भी डेटा हमें चाहिए उसके लिए। तो ध्यान से देखिएगा, x पॉजिटिव है, y का वैल्यू ग्रेटर देन 1/x लिखा है। आपके पास डेटा है 5x माइनस 4y माइनस 1 पॉजिटिव एंड 4x प्लस 4y माइनस 17 लेस देन 0। तो इनको हम थोड़ा लाइंस के हिसाब से अगर बनाना चाहें तो ये डेटा 1 बनेगा एंड 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। सो लेट्स प्लॉट देम। ये जो लाइन है आपके पास से ये बनेगा x 1/5 प्लस y माइनस 1/4 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे आसान होता है जिससे प्लॉटिंग करना चाहिए। जब आप सॉल्यूशन देखने जाते हो ना, तो कई बार टीचर से बोल देते सीधा, भैया डायग्राम बनेगा। अरे वहां तक पहुंचना ही तो सीखना है, ठीक है। कैसे बना, क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाले, आराम से खुद निकाले, सीधा लिख दिया ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस, तो फिर नहीं चमकता है। तो प्रोसीजर यही है, इसी से सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको भी यही करना है। तो एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है, वाई लेकिन नेगेटिव है। यहां पर ये ऐसा एक लाइन है, ये वाला देखिए, इसको आप लाइन को बनाइए तो ये आएगा x अपॉन 17/4, 17/4 1 है। 17/4 4 से ज्यादा होता है, तो यहां पर एक लाइन आएगा, इधर आके कट करेगा। दिस इज द लाइन 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, और ये लाइन ये है, और एक हमारा है यहां पर
y इक्वल टू 1/x, ये वो ग्राफ होगा। अब ये दोनों कहाँ कहाँ पर मिले हैं, पॉइंट्स हम पहले निकाल चुके हैं। पहले ये दोनों पॉइंट्स की मुलाकात कहाँ पर, ये दोनों लाइंस कहाँ पर मिली हैं, ये दोनों मिली हैं पॉइंट 2,9/4। सो दिस इज दैट पॉइंट ए, 2,9/4, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है 5x - 4y, ये लाइन और ये कर्व, ये मिले हैं 1,1 पर। सो दिस पॉइंट इज बी, 1,1, ठीक है। और सेकंड वाली जो लाइन है और 1/x ये मिल रहे हैं 4,1/4 पर। सो दिस पॉइंट इज सी, 4,1/4 पर। यहां पर एक और पॉइंट आया है 1/4,4, वो ये रहा, ये वाला भी पॉइंट है, ठीक है। अब रीजन की बात करते हैं, कौन सा रीजन बनाने को बोला गया है, पढ़िए ध्यान से आराम से। हाइपरबोला से ग्रेटर की बात हो रही, पहली बात तो एक्स के पॉजिटिव साइड पर, हाइपरबोला के ऊपर वाला रीजन आएगा। अच्छा ठीक है, ध्यान रखें, ये वाला रीजन, इसके ऊपर वाला रीजन, लेकिन कहाँ का, ये तो देख लें एक बार। इस लाइन के ग्रेटर देन बोला है। लाइंस के लिए पता करना सबसे आसान बात होती है, ओरिजिन सेटिस्फाई करके देखो, क्योंकि लाइन कभी भी क्लोज डायग्राम नहीं है, तो ओपन डायग्राम होता है। ये लाइन बनाई है, ये वाली लाइन है, ये ओरिजिन यहां पर आता है, 0 0 सेटिस्फाई करता है क्या, 0 0 रखेंगे तो -1 ग्रेटर देन 0, नो, -1 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, यानी इस लाइन के ऊपर वाले ग्राफ की बात नहीं हो रही, हम इसके नीचे वाले लाइन की बात कर रहे हैं। वहां की बात करते हैं, यहां पे ओरिजिन चेक कीजिए, 0 0 -17 0 से छोटा होता है, यस, तो किससे चेक किया, ओरिजिन से। तो इस लाइन का वो रीजन जहां ओरिजिन आता है, ओरिजिन यहां है, इसके नीचे वाला, यानी इस लाइन के नीचे वाला रीजन। तो अब आप बताइए, इस कर्व के ऊपर वाला, इस लाइन के नीचे वाला और इस वाले ग्राफ के भी नीचे वाला, तो हमें पता चल गया कि ग्राफ ये है। दिस इज द रीजन, जो प्लॉटिंग से हमने बनाया, जो पूछा जा रहा है। एक बार फिर से कंफर्म कर लेंगे, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। y का वैल्यू 1/x से ज्यादा होगा, y इक्वल टू, ये ग्राफ है, y इक्वल टू 1/x, y कोऑर्डिनेट से ऊपर, पूरा रीजन। सेकंड, इस वाली लाइन से ग्रेटर देन 0 0 सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इस लाइन में जिधर ओरिजिन है उसके अपोजिट वाला साइड, यानी इधर वाला साइड, और इधर वो रीजन जो ओरिजिन के साथ लाई करता है, ओरिजिन यहां है, इसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला, तो ये हमको निकालना है, ठीक है। जो रेड वाला मैंने मार्क किया है, जिसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन बनाए जा रहे हैं। सो गाइस, दिस इज 1, दिस इज 4 एंड इट इज 2। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहता हूं, तो ये जो 1/x है, ये 1 से 4 करके ये वाला सेगमेंट हम हटा देंगे, तो ये 2 ट्रेपेजियम यहां पर बन रहे हैं, बस ये हमको निकाल देना है, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए। तो फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम 1, सम ऑफ पैरेलल साइड हाइट इज 1, इसका हाइट इज 9/4, एंड इनके बीच की विड्थ दैट इज 1, प्लस ये देखिए, ये भी ये भी ट्रेपेजियम बनेगा, हाफ हाइट्स 9/4 एंड 1/4, 1/4 एंड 9/4, और इनके बीच की विड्थ आती है 2, ठीक है, इनके बीच की विड्थ आ गई 2। अब इसमें ये वाला रीजन भी आ चुका है, तो ये हमें इसमें से हटाना होगा, तो इट्स अ माइनस साइन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 1/x dx, ये आपके पास डेटा आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 9 4 13, इट इज 13/8, प्लस यहां से आपके पास 2 से 2 चला जाएगा, यू आर हैविंग दिस एज 10/4 माइनस ln x 1 to 4, तो आप थोड़ा इसको बनाएंगे अगर, तो 2 से ऊपर नीचे 20 बन जाएगा, एंड 20 + 13 इज 33/8 माइनस ln 4 माइनस ln 1, ln 1 इज 0, सो वी आर हैविंग 33/8 माइनस ln 4, ln 4 को 2 ln 2 भी लिख सकते हैं। सो क्या डेटा आ रहा है हमारा, 33/8, ये रहा बी, 33/8 माइनस ln 4। तो कैसा क्वेश्चन है, सिंपल, लाइंस वगैरह पूछा, हाइपरबोला पूछा, उसका ग्राफ बनाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी आनी चाहिए।
तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, कोई बहुत ज़्यादा भयानक सा ग्राफ नहीं दे दिया गया कि जिसको हमें AUD लगा के डिफरेंशिएट करके बनाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो डरिए मत जी, एडवांस के अंदर लेटेस्ट बिल्कुल 2025 का ही पेपर 2 का क्वेश्चन है। ब्रिलियंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व करना, आराम से प्रोसीजर को सीखिए, कैसे करना, पॉइंट्स निकाले, ये वाला पॉइंट निकाले, ये वाला पॉइंट निकाला, जबरदस्ती इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व मत कीजिए। छोटे छोटे ट्रेपेजियम 2 बन चुके हैं, ये वाला सेक्शन इसमें से हटा देंगे। कैलकुलेशन इज द की, हालांकि SCQ में पूछा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता तो हम वापस से रीचेक करते, कैलकुलेशन आंसर तक पहुंच जाते। प्रॉब्लम थोड़ी NR में होती है जब वहां पर हमारे सामने ऑप्शन ही नहीं होते हैं। ओके गाइस, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप मेरे कैलकुलस वाली जो बुक है उसके अंदर आपको एरिया के काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां पर ये है, और इनका एक और हाईलाइटेड पॉइंट होता है, पैराबोला के साथ ये ज्यादातर एरिया को कंप्यूट करना सिखाते हैं। ठीक है गाइस। जे एडवांस 2025 पेपर 2 में SCQ सेक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक अच्छा सवाल पूछा गया, जहां पर ABCD में से एक ऑप्शन करेक्ट है, सही करने पर +3 है, गलत करने पर -1 है। जहां पर इस सेक्शन के अंदर कई सवाल ऐसे थे जिनके अंदर 25%, 22% ऐसे स्टूडेंट्स ने मार्क्स सिक्योर किए थे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये परसेंटेज ड्रॉप हो जाता है और सिर्फ 12% रह जाता है। तो उनके रिलेटिवली ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है जिसको मैनेज करना। 21,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके अंदर +3 मार्क्स लिया होगा। नहीं करने वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले 0 हैं इतने स्टूडेंट्स, और गलत करने वाले आपके पास से -1 वाले भी हैं। ठीक है, सो दिस इज द बिहेवियर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्रॉस इंडिया। तो यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 12% ये दिखा रहा है, जहाँ इसी सेक्शन के अंदर और भी स्टूडेंट थे और भी क्वेश्चन थे जो इससे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज थे। एक SCQ में क्वेश्चन पूछने में नुकसान क्या होता है ना, थोड़े बहुत तुक्के लगाने वाले स्टूडेंट इसके अंदर ज़रूर होंगे। डिटेल में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं, ताकि अगर सिमिलर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप सचेत रहें, कॉन्सेप्ट को लर्न करे हुए रखें और कम टाइम में सॉल्व करना सीखें। लेकिन 4 ऑप्शन सामने है और काउंटिंग पूछी गई है। सॉल्यूशंस अगर पूछे जाते तो वैल्यू रख के चेक कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर काउंटिंग पूछी जा रही है कि भाई कितने रियल नंबर्स के सॉल्यूशंस इसके आने वाले हैं, तो फिर ये अच्छा सवाल बन जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं तो थीटा tan इनवर्स 2 tan थीटा है, ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। जो क्वेश्चन में जान जिसकी वजह से है वो ये है, इसको आप देखिए, हाफ लिखा है, साइन इनवर्स है 6 tan थीटा अपॉन 9 + tan स्क्वायर थीटा। द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x tan इनवर्स x, उनकी वैल्यूज के बारे में बता रखा है कि इनकी रेंज किस के अंदर रहने वाली है, ये स्पेसिफाई करना होता है हमेशा ही। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, जो इस इक्वेशन में, ये एक इक्वेशन है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, वो जो एंगल है साइड वाला जो बॉक्स मैंने बनाया है, लेट्स अज्यूम दैट एंगल इज एन अल्फा। मेरे पास 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, ये है डेटा आपके पास है 6 tan थीटा अपॉन 9 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ tan थीटा इन्वॉल्व है तो मन में यही ख्याल आता है, देखो जितने कि यहाँ भी tan थीटा लाया जाए, जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं, ऑल आर एंगल्स, ऑल आर थीटा, ऑल आर एंगल अल्फा, ऑल आर एंगल बीटा, सब एंगल्स होते हैं। तो ये भी एक एंगल है, अल्फा अज्यूम किया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 2 अल्फा बन जाएगा, जिसकी वैल्यू आपके पास से साइन इनवर्स लिखी गई है। यहाँ पे अगर हम साइन ले लेते हैं दोनों साइड, तो साइन इनवर्स अंदर रहेगा, सो नो प्रॉब्लम, साइन 2 अल्फा, जिसका फॉर्मूला होता है आपको पता होगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा, और सामने हमारा लिखा हुआ है 6 tan थीटा अपॉन 9 + tan स्क्वायर थीटा। 2 से ये कैंसिल कर देंगे और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करते हैं, 9 tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा, यहाँ पर आपके पास है 3 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर अल्फा, 9 tan अल्फा प्लस tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा, और चलते हैं आगे, 3 tan थीटा tan स्क्वायर अल्फा, ये डेटा आपके पास है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये tan स्क्वायर अल्फा है, इसको एक साइड लेकर चलते हैं,
3 tan थीटा है, tan स्क्वायर अल्फा आपके पास है। यहाँ से थोड़ा देखिए इन दोनों को, सबको उधर ले चलते हैं। 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो यार, कैलकुलेशन का सही होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट और टॉपिक कितना ही हमें अच्छे समझ में आता हो, अगर कैलकुलेशन सुभान अल्लाह है तो आंसर माशाअल्लाह आएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। लास्ट में आते 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 कुछ गलत हो जाता है तो साल भर चाहे वो चैप्टर कितना ही अच्छे से पढ़ा हो, बस फिसल गए तो फिसल गए। यहाँ पहुँचे, यहाँ पे इसके थोड़े फैक्टराइजेशन के बारे में सोचना है कि क्या इसके फैक्टर्स किए जाए। इनका प्रोडक्ट देखिए, 3 tan थीटा है, यहाँ पे 3 tan थीटा है, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 9 tan स्क्वायर थीटा आता है, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है 9 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्लियर है कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन के हिसाब से देखें तो पहली वाली दो टर्म में ही बात बन जाएगी कि 3 tan अल्फा अगर कॉमन लिया जाए तो बात बनती है tan थीटा tan अल्फा। 9 है, 3 कॉमन ले लिया है, tan अल्फा भी कॉमन है, 3 बचेगा। और यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों के अंदर, यहाँ से अगर मैंने tan थीटा कॉमन ले लिया, सो tan थीटा tan अल्फा -3 आपके पास से आता है। ये डेटा और ये डेटा दोनों सेम है। अब आप देखिए यहाँ से 3 tan अल्फा माइनस tan थीटा, tan थीटा tan अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो फैक्टर्स आ रहे हैं अपने पास, यहाँ से दोनों के बारे में हम बात करके देखेंगे कि क्या क्या डेटाज आ रहे हैं। देखिएगा एक बार आप, tan अल्फा हमारे पास पहला रिजल्ट आ रहा है tan थीटा बाई 3, और tan अल्फा का एक डेटा और भी आ रहा है अपने पास, वो है 3 बाई tan थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ जो रिजल्ट आया है वो है tan थीटा बाई 3, और दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है वो है 3 बाई tan थीटा। ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि सब ठीक लिखा हमने। 3 tan अल्फा हमने कॉमन लिया, सो tan थीटा tan अल्फा, यहाँ से आपके पास से -3 बचेगा। यहाँ से मैंने tan थीटा कॉमन ले लिया है, सो tan थीटा tan अल्फा और -3। ये बहुत अच्छी आदत है कि आप एक बार लिखने के बाद थोड़ा सा 10-15 सेकंड के लिए एक बार वापस से देख लें। अगर ये आदत आप बना लेंगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। पर ये हर टाइम का बात है, कभी कभी का नहीं है कि आप सोचे कि मैं जब होमवर्क कर रहा हूँ तब तो कम करूँगा, फाइनल एग्जाम में इसको चेक करूँगा, तब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होमवर्क के टाइम भी इसका ध्यान रखें तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्पीड को इम्प्रूव करता है। ठीक है, 3 tan अल्फा, ठीक है, यहाँ पर ये डेटा हमने लिखा। तो tan थीटा tan अल्फा -3 कॉमन आ गया, 3 tan अल्फा माइनस tan थीटा। ठीक है, दो बातें आती हैं। चलिए अब आते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है थीटा, हमने लिखा है इसको tan इनवर्स 2 tan थीटा। इस पूरे को हमने अल्फा अज्यूम कर लिया था, ये अल्फा था। और यहाँ आपके पास से बन गया है थीटा प्लस अल्फा tan इनवर्स 2 tan थीटा। दोनों साइड tan लेंगे, थीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ पर tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ आपको एक एक स्टेप। आईटीएफ में ना प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है रैंडम तरीके से, और आईटीएफ के सवाल तब होते हैं जब पहले हमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आती हो, तभी तो उल्टी ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। पहले हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती हो, देन वी कैन टॉक अबाउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलिए यहाँ ओपन करते हैं। इट इज tan थीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। यहाँ आपके पास से 2 tan थीटा है, ये एक रिजल्ट है। अब हमारे पास tan अल्फा के दो रिजल्ट्स हैं, एक है tan थीटा बाई 3 और एक है 3 बाई tan थीटा। दोनों को हमें यहाँ पर एक एक करके रखना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि क्या रिजल्ट अपने पास से आएगा। तो इस रिजल्ट के बाद या तो हम एक काम करें कि पहले पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, फिर डेटाज वगैरह रख के देखें, क्योंकि रखने के बाद भी सॉल्व तो करना ही होगा। तो एक बार में थोड़ा सा इसको 2 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये tan थीटा है, ये 2 tan थीटा है। जितना सिंप्लीफाई हम पहले ही कर लेंगे उतना ठीक रहेगा। तो ये tan थीटा 2 tan थीटा को एक बार कैंसिल कर देगा, माइनस आपके पास से आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा। ठीक है, ये tan अल्फा हम इधर ला सकते हैं,
तो आपके पास ये डेटा बनेगा tan अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। tan अल्फा हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास डेटा है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहां पर आके हम इसको लॉक कर रहे हैं, ठीक है, कि अब हमें इसको सॉल्व करना है दो तरीके से। कैसे कैसे? दो केस बनेंगे। एक है tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास, एक तो लिखा गया है कि tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा बाई 3 है, कि tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास से tan ऑफ थीटा बाय 3 है। और दूसरा डेटा हमारे पास लिखा गया है कि tan अल्फा की जो वैल्यू है 3 बाय tan थीटा। ये तो आपको समझ में आए इसलिए मैं पूरा सवाल तमीज से सॉल्व कर रहा हूँ ना, रफ में एग्जाम में ऐसे थोड़ी सॉल्व करते हैं, वहां तो चलता है पूरा बढ़िया से। आ जाओ, यहाँ रखेंगे हम tan ऑफ थीटा बाई 3 1 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आएगा आपके पास से 3 बाई tan थीटा 1 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आइए इसको बना लेते हैं। ये 3 प्लस 6 tan स्क्वायर थीटा, ये भी इधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा बनेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा एक यहाँ है, 6 यहाँ पर है, तो 5 बचेगा। इट इज -3/5 हमारे पास निकल के आ रहा है, -3/5। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता। यहाँ tan स्क्वायर थीटा नेगेटिव होने की बात कर रहे हैं। दिस सॉल्यूशन इज रिजेक्टेड, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर tan थीटा है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। याद रखिएगा यहाँ tan थीटा से tan थीटा कैंसिल मत कीजिएगा। कैंसिल उस टर्म को किया जाता है जो नॉन जीरो होती है। यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो हो जाए, क्योंकि कहीं पर भी 1/tan थीटा नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए न्यूमरेटर में है तो थीटा जीरो हो सकता है, जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, जस्ट थीटा कुड बी जीरो। तो यहाँ से डू नॉट कैंसिल, याद रखिएगा, वरना आपका जो आंसर आना चाहिए डू नॉट कैंसिल, कैंसिल मत करना, महापाप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो tan थीटा तो हमने ले लिया कॉमन, आपके पास से बन गया 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। जो तो वन रिजल्ट इज tan थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देखिए tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास से 1 भी आती है, ठीक है। सो थीटा आपके पास यहाँ से ±π/4 आ गया है, एक रिजल्ट ये रहा और एक रिजल्ट आ रहा है आपके पास थीटा इक्वल टू 0। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 3 सॉल्यूशंस। तो जो भी स्टूडेंट लास्ट में आते आते यहाँ पहुंच गया और अगर इन्होंने कैंसिल कर दिया तो उनके पास अल्टीमेटली फिर 2 सॉल्यूशन आएंगे, बाकी सारा सही, क्या बस मैथ्स की बेसिक गलती कर दी है तो फिर वो 3 की जगह 2 सॉल्यूशन मार्क कर देंगे। करेक्ट आंसर है इसका 3, तो मार्क करेंगे फाइनल आंसर सी। तो -1 जहाँ लेने गए थे हम +3 मिल जाएगा -1। और -1 का दर्द बहुत तगड़ा होता है एग्जामिनेशन के अंदर, हाथ थोड़ा थोड़ा कभी कभी कांपता भी है कि अभी कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाया जाए, ठीक है। सो गाइस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कैसे क्या, एक बार मैं पूरी समरी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन को देखकर ये जो टाइप होता है ये मल्टीपल एंगल की तरफ लेकर जाता है। जो हाफ साइन इनवर्स 6 tan थीटा 9 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है, ITF का मतलब ही थीटा है, तो हमने इसको सबसे पहले अल्फा अज्यूम कर लिया। tan थीटा के ज़्यादा रोल दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर sin 2 अल्फा को भी tan थीटा में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस है कैलकुलेशन से मत घबराइए। और कौन कहता है कि ये एडवांस में कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते? बहुत पूछे जाते हैं, बढ़िया से पूछे जाते हैं। अगर आपके टीचर्स ऐसा कहते हैं तो भाई टीचर बदल लेना, है ना। बढ़िया से लेंदी प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, टाइम टेकिंग होते हैं, स्पेशली अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें। तो यहाँ पर tan, ये फैक्टर्स के बाद 2 केस आते हैं। यहाँ पे होल्ड किया, आगे बढ़े कि इसको अल्फा अज्यूम किया था तो यहाँ था अल्फा इधर गया, tan ले लिया, ओपन किया, फिर से कैलकुलेशन सॉल्व करते हुए इस रिजल्ट पर आए। जो 2 कंडीशंस हमारे पास आई थी, एक एक करके दोनों के केस बनाए, नंबर 1 इधर, नंबर 2 इधर।
इधर वाले के साथ तो बड़ी मस्ती हो जाती है कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही नेगेटिव आ जाती है। किसी भी रियल नंबर का वैल्यू ना स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आ सकता। आप चाहे तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में रियल नंबर्स रहते हैं। आप कोई भी रियल नंबर सोचिए, कुछ भी सोचो, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, जो आपको लगता है सोच लिया, स्क्वायर कीजिए, 100% गारंटी है 5 करोड़ का इनाम है, किसी का भी नेगेटिव नहीं आया होगा अगर आपने रियल नंबर सोचा। आयोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इमेजनरी होता है। कोई भी रियल नंबर सोचिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में अगर हम स्क्वायर करेंगे कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। -2 भी लिया तो स्क्वायर करके 4 आ गया होगा, 5 लिया होगा तो 25 आ गया। बस जीरो है जिसका स्क्वायर करने पर जीरो आता है। किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आ सकता। दिस केस इज रिजेक्टेड। यहाँ से आपके पास आते हैं, यहाँ फिर एक छोटी सी बात फिर से आती है, डू नॉट कैंसिल tan थीटा। ऐसे कई सारे रेड फ्लैग्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, तब उनसे बचते हुए आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आंसर मार्क करेंगे 3। जे एडवांस 2025 पेपर 2 की बात कर रहे हैं, एससीक्यू सेक्शन, जिसमें क्वेश्चन हमें दिख रहा है पेयर ऑफ लाइंस के ऊपर पूछी गई है बात। यहाँ पर अगर हम रिस्पॉन्स देखें, 17.56% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +3 मार्क्स लिया है, 31,000। वहीं पर -1 वाले स्टूडेंट जो है वो है 39,000 जो मार्क्स लेकर गए होंगे -1, और 1,09,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रेट लाइन का इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। तो काफ़ी सारी लर्निंग्स यहाँ से हैं हमारे पास कि इतना बड़ा स्टूडेंट्स का डेटा है जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं किया, जिसके ऊपर भी डिपेंडेंट है क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इतने सारे स्टूडेंट अवॉइड करते हैं, नहीं अटेम्प्ट करने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, या तो एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचा हो, क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम होता है, पेपर 2 है, एक मॉर्निंग में भी पेपर हुआ था और ये इवनिंग वाला पेपर है। जेई मेन में तो 2 अलग अलग दिन होते हैं, एडवांस के सेम डे पेपर होता है। तो मॉर्निंग में तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देखा, लंच हुआ, उसके बाद दोबारा पेपर। तो पेपर 2 में जनरली स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो मेरी टिप आपको यही रहेगी समझाने की, थोड़ी एनर्जी बचा के रखें लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन जब सेकंड वाला पेपर हो रहा होता है स्पेशली, और वो जनरली फर्स्ट पेपर से ईजियर आता है। हिस्ट्री में ऐसा देखा गया, कुछ रूल नहीं ऐसा कि सेकंड पेपर आसान ही आएगा। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो क्योंकि ABCD में से ही एक आंसर सही होगा, तो स्टूडेंट्स को तुक्के लगाने वाले भी इसके अंदर रहे होंगे। पर एक बहुत बड़ा नंबर 60% के आसपास ने क्वेश्चन छोड़ा है, वहीं 21% ने गलत भी किया है। इससे गुड लेवल क्वेश्चन जो बनाना चाहिए। और चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है और इस कॉन्सेप्ट में मास्टरी की जाती है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। जे एडवांस 2025 पेपर 2 के अंदर एक क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर पूछा, बहुत स्मार्टली इस सवाल को पूछा है, एससीक्यू के अंदर पूछा गया, जहां पर +4 की मार्किंग है, -1 का नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन में पूछा है कि लोकस की बात की गई है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। दिखने में लगता है पेयर ऑफ लाइंस का सवाल आ गया है सर, ये तो सिलेबस में ही नहीं है। और आप सोचिए लोकस की बात हो रही है, जहां पर ये दोनों लाइंस मिलती है वहां पर, तो लोकस में एक वेरिएबल होता है। यहाँ वेरिएबल कौन होगा? 4x - 3y 12 अल्फा है, और यहाँ भी एक अल्फा की टर्म दिख रही है, वेर अल्फा वेरीज, अल्फा इज द वेरिएबल। तो इसका मतलब यह है कि अल्फा को एलिमिनेट करना है। पहली इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो 4x - 3y की वैल्यू 12 अल्फा आता है। वहीं पर सेकंड वाले को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 12/अल्फा आता है। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो 4x का स्क्वायर है, यहाँ से 3y का स्क्वायर है, वी आर हैविंग दिस एज 144, और अल्फा इंटू 1/अल्फा वो तो अपने आप ही कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पर x²/9 है, यहाँ पर y²/16 है, इट इज रिटन एज 1। तो ये जो लोकस हमारे पास आ रहा है, हाइपरबोला आया है। सोचिए, दो स्टूडेंट एग्जाम के बाद बाहर जाके बात कर रहे हैं, अरे वो हाइपरबोला वाला क्वेश्चन हुआ, और आप सोच रहे हाइपरबोला, हाइपरबोला कहाँ आया था? वहां तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आया था। हाइपरबोला आया है, तो क्या बन चुका है ये? हाइपरबोला। आगे चलते हैं। T इज द टेंजेंट टू द S, ये है कर्व कौन सा? S, दिस इज S। और जहां से टेंजेंट पास करती है P, 0, 0, Q से, Q इज पॉजिटिव एंड पैरेलल टू द लाइन, और ये पैरेलल है, और ये टेंजेंट भी है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ टेंजेंट। अगर लाइंस पैरेलल होती है तो यहां से देखिए y इज इक्वल टू 4√2/3 टाइम्स x आता है, तो स्लोप है इसका 4√2/3, ये स्लोप है, ठीक है।
ये स्लोप है। टेंजेंसी की बात करें अगर, तो टेंजेंट हम हाइपरबोला पे लिख सकते हैं y इक्वल टू mx अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये डेटा बना। स्लोप हमें पता है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ ये कट करते हैं वो भी हमें बता रखा है। तो यहाँ पर अगर हम m के बारे में बात करें तो ये बन जाएगा 4√2 बाई 3 टाइम्स x प्लस माइनस 9 बनेगा, 9 से 4 चला जाएगा, आपके पास से 16 का डबल करेंगे तो वी आर हैविंग दिस एज 32 माइनस 16। ये आपके पास से m का डेटा आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास ये डेटा बन जाएगा। सो वी आर हैविंग दिस m एज 4√2x बाई 3 प्लस माइनस 16 आएगा तो 4 बन जाएगा। अब इसी से हम बात करते हैं कि अगर x को 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, y को 0 रखेंगे तो क्या बनेगा। x को 0 रखते हैं तो हमारे पास से y का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 4 आता है, और अगर y को 0 रखते हैं तो आपके पास से x का जो कोऑर्डिनेट है, तो यहां से हमें पॉइंट डिसाइड करने में बात बन जाएगी। और दिया हुआ है x अगर 0 है तो ये देखिए पॉइंट 0 कोमा q आना चाहिए, यानी प्लस वाला साइन हम रिटेन करेंगे क्योंकि q पॉजिटिव है, तो हम q की वैल्यू 4 ले लेंगे। तो प्लस वाला साइन यानी ऊपर वाला साइन हम पिक करेंगे। जब हम y को 0 रखते हैं यहां पर, तो आपने y को 0 रखा तो आपके पास से डेटा आया 4√2x बाई 3। साइन डिसाइड हो गया है, ऊपर वाला साइन लेना है, ये 4 है, तो यहां से अब आप x का डेटा निकालिए तो ये आ रहा है -3/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। तो ये आपके पास से p का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ p। अब लास्ट में हमें जाते जाते pq का प्रोडक्ट चाहिए। सो pq का प्रोडक्ट हम करेंगे -3/√2 इंटू 4। ठीक है, तो थोड़ा डेटा देखिएगा, 12 आता है, 12/√2 लिखा है, -6√2 इज योर आंसर, -6√2 इज योर आंसर, जो कि है हमारा यहाँ पर A इज द आंसर। सो विल मार्क A एज एन आंसर। तो गुड क्वेश्चन। लोकस से कहानी स्टार्ट की, अल्फा को एलिमिनेट करना था, ये बात थोड़ा क्लिक करने वाला, प्रैक्टिस अगर की होगी तो बढ़िया से आप कर पाओगे। मेरी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक है उसके अंदर आपको ऐसे काफी सवाल दिखेंगे। ठीक है, तो अल्फा से प्रोडक्ट करते ही ये अल्फा एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ डेटा आपका पहुंचा, दिस इज हाइपरबोला। और ये टेंजेंसी की बात हो रही है, टेंजेंट की इक्वेशन होती क्या है उसके लिए वहां पहले ही बता दिया गया है कि इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं, हमें m मिल गया। फिर प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए एक डेटा गिवन था दैट q इज पॉजिटिव, तो डिसाइड हो गया कि -4 वाला नहीं लेना, ऊपर वाला साइन पिक करना है, तो ऊपर वाला साइन पिक कर दिया, यहां से x का वैल्यू फिर नेगेटिव आ गया, प्रोडक्ट निकालना था, बन गई बात। एग्जाम में सोचना, सीखना, प्रैक्टिस की बात है, रिवीजन करना, लोकस के प्रॉब्लम्स करना, ये सब अगर करोगे तो डेफिनेटली फाइनल एग्जाम के अंदर भी आपसे भी सवाल बन जाएंगे। जे एडवांस 2025 पेपर 2 MCQ सेक्शन जहां पर -2 की पेनल्टी होती है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैट्रिक्स वाले के लिए एक्चुअली स्टूडेंट से क्या रिस्पॉन्स रहा था आइए डिस्कस करते हैं। पहले तो उस डेटा की बात करते हैं जो -2 मार्क्स लेकर आए थे। ये देखिए 35,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने -2 मार्क्स लिया, 19% के आसपास। वहीं पर फुल मार्क्स लेने वाले 16,900 है जिन्होंने +4 मार्क्स लिया होगा, और पार्शियल मार्किंग वाले भी हमारे पास है 13,000 के आसपास पार्शियल मार्किंग। नहीं अटेम्प्ट करने वाले बहुत बड़ा एक नंबर है, देख लीजिए 1,14,541 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को स्किप किया, रिस्क नहीं लिया कि -2 नहीं करना है। रीज़न ये हो सकता है पेपर में टाइम ना बचा हो, और हो सकता है उनको लगता हो कि मैट्रिक्स पढ़कर ना गए हो, या हो सकता है क्वेश्चन देखकर ट्राई किया हो और ऑप्शन तक पहुंच नहीं पाए हो, तो सेफ रहने के लिए, क्योंकि -2 की पेनल्टी, एक भी गलत हुआ -2 मिलेगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर फिर भी अगर हम देखें तो +4 लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 16,914। तो हमारी जर्नी क्या होनी चाहिए, -2 से मूव करते हुए पार्शियल मार्किंग लेकर आते हुए +4 की तरफ जाना। हमें हमारे कॉन्सेप्ट, हमारी कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन को इम्प्रूव करना है, ताकि हम हर सवाल में ये जो 6 मार्क्स का डिफरेंस है, -2 से +4 की तरफ आना, इसको हमें सीखना है। और ये एक्चुअल डेटा है उस टाइम के स्टूडेंट्स का। किसी क्वेश्चन को घर पर सॉल्व करना अलग बात है, किसी क्वेश्चन को फाइनल एग्जाम में सॉल्व करना बहुत अलग बात होती है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है मैट्रिक्स का
कि I है 1001, P है 2003, X है, Q है आपके पास है X Y Z और 4 लास्ट वाला जो है 4 है। फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर्स, ध्यान रखते चलिए नॉन जीरो है, X Y Z तीनों नॉन जीरो हैं, फॉर विच देयर इज अ मैट्रिक्स R फॉर ऑल एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड रियल नंबर्स, ये नॉन जीरो है बट रियल नंबर्स, ठीक है। QR की वैल्यू RP आनी चाहिए, फिर उसके ऊपर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। R जो है एक मैट्रिक्स है जिसके नॉन जीरो रियल नंबर्स एंट्रीज है। So let the R matrix is A B C D, इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस जो पूरा क्वेश्चन जो है वो रियल नंबर्स के ऊपर ही है, क्योंकि सारे कोफिशिएंट जो भी टर्म्स यूटिलाइज की गई है सब रियल नंबर्स हैं। सो R को हमने अज्यूम कर लिया A B C D करके है। अब यहाँ एक रिजल्ट है जो QR इक्वल टू RP है, यहाँ से बात बनाते हैं कि QR इज इक्वल टू RP, और कुछ है ही नहीं अपने पास, तो यहाँ पर Q जो है वो हम देख लेते हैं Q कितना है। Q है X Y Z और 4, R हम लिखेंगे A B C D, फिर वापस से R है A B C D, और P लिखा हुआ है अपने पास जो है 2 0 0 एंड 3, 2 0 0 एंड 3। डेटा उसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया, फिर प्रोडक्ट करना शुरू करते हैं मैट्रिक्स के हिसाब से। रो बाय कॉलम आप देखेंगे तो AX प्लस CY आता है, रो बाय कॉलम आप देखेंगे BX प्लस DY आपके पास से बनेगा। यहाँ रो बाय कॉलम आप लिखेंगे AZ प्लस 4C आता है, और यहाँ रो बाय कॉलम से आपके पास से BZ प्लस 4D आता है। सामने वाला मैट्रिक्स का भी रो बाय कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे, वी आर हैविंग 2A, फिर उसके बाद से 3B, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2C, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3D, ठीक है। रो बाय कॉलम 2A, रो बाय कॉलम 3B, रो बाय कॉलम 2C, रो बाय कॉलम 3D, ठीक है। एक एक टर्म रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स को इक्वेट कैसे किया जाए, डिटर्मिनेंट में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैट्रिक्स में रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर प्रेजेंट एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा अपने पास कि AX प्लस CY की वैल्यू 2A रखी जाए, और देखिए सेकेंड वाला BX प्लस DY की वैल्यू आपके पास से 3B रखी जाए। यहाँ वाले की बात करते हैं, AZ प्लस 4C की वैल्यू 2C रखी जाए, और यहाँ से BZ प्लस 4D की वैल्यू 3D रखी जाए, करेक्ट। 4 वेरिएबल से, वैसे तो 4 ही कंडीशंस हमारे पास है। सॉल्व करते हैं, शुरुआत से देखते हैं क्या क्या बातें बनेगी। हमें ये पता है कि ABCD कोई भी जीरो नहीं है, और हमें ये भी पता है कि XYZ भी जीरो नहीं है। यहाँ अगर हम A से डिवाइड कर दें तो बात बनती है X प्लस C बाई A टाइम्स Y इज इक्वल टू 2 आता है। यहाँ अगर हम B से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। यहाँ अगर आप देखेंगे AZ की वैल्यू -2C है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो BZ की वैल्यू -D है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अब जो जो बातें हमें मालूम है उसके हिसाब से हम आगे थोड़ा चलते हैं। देखिए ये एक रिजल्ट है, यहाँ पर हमें एक टर्म ज़्यादा दिख रही है, वो है C बाई A। C बाई A में यहाँ से बना सकता हूँ, आप देखिए C बाई A अगर मैं लिखूँगा -Z/2 बनेगा। देखो यहाँ से C बाई A इज -Z/2। अगले वाले में मुझे D बाई B दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर D बाई B निकाल लेता हूँ, ये रहा D बाई B, जिसकी वैल्यू -Z आएगी। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान से ध्यान रखना है कि गलत ना हो जाए। तो पहले वाले को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, x लिखता हूँ, C बाई A की जगह में रखूँगा Z/2, तो अपने पास आएगा YZ/2 की वैल्यू 2 आ गई है। वहीं अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ, सो D बाई B की जगह -Z रखेंगे, x माइनस YZ इसकी जगह रखेंगे, किसकी जगह, D बाई B, ये है -Z, x माइनस YZ, डेटा इज 3। यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x आता है, YZ आता है, डेटा आपके पास से 4 है। इन दोनों का अब आप डिफरेंस ले लीजिए तो आपको पता चलेगा YZ से YZ चला जाएगा, 2x माइनस x आपके पास से x आता है, और सामने 4 माइनस 3 है, वैल्यू आती है 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, 1 यहाँ रखा, YZ इज इक्वल टू 3, डेटा आपके पास से आ गया है YZ का -2।
तो वाई जेड की वैल्यू -2 आएगी, यहाँ वाई जेड की वैल्यू 2 दिया है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। और डेटा जो हमारे पास आया है वो है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो एक तो x की वैल्यू 1 आ गई है और वाई जेड की वैल्यू 2 आ गई है। यहाँ जो भी बातें बोली जा रही हैं q के बारे में बोली जा रही है, q r नहीं है, q ये वाला डिटर्मिनेंट है। तो इन दोनों के हिसाब से अगर हम q को थोड़ा स्टडी करें तो q में अब हमें कौन कौन से डेटा पता चले हैं। x की वैल्यू 1 है, यहाँ ऑलरेडी 4 है, y और z अभी भी हमें मालूम नहीं है। MCQ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, उसी हिसाब से इनको अटेम्प्ट किया जाता है कि पार्शियली भी सॉल्व हो जाए तो हमें थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाए, ये बात एग्जामिनर जानता है। 2015 में फर्स्ट टाइम MCQ आए थे -2 मार्किंग के साथ, -2 मार्किंग के साथ, तब पार्शियल मार्किंग नहीं थी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सरप्राइज हो गया था और वो जैसे मॉक टेस्ट देते हैं वैसे ही अटेम्प्ट करके आ गए थे। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले थे उनके बहुत ड्रास्टिकली बहुत अजीब से मार्क्स आ गए थे, -2 समझ रहे हैं। थोड़ा भी एक अगर ऑप्शन गलत हो गया तो फिर -2 मिल जाता था। इसी के बाद पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई। चलिए आते हैं यहाँ पर Q पर हम आए। अब यहाँ देखिए Q -2i, Q -6i, Q -3i, इसको 3 बार निकालना पड़ेगा। सबके डिटर्मिनेंट हमसे पूछे जा रहे हैं। I तो आप सब समझते ही हैं, I क्या होता है, I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से अगर हम Q माइनस लैम्डा आई थोड़ा निकालने की सोचें तो आप थोड़ा बताइएगा। ये लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस लैम्डा बनेगा आपके पास से, यहाँ y ही रहेगा, यहाँ z ही रहेगा और यहाँ डेटा ये बन जाएगा। तो ये लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर दोनों जगह सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अब आगे बात आती है, यहाँ से Q माइनस लैम्डा आई का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, वो काम हम कर सकते हैं। ठीक है, Q माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमने बनाया Q माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपके पास से आएगा 1 माइनस लैम्डा, y है, z है और 4 माइनस लैम्डा। और एक डेटा हमारे पास yz का और है, yz की वैल्यू है -2। ये हम पहले लिख के रख लेंगे कि yz की वैल्यू आती है -2। चलिए डिटर्मिनेंट बनाते हैं इसका, तो वो बनेगा 1 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा माइनस yz, दिस इज द डेटा। तो 4 माइनस लैम्डा, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, yz की वैल्यू है -2, लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा प्लस 6 आता है एंड इट इज रिटन एज लैम्डा -2 एंड लैम्डा -3। ठीक, तो ये है हमारे पास रिजल्ट Q माइनस लैम्डा आई का, जिसको कि हम आगे यूटिलाइज करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया से आपको सारे आंसर्स बना के दे देगा। अगर हमने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 2 ले ली तो आप मुझे बताइए क्या रिजल्ट बनेगा। Q माइनस 2i और 2 रखने पर ये पूरा डेटा 0 आ जाता है। हमें यहाँ पर Q माइनस 2i का डिटर्मिनेंट 0 मिला है। ये आंसर का पार्ट नहीं था लेकिन ये आंसर सही आ रहा है। 3 रखते हैं तो आप देखिएगा Q माइनस 3i हमें चाहिए, ये भी 0 आ रहा है, लेकिन Q माइनस 3i की वैल्यू यहाँ 15 दिया है, ये आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। और हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी चाहिए, अब यहाँ पर देखिए 6 चाहिए, तो 6 रख लेंगे हम। तो Q माइनस 6i जब आप रखेंगे तो 6 यहाँ रखिए, 6 माइनस 4 करते हैं तो आपको आता है 4 एंड 6 माइनस 3 इज 3, वी आर गेटिंग 12 एंड दैट इज ऑल्सो द आंसर। तो जो आंसर हमारे पास आने वाले हैं गाइस वो है AB, अमिताभ बच्चन। ठीक है, AB आपका आंसर निकल के आएगा। ये AB मार्क किया आपको +4 मिलेंगे। आपने अगर A, B और D मार्क कर दिया -2 मिल जाएंगे। एक भी गलत ऑप्शन हुआ -2 की पेनल्टी है। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम में ये सब निकालना, कई जगह सॉल्यूशंस तो फटाफट जल्दी से लिख दिए जाते हैं, स्टूडेंट बेचारा सोचता ही रहता है कि कैसे लिखा, ये कैसे लिखा। तो मैंने आपको बिल्कुल जेनरिक तरीके से बताया है कि भाई एक मैट्रिक्स मान लिया है, यहाँ पर ये है प्रोडक्ट करके ये बनती 4 कंडीशन, सॉल्व करने के ऊपर सारे केसेस हैं, सॉल्व प्यार से हो जाता है ये। और जेनरिक तरीके से सॉल्व करते हैं क्योंकि लैम्डा आगे जाके चेंज करने वाले 2, 3, 6 के साथ बस रिलेशन आ गया, वैल्यूज रखे, आंसर निकाले। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन आस्क्ड इन JEE Advanced 2025 पेपर 2। JEE Advanced 2025 पेपर 2 MCQ सेक्शन जो पूछा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉनिक सेक्शन के ऊपर, एक ऐसा टॉपिक जिसको स्टूडेंट थोड़ा सा झिझकता है, कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब के ऊपर। क्या ये जो मैंने बोला ये बात सही है?
चलिए इस बात का रिफ्लेक्शन हम स्टूडेंट के रेस्पॉन्स से देखते हैं। सही करने वाले जिन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं वो सिर्फ 3.5% स्टूडेंट हैं जिनको +4 मार्क्स यहाँ पर मिला होगा। वहीं पर पार्शियली मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट हैं 6.442 जो आपके पास है पार्शियली मार्क्स। दोनों मिला के भी अगर आप देखें तो ये 10% के आसपास स्टूडेंट हो रहे हैं। वहीं पर गलत करने वाले भी 11% है जो घर लेकर गए होंगे, और -2 और बहुत सारे स्टूडेंट तो कॉनिक सेक्शन को स्किप करते हैं। वो नंबर आपको दिख रहा है 78% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन देखा होगा और स्किप कर दिया होंगे। रीज़न मेजर ये हो सकता है कि कॉनिक को ट्राई ना किया हो, दूसरा ये हो सकता है कि मतलब ट्राई ना किया हो इन द सेंस सिलेबस ही कवर ना किया हो, छोड़कर आऊँगा ये सोच के जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट 100% सिलेबस कवर नहीं करता है। तो पहला रीज़न तो ये है कि कॉनिक देखा, हाँ मैंने प्रिपेयर नहीं, छोड़ दिया, इस नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, कितना बड़ा नंबर क्यों है। दूसरा ये हो सकता है कि जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर देते हैं तो मैथ्स के लिए कई बार जनरली टाइम कम बचता है, तो टाइम अगर कम है तो फिर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि MCQs में -2 की पेनल्टी हमारे पास रहती है। ठीक, तो चलिए कॉनिक से डर हटाते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो यस आई विल एग्री कि 3.5% बहुत कम नंबर है। परसेंटेज वाइज देखा जाए कि सिर्फ 6000 स्टूडेंट से ही सवाल हुआ है, पर कॉन्सेप्ट अगर हम इसका लर्न करना चाहते हैं तो एक अच्छे सवाल जो कि थोड़ा सा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स जिसके ऊपर सही करने वालों कम रहा हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मज़ा ही अलग होता है। चलिए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और -2 से +4 के ऊपर कैसे आते हैं उसके लिए सॉल्यूशन को डिटेल में अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करते हैं। जेईई एडवांस 2025 का पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो कि है एरिया के ऊपर मिक्स्ड क्वेश्चन है, जहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मिक्सिंग है। दोनों जो मैथमेटिक्स के ब्रांचेस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड जो हमारी इंटीग्रल कैलकुलस है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। जिस सेक्शन के अंदर ये पूछा गया है वो है MCQ, जहां पर मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट है। मार्किंग स्कीम की बात अगर मैं वहां पर करूं तो आपको पता है कि +4 और -1 -2 की मार्किंग वहां पर रहती है। पार्शियली अगर करेक्ट होगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्किंग स्कीम है। सही करने पर +4 है और गलत करने पर अगर एक भी ऑप्शन गलत ऑप्शन मार्क कर दिया देयर इज अ पेनल्टी ऑफ -2 मार्क्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया हुआ है S denotes a locus of midpoints of the chords of this parabola। पैराबोला के ऊपर बेस्ड है जिसके मिड पॉइंट के लोकस की बात की जा रही है, such that the area of region enclosed between parabola and the chord is 4/3। लोकस की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं लोकस पॉइंट का निकाला जाता है। पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। जनरली मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, और अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन आ रही है तो फिर उसको लोकस की प्रॉब्लम में चेंज कर दिया जाता है। तो लोकस के लिए हमारे पास एक कंडीशन दी गई है कि इसकी मिड पॉइंट्स के लोकस जिसका निकालना है वो कोड और पैराबोला के बीच का जो एरिया है, रीजन है, उसकी वैल्यू 4/3 आती है। सो लेट द मिड पॉइंट इज, तो एक कंडीशन जो लोकस प्रॉब्लम्स में चाहिए होती वो गिवन है, इज h, k। फिर इक्वेशन ऑफ कोड हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कोड विच इज t = S1। पैराबोला हमें मालूम है, पैराबोला जिसके लिए बात हो रहा है वो है y² = x। t का मतलब होगा y1 माइनस हाफ आएगा आपके पास से x + x1, और S1 है तो y1² - x1। यहाँ पर y1 की वैल्यू k है, हाफ है, x + h है, k² - h। 2yk - x - h इज इक्वल टू 2k² - 2h। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 2yk - x की वैल्यू अपने पास से आती है दिस। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन कॉर्ड की। अब ऐसा है कि कॉर्ड और पैराबोला के बीच की बात हो रही है, तो जैसे अगर ये कॉर्ड है और ये पैराबोला है और यहाँ पर कोई कॉर्ड है, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये बन गई कॉर्ड और ये है अपने पास पैराबोला। इनके बीच का रीजन जिसमें हमें इंटरेस्ट है वो कौन सा रीजन हुआ? ये वाला रीजन हुआ, करेक्ट। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? इसकी कर्व की इक्वेशन, इसकी कर्व की इक्वेशन, दोनों की पता है। कोड की इक्वेशन तो ये रही
और पैराबोला की इक्वेशन पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब इसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये एरिया निकालना ठीक रहेगा या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये हमें डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पर ये जो कर्व है, अगर इसको मान ले कि ये x2 है और ये वाला कर्व अगर x1 है, तो y के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको निकालें तो दिस इज गोइंग टू बी ए इजियर अप्रोच। ये पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया a है, ये वाला पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया b है, ठीक है। तो दो अपने पास यहाँ से ये x0 y0 मतलब कर्व की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट नहीं है। जैसे दो कर्व्स लिखे रहते हैं ना, जैसे कि ये वाला फंक्शन अगर हम y इक्वल टू एफ एक्स है, तो जब y के रेस्पेक्ट में एरिया निकाला जाता है तो x के उस y जो x है उसको y के टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। जनरली फंक्शन y इक्वल टू समथिंग दिया रहता है, देखिए जब हम y रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो x इक्वल टू करके हमें फंक्शन निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने इसके दो कोऑर्डिनेट मानते हैं कि ये है x1, y1 और ये वाला पॉइंट है आपके पास है x2, y2। पहली बात तो ये दोनों पॉइंट्स आएंगे कैसे, कर्व की इक्वेशन को, पैराबोला की इक्वेशन को इस कोड की इक्वेशन के साथ सॉल्व करके आ जाएंगे, ठीक है, y1 और y2। तो इसके लिए क्या किया जाए, कोड की इक्वेशन को, पैराबोला की इक्वेशन को देखते हैं हम। पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आप एक काम कीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू आपके पास से आती है, ये डेटा बन जाएगा। x इधर लेके आएंगे 2y माइनस 2k स्क्वायर माइनस h, आपके पास से डेटा बन जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 2y प्लस k स्क्वायर बन जाएगा एंड इट इज h माइनस k स्क्वायर। y माइनस k का होल स्क्वायर है h माइनस k, ये मेरे पास y के दो रिलेशंस यहाँ से आते हैं, एक वैल्यू y1 है, दूसरी वैल्यू y2 है। तो हमने कोड और पैराबोला दोनों को सॉल्व कर लिया। तो एक y1 वाली जो वैल्यू है जो कम आएगी और एक y2 वाली वैल्यू जो ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंफर्म है कि भाई जो y1 है वो आप लिख सकते हो k प्लस y2 k प्लस अंडर रूट ऑफ h माइनस k स्क्वायर, और जो y1 है वो लिखा जा सकता है दिस डेटा। अब है बारी लोकस निकालने की, यानी एरिया हमें लिखना है जो गिवन है 4/3 है। अब हमें क्या करना है, दोनों कर्व्स में अगर y के रेस्पेक्ट में हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन y1 से लेके y2 हो रहा हो, तो फिर फर्स्ट वाला कर्व और सेकंड वाला कर्व किसके रेस्पेक्ट में लिखे जाएंगे, x इक्वल टू करके लिखना होगा, है ना। तो जैसे अगर हम इस वाले कर्व को देखें तो जो राइट साइड पर कर्व है इसकी हम बात करेंगे, दिस इज x की वैल्यू जो राइट साइड पर है और ये जो लेफ्ट वाला कर्व है, तो x राइट वाला माइनस x लेफ्ट वाला इंटीग्रेशन फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू y। एरिया ऐसे निकलता है विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस। तो राइट वाले में से लेफ्ट वाले को घटाने के बाद dy y1 से लेके y2 तक, और ये रीजन हमको दिया हुआ है, इसका एरिया कंप्यूट करके दे रखा है, इट इज 4/3। इस डेटा को निकालते हैं, जो राइट वाला है वहां से अगर हम देखें तो वो कोड की इक्वेशन है। तो इस कोड की इक्वेशन से आपके पास से XR की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ से XR को लिख सकता हूँ, जो राइट वाला एरिया है कोड का है, ये बनेगा आपके पास से 2yk माइनस 2k स्क्वायर प्लस h, ठीक है। और ये जो है अपने पास यहाँ से हम लेफ्ट वाला निकाल सकते हैं, इस वाले की बात करेंगे तो ये कैसे निकल के आएगा, x को y के टर्म्स में लिखेंगे तो ये तो सिंपल y स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो हमने x को y के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया। अब हम इस एरिया की कंप्यूटेशन आराम से कर सकते हैं। यहाँ हम पहुँचते हैं, यहाँ अपने पास डेटा आता है y1 से y2, राइट हैंड साइड वाला ये रहा 2yk माइनस 2k स्क्वायर प्लस h। आप देख सकते हैं पूरे सवाल के अंदर कैलकुलेशन काफ़ी ध्यान रखनी है, छोड़ा भी अगर गलत हुआ तो ये सवाल चला जाएगा इधर उधर। तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक सिनर्जी दो मैथमेटिक्स की ब्रांचेस की, कोऑर्डिनेट प्लस इंटीग्रल कैलकुलस। कोऑर्डिनेट में भी कॉनिक, नॉट सर्कल और स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यहाँ पर राइट वाला हमने लिखा माइनस ये वाला डेटा आपके पास से y स्क्वायर 4/3। आइए इंटीग्रेट करते हैं, 2y का इंटीग्रेशन ही y स्क्वायर आता है, और यहाँ से आपके पास h माइनस 2k स्क्वायर जो है ये इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है y आएगा, और यहाँ पर है y³ by 3
इट इज रिटर्न एज फ्रॉम y1 से y2 4/3। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ डेटा बनाएंगे तो दो लिमिट्स हमें रखनी है, y2 स्क्वायर माइनस y1 k टाइम्स h माइनस 2k स्क्वायर, इट इज y2 माइनस y1 माइनस क्यूब है y2 क्यूब माइनस y1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4/3। अब y1 y2 की वैल्यूज हमें मालूम है, ये रही, ये है y1 y2। ठीक है, यहाँ सब जगह हम नोटिस कर रहे हैं कि y2 माइनस y1 सब जगह आ रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं, आगे चलते हैं यहाँ से, और मैं इसको लिखना चाहूंगा y2 माइनस y1 टर्म्स को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपके पास बचने वाला है y2 प्लस y1 टाइम्स k, और यहां से आप देखिए h माइनस 2k स्क्वायर, देखो कैलकुलेशन तो है और अच्छी कैलकुलेशन है, h माइनस 2k स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप चलिए देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास y2 माइनस y1 तो बाहर आ चुका है, y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 y1 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है, सामने 4/3, इट इज रिटर्न एज 4/3। अब इस सिंप्लीफिकेशन को हमें करना है तो इस वाले डेटा को एक नज़र फिर से देखेंगे, क्या हम इसको साथ बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस y1 y2। चेक करिए, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2, उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, माइनस करेंगे, सेम डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब जो डेटा हमारे पास है y1 y2 के वो देख लीजिए, ये रहे। तो यहाँ अगर हम y2 माइनस y1 करते हैं तो वो आपके पास से कितना, एक तो दोनों का सम निकाल दो, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से उसको देख लें। ये जो डेटा था ना आपका इधर से, ये पूरा डेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2yk प्लस 2k स्क्वायर माइनस h इज इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट सब यहां से निकल के आ जाएगा। सम ऑफ द रूट आपके पास से 2k बनेगा, सो वी आर हैविंग y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2k। दोनों का प्रोडक्ट में निकाल देता हूँ y1 y2, वो आपके पास है 2k स्क्वायर माइनस h, और एक रिजल्ट और है y2 माइनस y1, दोनों का डिफरेंस, ये रहा दोनों का डिफरेंस, यहां से निकालिए दोनों का डिफरेंस, ये दोनों कट जाएंगे, 2 टाइम्स रूट ऑफ h माइनस k स्क्वायर। तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम, ये उस एग्जामिनेशन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम था, टाइम टेकिंग था, स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर टीचर्स, टाइम टेकिंग है तो है। यहाँ पे हम पहुँचते हैं, अब इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आप देखिएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h माइनस k स्क्वायर, y1 प्लस y2 की हम बात करेंगे जो 2k आता है, तो 2k स्क्वायर बन जाएगा ये, h माइनस 2k स्क्वायर माइनस, ये डेटा आप देखिए, इन दोनों के सम का स्क्वायर आपको करना है, सम का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपके पास से 4k स्क्वायर, y1 y2 आपके पास प्रोडक्ट में है, इट इज 2k स्क्वायर माइनस h/3 एंड इट इज रिटर्न एज 4/3। कैलकुलेशन देखो कभी भी कहीं पर भी गलत हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर थोड़ा टैकल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, आप यहाँ जाएंगे तो ये बनेगा 3h माइनस 6k स्क्वायर प्लस h अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/3। 3 से 3 कैंसिल है, h और h आपके पास से 4h बन जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन को संभाल लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ से अगर हम इसको टैकल करें तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें, सो एलसीएम लिया 3h आया, 6k स्क्वायर प्लस h, 4h आ रहा है अपने पास यहाँ से, और एक 2 भी अपने पास लिखा हुआ है,
सो 2h माइनस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। थोड़ा चेक कर लेते हैं कहीं पर कोई गड़बड़ ना हुई। ये ठीक लिखा है। एक्स का कोऑर्डिनेट हमने जो लिखा है 2y माइनस 2k स्क्वायर प्लस h, और एक्सेल जो था y स्क्वायर था, इंटीग्रेशन देखा इसका, यहाँ से h माइनस 2k स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y आ गया, क्यूब आया अपने पास से y क्यूब बाई 3, y2 माइनस y1 यहाँ से लिखा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 4/3, y2 माइनस y1 कॉमन ले रहे हैं, ट्वाइस ऑफ दिस, यहाँ y2 प्लस y1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, प्लस के साथ h माइनस 2k स्क्वायर, और लास्ट में आते आते एक माइनस साइन है, वहाँ पर आपके पास ये वाला डेटा बन जाएगा। ठीक है, ये वाली बात। तो यहाँ से आपने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एक बार देख ले, 2k स्क्वायर माइनस h लिखा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2k स्क्वायर माइनस h। ठीक, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो गड़बड़ है, डेटा यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये लिखा हुआ, मैंने जो लिखा है उसको आप देखिए थोड़ा सा, वी गॉट द मिस्टेक। तो y1 प्लस y2 तो 4k स्क्वायर बन जाएगा, पर यहाँ आप देखिए ये है डेटा, जो डेटा हमें चाहिए वो ये है, इसको रखना है। सो आपने इसको लिखा y1 y2 के आगे माइनस साइन लिखा हुआ, तो देयर इज अ माइनस साइन, या माइनस साइन। ठीक है, चलो इस टर्म को फिर से लिख लेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व कि क्या डेटा आता है। तो y1 y2 है आपके पास से, देयर इज अ माइनस साइन, देयर इज अ प्लस साइन। यहाँ पर आपके पास से एलसीएम लेंगे तो 3h आ जाएगा, यहाँ से 2k स्क्वायर है, वो प्लस h है तो वो माइनस h बनेगा, इट इज बाई 3, 3 से 3 कैंसिल है। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 है, 2 यहाँ पर भी है, 4 आ जाएगा, रूट ऑफ h माइनस k स्क्वायर, h माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4। h माइनस k स्क्वायर की वैल्यू 3/2 आती है, सामने आपके पास वैल्यू 1 आता है। आप दोनों साइड क्यूब कर दीजिए या स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, लोकस की प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो गई। So h minus k square is coming as 1. So this is the locus जो अपने पास निकल के आया। So the locus की अगर हम बात करें, h की वैल्यू x है, k की वैल्यू y है। So x minus y square is 1. So we are having y square is equal to x minus 1. ये locus आ गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। R denote the region lying in first quadrant, ठीक है, enclosed by this parabola and the curve S. This is curve S. The line x equal to x1 and x equal to 4. फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या बात बनेगी। पहले हम आगे बढ़ने के पहले इन ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 4, सेटिस्फाई करता है? आप चेक करके देखिए, तो यहाँ से यस ये सेटिस्फाई करता है, 4 - 1 3 आता है, यस। 5, करता है क्या? ये रख के देखिए, ये नहीं करता है। 5 - 1 4 आता है, √2 का स्क्वायर 2 ही आता है। सो ये गलत है, ये वाला सही है। अब जो एरिया हमसे पूछा है, देखो एक कर्व ये है और एक कर्व है हमारे पास y² = x, वो तो ये बनेगा। और इस पैराबोला की खास बात क्या होगी कि ये स्टार्ट यहाँ से होगा, दोनों की मुलाकात तो कभी होने वाली है नहीं, दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। अब चाहो सॉल्व कर लो, ये y² = x है, y² = x - 1 है, यानी x, समझिए। तो यहाँ पर अगर हम इनको देखें तो विल दे मीट, नहीं मिल पाएंगे, x लिखेंगे नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर एक डेटा है, यहाँ पर जो डेटा लिखा गया है दिस इज x = 1 और एक डेटा और है x = 2। तो ये वाला पॉइंट ही 1 है, 1 से ही शुरू कर रहे हैं, और x = 2 नहीं, x = 4। अब पूछा जा रहा है रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ये वाला रीजन, इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इंटीग्रेशन क्लियर है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक हमें जाना है, इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो बड़े वाले ग्राफ में से छोटे वाले ग्राफ का, सो ग्रेटर फंक्शन माने स्मॉलर फंक्शन कर देंगे, हमारे पास से एरिया निकल के आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें, सो द एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, इट शुड बी फ्रॉम 1 to 4, ये ऊपर वाला फंक्शन आपके पास से है,
इसकी डेफिनेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी ये बनेगा रूट एक्स। अगला वाला बनेगा आपके पास है रूट ऑफ एक्स माइनस वन, दिस इज डी एक्स। एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, एक्स माइनस वन पावर 3/2 अपॉन 3/2, 1 2 4 अपने पास आएगा। 2/3 तो हम पहले ही बाहर लिख लेंगे। यहाँ आप 4 रखिएगा तो आपके पास से 8 माइनस 1 आता है, ठीक है। फिर यहाँ से 2/3 आता है, 4 रखिएगा आप यहाँ से तो 3 आता है, विच इज 3√3, और 1 रखने पर 0 आता है। 2/3 हमने कॉमन ले लिया, 7 माइनस 3√3 अपने पास डेटा है। 2/3 आपके पास है, या 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा चेक कर लेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। सो इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई वी आर गेटिंग दिस एज 14/3 माइनस 3 से 3 चला जाएगा 2√3, द नंबर 14/3 माइनस 2√3, 14/3 माइनस 2√3, ये वाला ऑप्शन है, 14/3 माइनस 2√3। ओके गाइस, सो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ए एंड सी। फिर से पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू देता हूँ। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पर, तो थोड़ा सा लेंथियर क्वेश्चन है, पर ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो छोटे छोटे ऐसे टॉपिक जो फ्रीक्वेंटली हम प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, कि अगर मिड पॉइंट का लोकस निकालना हो तो सीधा दिमाग में आ जाता है कि t इक्वल टू h1 करना है, h कोमा के लिया, यहाँ से बनाया। अगर आप x1 कोमा y1 से कंफर्टेबल है, नो प्रॉब्लम, x1 y1 लिख लीजिए, x1 को लास्ट में जाके x से रिप्लेस कर देंगे, y1 को y से रिप्लेस कर देंगे, ये लिखा गया था। फिर इनको सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों के बीच का एरिया वो 4/3 में गिवन है, तो लोकस की कंडीशन वहां से आती है, y1 से y2, तो ये कंप्यूट करके अलग अलग भी निकाले जा सकते हैं कहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे, और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 बार एरिया की कंप्यूटेशन की है, एक बार हमने y एक्सिस के रेस्पेक्ट में किया है और एक बार हमने x एक्सिस के रेस्पेक्ट में किया है। तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में निकालना ज़्यादा आसान है कि राइट वाले में से लेफ्ट वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आगे वाली लाइन है तो लाइन में x को y के टर्म्स में कन्वर्ट किया और इसको भी x को y में किया, तो फिर राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड वालों का डिफरेंस लिया, ये डेटा हमने बनाया और इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ पर हमारे पास या तो x1 y1 y2 की डायरेक्टली जो वैल्यूज या तो वो रख दो, बेटर ये रहेगा कि इनके अंदर से जो कॉमन डेटा आ रहा है y2 माइनस y1 ये कॉमन निकाला, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट सिंप्लीफाई किया, एक जगह कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गया था क्योंकि यहाँ माइनस था, हमने इसको देख लिया था, तो ऐसा एग्जाम में हो जाता है। आप एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो नेशनल लेवल पर बहुत अच्छी उसकी इमेज है, इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, चाहे आपको कितना ही कॉन्सेप्ट आ रहा हो। सिर्फ इस प्रैक्टिस ही है और अपने आप को पैनिक होने से रोकना, ये 2 ही चीज़ें आपको इससे संभाल सकती हैं, रोक सकती हैं। यहाँ पर जब सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास लोकस ऑफ द कर्व आया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है और ये है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये दोनों कर्व कभी नहीं मिलते, दोनों पैराबोलिक नेचर के हैं, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब बोला गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन दोनों से जो एरिया क्लोज होगा x इक्वल टू 1 से लेके 4 के बीच में, तो ये रीजन, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, वहाँ क्या था बाय एक्सिस के रिस्पेक्ट में राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करके एरिया हमने कंप्यूट किया। जे एडवांस 2025 पेपर 2 एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन एक और है जिसमें सर्कल है, एलिप्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। एमसीक्यू सेक्शन है जहां पर -2 की पेनल्टी होती है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या था। किसी सवाल को मेरे लिए आसान बोलना अलग बात है, आपके लिए आसान बोलना अलग बात है। पूरे इंडिया में अगर किसी क्वेश्चन का डिस्कशन हो जहाँ पर इतने सारे स्टेट्स हैं, हर अलग अलग रीजन से स्टूडेंट पेपर को देते हैं, तो चलिए उनका रिस्पॉन्स क्या है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं क्या ये क्वेश्चन डुएबल है या नहीं है। जिनको -2 मिला है वो 12.97% स्टूडेंट है जो -2 लेकर गए होंगे। पार्शियल मार्किंग वाले 14,000 स्टूडेंट हैं और फुल मार्क्स वाले आपके पास से +4 मार्क्स मिला है 12.34% स्टूडेंट को। 22,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको +4 मिला है, ठीक है। नहीं अटेम्प्ट करने आपके पास 67 है जिनको मिला है यहाँ पर 0 मार्क। कितना मिला है? 0। तो ये -2 से +4 की तरफ ये परसेंटेज अगर देखा जाए तो ये अच्छा परसेंट है। इसी पेपर में कई एमसीक्यू सेक्शन ऐसे भी है जहाँ पर 3%, 6% ऐसे भी परसेंटेज है। उस हिसाब से देखा जाए तो 12.34 एक डुएबल, थोड़ा सा एवरेज लेवल क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता है।
कि ठीक है भाई उनके कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन फिर भी ये नंबर अगर हम देखें 22,000, आप जानते हैं जेई में पुराने आईआईटीज़ की बात करें, ओल्ड आईआईटीज़ की सीट जनरल कैटेगरी के लिए तो पहले 5,000 रैंक की होती है, फिर भी 22 तक अगर ये गया है जहाँ पर -2 की पेनल्टी है, तो मान के चलिए कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉनिक सेक्शन जैसे चैप्टर को तैयार करके जाते हैं। आप छोड़कर मत जाइए, कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर से कुछ सीख कर जाएं ताकि हम उस -2 से लेकर +4 की तरफ हम आ पाएँ। वहीं पर एक बड़ा नंबर है, देखिए 1,20,000 स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के कुछ रीज़न हो सकते हैं, क्या पेपर में टाइम ना मिला, दूसरा कॉनिक सेक्शन ही तैयार करके नहीं गए थे, तीसरा आपने अटेम्प्ट किया, पढ़कर भी गए थे, टाइम भी था थोड़ा बहुत, बस वो आधा सॉल्व हुआ और आंसर तक नहीं पहुँचे, तो फिर मार्क क्या करूँ, इस वजह से छोड़ दिया। क्योंकि कॉन्सेप्ट विद टाइम हो, कैलकुलेशन हो, कॉन्सेप्ट्स के साथ मैनिपुलेशन हो, ये सब का जब जुगलबंदी बनता है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, तभी हम मार्क्स की तरफ पहुँचेंगे। तो यस, इट इज़ एन एवरेज लेवल क्वेश्चन, एमसीक्यू के हिसाब से बनाया जा सकता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं और इसके सॉल्यूशन में नए नए कॉन्सेप्ट जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको फिर से नई एनर्जी के साथ सीखते हैं, ताकि हमारा जब पेपर हो तब हम वहाँ पर मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। एडवांस 2025 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो कि कॉनिक सेक्शन के ऊपर पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू सेक्शन के अंदर, जहां पर आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग -2 की होती है, पर साथ ही में पार्शियल मार्किंग भी रहती है। एक भी गलत ऑप्शन अगर हम इसके अंदर मार्क कर देंगे तो -2 मार्क्स हमें इसके अंदर मिलते हैं। वो कंप्लीटली सॉल्व करने के अंदर +4 थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, पर रिलेटिवली ये जो क्वेश्चन है ऑक्सिलरी सर्कल जो होता है उसके ऊपर बेस्ड है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, एक डुएबल क्वेश्चन है उस एग्ज़ाम के अंदर। कॉनिक के और जो क्वेश्चन उस पेपर के अंदर आए थे वो थोड़े से टाइम टेकिंग और डिफ़िकल्ट थे, प्रोसीजर वाइज लेंदी थे आई वुड से, है ना। पर यहाँ अगर हम समझें इसको तो समझिएगा कि 2 पॉइंट्स हैं x1 एंड y1, x2, y2 आर द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन दिस एलिप्स। इस एलिप्स के लिए अगर हम देखें तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। क्लियर है कि a से ज़्यादा कौन है, a इज़ ग्रेटर दैन b। तो अगर हम इस एलिप्स की बात करें तो इस एलिप्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इसी के साथ ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं दोनों के y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, यानी ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हैं। x कोऑर्डिनेट के बारे में भी हम बात करते हैं। C इज़ द सर्कल, ये सर्कल अगर हम बात करते हैं x² + y² इक्वल टू 9, 9 बेसिकली यहाँ से आप देखिए तो ये जो यहाँ वाला जो पॉइंट है यही हमारे पास से सर्कल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ वाला पॉइंट है वही हमारे पास से सर्कल बन जाएगा। तो पहले सर्कल बना लेते हैं, इजी रहता है प्लॉट करना। ये हमने बनाया, दिस इज सर्कल C, दिस इज एलिप्स E। आगे बढ़ते हैं। M be the point 3,0, दिस इज द पॉइंट M 3,0। ये ओरिजिन है। पहली 2 लाइन क्लियर हो चुकी है, थर्ड लाइन पे चलते हैं। सपोज देयर इज अ लाइन x इक्वल टू x1 इंटरसेक्ट द C एट R। C सर्कल को R पर कट करता है, एक लाइन हमने बनाया, ठीक है। ये लाइन है आपका x इक्वल टू x1, ये लाइन है आपका x इक्वल टू x2 जो कि आगे लिखा हुआ है। x इक्वल टू x2 इंटरसेक्ट द C एट S। C मतलब सर्कल, ठीक है। एक R है और एक S है। सच दैट द y कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S आर पॉजिटिव। इनके y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है क्योंकि ये लाइन इधर भी आके कट करेंगी। तो अगर पॉजिटिव बोला है तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हैं, वरना अगर नेगेटिव बोलते हैं तो ये लाइन इधर आके पीछे कट करती है, दोनों के दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। अब कुछ एंगल्स दिए हैं, ROM का है जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ROM का एंगल 30 डिग्री है और SOM का 60 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है हमने जो बनाए हैं पॉइंट्स वो गलत बनाए हैं। तो जिसका एंगल कम है वो पहले शुरुआत में बन जाएगा, यहाँ पे R रहेगा, यहाँ पर ऐसा। अब देखिए अब आप यहाँ से अगर हम इस वाले एंगल की बात करेंगे ROM, दिस एंगल इज π/6 एंड SOM इज π/3, है ना। चलिए तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें x इक्वल टू x1 पर ही P पॉइंट रहता है, सो दिस इज P पॉइंट x1 पर। तो आपसे पूछा एक बात और देख लेते हैं, x इक्वल टू x1 पर R पॉइंट है, सो दिस पॉइंट इज R एंड दिस पॉइंट इज S।
सारी इंफॉर्मेशन को आपको एक बार और वेरीफाई कर लें। क्यू पॉइंट ये बन जाएगा, ROM 30 डिग्री है, ROM ये एंगल कम है, SOM एंगल ज़्यादा होगा विच इज़ 60 डिग्री। वो ओरिजिन है, ठीक है। और क्या बात बोली गई है, पॉइंट्स देख लीजिए, x1 y1 है, x1 y1 y इक्वल टू x1 पर P लाई करेगा और y इक्वल टू x2 पर Q लाई करता है, ठीक है। लेकिन जो x1 वाली लाइन है वो आपको R पर कट करती है, तो दिस इज x2, दिस इज x1, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से कौन बड़ा है कौन छोटा है x1 x2 में डायरेक्ट रिलेशन ना देकर एंगल के हिसाब से उसको समझाया है। अब जिन स्टूडेंट्स को थ्योरी पता होगी तो वो जानते हैं कि ये जो एलिप्स के रिस्पेक्ट में सर्कल बनाया गया है, इट इज एन ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल इज अ सर्कल which is drawn by taking major axis of ellipse as a diameter। और ये हमें हेल्प करता है, ऑक्सिलरी इज अ इंग्लिश वर्ड जो हेल्प करने के लिए, क्या हेल्प करता है, पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करने के ऊपर। यहाँ से हम सारे पॉइंट्स इसके हिसाब से देखकर बना सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स मैंने फिर से शायद आगे पीछे लिख दिए हैं, मैं चेक कर लूँ एक बार। सो R एंड S पॉइंट दोनों कहाँ पर हैं, सर्कल के ऊपर है। R किसके ऊपर है, x1 के ऊपर है, ये रहा। और P भी किसके ऊपर है, x1 के ऊपर है, तो P और R तो यहाँ पर है। Q x2 के ऊपर है, ठीक है भाई, बात बन गई है। अब आइए इनके पैरामेट्रिक के हिसाब से पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। P पॉइंट, क्योंकि ये एंगल R का एंगल 30 डिग्री आ रहा है, तो ये आपके पास से A cos 30, B sin 30 आपके पास से बनेगा, जिसका मतलब है A और B हमें मालूम है, विच इज़ 3√3/2, और B की वैल्यू 2 है, और यहाँ से आपके पास से 1 आ जाएगा। ये 2 है और ये हाफ है, तो 1 बनेगा। P के साथ ही हम R वाला पॉइंट बनाते हैं, ये ऑक्सिलरी सर्कल पर है, सेम A cos 330 और यहाँ से A sin 30 आपके पास से डेटा बनेगा। तो पहला वाला तो सेम ही रहेगा। दूसरे वाले की बात करेंगे, A की वैल्यू है 3 और ये हाफ है, इट इज़ 3/2। अब बात करते हैं P हो गया, R हो गया, Q की बात करते हैं। Q है आपके पास से, इसका एंगल ज़्यादा है इन दोनों के एंगल्स, तो ये A cos 60 एंड B sin 60, और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है अपने पास वो हम बनाते हैं A cos 60, A cos 60, ये सर्कल के ऊपर, और Q और P जो है एलिप्स के ऊपर है। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है और A की वैल्यू कितनी है, 3 है अपने पास से, सो वी आर हैविंग दिस एज 3/2। B की वैल्यू 2 है, आपको पता है, ये रहा, और ये √3/2 आता है, तो इट इज़ √3, हाइट ज़्यादा होगा। फर्स्ट वाला 3/2, यहाँ A है, A की वैल्यू 3 है, और ये 3/2 आपके पास से बनेगा। एक सेकेंड, sin 60 रहेगा, ठीक है। cos cos cos, sin sin sin, साइन का है 3 आपके पास से A, तो ये आपके पास से बनेगा A √3/2, ठीक है। ये डेटाज हमने यहाँ पर बना लिए सारे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ जो बातें हमसे पूछी गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। P और R एक ही लाइन में है, इस लाइन को मिलाने वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इक्वल टू x1, यहाँ से आपको पता चल गया x इक्वल टू जो x1 है उसकी वैल्यू 3√3/2 है। और देखिए Q और S इसको मिलाने वाली लाइन वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ से आपके पास से ये डेटा आता है x2 की वैल्यू है 3/2, ठीक है। x2 छोटा है, x1 बड़ा है, क्लियर यहाँ से दिख रहा है। आगे चलते हैं, लाइन जॉइनिंग P एंड Q। PQ की इक्वेशन हम बनाते हैं, P और Q कौन से हैं ढूंढिए, दिस इज P, दिस इज Q। किसी एक को फ्रेम ले लेते हैं, y माइनस y1 यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे x माइनस 3√3/2, पॉइंट अज्यूम करना और y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस, y2 माइनस y1 अपॉन 3/2 माइनस 3√3/2, सिंप्लीफाई करने पहुँचे। यहाँ से आप डेटा देखिए, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 3 भी आता है, और ये 1 माइनस √3 है। ये डेटा आपके पास है, 2 ऊपर आ गया, 3 बाहर आ गया, 1 माइनस √3 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए, माइनस साइन आएगा,
इट इज़ 3y माइनस 3, ठीक है। यहाँ माइनस साइन है, यहाँ से आप डेटा बनाएंगे 2x आता है और 3√3 आता है। थोड़ा डेटा चेक करते हैं, बाकी तो फिर हम आंसर तक पहुँच ही गए होंगे। बोलो फिर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 3 टाइम्स 1 प्लस √3, 3 प्लस 2 टाइम, ये वाला बात है, यानी A इज द आंसर। कौन सा आंसर मार्क हो रहा है? A आंसर आ रहा है, B वाला आंसर हमारा इसका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। N2 जो दिया है वो x2, 0 है और N1 जो दिया है वो है, तो N1 N2 कौन से पॉइंट से यहाँ पर आइए उनके बारे में बात करते हैं। सो N2 इज दिस पॉइंट, यहाँ पर है जो x2 वाला है और ये है पॉइंट N1। अब जो डेटाज हमसे पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये N2 है आपके पास से, आप खुद बता दीजिए। N2 इज 3/2, 0 एंड N1 इज 3√3, 0, ठीक है। अब जो ऑप्शंस दिए गए उसके हिसाब से हम चलते हैं। N2 की Q से डिस्टेंस, ये रहा N2 की Q से डिस्टेंस, आप बताइए। N2 से Q का डिस्टेंस, ये तो हाइट है, तो ये हाइट किसके बराबर आएगी? दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करना चाहें तो ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, क्या ये बराबर आना चाहिए N2S। N2 से S की बात कर रहे हैं, यानी कि y कोऑर्डिनेट किसका? S का, 2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ S। आइए चेक कर लेते हैं क्या ये बात सही है। सो Q पॉइंट कहाँ पर है? Q पॉइंट ये रहा, इसका y कोऑर्डिनेट है √3, तो वी आर गेटिंग 3√3, ठीक है। और S पॉइंट कहाँ है? ये रहा S पॉइंट, इसका हमको डबल करना है, डबल कर दीजिए। तो y कोऑर्डिनेट कितना है S का, आप चेक कीजिए। y कोऑर्डिनेट है 3√3/2, दोनों सेम आगे हैं, दोनों इक्वल आगे हैं। यस, दिस रिलेशन इज ट्रू। सो C इज ऑल्सो ट्रू, A इज ऑल्सो ट्रू। अब आ रही है D की। D में चेक करिए, 9 टाइम्स N1 आपके पास है, N1P। N1P का मतलब समझिए, N1 से P की डिस्टेंस, ये है N1P, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ P, इसकी बात हो रही है। और किसके बराबर? 4 टाइम्स N1R, N1 से R, ये पूरा डिस्टेंस, ये हाइट पूरा, और ये हाइट आएगा आपके पास से y कोऑर्डिनेट ऑफ R पॉइंट। सो N1R आपके पास है y कोऑर्डिनेट ऑफ R। चाहे दोनों पॉइंट्स हमारे पास ये भी पता है। P पॉइंट ये रहा, इसका y कोऑर्डिनेट 1 आता है, सो इट इज y इंटू 1। और R पॉइंट कहाँ पर है? R पॉइंट ये रहा अपने पास, जिसका y कोऑर्डिनेट है 3/2, तो यहाँ पर आपने लिखा 4, ये लिखा हमने 3/2। सो डेटा वी आर गेटिंग इज 9 यहाँ पर, और यहाँ से आपके पास से 6 आता है। दे बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों सेम नहीं आए तो ये ऑप्शन में मार्क नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शंस अपने गलत है। तो करेक्ट आंसर इज AC। पॉइंट्स जो हम अज्यूम करते हैं ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर, वो डेफिनेशन जिसको पता होगा कि कैसे एंगल्स निकाले जाते हैं, जो पॉइंट इलिप्स के ऊपर होता है उससे करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर होता है, थीटा एक्सेंट्रिक एंगल होता है, वो सेम थीटा होता है। जैसे हम किसी इलिप्स पर पॉइंट मानते हैं ना, A cos थीटा, B sin थीटा, तो थीटा वाला जो मेजर किया जाता है वो इलिप्स वाले पॉइंट को मेजर करने से नहीं आता है, सेंटर से मिलाने से, वो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट को जो कि ऑक्सिलरी सर्कल पे, उसको मिलाने से जो आता है वो एंगल बनता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था, तो डुएबल था। यहाँ पर A और C इसके आंसर हमने मार्क कर दिए। सो ये वो क्वेश्चन है जो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करते हैं एग्जाम के अंदर, और एक तरीके से कट ऑफ भी क्लियर करवाते हैं, और एक जो सेंस ऑफ लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की है ना, कि सेंस ऑफ हार्डवर्क जो फील होता है वो आपको इन चैप्टर्स के अंदर दिखेगा। कुछ क्वेश्चन तो बाय डिफॉल्ट डिफ़िकल्टी आते हैं, अगर वो अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक डुएबल क्वेश्चन अगर हमसे सॉल्व नहीं होता तो फिर दुख होता है। JEE एडवांस 2025 पेपर 2 SCQ सेक्शन, जहां पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, उसका बिहेवियर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये कैलकुलस के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, जहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जिनका सारे ऑप्शंस करेक्ट है। -2 से लेके +4 तक मार्क्स इसके अंदर आ सकते हैं। +4 वाले स्टूडेंट बहुत कम है। देखिए 5677, ये वही स्टूडेंट है जो अगर जनरल कैटेगरी से बात करें जिनको पुराना IIT मिल सकते हैं, IIT बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, रुड़की, कानपुर, इन सब की हम बात कर रहे हैं, तो ये नंबर बहुत कम है।
तो सवाल अच्छा है, इसका मतलब ये है क्योंकि सिर्फ 3% के आसपास है, पूरे देश में सिर्फ 3% स्टूडेंट थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। नहीं करने वाले क्वेश्चन 50% है जिन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया, 50%। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन को आधा भी बना लिया है, रिस्पेक्ट है उनके लिए। वहीं पर पार्शियल मार्किंग की बात अगर हम करें तो 30% ने कुछ ना कुछ तो मार्क्स लिया है, तो इस वजह से फिर ये डुएबल भी हो गया है। तो कंप्लीटली सॉल्व करना डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, लेकिन पार्शियली सॉल्व करना इसके अंदर आसान है क्योंकि 30% ने इसको सॉल्व किया है। वहीं गलत करने वाले 16% है जो घर लेकर गए होंगे, -2 की मार्किंग, 29,094 स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं और सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आइए फंक्शन का एनालिसिस करते हैं। आर नंबर डिनोट करता है ऑल द रियल नंबर्स। फंक्शन को आर से आर के अंदर डिफाइन किया गया है। फंक्शन जो है एफ एक्स है वो 6x प्लस साइन एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। 0 है जब 7/3 है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इससे कंटिन्यूटी चेक की जाए, जो कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है तो उसके लिए मैक्सिमा मिनिमा पता करने का अलग तरीका है। अगर कंटिन्यूस है तो फिर हम डिफरेंशिएशन से उसके बारे में पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूस हो गया तो फिर हम f' से कुछ पता नहीं कर पाएंगे उसके बारे में, क्योंकि उसी पॉइंट 0 पर यहाँ पर 2 ऑप्शन बने हुए हैं। तो चलिए कंटिन्यूटी की बात करें। अगर यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है, x टेंड्स टू 0 है और fx अपने पास है, पहुँचे यहाँ से, लिमिट है x टेंड्स टू 0 है, जो फंक्शन है नॉन जीरो पर दिख रहा है 6x प्लस साइन एक्स 2x प्लस साइन एक्स है। x को अगर हम दोनों साइड से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास साइन एक्स बाई एक्स बन रहा है, और ये 2 प्लस यहाँ पर भी अपने पास साइन एक्स बाई एक्स बनता है। स्टैंडर्ड लिमिट है 1 बन जाएगा, स्टैंडर्ड लिमिट है 1 बन जाएगा, एंड वी आर गेटिंग दिस है 7/3। तो लिमिट वैल्यू वही आ रही है जो कि फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ 0 पर। इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो फिर हम इसके बारे में पता, इसके डिफरेंशिएशन से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसी के आसपास। तो एफ एक्स को अगर हम थोड़ा देखें, जब वो 0 नहीं है तब आप इसको 2x प्लस साइन एक्स प्लस 4x करके ब्रेक कर सकते हो। ऐसा करने से थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 प्लस 4x अपॉन 2x प्लस साइन एक्स, पहुँचे इसी का डेरिवेटिव निकाल लें। f' 0 है, आपके पास डेटा है 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास से न्यूमरेटर में भी आएगा। 2x प्लस साइन एक्स, 4x का डेरिवेटिव 4x सेम रहेगा, और यहाँ से 2 प्लस कॉस एक्स आपके पास से आएगा। यहाँ पे हम पहुँचे, ये है 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ आप 4 कॉमन ले लीजिए, डेटा आपके पास है 2x प्लस साइन एक्स, 4 कॉमन ले लेंगे 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, 4 कॉमन ले लिया और यहाँ से 2x माइनस एक्स कॉस एक्स। चलिए 2x से 2x कैंसिल है, हमारे पास डेटा f' का ये बनता है। f' ये बात है। अब f' का एनालिसिस करना है, क्या ये 0 कब बनेगा, क्या कैसे बनेगा। तो यहाँ से इसको हमने 0 कर दिया तो हमारे पास डेटा आता है साइन एक्स की वैल्यू आपके पास से एक्स कॉस एक्स आनी चाहिए। तो जो इक्वेशन है वो बहुत क्लियर है कि क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आएंगे जब tan x की वैल्यू x के बराबर होगी। जहाँ पर डिस्कशन है वो 0 है, पाई है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे कई सारे डेटाज हमारे पास बने हुए हैं। तो फिर हमें tan x और x को हम सॉल्व तो कर नहीं सकते, ग्राफिकली इनके बारे में आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। ये π/2 पर इसका ग्राफ ब्रेक होता है, अगला वाला ग्राफ फिर इसका 3π/2 पर आता है। ये पाई है, ये π/2 है, यहाँ पर 3π/2 है, फिर ये आगे जाएगा
यहाँ आएगा, इधर बनेगा, इट इज 2 पाई। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक डेटा 3 पाई भी बनेगा, और आगे आएगा, इट इज 4 पाई। ठीक है, फिर 5 पाई है, और ये आगे जाता जाता यहाँ पर 6 पाई तक भी बनेगा। ठीक है, जहां तक डिस्कशन है वहां तक बना देते हैं। सो 0 से लेके 6 पाई तक चाहिए था, बना दिया। अब 10x है और x है, एक लाइन बनेगी यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन हमें यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, ये ग्राफ बना। अब ये इनको मुलाकात होगी, पहली बात तो 0 पे मिल जाएंगे। आपको पता होगा वैसे कि इनइक्वलिटी बहुत फेमस है, 10x x से बड़ा होता है जब वो 0 से π/2 में आता है, तो 0 से π/2 में तो 10x ही बड़ा होगा। पहली बार ये यहाँ पर जाके कट करेगा, फर्स्ट टाइम, दिस इज x1, लेट्स कॉल इट एज x1। सेकेंड टाइम ये 2 पाई के आगे जाके कट करेगा, यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा x2, इट इज x3, यहाँ है फिर आपके पास है x4, और ये वाला पॉइंट है आपके पास है x5। ये जो x1 है इसकी लोकेशन थोड़ी देखिएगा, पाई और 3π/2 के बीच में है। x2 की लोकेशन भी आप देखेंगे तो इन्फिनिटी वाले पॉइंट जो उसके बीच में आएगी, और यहाँ पर आपका x3 रहेगा, x4 का भी बिहेवियर वैसा ही है और x5 का भी वैसा ही है। तो अगर हम f' के बारे में सोचें, क्योंकि नीचे तो होल स्क्वायर आ रहा है, अब हमें f' के साइन को ऑब्जर्व करना है। f' के साइन को इस तरीके से लिखने के लिए आई एम राइटिंग दिस एज f' एज 10x बनाना है तो cos x कॉमन ले लेंगे, 4 cos x अपने पास कॉमन है, तो आपके पास sin x अपॉन cos x यानी tan x बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x प्लस sin x का होल स्क्वायर, 2x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास बनकर आई। ठीक है, 4 cos x कॉमन है, tan x माइनस x अपॉन 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा डेटा हमने देखा, यहाँ से पॉइंट्स आ रहे हैं, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबको ऑब्जर्व कर लेते हैं। 0 से पाई के बीच में कोई पॉइंट नहीं है ना। अगला जो पॉइंट आया है, पाई से 2 पाई के बीच में एक पॉइंट आया है, 2 पाई से 3 पाई के बीच में एक पॉइंट आया है। ठीक है, और आगे चलते हैं, 3 पाई से 4 पाई के बीच में भी एक पॉइंट आया है ना। तो मैं इसको बनाना चाहता हूँ, तो f' को हम यहाँ बनाने पहुँचे नंबर लाइन पर, दिस इज 0, फिर यहाँ आपके पास एक जगह x1 है, एक जगह x2 है, एक जगह x3 है, फिर x4 है और x5 भी आपके पास है। लोकेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें ये भी देखना होगा कि इनकी लोकेशन आसपास कहाँ है। ये पाई है, फिर ये देखिएगा पाई x1, 0 से x1 के बीच में पाई आता है, यहाँ पर कहीं पर पाई है, x1 से x2 के बीच में 2 पाई है, x2 से x3 के बीच में 3 पाई है, x3 x4 के बीच में 4 पाई है। ऐसे डेटा बने हुए हैं सबके साथ कि यहाँ पर कहीं पर 2 पाई है, यहाँ 3 पाई है, ये 4 पाई है, यहाँ आपके पास से 5 पाई आता है, 6 पाई यहाँ पर है। आप देख सकते हैं 5 पाई से आगे है 6 पाई, 5 पाई से आगे है x5 और आगे है 6 पाई। बना दिया, ग्राफ बन गया। कौन सी वैल्यू पर है वो डिस्कशन तो है ही नहीं, डिस्कशन इतना है कितने मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं, कितने मिनिमा के पॉइंट्स हैं। लोकल मैक्सिमा इंटरवल पाई से 6 पाई, लोकल मिनिमा 2 पाई से 4 पाई, और 0 पर मैक्सिमा है या मिनिमा है ये पूछा है। फंक्शन कंटिन्यूस है तो पहले हम इस बात को चेक कर चुके हैं, इसलिए हम डेरिवेटिव की हेल्प से इसके बारे में कंक्लूजन कर सकते हैं। अगर डिसकंटिन्यूस होता
तो फिर हम डेरिवेटिव से इसके बारे में मैक्सिमा मिनिमा का कभी कोई कंक्लूजन नहीं निकालते। फिर या तो हम मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाते हैं या फिर ग्राफ से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे पहुंचते हैं। एक बात आपको लग रहा हो कि सर आपने इसके सॉल्यूशंस तो निकाल लिए, लेकिन आपने इसके सॉल्यूशन तो निकाले नहीं cos x बराबर 0 के। cos x बराबर 0 क्या फिजिबल है? सोचते हैं, ये तो हमने ज़बरदस्ती कॉमन लिया है। एक्चुअल इक्वेशन ये नहीं थी, एक्चुअल इक्वेशन तो ये थी f डैश x। देखिए आप क्या लिखा हुआ था, cos x मल्टीप्लाई में था, आपके पास था sin x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर cos x 0 होता है, जब cos 0 होता है तो साइन की वैल्यू 1 या -1 आती है, तो ये 0 चला गया तो यहाँ प्लस माइनस 1 है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी प्लस माइनस 1 बनेगा, ये होल स्क्वायर रहेगा, ये नॉन जीरो रहेगा, पूरी टर्म 0 है ही नहीं। तो cos x जहाँ पर 0 है वो इसके क्रिटिकल पॉइंट में आएगा ही नहीं। अब आप सोचो एक बात और भी है, तो हमने कॉमन लिया था इसको ज़बरदस्ती, एंड दिस फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। पॉजिटिव साइड पर दिस फंक्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट। देखो sin x cos x tan x, ये तो यहाँ हमने बनाया है tan x बना है, इसलिए π/2 पर ये नॉट डिफाइंड है, π/2 पर ये 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए फेयर इनफ, क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। तो आपने ये लिखा है तो इसको 0 वाले रूट्स निकाल लिए हैं, इसकी वजह से परेशान मत होना cos x की वजह से, ये मैं समझा रहा हूँ। cos x जहाँ पर 0 होता है वो इसके क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। cos x 0 होगा π/2 पे, π/2 पे आप रख के देखिए, यहाँ पर ये था ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा, यहाँ पाई आएगा, ये 1 हो जाएगा। दिस इज नॉट 0 और नॉट डिफाइंड। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पर f डैश x या तो 0 आ रहा हो या फिर नॉट डिफाइंड हो, दोनों ही केसेस नहीं है। तो π/2 3π/2 ये सब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है। यहाँ से अगर आ भी रहा है तो उस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलना चाह रहे हैं इसकी वजह से उस पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ गए। तो x इक्वल टू π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2 इसके कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, उनको यहाँ पर मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात समझानी बहुत ज़रूरी है। अब आइए यहाँ पर हमें प्लस माइनस का साइन ऑब्जर्व करना है। प्लस माइनस का साइन अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप देखिएगा, या तो आप पाई पर डेटा निकाल दीजिए, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देख कर ही आप समझ जाएंगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, और एक जगह पता चल जाए तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं एक एक करके रूट्स आते हैं बस, और अलग अलग आएंगे, वैल्यूज बढ़ती हुई आएंगी। तो आप मुझे बताइएगा क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, उस बीच में हमें पता करना है। इसके बीच में क्या साइन है, इसके बीच में पाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, x2 से x3 के बीच में क्या साइन है, क्योंकि ऑल दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ये सब आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पाई मैंने रखा तो पाई रख के देखिए, साइन पाई की वैल्यू 0 आती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 आती है, माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर आपका साइन प्लस का है, f डैश x का साइन। x1 से x2 के बीच में 2 पाई लिखा है, 2 पाई रख के देखिए, साइन 2 पाई 0 है, cos 2 पाई की वैल्यू 1 है, और यहाँ -2 पाई लिखा हुआ है, इट इज़ ए नेगेटिव साइन। कैसा है, नेगेटिव साइन है। 3 पाई रख के देखिए, साइन 3 पाई 0 है, cos 3 पाई -1 आता है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपके पास से। तो ये ऑल्टरनेट में आपके पास से ऐसे साइन यहाँ पर बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा ही साइन होगा। अब हमने f डैश x के जब साइन बना लिए हैं, हमें इन पॉइंट्स के बीच में पता चल ही चुका है, 6 पाई तक जाना है। अब अगला जो हमें मिलना चाहिए, x पाई यहाँ तक ढूंढ लिया, यहाँ तक हम ढूंढना चाह रहे हैं। 0 पर क्या आया रिलेशन, देखिए माइनस से प्लस गए हैं, इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। बी इज करेक्ट, इट इज लोकल मिनिमा। वैसे एक बात बताएं, जब भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑल्टरनेट वे में आते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट्स अ लोकल मिनिमा, दिस वन विल बी ए लोकल मैक्सिमा। चेक कर लो, प्लस से माइनस गया, बढ़ा फिर घटा, इट इज मिनिमा। ये वाला मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा। आपसे पूछा है इंटरवल पाई से लेके 6 पाई के बीच में बता दीजिए लोकल मैक्सिमा कितने आने वाले हैं। जितना पूछा उतना ही एनालिसिस करेंगे, जानते तो बहुत कुछ है पर क्यों सिखाएं, बात मार्क्स की हो रही है। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा आपके पास से देखिएगा, जब प्लस से माइनस गया है, पाई से 6 पाई के बीच में, इतना के बीच में देखिए, प्लस से माइनस गया x1,
फिर ये मिनिमा है, फिर मैक्सिमा आएगा x3, फिर आपके पास से आप इसके आगे आप चलिएगा, ये x5 के आगे जाओगे तो यहाँ माइनस साइन रहेगा, इट इज x5। 3 आपके पास से बनेंगे पॉइंट्स, यहाँ भी 3 बोला है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज रॉन्ग। डी की बात करते हैं, 2 पाई से 4 पाई, 2 पाई से 4 पाई ढूंढिए, यहाँ इंटरवल बोला है 2 पाई से 4 पाई, और इसमें हमें लोकल मिनिमा ढूंढना है। 2 पाई से 4 पाई यहाँ आता है, ये रहा 2 पाई, ये रहा 4 पाई। 2 पाई से 4 पाई के बीच में लोकल मिनिमा यानी माइनस से प्लस यानी डिक्रीज करके इंक्रीज करना चाहिए, और प्लस से माइनस क्या होता है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। एफ डैश एक्स प्लस मतलब इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स माइनस मतलब डिक्रीजिंग। तो मिनिमा चाहिए तो माइनस से प्लस, ये रहा माइनस से प्लस है और एक प्लस से माइनस है। इस इंटरवल में सिर्फ 2 बार फ्लक्चुएशन हो रहा है, यहाँ घटा फिर बढ़ा, फिर बढ़ा फिर घटा, से डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, तो इससे मिनिमा का पॉइंट x2। अगर हम 2 पाई से 4 पाई के बीच में हैं, वी आर लुकिंग फॉर द लोकल मिनिमा, एंड लोकल मिनिमा की अगर हम बात करेंगे तो एक ही पॉइंट आता है, दैट पॉइंट इज x2, देयर इज ओनली वन पॉइंट 2 पाई से 4 पाई के बीच में, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज बी सी डी। मार्किंग और समझा देता हूं, अगर आपने बी मार्क किया तो +1 मिलेगा, सी मार्क किया तो +1, डी मार्क किया तो +1, बी सी मार्क किया तो +2, बी डी मार्क किया तो +2, सी डी मार्क किया तो +2, बी सी डी मार्क किया तो +4, आपने ए सी डी मार्क कर दिया, -2 आपको मिल जाएगा। एक भी गलत ऑप्शन अगर आपने मार्क कर दिया तो आपको -2 इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जे एडवांस 2025 पेपर 2 न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, जहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर देना है, वहाँ पर गेस वर्क नहीं चलता है, आंसर आता है तभी बात बनती है। इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, चाहे इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें या गलत मार्क कर दें, बात बराबर है, मार्क्स 0 ही मिलेंगे। मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप सही करेंगे। पूरे देश भर में 28% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया, यानी 52,000 +4 मार्क्स मिले हैं। तो दिस क्वेश्चन विल कंसिडर्ड एज एन ईजी लेवल क्वेश्चन। 50% ये 52,000 स्टूडेंट्स ने सही कर दिया है, क्लोज टू 29% के आसपास इन्होंने सही किया। तो यहाँ ऐसा पेपर जिसके अंदर आप देखेंगे 2% 3% वाले भी क्वेश्चन हैं जो फुल सही हो, पूरे मार्क्स इनके अंदर आए हों, ठीक है। उस लिहाज से अगर हम इसको बात करें तो ये एक आसान सवाल माना जाएगा, एक एवरेज क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। गलत करने वाले आप देखिए 54 हैं जिनको 0 मार्क्स मिला होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी 16% ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। ऐसा मत कीजिए, कभी कोई अगर इस सेक्शन में आता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 0 1 2 3 4 में से हिसाब से क्वेश्चन को देख के कुछ ना कुछ मार्क करके ज़रूर आया करो। कभी कभी किस्मत मेहरबान हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, नुकसान कुछ नहीं था। इसीलिए आप देखोगे अगर MCQ से कंपेयर करोगे तो परसेंटेज कितना ज़्यादा बढ़ गया है, 54% का गलत हुआ है, मतलब उन्होंने रिस्क लिया। और जो नंबर जैसे पूछा जा रहा है 2 टाइम्स ई वाई टाइम्स ई स्क्वायर वाई ऑफ ई स्क्वायर, ना कुछ नंबर ज़रूर लिख कर आ जाइए अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर हम तो हमारे एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ने बता दिया कि ये डुएबल क्वेश्चन है, आसान सवाल है, तो चलिए फिर इसको सोल्यूशन अच्छे तरीके से सीखते हैं, ताकि हमारे एग्ज़ाम में अगर ये पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो हमारे फुल मार्क्स उसके अंदर आए। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सोल्यूशन। तो आप देखेंगे x² डिवाइड बाई dx प्लस xy इज इक्वल टू x² प्लस y² गिवन है। एक और डेटा गिवन है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/e है। दिया हुआ है कि yx विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेटिस्फाई करना है एक रिलेशन को कि y ऑफ 1 इज 0, और इसके बाद 2 वैल्यूज पूछी गई है कि y के साथ ब्रैकेट में जो e लिखा रहता है ना, इसका मीनिंग क्या समझते हैं आप? y ऑफ e का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दिस इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू e, ठीक है। ऐसे y ऑफ e स्क्वायर क्या है आपके पास से, ये भी आपके पास से इट्स द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज e स्क्वायर। तो पहले हमें y को x के टर्म्स में लेकर आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में लिखा हुआ है, अगर इंटीग्रेशन में लाने के इसको y इक्वल टू करके अगर लिखना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। इस इक्वेशन को रीमोडिफाई करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास dy बाई dx है, x² से सब जगह डिवाइड करते हैं तो यहाँ से y बाई एक्स
प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। वाई बाय एक्स वाली टर्म बार बार नजर आ रहा है, तो ये ऑब्वियस चॉइस हमारी बन जाती है कि वाई बाय एक्स को हम टी सब्स्टिट्यूट करें। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। टी सेम रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ एक्स है और ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये रिलेशन हमें मालूम है और ये हमें यूटिलाइज करना है। यहां से अगर हम लिखें डिवाइड बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं दिस प्लस डी डिवाइड बाई एक्स इज टी, और ये है 1 प्लस टी स्क्वायर। एक्स डी टी बाई डी एक्स आपके पास लिखा गया है 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, और ये डेटा आपके पास से आता है t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से dt अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ये dx बाई एक्स आपके पास लिखा गया है dt अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहां से ln x प्लस सी, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई टी, तो 1 अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, और ये ln x प्लस सी अपने पास लिखा हुआ है। टी उधार का है, उधार ही चुका देते हैं, तो आपके पास से ये रिजल्ट आएगा। अब टी की जगह रखेंगे हम y बाई एक्स, सो 1 अपॉन वाई बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ln x प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये डेटा हमारे पास से आ जाएगा, ऊपर x आएगा और यहाँ से बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू ln x प्लस सी। अब देखिए y1 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ है कि x की वैल्यू जब 1 होती है तो y की वैल्यू 0 होती है। वी कैन यूटिलाइज इट, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, यहाँ से ln 1 प्लस सी, ln 1 की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1 आ गई आपके पास से, तो यहाँ से देखिएगा x अपॉन x माइनस वाई इट इज ln x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से आपके पास से ln x प्लस 1 आता है, ln x प्लस 1 माइनस वाई ln x प्लस 1। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से हम चाहते हैं कि y इक्वल टू पूरा फंक्शन बना दें, जो इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा है उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख दें कि y इक्वल टू पूरा फंक्शन x में। तो यहाँ देखिए x ln x से प्लस x भी आएगा, प्लस x कैंसिल हो जाएगा, इस y को इधर ले आएंगे, सो वी आर राइटिंग दिस y टाइम्स ln x प्लस 1, ये इस साइड आ जाएगा, x से x कैंसिल है और ये x ln x सामने आएगा, तो फंक्शन हमारे पास आ गया है वो है x ln x अपॉन ln x प्लस 1। ये है फंक्शन, y का वैल्यू आ गया है कि इट इज x ln x अपॉन ln x प्लस 1। ठीक है, इसको हमने लिखा कि अपने पास है x ln x अपॉन ln x प्लस 1। अब दो डेटास हमें निकालने, दोनों मैच कर लेते, y और y ऑफ e स्क्वायर। तो ये बेसिकली y ऑफ x है, दिस इज y ऑफ x, सो y ऑफ e एंड y ऑफ e स्क्वायर। e आप रखेंगे तो यहां से ln e आता है, ये भी ln e आएगा, प्लस 1 है, ln e इज 1 और ये यहां से आपके पास से 2 बन जाता है। यहां से आप e स्क्वायर रखेंगे, ln आपके पास से e स्क्वायर रहेगा, ln e स्क्वायर प्लस 1, ये e स्क्वायर है, ln e स्क्वायर की वैल्यू 2 होती है, ये भी 2 प्लस 1। वी आर हैविंग 2e स्क्वायर बाई 3। दोनों डेटाज आगे चलते हैं। 2 टाइम्स y ऑफ e का होल स्क्वायर अपॉन y ऑफ e स्क्वायर, 2 टाइम्स y ऑफ e का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स y ऑफ e का होल स्क्वायर अपॉन y ऑफ e स्क्वायर। अब आप डेटा रखिए y ऑफ e का वैल्यू, ये डेटा कितना है, ln e तो 1 होता है, e बाई 2, इट इज e बाई 2 का होल स्क्वायर, y ऑफ e स्क्वायर इज 2e स्क्वायर बाई 3। देखो e स्क्वायर है, यहां भी e स्क्वायर है, ये 3 ऊपर आएगा
तो पहले तो 2 है और ये यहाँ से आप बना दीजिए, ये ई स्क्वायर बाई 4 है, यहाँ 3 है। आराम से देखो, एग्जामिनेशन में ना जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे कॉन्सेप्ट कितना ही आता हो, मार्क्स तभी मिलते हैं जब आंसर आता है, और आंसर नहीं आया है तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, चाहे कितना ही कॉन्सेप्ट आपको आता हो। लेकिन वो आंसर जो है वो भी विद इन टाइम फ्रेम के अंदर आना चाहिए, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद आ रहा है। ई स्क्वायर से कैंसिल है, यहाँ बाई 2 है आपके पास, है 2 से 2 चला जाएगा, 3/4 अप टू 2 डेसिमल के लिए आंसर बोला है तो 0.75 वी विल मार्क एज द आंसर। ठीक है, 0.75 हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया कितना, 0.75। ठीक है गाइस, जे एडवांस 2025 पेपर 2 में बाइनोमियल थ्योरम का वो कॉन्सेप्ट जो बहुत पहले कभी पूछा जाता था, रिसेंट ईयर्स में नहीं पूछा गया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। बढ़िया सवाल है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने इसको सही किया। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में जहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, +4 मार्क्स मिलेंगे, ये बोला गया है। तो देखिए फुल परसेंटेज मार्क्स जिनको मिले हैं वो 6.64 यानी 11,987 +4 मार्क्स इनको मिले हैं। वहीं पर गलत करने वाले जो हैं जिनको मार्क्स मिला है 0, ये 69% आपके पास है जिनको 0 मार्क्स यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, कोर जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है वो भी एक अच्छा खासा नंबर है, इनको भी 0 ही मिलेगा। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो थोड़ा रिस्क तो लिया जाना चाहिए, और कुछ ना कुछ नंबर, जैसे आर की बात कर रहे हैं, आर यहाँ पर इंटीजर ही होगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर आप लिख कर जरूर आइए, छोड़कर मत आइए। किसी किसी दिन किस्मत मेहरबान हो जाती है तो मार्क्स भी आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो गेम के रूल्स है ना उसके हिसाब से खेलो। अगर यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं कहता कि आप गैस करो फिर, लेकिन यहाँ नहीं है तो फ़ायदा उठाइए, क्योंकि टोटल मार्क्स मैटर करते हैं। एक एक मार्क पे पूरे इंडिया में बहुत स्टूडेंट रहते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ 6.64% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको सही किया, तो आई विल कंसिडर दिस एज अ स्टूडेंट के हिसाब से डिफिकल्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आसान है। आप जब सोल्यूशन देखेंगे, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तब सोचोगे कि सर ये तो 2-3 लाइन में ही हो गया। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन की तरफ सीखते हैं, बढ़ते हैं, और हमारा एक फाइनल एग्जाम होगा उसमें चांसेस इंक्रीज करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपके सामने है कि A0, A1, A23 बी द रियल नंबर्स। यहाँ पर जो 1 + 2x/5 पावर 23 है जो एक्सपेंशन के बाद आता है, फॉर एवरी रियल नंबर x, AR इज द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स AJ 0 से लेके 23। बाइनोमियल की टर्म है, बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम करते हैं, जैसे हमारे पास अगर टर्म्स हैं x + y⁴n, तो ये आपके पास टर्म्स आएंगी NC0 x⁴n - r y⁴r। यहाँ से r की वैल्यू जो है 0 से n है। एक तो टोटल टर्म्स अपने पास यहाँ पर कितनी आती हैं, टोटल टर्म्स n+1, कितने टर्म्स आती है, n+1 टर्म्स आती है। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये 0 से लेके 23 यानी 24 टर्म्स हो चुकी है, यहाँ है 23। जब टर्म की बात की जाती है कि टर्म ग्रेटेस्ट कब बनेगी, तो यहां हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। जब टर्म की बात होती है तब वहां पर x का भी रोल है, y का भी रोल है और NCR का भी रोल है। लेकिन जब कोफिशिएंट की बात होती है तो उस वेरिएबल को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ है उसकी बात हम करने वाले। तो यहाँ तो इन तीनों का इंपैक्ट आएगा। पहले में टर्म के लिए अगर हम बात करें, देखो NCR जो होता है ना मैक्सिमम, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट पास्कल ट्रायंगल्स आपको पता होगा, मिडिल टर्म का ग्रेटेस्ट आता है। लेकिन जो फर्स्ट टर्म है x और जो सेकंड टर्म है y, जब पावर्स करेंगे तो आप सोचिए बाइनोमियल का आपको याद होगा, सारी पावर्स पहले x के पास होती हैं, फिर स्लोली सारी पावर्स यहाँ से इसके पास आती हैं, और लास्ट में सारी पावर्स y पर आ जाती हैं। सपोज कीजिए x बहुत बड़ा है तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा पावर्स x के पास रहे, पर साथ में प्रोडक्ट NCR का भी है। तो जो इनकी जनरल टर्म से निकल के आता है, जो अपने पास ये जनरल टर्म है यहाँ पर, तो ये कंपैरिजन किया जाता है कि TR+1 की वैल्यू TR से ज्यादा है, तो वहां से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है m का, वो होता है n+1/1 प्लस फर्स्ट/सेकंड। फर्स्ट/सेकंड यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ, x और y इसने लिखे, कई बार एक्सपेंशन में x फर्स्ट की जगह सेकंड जगह पे होता है और यहाँ वाला जगह यहाँ पर आ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में भी है। इसीलिए जो इसका फॉर्मूला है, वर्किंग फॉर्मूला,
वो है n+1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है, काउंटिंग हम एक्सपेंशन की इधर से देखने वाले हैं, इसको निकाला जाता है। फिर यहां से दो बातें हैं, अगर m अपने पास इंटीजर आता है तो tm और tm+1 दोनों आपके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होते हैं। लेकिन अगर m अपने पास किसी m0 प्लस कुछ फ्रैक्शनल पार्ट उसके अंदर एडेड है तो ये tm0+1 बनता है। और अगर ये m की वैल्यू सिर्फ m0 आती है जो कि एक इंटीजर है तो दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो अगर ये डेटा इंटीजर आता, सपोज कीजिए 5 आया, तो T5 और T6 दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बन जाएंगी। लेकिन अगर सिर्फ ये 5.5 आता है तो अगला जो नॉन इंटीजर है 6 वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बनेगी। तो ये तो रहा इसका कॉन्सेप्ट। जब ये सवाल एग्जाम में पूछा गया तो इस टॉपिक को बहुत जगह पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो कोटा में तो सभी लोग इसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, काफ़ी जगह हो सकता है आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ भी इसको पढ़ाया गया हो। स्पीड जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आके यही बोला सर डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, कर दिया था। एडवांस के अंदर ऐसा जनरली कम होता है। तो यहाँ पर अगर हम m निकाल के देखेंगे तो पहली बात देखिए x ना सेकेंड टर्म पे लिखा हुआ है और यहाँ पर AR जो है ये कॉफिशेंट है। तो कॉफिशेंट है तो x को छोड़कर बात करेंगे, n+1 के फॉर्मूले के हिसाब से 23+1 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो x को छोड़कर कॉफिशेंट बनेगा 2/5, इट इज 24। यहाँ से 1 है, ये बनता है 5/2। ये 24 यहाँ से 7 × 2 आपके पास से बनेगा, दिस इज 48/7। ठीक है, अब ये इंटीजर तो नहीं आ रहा है, आप डिवाइड करके देखेंगे तो दिस इज 6 पॉइंट। यहाँ से आप देखेंगे 42 तो डिवाइड हुआ, 42 के बाद 6 बचता है, 8 के आसपास 6.8 के पास आ रहा है। अगर इंटीजर नहीं है, एक नंबर ऐसा आया है जो डेसिमल में 0.8 भी साथ में रख रहा है, तो ये टर्म नंबर 7 विल बी 9GT। अगर इंटीजर नहीं आता, m0 प्लस f आता, तो फिर हम t0 m0 प्लस 1 पे चले जाते। 6 + 1 ये वो टर्म है जिसके लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली टर्म है तो उसके लिए r क्या होगा, जैसे इसके अंदर जो हम लिखते हैं, तो r कैसे लिखेंगे। T7 के लिए आप मुझे बताइए, T7 लिखी जाएगी इसके अंदर 23C 6 बनेगा आपके पास से, 1 पावर दोनों का डिफरेंस 17 और ये 2/5 x टू दी पावर आपके पास से 6 आ जाएगा। सो दिस टर्म विल बी हैविंग x पावर 6 के साथ कुछ टर्म बनेगा। और x पावर 6 के साथ कौन सी टर्म आने वाली, जब आप यहाँ एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो, आप देखिए ये A0 x पावर 0 है, ये A1 x पावर 1 है, ये A2 x का स्क्वायर है। तो जो यहाँ है वही यहाँ है, मुझे x पावर 6 चाहिए, तो फिर ये चलते चलते आपके पास से A6 और x पावर 6 बनेगा। A7 नहीं होगा, A6 होगा। तो A6 होगा, हमें वही r का वैल्यू पूछा है, तो स्मॉल r इज गोइंग टू बी 6। ठीक है, क्या आपका आंसर इसका निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत पुराने जेई के जो क्वेश्चन है उसमें तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पहले पूछे हुए हैं, पर इस टॉपिक के ऊपर बहुत वर्षों के बाद सवाल जेई एडवांस वालों ने पूछा था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, n+1 अपॉन फर्स्ट अपॉन सेकेंड याद रखिए। एक्स और वाई की पोजीशन तो आगे पीछे चेंज हो जाती है। इंटीजर अगर आता है 10 आया तो फिर T10 और T11 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ठीक है, और अगर ये आता है 7.9 तो फिर T8 होगा। ठीक है, एक ऐसा सवाल जो जेई एडवांस 2025 पेपर 2 के अंदर पूछा गया, प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन, जिसके नाम से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, जहां पर ऑप्शंस ABCD भी नहीं पूछे गए हैं। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर उसका डेटा लेकर आना, गैस करना मुश्किल होता है क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। तो जिनका भी सही हुआ होगा, मान के चलिए कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको जेन्युइनली सही किया होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर अटैम्प्ट करके भी आएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, माइनस मार्क्स नहीं आएंगे। 60% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसके अंदर 0 मार्क्स लेकर आए। तो आप देख सकते हैं 1,09,709 ऐसे स्टूडेंट थे। वहीं आप देखिए 15% यानी 27,769 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको सही किया, और नहीं करने वाले 43 हैं जिनको 0 मार्क्स मिला होगा। आप सोचिए, प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर के अंदर हमें नंबर दिख रहा है 27 या 28,000 के आसपास नंबर, दैट्स वेरी बिग नंबर। तो आप में से जो भोले भाले बच्चे सोचते हो ना कि प्रोबेबिलिटी तो मैं छोड़ देता हूँ, ये रियल एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी को 28,000 ने तो सही किया है।
तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर को तैयार करके जाने वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इतनों ने तो सही किया है। तो आप छोड़कर अगर जाते हैं तो फिर आप एक्चुअल में जेईई एडवांस के स्टूडेंट नहीं हैं। तो हर चैप्टर को एक एवरेज लेवल तक जरूर ट्राई कीजिए। आई विल कंसिडर दिस एज जहाँ पर ऑप्शन नहीं हो, और अगर वो 28,000 से आंसर आ जाए तो मतलब वो आसान कंसिडर कैटेगरी में काउंट होगा, एक बिल्कुल एवरेज लेवल क्वेश्चन में वो काउंट होगा। और पेपर पूरा बैलेंस होता है, कुछ क्वेश्चन एवरेज होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चन थोड़े और डिफिकल्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करना नहीं करना ये डिसाइड करते हैं, कुछ क्वेश्चन 2000 में रैंक आएंगे या 500 में रैंक आएंगे इसलिए होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ये डिसाइड करने के लिए होते हैं अंडर 10 में आएगा या अंडर 50 में आएगा। तो पेपर पूरा बैलेंस होता है, सब्जेक्ट वाइज भी, पीसीएम वाइज भी, ठीक है। तो अपने चांसेस बढ़ाइए और सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीशन की तरफ चलिए। आपको प्रोबेबिलिटी का मैंने एग्जांपल दिया है कि 28,000 ने तो सही कर दिया है, तो इसका मतलब तैयारी करके तो ज़्यादा लोग गए होंगे। चलिए सॉल्यूशन को सीखते हैं और इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। क्वेश्चन पे आते हैं और एक एक लाइन को डीकोड करते हुए चलेंगे। एक फैक्ट्री हैज अ टोटल ऑफ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स M1, M2 एंड M3। ठीक है, एक फैक्ट्री में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है M1, M2, M3 which produces the bulbs independent of each other. The units M1, M2, M3 produces bulbs in production in proportion of 2:2:1। ये आप देखिए, ये है इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई M1 है और जो M2 है और जो M3 है, इनका जो प्रोपोर्शन है वो 2:2:1 का है। ठीक है, समझ गए। इससे हमें कई सारी बातें पता चल जाती हैं। कैसे? तो इसका मतलब अगर वो प्रोडक्ट M1 में बना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, और यही प्रोबेबिलिटी आपकी M2 की भी रहेगी क्योंकि इक्वल है। लेकिन अगर M3 में अगर प्रोडक्शन करना है तो फिर उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5 बन जाएगी। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन ने ये बातें कंक्लूड कर दी। पहली 2 लाइन लैंग्वेज की खत्म हो गई, क्वेश्चन लैंग्वेज की खत्म हो गई। आगे चलते हैं। इट इज़ नोन दैट 20% ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। पूरी फैक्ट्री की ये 3 यूनिट्स हैं। फैक्ट्री कौन है? फैक्ट्री इनके ऊपर है और ये उसी फैक्ट्री की यूनिट्स है। तो पूरी फैक्ट्री में अगर 20% डिफेक्टिव है, ये बात बोला गया है, तो हम एक इवेंट बना रहे हैं, इवेंट डी, अ बल्ब इज डिफेक्टिव, अ बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव होने की देखो परसेंटेज दे दें, वो बात वही है कि प्रोबेबिलिटी हमें पता है परसेंटेज 100 के रेस्पेक्ट में दी जाती है। तो यहाँ गिवन है इट इज़ नोन दैट 20% ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। 20% है यानी 20 आउट ऑफ 100, ये हमारे पास डिफेक्टिव का चांस पता चल गया 1/5 है। आगे चलते हैं, पहली 3 लाइन खत्म हो गई। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट ऑल द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M1, ठीक है, ऑल द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय M1 15% आर डिफेक्टिव। ये बात हमें समझनी, ये क्या दिया है, जो M1 के प्रोड्यूस्ड बल्ब्स हैं, इस पढ़ो ध्यान से। इट इज ऑल्सो नोन दैट ऑफ ऑल द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M1, हमें पता है कि वो M1 का प्रोड्यूस्ड बल्ब है, उसके बाद 15% उसमें से डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब हम जानते हैं कि वो M1 से प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 15% है। ये दिया हुआ है मैंने, ठीक है। सो इट इज नोन दैट ऑल द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M1, तो M1 से प्रोड्यूस हुआ है, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 15/100 है। सपोज दैट अ रैंडमली चोजन बल्ब प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब तीनों यूनिट्स के ऊपर है, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कहाँ से है। रैंडमली जब हम चूज करेंगे पर होगा इन तीनों यूनिट्स में से कहीं ना कहीं पर ही। इफ अ रैंडमली चोजन बल्ब प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ये बता दिया गया है कि भाई वो डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय M2 इज 2/5। ये क्या लैंग्वेज दिया है हमें वो समझिए। ये बता दिया गया है कि वो डिफेक्टिव है, ध्यान से पढ़ना। रैंडमली चोजन बल्ब प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, बेस थ्योरम चल रहा है, फाउंड टू बी डिफेक्टिव पता चल चुका है कि वो डिफेक्टिव है। अब प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय M2, ये M2 ने प्रोड्यूस किया था, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/5। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। पूछा क्या है, द बल्ब इज चोजन रैंडमली फ्रॉम बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय M3, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। आपसे ये पूछा जा रहा है
कि एक बल्ब जो है M3 ने प्रोड्यूस किया है, आप ये बताइए कि वो डिफेक्टिव होगा। इसका मतलब M3 ने प्रोड्यूस किया है, हम चाहते हैं कि वो डिफेक्टिव हो, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सब जगह यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं उसके हिसाब से थोड़ा हम आगे चलते हैं और सीखते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिफेक्टिव होने की पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है कि वो M1 वाली यूनिट के अंदर बना हो। टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर उसके M1 के बनने के बाद डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है ऐड क्यों क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरा केस कि वो M2 यूनिट के अंदर बनाया गया हो। अब M2 में बनने के बाद उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे। M3 में बनाया गया हो, फिर यहाँ से हम इस डेटा पर आ जाते हैं कि उसके M3 में बनाए जाने के बाद डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। दिस इज़ द स्टेटमेंट जो हमें चाहिए, है ना। अब हमें इसमें से कौन कौन से डेटा पता है वो देख लेते हैं। देखो PM1, PM2, PM3 ये तीनों हमें मालूम है ना। PD/M1 हमें पता है, ये वाला डेटा हमको पता है। ये वाला डेटा इसका उल्टा हमें पता है, ये वाला डेटा आप देखिए, ये डेटा हमें पता करना है ना। तो ये हमारे लिए यूजफुल होगा इस डेटा को सिंप्लीफाई करना। आप मुझे बताइए, आप इस डेटा को क्या लिख सकते हैं, क्या है ये लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये मुझे अगर पता करना है तो बेसिकली ये क्या है, बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम के हिसाब से इसको कैसे लिखा जा सकता है आप मुझे ये बताइए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें ये मालूम है कि ये बन जाएगा, और इन तीनों में से कंट्रीब्यूशन किसका है, बेस थ्योरम का स्टेटमेंट ये वाला पिक होगा। सो PD आपके पास से आएगा और यहाँ से आप पहुँचेंगे P/PD/M2। दिस इज गिवन एज 2/5। अब इसमें से हम कौन कौन से डेटा जानते हैं वो रखते हैं। PM2 की वैल्यू है 2/5, ठीक डेटा। यहाँ से मैं इसका डेटा निकालना चाहता हूँ, अपॉन PD का प्रोबेबिलिटी लिखिए, PD की प्रोबेबिलिटी है 1/5 एंड इट इज रिटन एज 2/5। आप बताइए क्या बना, 5 से 5 चला गया, 2 से 2 चला गया। मेरे पास M2 में प्रोड्यूस होने के बाद उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी मिल गई है, ठीक है, जो एक डेटा में यहाँ से गिवन था बेस थ्योरम से कि भाई D के होने की डिफेक्टिव होने के बाद उसके M2 को बिलोंग करता है। ये है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट पता होता है आपको, है ना। तो डिफेक्टिव कब हो सकता है, वो M1 ने प्रोड्यूस किया हो, M1 में प्रोड्यूस होने के बाद उसके डिफेक्टिव होने के चांस क्या है। दूसरा केस M2 ने प्रोड्यूस किया हो, M2 में प्रोड्यूस होने के बाद उसके डिफेक्टिव होने के चांस क्या है, प्लस M3 ने प्रोड्यूस किया हो और M3 के प्रोड्यूस होने के बाद डिफेक्टिव होने के चांस क्या है। ये है इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी, ये हमको गिवन है। ये रहा, PD की वैल्यू 1/5 है। यहाँ पे हमें एक डेटा गिवन एक और था कि वो डिफेक्टिव है, ये पता है M2 की वजह से डिफेक्टिव है, तो मतलब ये लगाया हुआ है यहाँ पर बेस, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये इसका फेवरेबल हो जाएगा। ये डेटा हमने यहाँ से कंप्यूट किया, PD 1/5 है, P/M2 2/5 है, यहाँ से डेटा अपने पास 1/5 आ गया, है ना। अब हम आते हैं वापस इसके ऊपर, ये डेटा बनाइए। डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इज 1/5, P/M1 2/5, P/D/M1 ये डेटा रहा अपने पास 15/100, प्लस ये डेटा हमें निकालना है P/M2 2/5, ये डेटा निकालना है हमें, ये कहाँ है, वो रहा 1/5, प्लस P/M3 1/5, और तीसरा डेटा ये रहा कि वो M3 से प्रोड्यूस होने के बाद डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। यही वो है जो हमें कैलकुलेट करना है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो बनाओ, क्या बनी बात, यहाँ सब जगह से अगर आप देखें तो 5 को कैंसिल कर सकते हैं। 5 गेट्स कैंसिल्ड आउट फ्रॉम ईच टर्म।
आपके पास डेटा बनता है वहाँ से 1 माइनस 30/100, 1 माइनस 30/100 minus 2/5. So it is 3/10. 1 minus 3/10, 4/10, it is 7/10, which is 3/10. So final answer is guys 0.3. अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करके भी आए थे। जिन्होंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ऐसा चैप्टर इसको बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, पर जो जेईई एडवांस के लिए सिंसियर होते हैं ना, उनको पता है कि ये वो चैप्टर है जिससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, और उसमें फेवरेट टॉपिक इसी का होता है बेस थ्योरम के ऊपर सवाल पूछे जाना। अच्छा सवाल है, बहुत रूटीन वाला क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो ऐसे सवाल आप करोगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, इस चैप्टर को करना चाहते हैं अच्छे से, और चाहे ड्रॉपर हैं, 11th क्लास में इसको अच्छे से या 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा था, ड्रॉप ईयर में इसको ढंग से पढ़िए। बहुत फ्रेंडली चैप्टर है, बस लॉजिक के साथ चलता है, लैंग्वेज के साथ चलता है, क्या कैसे शब्दों का खेल है, आगे पीछे वर्ड्स कर देने के बाद दिक्कत आती है कि क्या लिखा हुआ है। पर प्रैक्टिस इज़ द किंग। अच्छे टीचर्स अगर आपको पढ़ाने को मिल जाए तो फिर आप इसको अच्छे से कॉन्कर कर सकते हैं विद इन लेस टाइम के अंदर ही, है ना। तो यू कैन यूज़ माई, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, आपको बेस थ्योरम के क्वेश्चन मेरे बुक के अंदर मिल जाएंगे। सो यू कैन यूज़ माई बुक्स फॉर रेफरेंस, उनको पढ़िए, सब सॉल्व है, और पढ़ते रहिए जेईई की प्रिपरेशन के अंदर। डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। और जो डर, पहले बात तो डर खत्म कर दीजिए ना, मन लगा के पढ़ोगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। सो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 0.3। हमने कैसे इसको सॉल्व किया उसके बारे में क्या बताया, हर लैंग्वेज का मीनिंग पढ़ते पढ़ते ही नोट डाउन करते हुए चले। पहली 2 लाइन को यहीं पर क्रैक कर दिया कि भाई ये है तो ये डेटा बन गया। फिर जैसे जैसे लैंग्वेज बोलते गए वो पढ़ते गए। इट इज़ नोन दैट 20% ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। तो फैक्ट्री में डिफेक्टिव है यानी टोटल डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पता चल गई, टोटल डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। फैक्ट्री तो इनके ऊपर है ना, ये तो तीनों यूनिट्स हैं। फिर एक लाइन लिखी गई, इट इज़ नोन दैट, अच्छा ये पता है हमें, ऑल द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M1 15% आर डिफेक्टिव। M1 के प्रोड्यूस्ड बल्ब में से 15% डिफेक्टिव है, तो यानी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन वी नो दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M1, तो ये आ गया डिफेक्टिव स्लैश M1 ने प्रोड्यूस किया, ये डेटा अपने पास है। अगला लिखा, सपोज दैट इज रैंडमली चोजन बल्ब प्रोड्यूस्ड इन फाउंड टू बी डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय M2, ये बेस थ्योरम है। पता चल चुका है कि डिफेक्टिव है, अब बताइए कि ये M2 ने प्रोड्यूस किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। पता चल चुका है कि डिफेक्टिव है, इसके M2 ने प्रोड्यूस किया, दिस इज 2/5, और ये डेटा हमसे पूछा गया। आई होप इस क्वेश्चन से आपको लैंग्वेज को डिकोड करना समझ में आ रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे पढ़िए, रैंडमली चोजन बल्ब इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव देन इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय M2, तो यानी डिफेक्टिव हो चुका है, फिर M2 ने प्रोड्यूस किया है। और पूछा क्या वो देखो, bulb is chosen randomly from the bulb produced by M3, then probability that it is defective। जहाँ क्या है, produced by M3 यानी स्लैश में M3 आएगा। अब पूछा है आपसे कि इट इज़ डिफेक्टिव, तो फिर ये वाला डेटा आपसे पूछा जा रहा है। टोटल प्रोबेबिलिटी के स्टेटमेंट का यहाँ पर यूटिलाइजेशन किया, इस जगह पर बेस थ्योरम के अंदर एक डेटा आ गया, ये गिवन था, ये निकाला और ये पूछा था। सोच सोच के करोगे सब बातें बन जाएंगी। जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 पूछा गया है न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर। वेक्टर्स का एक क्वेश्चन है जहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही करने पर +4 मार्क्स जरूर है। तो आप देखिए ओनली 8.6% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही किया, 15,000 के आसपास, +4। वहीं पर गलत करने वाले आपके पास से 67 हैं, ये आपके पास से 0 मार्क्स लेकर आए होंगे। 1,21,000, वहीं पर 24% ने इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया, इनको भी कितना मार्क्स मिला है, 0। अटैम्प्ट तो करके आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो गेम्स के रूल है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं तो कुछ ना कुछ नंबर्स लिख कर आइए। कभी कभी क्या होता है, किस्मत मेहरबान होती है तो मार्क्स आ भी जाते हैं। हम सिर्फ हार्ड वर्क है, थोड़ा लक भी है, सबका रोल होता है। और वी आर हियर फॉर द पर्टिकुलरली क्या इसके सोल्यूशन बनाया जाए, हमारे कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग हो, क्योंकि यहाँ पर गेस वर्क नहीं चल सकता है क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। तो मेजरली स्टूडेंट्स वही होंगे इस परसेंटेज के अंदर, 15,000 के अंदर, जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया होगा। तो चलिए हम भी सॉल्यूशन सीखते हैं, क्योंकि परसेंटेज ये दिखा रहा है
8.6 की एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर है क्योंकि लेस देन 10% है, इसलिए यहाँ ऐसे भी सवाल हम इसके अंदर पूछे हैं न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर जो 28%, 25%, 24% भी सॉल्व हुआ है, उनके रिलेटिव ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर क्या होता है ना, हर चैप्टर स्टूडेंट का अलग अलग स्टूडेंट का फेवरेट होता है, तो कई स्टूडेंट्स को आसान भी लगेगा, कई क्वेश्चन को वो क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्ट लगे। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्या पूछा जा रहा है, कौन सी प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। एक्स वाई जेड की अगर हम बात करें, यहाँ पर स्मॉल एक्स वाई जेड करके 3 वेक्टर्स हमें गिवन है। कंसीडर दीज वेक्टर्स, फिर आगे जाके 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा। ये ध्यान देने वाली बात है कि अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है एंड दे आर पॉजिटिव। अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव एज वेल। ठीक है, पॉजिटिव है और दे आर डिस्टिंक्ट। फिर आपके पास है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, इफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड लाई इन अ प्लेन, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों अपने पास से कोप्लेनर आते हैं। दे ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। फिर हमसे अल्फा बीटा गामा के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, सबसे पहले तो हम बॉक्स निकालते हैं स्मॉल एक्स वाई जेड के बारे में, कि इनके बारे में हमें क्या पता है, क्या ये कोप्लेनर है 1 2 3 3 2 1। देखिए साइक्लिक फॉर्म में लिखा गया है 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1 और 3 1 2। ये डेटा अगर आप बना के देखेंगे तो आपके पास से 1 आता है, 6 -1 4 -1 3 आपके पास है, 2 -9 5 -2 -21 -18 आता है विच इज अ नॉट जीरो। अब जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हैं और कैपिटल जेड हैं, ये सारे कोप्लेनर हैं। इसका मतलब इनका अगर हम बॉक्स निकालें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, तो ये आपके पास से बनेंगे अल्फा बीटा -1। थोड़ी सी मस्ती एग्जामिनर ने कर रखी है कि एक्स वाई जेड ना स्ट्रेट नहीं लिखे गए। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट लास्ट में है, यहाँ पे कोफिशिएंट बीच में है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा ध्यान रखें कि गलती ना कर दें। एक्स वाई जेड और पीछे यहाँ पे आपके पास स्मॉल एक्स वाई जेड का बॉक्स भी यहाँ पर है एंड दिस इज 0। ये तो पता है कि ये वाला डेटा तो 0 नहीं है। ठीक है, तो यानी डिटर्मिनेंट जो बन रहा है वही 0 होगा। सो अल्फा बीटा -1, यहाँ एक्स बताइएगा -1 अल्फा बीटा, तो -1 अल्फा बीटा। और आगे चलते हैं, लास्ट पे चलते हैं, एक्स को ढूंढिए बीटा फिर -1 अल्फा बीटा -1 एंड अल्फा। सो दिस टर्म हैज टू बी 0, क्योंकि ये 0 नहीं है। अभी हमने देखा -18 आता है, ये कैपिटल एक्स वाई जेड है और कोप्लेनर दे रखे हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर। गामा कहाँ से आ गया, जेड ढूंढिए, अल्फा है, दिस इज अल्फा। सॉल्व कीजिए, वी आर हैविंग अल्फा क्यूब -1 प्लस बीटा क्यूब -3 टाइम्स, तीनों का प्रोडक्ट आपके पास से माइनस अल्फा बीटा, यहाँ से भी आपके पास है अल्फा बीटा और यहाँ से भी आपके पास है अल्फा बीटा, 3 टाइम्स अल्फा बीटा 0। आप शायद इसको पहचान नहीं पा रहे, ये है अल्फा का क्यूब प्लस है बीटा का क्यूब -1 का क्यूब, 3 टाइम्स अल्फा 3 टाइम्स ये बीटा और यहाँ पर -1। ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आई कैन टेल अ फार्मूला, आपको याद होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, बी सी माइनस सी ए। और यही फॉर्मूला थोड़ा और रीअरेंजमेंट के साथ लिखा जा सकता है, a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल। बहुत ज़्यादा कॉमन फार्मूला है, मैं तो ऑलमोस्ट हर लेक्चर के अंदर जब ये यूटिलाइज होता है बार बार इसको इम्पोर्टेंट मार्क करवाता हूँ कि इसके ऊपर सवाल पूछते ही पूछते हैं।
बहुत कॉमन है, कभी टेस्ट में आ जाएगा आपके, कभी मेन एग्जाम में आ जाएगा, जेई मेन पे आ जाएगा। अब ये डेटा देखिए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये डेटा आपके पास है 0 है। तो इसके दो मतलब निकलते हैं यहाँ से, या तो तीनों का सम 0 आएगा, या फिर आपके पास ये सारे होल स्क्वायर बराबर आके 0 हो जाएंगे। और एवरी होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर्स कभी भी, रियल नंबर से होल स्क्वायर कभी भी नॉन जीरो ही होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो दे आर नॉन नेगेटिव। फिर भी अगर सम 0 आया, इसका मतलब ऑल आर इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यहाँ पर क्या डेटा बनेगा आपके पास है, यहाँ डेटा बनेगा अल्फा प्लस बीटा -1 इक्वल टू 0। और तीसरी बात करें, इक्वल करने की बात करते हैं, तो वो मना किया हुआ है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट अल्फा बीटा आर नॉट इक्वल, और पॉजिटिव भी है, तो ये तो रिजेक्टेड केस है, यानी ये वाली सिचुएशन है कि तीनों का जो सम होगा अल्फा बीटा एंड -1 दैट इज 0। हमें यहां पर भी स्मार्टली खेल लिया है, पूछा है ये बताइए, तो थोड़ा सा चलते चलते कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, और आंसर आता है -2। बहुत वर्षों के बाद, या प्रोबेबली फर्स्ट टाइम जेईई एडवांस ने अपने आंसर्स नेगेटिव में पूछे इंटीजर्स के अंदर, और इसका फाइनल आंसर आता है -2। तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में भी लिखते टाइम सोच रहे थे -2 लिखना है क्या, जनरली तो आंसर जितने मॉक टेस्ट में प्लस ही में आंसर आते हैं या 0 आता है। तो यस बिल्कुल, इस बार से नेगेटिव में भी आपको आंसर्स लाए गए हैं, तो -2 इज द फाइनल आंसर। सो -2 जिसने मार्क किया उसका आंसर आ गया है, जिसने 2 मार्क कर दिया उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो करेक्ट आंसर इज -2। कोप्लेनरिटी के ऊपर बेसिक सिंपल क्वेश्चन, पर ये बहुत रूटीन वाला क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी प्रैक्टिस आपने इसके ऊपर की है। जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 में क्वेश्चन जो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया है, परसेंटेज काफ़ी लो है 2.81, 3% से भी कम बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया है। ओनली 5067 जिन्होंने इसके अंदर +4 लिए होंगे। 24 ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, जबकि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नहीं अटेम्प्ट करोगे तब भी 0 मार्क्स हैं, और आपके पास रॉन्ग अटेम्प्ट हो गया है तब भी आपके पास 0 मार्क्स हैं। 1,31,000। तो अटेम्प्ट नहीं किया, इसका पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि आपने इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़े हो और माइनस नेगेटिव मार्किंग सोच कर अटेम्प्ट ना किया हो। दूसरा, टाइम ही नहीं बचा आपके पास। हो सकता है कि 3 घंटे में आप लास्ट तक आ ही नहीं पाए, क्योंकि पेपर 2 है। पेपर 1 मॉर्निंग में होता है, जेईई एडवांस के अंदर दोनों पेपर सेम डे होते हैं, तो लास्ट जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए एनर्जी बचा के रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए इन सब चीज़ों की। एडवांस के लिए दोनों टाइम की सिटिंग कीजिए, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए। डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव, डेफिनेटली आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं, जिसको सिर्फ पूरे देश भर में 5000 बच्चों ने ही सॉल्व किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और हम इसको फेवरेट चैप्टर्स के अंदर कंसीडर करते हुए, अगर आपको IIT जाना है तो इस चैप्टर से दोस्ती कीजिए, सीखिए। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन पार्ट। लिखा है कि फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए आर्ग्यूमेंट डिफाइन करा गया है विद द आर्ग्यूमेंट बिटवीन -π एंड π। ठीक है, तो एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसके लिए ARGZ करके डिनोट करता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z विद -π से लेसर देन और इक्वल टू π के बीच में। ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जिसका आर्ग्यूमेंट 0 से 2π के बीच में रहता है। तो आपको पता हो तो ओमेगा की जो वैल्यू आती है, जैसे z अगर आप देखें 1 पावर 1/3 है, तो इसका ओमेगा आता था e⁻i 2π/3, यानी -1 + √3 i/2। वहीं पर अगर हम ओमेगा स्क्वायर की बात करेंगे, वो इसी का कॉन्जुगेट होता है। वैल्यू वाइज अगर आप बात करोगे तो कॉन्जुगेट होगा तो आयोटा के साथ -i बन जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो कुछ नोटेशंस, कुछ डेटा जैसे पूछे गए वैसे हमने बनाए। ओमेगा इसको भी बोला जा सकता है, ओमेगा इसको भी बोला जा सकता है, इसलिए उसको स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये समझाया गया कि जिसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, जिसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है उसको ओमेगा बोल रहे हैं, है ना। तो ये कोई यूनिवर्सली डिफाइंड नहीं है कि ओमेगा लिखा है तो पॉजिटिव वाला ही होगा। जनरली फिर भी हम केसेस में वही लेते हैं। यहाँ स्पेसिफाई किया कि हाँ ये भाई इसका आर्ग्यूमेंट 2π/3 है, तो बात ठीक है, चल जाएगी। तो ओमेगा का आर्ग्यूमेंट अगर हम देखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा आप चेक करिए 2π/3 आता है। वहीं अगर हम इसी के कॉन्जुगेट की बात करेंगे,
ओमेगा स्क्वायर की, वो कितना आएगा, इसका कॉन्जुगेट है यानी आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस होगा, -2π/3। ठीक है, और क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो यहाँ पे कई सारी बातें हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 आता है, ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो वैल्यू 1 आती है, अगर n अपना नेचुरल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, या इंटीजर्स के लिए भी ये वाली बात ट्रू है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा फोकस करते हैं। एक सिग्मा गिवन है, n की वैल्यू 1 से लेके 2000525 लिखा है, माइनस ओमेगा पावर n है, तो ये माइनस ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब है, ओमेगा पावर 5 है, ओमेगा पावर 2025 है। ठीक है, ये डेटा हमने इसको यहाँ से बनाया। आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्मूला है जीपी का। जीपी का फॉर्मूला अगर आप देखें तो वो आते हैं a × 1 - r⁴n/1 - r। फर्स्ट टर्म माइनस ओमेगा, 1 माइनस कॉमन रेशियो माइनस ओमेगा, क्योंकि बार बार प्लस माइनस का साइन चल रहा है तो माइनस ओमेगा हमने रखा। यहाँ से आपके पास से 2025 आपके पास से आता है, 1 माइनस ओमेगा आपके पास से आता है, आर हमने लिखा माइनस ओमेगा आता है। डेटा बनाते हैं, माइनस ओमेगा है, 1 + ओमेगा है, यहाँ पे देखिएगा आप माइनस साइन है और ऑड पावर करोगे तो माइनस साइन बाहर आएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 2025 आपके पास से डेटा बनता है ना। अब 2025 क्या 3 का मल्टीपल है, थोड़ा सोच लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो यस ओमेगा ये 3 का ही मल्टीपल है। कितना मल्टीपल है अगर आप देखेंगे तो 6, फिर 7 आता है आपके पास से, फिर 5 आता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी। तो दिस इज 1, तो दिस इज 1। तो आपके पास यहाँ से अब देखिए माइनस ओमेगा और 1 + ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + ओमेगा कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द डेटा, और ये 1 + 1 आपके पास से 2 आ गया है। आई एम हैविंग दिस एज 2/ओमेगा, एक ओमेगा कैंसिल हो गया है, 2/ओमेगा आपके पास से आता है, जिसको कि हम और लिख सकते हैं कितना, 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब लिखा गया है। ओमेगा क्यूब 1 होता है, सो वी आर गेटिंग दिस एज 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये डेटा आया। तो अल्फा हमें क्या चाहिए वो आप देखिए, समेशन हम निकाल चुके हैं। नाउ वी आर लुकिंग फॉर ओमेगा स्क्वायर। ये डेटा है 2 ओमेगा स्क्वायर आपके पास से है, 2 ओमेगा स्क्वायर। 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो लॉग की तरह काम करते हैं, और 2 इज अ रियल नंबर जिसका आर्गुमेंट 0 आएगा। ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट अभी हमने लिखा -2π/3 है। हम जो डेटा चाहते हैं वो है 3α/π, जिसकी वैल्यू -2 आती है। तो जी बिल्कुल 2025 से ये एडवांस के अंदर नेगेटिव वाले आंसर्स भी आ रहे हैं, और सब्जेक्ट्स में तो पहले भी ये आते थे, मैथमेटिक्स में अब ये मैथमेटिक्स में भी आने लग गए। -2 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने +2 मार्क कर दिया दैट्स रॉन्ग। आंसर आएगा -2। मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप इसका -2 आंसर मार्क करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर है, जीपी यानी प्रोग्रेशन के साथ कंबाइंड है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो बेसिक फंडेज होते हैं वहाँ से बनाना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। डुएबल क्वेश्चन से ऐसा कोई नया फैंसी सवाल नहीं है, पर अगर आप ढंग से पढ़ते हैं और थोड़ा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक्सपीरियंस टीचर्स की नज़रों में पढ़ते हैं तो ज़रूर आप इन सारे क्वेश्चंस को, आपका जब एग्ज़ाम होगा तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जे एडवांस 2025 पेपर 2 में हमारे पास न्यूमेरिक रेस्पॉन्स का क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको 12.18% स्टूडेंट ने इसको सही किया है, जिनको मिला है +4, 21,967। ये दिख रहा है आपके पास, फंक्शन fx है, gx है, कैलकुलस के ऊपर ही क्वेश्चन है, जिनको मिला है +4। वहीं पर गलत करने वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रॉन्ग आंसर मिला, उनको मिला है 0 मार्क यहाँ पर, और नॉट अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास भी आपके पास से 0 मार्क्स आपके पास से मिला है, नॉट अटेम्प्टेड। ऑल्दो आपको मालूम है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो अटेम्प्ट नहीं करने पर भी 0, गलत करने का भी 0, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, फिर अटेम्प्ट कर ही लेते हैं, क्या पता उस दिन किस्मत मेहरबान हो, मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा तो रिस्क लिया करो, क्योंकि इसमें रिस्क जैसी बात ही नहीं थी।
ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को पेपर में ध्यान से पढ़ना है। जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसको थोड़ा बेटर अटेम्प्ट करो, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है उसको बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि परसेंटेज हमें 12 दिख रहा है तो ये एक एवरेज लेवल क्वेश्चन है। 21,000 स्टूडेंट्स इसको सही कर चुके, क्लोज टू 22 है। ये डुएबल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन डुएबल होते हैं पेपर के अंदर। हमारा काम है उसको डिटेल में अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करें। जब हमारा पेपर होगा तब उसके अंदर मार्क्स हमें ज़रूर लेकर आने हैं। तो चलिए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन पार्ट। चलिए डिस्कस करते हैं बहुत बढ़िया सवाल जो कैलकुलस के ऊपर पूछा गया है, जहां पर आपको फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा, साथ के साथ उसमें इन्वर्स फंक्शन भी आपको देखने को मिलेगा और उनके डेरिवेटिव्स यानी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी वहां पर अवेलेबल हैं। ये सब तैयारी कर रहे हैं आप ही के। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या बातें पूछी गई हैं, किस सेक्शन के अंदर पूछा गया है। 2025 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है जहां पर आपके फंक्शन चैप्टर का एनालिसिस चेक होगा, इनवर्स फंक्शन का और डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, ये तीनों नॉलेज आपकी चेक होगी, प्लस कैलकुलेशन। ये सारी चीजें होंगी तब आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे तभी मार्क्स मिलने वाले हैं। आर डिनोट्स करता है ऑल द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी बात हो रही है। आर से आर में डिफाइंड है और जी भी 0 से 4 के अंदर डिफाइंड है। दो डेटास हमें गिवन है, एफ एक्स से अपने पास एक क्वाड्रेटिक को लॉग के अंदर रखा गया है, वहीं पर gx जो है वो हमारे पास 4/1 प्लस e⁻² एक्सपोनेंशियल डिनोमिनेटर में है। एक कंपोजिट फंक्शन बनाया गया है f ऑफ g इनवर्स, जिसको कि हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट, एंड g इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ g। ठीक है, फिर हमसे डेरिवेटिव पूछा गया है f ऑफ g इनवर्स का 2 के ऊपर। अगर हम यहाँ पर gx को देखते हैं, जो कि हम y इक्वल टू लिख सकते हैं 4/1 प्लस e⁻²x। ये जो फंक्शन ये बहुत ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हम इसका इन्वर्स ना निकाल पाए। तो इजी अप्रोच यही बनती है कि क्यों ना पहले हम g इनवर्स जो हमें निकालना है इसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकाल लें। इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये है कि हम x को y के टर्म्स में चेंज कर लें। x को y के टर्म्स में चेंज करने जाएंगे तो सबसे पहला हर्डल ये है कि हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास से 4/y आपके पास बन जाता है। e⁻²x आपके पास से 4/y-1 है। अगला हमने log ले लिया, आपके पास से log आ गया 4/y-1। सो नाउ यू कैन राइट दिस एज -1/2 ln 4 - y/y, जिसको कि हम और चाहें तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि हाफ लिखा हुआ है, ये ln है, रेसिप्रोकल इसका हम ले लेंगे तो ये फंक्शन बन जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू g इनवर्स x। ये है g इनवर्स x, बेसिकली ये है इनवर्स फंक्शन। x को y में चेंज कर दिया, ठीक है, x को y में चेंज कर दिया तो इसको हम कोई भी फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन अपने पास आ चुका है। सो लेट्स कॉल इट एज ए इनवर्स फंक्शन। तो आपके पास से बन गया है हाफ log x/4 - x, लेट्स टेकिंग एज सम फंक्शन px। ठीक है, g इनवर्स x को एक फंक्शन ले लिया हमने px। अब हमसे जो पूछा जा रहा है उस बारे में हम बात करते हैं, वो है y इज इक्वल टू f ऑफ g इनवर्स x लिखा है, g इनवर्स x यानी px, ये रहा, px निकल गया है। हमें इसी फंक्शन का 2 पर डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है, 2 पर डिफरेंशिएशन चाहिए तो आप देखिए log f क्या है, f log के अंदर लिखा गया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो ये बन जाएगा px का स्क्वायर 2 टाइम्स px प्लस 4। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये तो फेयरली सिंपल बात है, आ जाइए। log का डेरिवेटिव 1/, आपके पास से बनेगा px का स्क्वायर 2 टाइम्स px प्लस 4, फिर इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स px इंटू p'(x), फिर 2 टाइम्स आपके पास से p'(x। ये डेटा हमें निकालना है 2 पर, किस पर, 2 पर, तो 2 पर इसका वैल्यू निकालना है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमें 2 रिक्वायरमेंट होगी, एक तो p2 निकालना पड़ेगा, एक p'2 निकालना होगा। तो ये दोनों डेटास हम पहले यहीं से निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम p ऑफ 2 निकालने पहुँचेंगे तो ये 1/2 आपके पास से 2/2 बन जाएगा। 4 - 2 = 2/2 log 1 की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, यहीं से अगर हम इसको देखें
कि पी एक्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, क्योंकि डेरिवेटिव हमको निकालना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल एन एक्स माइनस एल एन ऑफ 4 माइनस एक्स, ताकि डिवीजन का फॉर्मूला ना लगाना पड़े। तो लॉग को सेपरेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पी डैश एक्स का कंक्लूड करता हूँ, विच इज 1/2 लॉग एक्स की वजह से 1/x आता है, 1/4 माइनस एक्स है, और -1 भी अपने पास आता है, 1/4 माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x इक्वल टू 0, 0 पुट करना है, 2 पुट करना है, 2 पुट करना है। तो p डैश 2 का डेटा हमारे पास निकल के आता है, इट इज 1/2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से फिर से 2 आता है। अल्टीमेटली वी आर हैविंग दिस एज हाफ। ठीक है, p डैश 2 की वैल्यू हाफ आती है, p ऑफ t की वैल्यू भी 0 है। दोनों डेटा यहाँ पर रख लेते हैं। p ऑफ 2 तो आपको पता ही है 0 है, 0 0 आपके पास से 4 बचेगा। p ऑफ 2 ये वाला 0 है, और यहां से आपके पास आता है p डैश 2, p डैश 2 हाफ यहाँ पर है। अल्टीमेटली आई एम गेटिंग 1/4, 0.25 इज आवर फाइनल आंसर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमें आंसर देना वहां पर स्पेसिफाई करते हैं। सो 0.25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब जिसको कंपोजिट फंक्शन में दिक्कत है वो सवाल नहीं कर पाएगा, जिसको इनवर्स फंक्शन निकालना नहीं आता वो ही सवाल नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप किसी भी चैप्टर को पूरा मत छोड़िए, थोड़े थोड़े टॉपिक्स का एक एवरेज लेवल का आइडिया जरूर रखिए, वरना पता चला सर डिफरेंशिएशन तो मुझे आता था, लेकिन सिर्फ कंपोजिट में इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो टाइम टेकिंग था। उन्होंने एक साथ आपकी 3 नॉलेज चेक कर ली, डिफरेंशिएशन का तरीका, चेन रूल, दूसरा इनवर्स फंक्शन निकालना, तीसरा कंपोजिट फंक्शन बनाना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर आया 0.25। तो ऐसे ही आपको री एक्सप्लेन करूँ तो देखो, पहले हमने x को y में चेंज कर लिया, यानी इनवर्स आ गया, उसको हमने एक और फंक्शन मान लिया px। फिर एक कंपोजिट फंक्शन बनाने को बोला था g f ऑफ g इनवर्स, यानी g इनवर्स तो px है, लॉग के अंदर लिखा हुआ है, सेम फंक्शन बना दिया, डेरिवेटिव करके बना दिया, और ये डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट थी 2 वैल्यूज की, p2 की और p-2 की, दोनों यहाँ से सिंप्लीफाई करके निकाला। छोटी छोटी सी बातें अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपॉन में था, टाइम ज़्यादा लगता तो हमने लॉग को स्प्लिट कर लिया ताकि डिफरेंशिएशन में ध्यान रहे। यहाँ कॉमन मिस्टेक होती है कि 1/4 माइनस एक्स तो लिख देते हैं, लेकिन ये 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव इस -1 को लिखना भूल जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट जो भी सीखा है उसकी एप्लीकेशन पूरे तरीके से अप्लाई कीजिएगा। ये -1 भी आएगा तब जाके आपका फाइनल आंसर निकल कर आता है ना। तो 0.25 इज द करेक्ट आंसर। मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, तभी आप आंसर तक पहुंचेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलेज याद होने से बात नहीं बनने वाली है। जे एडवांस 2025 पेपर 2 में ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का टॉपिक, जिससे स्टूडेंट्स थोड़े हिचकते भी हैं, चाहे वो क्लास 12 के अच्छे टॉपिक सीख लेते हैं, बट ट्रिगो में उन लोगों का दर्द रह जाता है। तो क्या सच में नेशनल लेवल पे ये बात है? तो आप देखिएगा 46,725 ने तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, वहाँ पे 1,16,341 के भी 0 मार्क्स आए हैं। मतलब अटेम्प्ट करते गलत हो गया तो भी सेम बात है, और अटेम्प्ट ही नहीं किया तो भी 0 ही मार्क्स है। फिर तो अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, पर एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार टाइम नहीं बचता है, और स्टूडेंट्स के दिमाग में प्रीसेट रहता है, ट्रिगो ये तो मेरा दर्द है, नहीं करूँगा, ऐसा भी सीन रहता है, या फिर टाइम नहीं बचा है, जो भी सिचुएशन, या सॉल्व किया फिर कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, चलो उसको मार्क कर देता हूँ, तो गलत सेक्शन पे चले गए, तो फिर मतलब रॉन्ग अटेम्प्ट हो गया। तो फिर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आए, पर टाइम लग गया। एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं आए, चाहे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई हो, पर उस क्वेश्चन ने आपका टाइम ले लिया, तो वो किसी और सवाल में लग सकता था। तो पेपर पूरा बैलेंस्ड होता है, हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के टॉपिक जो देश भर में सिर्फ 9.62% स्टूडेंट से सॉल्व हुआ है, ओनली 17,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो +4 लेकर आए। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। तो चलिए फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। 1/sin 60 sin 61, 1/sin 62 63, ऐसे चलता जा रहा है प्रोसेस है। 1/sin 118 है और sin 119 है।
सबसे पहले जो बेसिक बात प्रोग्रेशन को देखते ही आता है, कितनी टर्म्स है ये पता करना। तो आप देखिएगा हर बार ये इवन नंबर से शुरू होता है, 60 है तो 62 है, और ऐसे करते करते 118 है। तो कंटिन्यूएशन में प्रोडक्ट है, लेकिन टर्म वाइज नहीं है। एक ही टर्म के अंदर दो कंटिन्यूअस नंबर्स हैं, 60, 61, 62, 63। तो अगर मैं टर्म्स काउंट करने जाऊंगा तो आपको इसको ऐसे काउंट करना है, यहाँ 60 है, फिर 62 है, फिर 64 है, ऐसे करते करते 118 है। तो अगर हम देखें, हमें सिर्फ काउंटिंग करनी है, 2 से डिवाइड करके देखें तो आपके पास 30, 31, 32, 59 आपके पास से आते हैं। तो ये कितनी टर्म्स हुई अब आप खुद बता दीजिए। 30 से लेके 59 तक ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो 59 तक आप देखेंगे दे आर 30 टर्म्स, दे आर 30 टर्म्स। ठीक है, हमारे पास 30 टर्म्स लिखी गई हैं। 30 टर्म्स को अब हम थोड़ा सेग्रीगेट करने की सोचते हैं, कि अलग अलग करके लिखने की सोचते हैं कि क्या फंडा यहाँ पर बनाया जाए। ठीक है, तो अगर आप देखते हो साइन 60 है, साइन 61 है, साइन 62 है, तो हमने इसको बनाना शुरू किया 1 अपॉन साइन 60, साइन 61। आगे गए, 30 टर्म्स टोटल है, ये हम देख चुके हैं। साइन 62 है, साइन 63 है, एंड दिस विल गोज ऑन। और मैं थोड़ा लास्ट पे आ जाता हूँ, लास्ट वाले नंबर पे। ये हमारे पास लिखा गया है साइन 118 आता है, और यहाँ पर है आपके पास है साइन 119। इसका पहला वाला नंबर क्या रहा होगा आप बताइए। भाई कंटिन्यूएशन में ना 61 है, 62 है, 63 है, तो रिवर्स में आएंगे तो इसके पहले वाला होगा, वो भी यहाँ पर 117 यहाँ होगा, 116 यहाँ होगा। स्टार्टिंग तो इवन नंबर से ही होने वाली है, करेक्ट, क्योंकि 30 टर्म्स हैं। तो आप मान के चलिए बीच में 15 इधर और 15 इधर वाला चांस बनने वाला है। तो यहाँ पर ये जो 119 लिखा गया है ना, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 61। चेक करिए आप, क्योंकि 120 होता तो 60 बनता, 121 है, सो पाई माइनस 61 डिग्री में इसको लिख सकता हूं। और इस वाले को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 62। तो जो एक कंटिन्यूएशन में प्रोसेस सीरीज बननी चाहिए थी, प्रोग्रेशन, वो नहीं बन पा रही थी। 60 है, 61 है, अब 61 62 यहां से कंबाइन किया जा सकता है, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। यहीं पर हम इस वाले को अगर थोड़ा देखते तो इसको हम बना सकते हैं कि 180 माइनस 63, ये वाला आपके पास से बनेगा 180 माइनस 64, ये डेटा आपके पास से बनता है, करेक्ट। और साइन पाई माइनस थीटा, एवरीवन नोज साइन पाई माइनस थीटा इज अ साइन थीटा टर्म। इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन, इट्स अ साइन थीटा। ठीक है, अब ऐसे चलते चलते जो प्रोसेस यहाँ पर चल रहा होगा, ऐसे यहाँ पर एक टर्म आपके पास ये भी बनी होगी। जब ये 90 डिग्री के आसपास साइन 91 होता है, तो उसके पास की दो टर्म्स में थोड़ा लिखना चाहूंगा। तो आप मुझे यहाँ देखिएगा, ये 89 है, ये 90 है, पर शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? पहले शुरुआत इसकी आपके शुरू होनी चाहिए इवन नंबर से शुरू होता है। तो आई एम जस्ट राइटिंग फर्स्ट 88 and sine of 89 डिग्री, then there is a plus sign। अब मैं इसको लिखता हूं। अगला जो नंबर इसके बीच में एक जगह आ रहा होगा, वो आ रहा होगा साइन ऑफ 89 है ना, अगला नंबर बनेगा 90 एंड साइन ऑफ 91, ये भी टर्म लिखा रहेगा। तो आप देखिए हर बार इवन से शुरू होता है, 60, 62, 88, 8, 90। ठीक है, आगे फिर 92 से भी ये शुरू होने वाला है। इसको हम कैसे बाइफरकेट करेंगे, थोड़ा ये हम देखना चाहते हैं। ये बन पाएगा आपके पास से 180 माइनस 89 डिग्री, और ये वाला तो खैर आपको दिख ही रहा है कि 180 माइनस 90 डिग्री आपके पास से बनेगा। तो इस पूरी सीरीज को मैं एक तरीके से रीराइट करना चाहता हूं। 30 के 30 टर्म्स क्या बनने वाली हैं? 1 अपॉन, आप देखिएगा 1 अपॉन 60 है, आपके पास से 61 है। ठीक है, अब एक टर्म ये वाली आपके पास बनी, ये कितनी बन जाएगी? 180 माइनस 62 है साइन 62, और ये साइन 61। तो जो एक टर्म पहली थी, अब ये एक टर्म आखिरी वाली पहले लिखने में आएगी, साइन ऑफ 61, साइन ऑफ 62। इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने देखा इसको, तो ये वाला डेटा आप बना सकते हैं, है ना, ये बना दिया आपने।
तो कंटिन्यूशन आ गया 60 61 60 61 फिर 61 62, ये वाली टर्म कंप्लीट। आगे गए, ये वाली टर्म में लिखा 1 अपॉन मेरे पास लिखा गया है साइन 62 साइन 63 लिखा गया, ठीक है। अब एक टर्म में यहां से लिखूंगा अगली वाली टर्म, बताइएगा मुझे क्या बनेगी। साइन ऑफ 64 साइन ऑफ 63, तो 63 को पहले लिख लेते हैं, साइन ऑफ 63 साइन ऑफ 64, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन। इसमें मैं आपको मार्क करके बता देता हूं कि जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूं ये शुरुआत वाली ही टर्म्स हैं, लेकिन जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं ये टर्म्स लास्ट से आपके पास आ रहा है, लास्ट से, ठीक है। शुरू से नहीं आ रहा है, लास्ट से आपके पास आ रहा है। ये वाला टर्म लास्ट से आया है, ये वाला टर्म लास्ट का सेकंड लास्ट टर्म है। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा ये हमको सिंप्लीफाई करना है, ये प्रोसेस कब तक चलने वाला है, ठीक है। इस प्रोसेस को देखिए अगर हम, तो अब हम कंटिन्यूएशन में पहुंच गए। टर्म्स तो 30 हैं, अब हमें दिख ही गया है कि 60 61 61 62 62 63 अब सारी टर्म्स आने वाली हैं। ऐसे चलते चलते 30 टर्म्स तक हम जाने वाले हैं। तो ये प्रोसेस आपके पास आना चाहिए कब तक, आप देखिएगा 30 टर्म्स, तो इसमें 29 ऐड करेंगे तो 89 बनता है। सो आई एम हैविंग 1 अपॉन साइन ऑफ 89 साइन 90, ठीक है। ये वाला टर्म भी हमारा एक लास्ट टर्म बनेगा यहाँ पे, और इसका पहले वाला टर्म भी हम बता सकते हैं क्या बनेगा, वो बनेगा साइन ऑफ 88 एंड साइन ऑफ 89, ठीक है। ये टर्म बनेगी, ये बीच वाली टर्म्स 88 89 88 89, और ये वाली टर्म कन्वर्ट हो जाएगी अपने पास, ठीक है, यहां से। सो टोटल 30 टर्म्स थी, 60 से लेके 88 तक जाते हैं तो पहली 15 टर्म्स ये बनती हैं, और यहां से आगे वाली लास्ट की 15 टर्म्स ये हैं जो रिवर्स होके इसी में ऐड होके यहां पहुंच जाती है। रेड वाले जो हैं जो यहां से रिवर्स होके आए हैं, ठीक है, ये सारे वो टर्म्स आपके पास आती हैं। अब जब ये सीक्वेंस ऐसा बन गया है, अब हम इसकी जनरल टर्म के बारे में सोचते हैं कि क्या बात बन रही है। अब आप देखिए क्या है, 60 61 61 62 62 63 63 64 चलता जाएगा, 88 89 89 90, ठीक है। तो मैं इसकी एक जनरल टर्म लिखना चाहता हूं, बताइएगा क्या लिखें। ये क्या है, इट्स अ सिग्मा ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ 60 प्लस आर साइन ऑफ 60 प्लस आर प्लस 1, ये टर्म लिखी हुई है। चेक करो, 61 प्लस आर, जब भी हम कोई समेशन फॉर्म को किसी टीआर टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास हमेशा तरीका होता है उसको रीचेक करने का। अगर मैं आर की वैल्यू सबसे पहले 0 रखूंगा तो चेक करिएगा 60 बनेगा, ये 61 बनेगा, सेम आ रहा है। फिर समेशन में आर के बाद अगला 0.1 नहीं आता, 0 के बाद अगला नंबर 1 आएगा, तो 1 रखेंगे तो कितना बनेगा, ये आर पे भी डिग्री है, तो 61 62 ये रहा। फिर 2 रखेंगे, 62 63 ये रहा। कब तक चलेगा प्रोसेस, जिंदगी भर नहीं चलाना है, हमें 89 चाहिए तो ये 29 तक जाएगा। तो 60 प्लस 29 89, 61 प्लस 29 90, बन गई कहानी। सर 30 टर्म्स थी, हर बार क्रॉस चेक करते हुए चलना है, 0 से 29 तक जा रहे हैं, तो 1 से 29 तक 29 टर्म्स है, एक 0 वाला भी, टोटल टर्म्स 30 हो गए। ये वाला टर्म आपके आ गया 1 अपॉन साइन 60 प्लस आर प्लस 61 प्लस आर। हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरी है ना, आराम से मैं लिखता हूं, एग्जाम में सवाल आया था, है ना। अब देखिए नीचे अपॉन में दोनों साइन है, अब इसके आगे इसको बनाना तो प्रोसेस करना तो सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन होता तो बहुत सारे बच्चे इसको बना देते। अब यहाँ पे आप देखिए साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, कोशिश कर रही है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री का डिफरेंस है। कितने डिग्री का डिफरेंस है, 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो इस 1 डिग्री के लिए हम यहाँ पर, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में एक तो हमें वीएन मेथड लगाना है ना, तो माइनस का फॉर्मूला है तो साइन का लगेगा या कॉस का लगेगा। कॉस ए माइनस भी अगर हम अप्लाई करते हैं या कॉस ए प्लस भी अप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा, वहां से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन दोनों टर्म्स ही साइन के लिखे हुए हैं।
तो दैट्स नॉट एडवाइजेबल। हमें बनाना चाहिए साइन ऑफ a माइनस बी। साइन ऑफ a माइनस बी अगर हम बनाने जाएंगे तो हमारे पास डेटा बनेगा साइन a cos b माइनस cos a sin b, माइनस साइन भी जनरेट हो जाएगा और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 1 का है। तो फिर हम भी यहाँ पर दोनों साइड ऊपर नीचे साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, साइन 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, और ये ऊपर वाला जो 1 डिग्री है उसको थोड़ा सा अच्छे से बना के लिखते हैं कि यहां हम लिखेंगे साइन ऑफ 61 डिग्री प्लस आर डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस आर डिग्री। ठीक है, ये डेटा हमने यहां से बना दिया। साइन ए माइनस बी साइन 1 डिग्री आपके पास आता है, यहां पर डेटा लिखा हुआ है। ये डेटा आपके पास है ना। तो नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी। सो अल्फा आपके पास से आ गया है ऊपर cosec 1 डिग्री, इस वाले डेटा को मैंने 1/, को ऊपर कर दिया। साइन a माइनस बी हम चाहते हैं, सिग्मा लिखा गया है, साइन a माइनस बी आपके पास आएगा साइन a cos b cos a sin b। डिवाइड में लिखा गया है अपने पास साइन ऑफ 60 प्लस आर साइन ऑफ 61 प्लस आर डिग्री एंड आर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 से लेके 29। एक बार चेक कर ले फॉर्मूला, ये दोनों का डिफरेंस 1 आता है। साइन a माइनस बी 1 डिग्री है, साइन a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, तो साइन cos साइन। अब डिवाइड कीजिए इसको, r की वैल्यू है 0 से लेके 29। यहां से देखेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आपके पास डेटा बनेगा cot ऑफ 60 प्लस आर माइनस ये 61 है, ये यहां से आप देखेंगे तो साइन 60 प्लस आर कैंसिल होगा, ये दोनों आपके पास से बनाएंगे cot ऑफ 61 प्लस आर डिग्री। डिफरेंस फॉर्म में लिख दिया, बहुत फायदे हैं इससे, टर्म्स कैंसिल होने लग जाती है। अल्फा हम जाते हैं तो ये है आपके पास है cosec 1 डिग्री, 0 आप रखिए यहाँ पर, cot आता है 60 डिग्री माइनस cot ऑफ 61 डिग्री प्लस cot ऑफ, आप 0 के बाद 1 रखेंगे, 61 डिग्री cot ऑफ 62 डिग्री cot ऑफ 62 डिग्री माइनस cot ऑफ 63 डिग्री एंड दिस विल गोज ऑन। लास्ट पे आप आ जाइए, cot ऑफ 29 आपके पास है 89 डिग्री cot ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, समेशन आ गया। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, टर्म्स कैंसिल होनी चाहिए। 61 से कैंसिल है, 62 अगला 62 से कैंसिल है। तो ब्रैकेट में पहले कौन सी टर्म कैंसिल होती है आप मुझे बताइए। ब्रैकेट में पहली टर्म पहले कैंसिल हो जाती है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा हमारे पास आया है, cosec आता है 1 डिग्री के साथ, यहां पर है cot 60 डिग्री माइनस है cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री तो सब जानते हैं 0 होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड है, पर cot 0 तो 90 0 डिग्री आए, 0 आएगा आंसर। ये डेटा हमारे पास आता है, अल्फा है cosec 1 डिग्री और ये आपके पास है 1/√3 आता है। tan 60 इज √3, cot 60 इज 1/√3। ठीक है, आगे बढ़ते हम ये डेटा चाहते हैं, cosec 1 डिग्री अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आएगा cosec 1 डिग्री अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। अब ये √3 सामने जाएगा, ये बनेगा √3 का होल स्क्वायर एंड इट इज 3, आंसर एज ए 3। ठीक है, 3 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, यहां से आपके पास आंसर 3 आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो बहुत बढ़िया और बेहतरीन सवाल था जो पूछा गया था, 3 इसका करेक्ट आंसर है। मैं पूरे को एक बार
आधे मिनट के अंदर रीसमराइज करता हूँ। सबसे पहले तो ये हमें करना है कि भाई टर्म्स कितनी है काउंट करनी है। तो 60, 62, 118 करके लिखा हुआ है, तो भाई ये टर्म्स थी। शुरुआत यहीं से हुई है ना, जल्दबाजी में या और कॉन्फिडेंस में टर्म्स गलत मत गिन लेना थोड़ा सा ना। तो 2 का फैक्टर दिख रहा था, मैंने डिवाइड कर दिया, तो 30, 31, 32, 59 तक चला गया। ये 30 टर्म्स दिख रहा है, नेट पता चलेगा 30 टर्म्स है। बेसिक सिंपल तरीके से निकाला, हो सकता है आप कोई और तरीके से निकाल सके, वैसे भी निकाल सकते। टर्म्स को लिखने के बाद हम आगे पहुंचे साइन में। बस जैसे ये 180 के अंदर अंदर वाले एंगल होते हैं ना, तो देख के एक ही थॉट दिमाग में आता है कि साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। तो शुरुआत की 2 टर्म्स लिखी और आखिरी की 2 टर्म्स लिखी। फायदा क्या है कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन कह रहा है वो दिमाग में आता है कि हर बार नंबर इवन एंगल से चालू होता है। 60 है, 61 है, फिर 62 आता है, फिर 63 आएगा, फिर 64 आएगा। तो ये जो चलते चलते हमारे पास 118 है, 116 है, तो पाई माइनस थीटा से चेंज कर दिया। 180 माइनस 62, 180 माइनस 61, 180 माइनस 63, 180 माइनस 64। ठीक है, हुआ क्या, ये जो बनने लगा ये बन गया 1 अपॉन साइन 62 साइन 61, जो कि इसके साथ कॉम्बाइंड हो रहा है। ये 60 61 है, ये 61 62 है। तो पहला शुरू का और एक हमने लास्ट से लेकर आए, जो रेड वाले सारे लास्ट से लेकर आए। पहला शुरुआत से, दूसरा लास्ट से, फिर ये वाली टर्म बनी तीसरी टर्म, और यहां से जो सेकंड टर्म शुरुआत से और सेकंड टर्म लास्ट से, वो यहां प्लेस कर दी। रेड कलर वाले सब लास्ट से आए हैं। अब ऐसा कब तक चलेगा? टर्म्स को काउंट करने का फायदा हुआ कि 30 टर्म्स हैं, तो एक शुरू से एक आखिरी से, इधर से पहला, इधर से पहला, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, आते 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 कब तक बनेंगे? 15 टर्म्स तक आ जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि टोटल 30 टर्म्स है। तो फिर इसमें 15 वाला टर्म हमने ऐड करके देखा। 15 वाला टर्म्स हमारा ये बनता है 90 से 91, ये 88 89 वाला 15 टर्म है, और ये 16th टर्म है। 89 88 89 90 91, इसको भी रिप्लेस करके देखा। पाई माइनस 89, पाई माइनस 90, तो हमारे पास ये 2 टर्म्स और आ गए। ठीक है, टोटल टर्म्स 30 हैं। अब थोड़ा सीक्वेंस दिखने लगा, 60 61 61 62 62 63, ऐसे चलते 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 ये 90 तक पहुंचने वाले हैं। जनरल टर्म लिखा गया 60 प्लस आर, 61 प्लस आर, 0 से लेके 29, 1 से 29 टर्म्स होते हैं। 0 भी इंक्लूड करेंगे 30 टर्म्स हो जाएंगे, यानी वी आर एट द सेम, कोई गड़बड़ नहीं की है। अब यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि साइन सीरीज 1 अपॉन में लिखी हुई है। तो आपको पास एंगल्स अगर एपी में है तो आप साइन ऑफ ए माइनस बी अगर बनाएंगे, अगर नीचे की दोनों टर्म साइन में है, तो नीचे की दोनों टर्म कॉस में है, तो भी हम साइन ऑफ ए माइनस बी ही बनाते हैं। लेकिन अगर नीचे साइन ए और कॉस बी दोनों लिखे हुए, तो फिर हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तब वो टर्म्स कैंसिल होती है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, दोनों एंगल्स का डिफरेंस लिया, 1 डिग्री निकल के आया, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सब कैंसिल होके कॉट वाले टर्म के अंदर आ गया। सो नाउ वी आर हियर। तो कौन कहता है कि प्रोग्रेशन चैप्टर नहीं आया? पूछा ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये पूरा ब्लैंड होके आता है। ये एडवांस के अंदर 17 या 18 सवाल या 16 सवाल ही पूछे जाते हैं। चैप्टर है 30, तो 2-3 चैप्टर मिक्स करके आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस फॉर्म में लिखा, आप सबको ऐड करना शुरू कर दिया, बस फिर क्या हुआ, सब कट गए, एक शुरुआत वाला बचेगा और एक आखिरी वाला बचेगा। डेटा सिंप्लीफाई किया, मॉडिफाई किया, कैलकुलेट किया, फाइनल आंसर पहुंच के आते हैं 3। जे एडवांस 2025 पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन ये था, जो आईटीएफ और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शंस भी नहीं है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर देना अलाउड होता है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए, क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। देश भर में देखा जाए तो सिर्फ 3.7% स्टूडेंट ऐसे हैं, 6677, इसको मिलाए +4। नहीं अटेम्प्ट करने वाले, इनको भी 0 मार्क्स हैं, और जिन्होंने गलत किया है उनको भी 0 मार्क्स हैं। देश भर में सिर्फ 3% स्टूडेंट ऐसे हैं, 3.5, जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ। तो आई विल कंसिडर दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि डिफिकल्टी स्टूडेंट के हिसाब से डिसाइड करनी हो। और हमारे पास अगर जेई वालों ने देश भर का डेटा ला के दिखा दिया हमें 3.7, इसका एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ये पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और मैथ्स का भी लास्ट एक ही दिन में 2 पेपर, और उसका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन टाइम नहीं बचता है कई बार।
कई बार हम एनर्जी नहीं बच पाती है, टाइम ही नहीं बचेगा, अरे यार लास्ट तक कौन पहुंचेगा, शुरू के नहीं हुए हैं, कई सारे रीजंस रहते हैं। लास्ट तक एनर्जी बचा के रखिए। तो एक ही दिन में 2-2 मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस बनाइए। पर क्वेश्चन सच में उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आपको ये दिख रहा है। पर परसेंटेज ये शो कर रहा है कि रिस्पॉन्स पुअर है, लेस देन 5% डिफ़िकल्ट ही माने जाते हैं। तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन को घर पर सॉल्व करना, किसी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व करना, दो अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्वेश्चन देख रहे हैं तो अल्फा लिखा हुआ है 1/2 से 2 है, अंदर ITF दिख रहा है और अपॉन में हमें जो दिख रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर 1/2 से 2 में पूछा गया है, फिर इसके डिपेंडिंग अपॉन अल्फा से एक एक्सप्रेशन की वैल्यू और पूछी जा रही है। इंटीग्रेशन को अगर हम देखें तो यहाँ से 1/2 से 2 है और tan इनवर्स x करके लिखा हुआ है। 1/2 से 2 जो हमें दिख रहा है ये हमें ये समझा रहा है कि अगर हम यहाँ पर किसी तरीके से x को 1/t से रिप्लेस करें तो हमारी लिमिट्स क्या है, वो मोर और लेस आसपास ही रहेंगी, बस अपर वाली लिमिट लोअर बन जाएगी, लोअर वाली अपर बन जाएगी। तो इसी प्रोसेस के साथ हम यहाँ पर पहला सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि हम x को पुट करते हैं 1/t। ऐसा करने से dx जो है वो अपने पास -dt/t² आता है। फिर से अल्फा आएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों चेंज करते हैं, 1/2 का रेसिप्रोकल तो 2 बन जाएगा, तो लोअर लिमिट बनेगी 2। हमेशा याद रखिए जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी लिमिट जरूर चेंज करें अकॉर्डिंग टू द न्यू वेरिएबल। ये क्वेश्चन एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे ढेर सारे सवाल आपको करने को मिलेंगे, पर उतना आसान भी नहीं है कि हम सोचें कि एग्जाम में ऐसे करके आ जाए इसको, है ना, ऐसा भी नहीं है। एक तो ये आपका पेपर 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। जब तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर करते हैं, मैथ्स में भी सबसे लास्ट का डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसका हाई वेटेज है एग्जामिनेशन के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड है। आइए, तो लोअर लिमिट 1/2 का रेसिप्रोकल बना 2 और ऊपर 2 का रेसिप्रोकल बनेगा तो बनेगा 1/2। tan इनवर्स की कहानी है, यहाँ हम पहुंचे, tan इनवर्स x की जगह में रखूंगा 1/t डिवाइडेड बाय 2/t² -3/t प्लस 2 अपने पास लिखा है। ठीक है, dx की जगह में लिख सकता हूँ -dt/t²। ये 1/2 और 2 आपके पास लिखा गया है, यहाँ से 1/2 आता है, यहाँ से 2 आता है। अब ये जो अपने पास लिखा गया है ना tan इनवर्स 1/t, क्योंकि t पॉजिटिव है, t आपका 2 से हाफ है या हाफ से 2 है, पॉजिटिव के अंदर आप cot इनवर्स t tan इनवर्स 1/t ही होता है, तो ये cot इनवर्स t में चेंज हो जाएगा। इस माइनस साइन से इस लिमिट को फ्लिप कर लिया, माइनस डिस्ट्रॉय कर दिया, cot इनवर्स t बन गया। यहाँ अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो बात बन जाएगी। ये देखिए आप, ये देखिए अपॉन t², इस t² को ले जाएगा, 2 -3t + 2t² है, ये हमारे पास सेकंड रिलेशन आता है। पहला गिवन है, दूसरा ये है। tan इनवर्स t और cot इनवर्स t को कैसे हटाया जा सकता है, दोनों को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम दिख रहे हैं। 2 -3t + 2t², 2x² - 3x + 2 करके लिखा हुआ है। सो वी जस्ट ऐड ऑल ऑफ बोथ ऑफ देम 1 and 2। तो मेरे पास आता है 2 अल्फा, जो डेटा आता है 1/2 से 2 आपके पास से है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ x में लिखा हुआ है, आप चाहो सबको t में चेंज कर दो, सब चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स t, या आप इन सबको x में चेंज कर दीजिए, एक ही बात है। इंटरनल वेरिएबल्स वैसे भी इंटीग्रेट होकर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से चले जाते हैं। तो ये डेटा हमारे पास क्या बनेगा उसको हम देख लेते हैं। ये है cot इनवर्स t अपॉन 2 -3t + 2t² dt। तो ये आपके पास से π/2 बनेगा, tan इनवर्स t + cot इनवर्स t। डेटा आपके पास 1/2 से हाफ है, ये dt है। 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो डेटा है t² - 3/2 + 1, ये डेटा आपके पास आता है ना। 2 कॉमन ले लिया, t² 1 है, -3/2 है। अल्फा की वैल्यू थोड़ा हम सोचना चाहते हैं कि अल्फा क्या बनेगा। तो देखो वहाँ 2 पहले से है, यहाँ 4 पहले है, तो अल्फा की वजह से आपके पास π/8 आ जाता है। 4 और 2 8 बन जाएगा,
इट इज 1/2 dt अपॉन t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर आपके पास बनेगा। इसको आधा करेंगे, 3/2 को हाफ कर देंगे, 3/4। 3/4 कितना नंबर होता है, होल स्क्वायर करते हैं तो 9/16 होता है, 1 लिखा हुआ है। 1 माइनस 9/16, जिसको अगर थोड़ा और अगर हम बनाएं इसको तो π/8 आता है। 1/2 से 2 है, यह है dt का स्क्वायर, t माइनस 3/4 प्लस 16 माइनस 9 इज 7, सो इट इज रिटन एज √7/4 का होल स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन होगा, t माइनस 3/4 का भी होल स्क्वायर है, सो अल्फा वी आर गेटिंग दिस एज π/8। ये tan इनवर्स 1/x² प्लस a² इज 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां से हम पहुंचेंगे 1/√7/4 tan इनवर्स आपके पास है t माइनस 3/4 अपॉन √7/4। डेटा है आपका 1/2 से 2। ठीक है, यहां से आप देखिए आपके पास क्या डेटास बनते हैं। यहां से चला जाएगा ये तो 2√7 आपके पास से आता है। ये है tan इनवर्स। आप यहाँ पर 2 रखिए, तो 2 अगर आप रखने जाएंगे तो 4 और 2 8 आता है, 8 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास से 5/4 बन जाएगा, 5/√7 जैसा मुझे दिख रहा है मेरा, 5/√7 दिखा मुझे, है ना। और ऐसा डेटा दिखता है, 2 रखा हमने, 8 माइनस 3 इज 5/√7 माइनस tan इनवर्स। अगर हम यहाँ पर हाफ रखेंगे तो आपके पास से यहाँ पर बनेगा आपके पास से 2/4 माइनस 1/√7। ये सेकंड वाला रिजल्ट यहाँ से आता है बनके। थोड़ा चेक करो, डेटास को बनाओ, ठीक है। ऐसे डेटास हमें यहाँ से दिख रहे हैं। कैलकुलेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भाई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइनस साइन बनेगा आपके पास से, -1/2 आपने रखा, -1/4 आता है, ये डेटा है। अल्फा की वैल्यू आपके पास से π/2√7 लिखी गई है। ये है 5/√7 प्लस आपके पास से है tan इनवर्स 1/√7। ठीक है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का डेटा हम बना के देखते हैं। 5/7 1 से छोटा है, ये कंप्यूट कम करेंगे। आई होप कैलकुलेशन हमारी ठीक चल रही है। तो आपके पास आता है π/2√7। अब ITF के फॉर्मूले लगवा दिए हैं वहां पर, आप सोचिए 5/√7 प्लस 1/√7 1 माइनस 5/7, ये डेटा है, अपॉन 2√7। tan इनवर्स अगर हम बनाने जाएंगे तो आपके पास से 6/√7 है और यहां से आता है 2/7। यहां से अब आप इसको थोड़ा डेटा बना के देखिए क्या रिजल्ट बनता है ये। तो ये है अल्फा 2α√7/π, 2α√7/π हमने लिखा, एंड विच इज अल्टीमेटली tan इनवर्स। यहां से आप देखेंगे सो 3√7 आपके पास से आता है, √7 भी कैंसिल होगा, 3√7 आपके पास डेटा बना। अब चाहिए क्या उसको देख लेते हैं। ये चाहिए हमें, ये है आपके पास से √7, और अगर मैं यहाँ पर tan ले लेता हूं तो आपके पास आ गया 2α√7/π इज इक्वल टू 3√7 तो इनटू, so 3 into 7, the answer which I am getting is 21. 21 is the final answer. ठीक है, 21 हमने इसका फाइनल आंसर मार्क किया। तो कैसे क्या, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि 1/2 से 2 इंटीग्रेशन दे रखा था और अच्छे से इसके अंदर इंटीग्रेशन भी है और साथ के साथ ITF भी चल रहा है। फिर से वही जुगलबंदी, 2 हीरोज की मूवी है जिसके अंदर दोनों का रोल है, ITF का भी रोल है, लास्ट में आते आते ITF भी अप्लाई करना है। ITF शुरुआत में भी इसकी आइडेंटिटीज यूटिलाइज हो रही है, इंटर कन्वर्जन यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन के साथ मिक्स किया गया है। तो t की वैल्यू आपको x की वैल्यू 1/t होती है, dx आया -1/t²। तो यहाँ से 1/t रखा, ये सिंप्लीफाई किया, दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा, ऐड किया, tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स t। ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, यूटिलाइज करनी आनी चाहिए, जिसकी वैल्यू होती है π/2। दिस इज π/2।
पाई बाय 2 आगे आ गया, 2 कॉमन लिया, एक 1 क्वाड्रेटिक वाला परफेक्ट स्क्वायर हमने यहाँ पर बनाया, प्लस के साथ है इसलिए tan इनवर्स में चेंज होगा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे आके हम फंसे इन द सेंस इंटीग्रेशन का रोल खत्म हो गया। अगले वाले हीरो की बारी है अब ITF की, और tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगाना है। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB तभी होता है जब AB का प्रोडक्ट लेस देन 1 होता है। और यहाँ हम A और B का प्रोडक्ट अगर करके देखें तो वो जो AB का प्रोडक्ट आता है वो यहाँ पर 5/7 है विच इज अ लेसर देन 1, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली लिख पा रहे हैं। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता तो फिर ये पाई प्लस निकल के आता, पर अभी ये लेस देन 1 था इसलिए डायरेक्ट आ गया। अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होता तो पाई प्लस tan इनवर्स निकल के आता। सो बी केयरफुल, यहाँ बच गए है ना। तो तुक्के में भी सही होगा, जिसको फॉर्मूला की कंडीशन नहीं पता उसका भी सही हो गया। चलते चलते यहाँ पहुंचे, जैसी टर्म्स वो बनाना चाहते हैं वो बना दिया। लास्ट में आके पूरा कंप्यूटेशन है, डेटा बनाया √3, क्योंकि आपको पता है कि आंसर डेसिमल में ही पॉसिबल थे। कहीं पर भी अगर थोड़ा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि ऑप्शंस नहीं है सामने, तो हो सकता है हमारे पास √7 को हम वैल्यू निकालने बैठ रहे हो या कुछ और डेसिमल में आंसर्स आ जाए। ठीक है, जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस है, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर थ्योरी। किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हों, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है। दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जेईई एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है। एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। और मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, ये प्लस है। आपको ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पियर्सन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन YouTube। ठीक है, और अगर आप PYQ सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 PYQs के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेईई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेईई मेंस पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेईई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस PYQ वाली बुक से भी कर सकता है, जो वो मेजरली फोकस्ड ऑन PYQs हो जाए, मॉड्यूल हो जाए तो आप रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9-10 के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहाँ पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9-10 में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेईई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेईई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको IIT जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।